हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज रहने वाला है हिस्ट्री का वन शॉट। ये एंशंट हिस्ट्री का नहीं, सिर्फ मिडिवल का नहीं, सिर्फ मॉडर्न का नहीं, ये तीनों का वन शॉट रहने वाला है। काफ़ी खौफ मैं देख रहा था कमेंट्स में कि एक कमेंट लिखा हुआ था कि पता नहीं क्या लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कि आज मौत का पता नहीं क्या बवंडर होने वाला है। हाँ, मौत का खेल होने वाला है आज। तो तो यहाँ से नंबर निकलने वाले हैं, ठीक है, जो भी आपके हिस्ट्री में आते हैं। बहुत गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ जी। और एकदम से व्यूअरशिप घट क्यों गई है? हुँ? चलो, कितने घंटे की क्लास रहने वाली है? बस 1 घंटे एंशंट, 1.5 घंटे मान लो, 1.5 घंटे मेडिवल मान लो, ठीक है, 1 1.5 घंटे अपना मॉडर्न मान लो, तो लगभग वही 4 साढ़े 4 घंटे बस। हाँ जी। चलो भाई, तो सर आज 10 आवर का मेरा 10 घंटे का नहीं होगा भाई। 10 घंटे की कौन सी क्लास होती है हैं? ये सब मजाक की बातें हैं, ठीक है। आज सर को चलो भाई, अब मैं कमेंट वमेंट नहीं पढ़ने वाला हूँ। वॉइस वॉइस सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अपने साइड से। नहीं होगा भाई, 10 घंटे की कौन सी क्लास होती है हैं? ये सब चलो भाई, तो सारी चीज़ें ठीक हैं। तो फिर अगर ठीक है तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग विद दी एंशंट हिस्ट्री। ठीक, एंशंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब ये है जहाँ पे लोग पत्थर यूज़ करते थे। हम एकदम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से लोग पत्थर से काम किया करते थे। सारे काम पत्थर से होते थे। उनके पास ऐसे बड़े बड़े या फिर इम्प्रोवाइज टूल्स नहीं होते थे जैसे आज हमारे पास हर चीज़ के अलग अलग टूल्स हैं, चाकू है ना, सब कुछ है तुम्हारे पास। लेकिन उनके पास सिर्फ स्टोन्स होते थे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे ख़त्म करेंगे? भारत को आज़ाद करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो क्या आप इस जर्नी के लिए रेडी हैं? आर यू रेडी? जल्दी से बताइए, क्या सभी लोग तैयार हैं इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, जहाँ पे हम लोग स्टोन एज से स्टार्ट करके भारत को आज़ादी दिलाएंगे आज क्लास में, ठीक है। और इस क्लास के बाद आपको बड़ा आनंद आने वाला है, ये बात होता है। लंबी कितनी होगी तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आनंद बड़ा आएगा क्लास के करने के बाद, है ना। तो उस आनंद पूर्ण यात्रा को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं स्टोन एज। तो जब हम बात करते हैं स्टोन एज की, तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? जहाँ पे लोग स्टोन, अब इसको हम स्टोन एज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो 3 कैटेगरी क्या है? पीलियोलिथिक, पीलियोलिथिक, लिथिक का मतलब स्टोन होता है, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। थोड़ा सा अभी से मतलब इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं इस चीज़ पे फोकस मेरा ये है कि शुरू में ही इतना ज़्यादा फालतू में एक्स्ट्रा चीज़ों में समय ना चला जाए कि जो मेन चीज़ें हैं या फिर जो बाद में चीज़ें हैं उनमें पूरा ही हम एकदम एग्जॉस्ट हो जाएं, ठीक है। तो इस वजह से सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हुए जितना जहाँ पे जिसको नीडेड है उतना ही, ठीक है। तो पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पीलियो का मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड स्टोन एज। मीजो का मतलब होता है मिडिल यानी मिडिल स्टोन एज। और नियो का मतलब होता है न्यू, नया, यानी कि न्यू स्टोन एज। जब हम पीलियोलिथिक की बात कर रहे हैं तो हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? 5 लाख बीसी से लेकर रफली 10,000 बीसी तक। देखो, इसका टाइम पीरियड डिफरेंट जगहों में आपको डिफरेंट मिलेगा। पहली बात तो अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट है, प्लस इन इंडिया भी अगर हम बात करें तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट आपको मिलेगा। लेकिन हमें एसएससी के हिसाब से देखना है और थोड़ा सा आपको रेंज बस एकदम एकदम तो स्पेसिफिक की ज़रूरत उतना नहीं होता, लेकिन हाँ रेंज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मीजोलिथिक की अगर बात करें तो 9,000 से लेकर 7,000 बीसी, कहीं कहीं पे 5,000 4,000 बीसी भी आपको देखने को मिलेगा। अगर कहीं कहीं पे कोई साइट जो है हमें ऐसी मिल जाती है जहाँ पे मीजोलिथिक। अब हम कैसे पता करते हैं कि भाई कौन सी पीलियोलिथिक है, कौन सी मीजोलिथिक साइट है, कौन सी नियोलिथिक है? तो ऐसे पता चलता है कि जैसे पीलियो में सिंपल स्टोन्स का यूज़ हो रहा था, ठीक है।
यहाँ पे सिंपल स्टोन्स का यूज़ हो रहा था। सिंपल स्टोन का मतलब है कोई पॉलिशिंग नहीं थी, कोई कटाव छटाव नहीं था। मीज़ोलिथिक में क्या था? मीज़ोलिथिक में माइक्रोलिथ, ध्यान रखना मेगालिथ नहीं है ये, मेगालिथ साउथ इंडिया में पढ़ेंगे जो 3000 BC में स्टार्ट होगा। यहाँ बात हो रही है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब है कि इन्होंने पत्थरों को काटना छाटना उसको शुरू कर दिया, उसको उसकी एजेस निकालना शुरू कर दिया, शार्प एजेस। तो ये मीज़ोलिथिक हो गया। और जो नियोलिथिक है, यहाँ पे इन्होंने स्टोन की पॉलिशिंग स्टार्ट कर दी। अब स्टोन को जो है पॉलिश करके यूज़ करने लगे। तो ऐसे पता चला कि भाई यहाँ के मीज़ो वाली साइट है, ये नियो वाली साइट है। यहाँ के लोग पीलियोलिथिक वाले थे, यहाँ पे मीज़ो या फिर नियो थे, ठीक है। और नियोलिथिक का टाइम पीरियड की बात करेंगे तो रफली 7000 से लेके 1000 BC। अब BC का मतलब आप जानते होंगे बिफोर क्राइस्ट होता है, ना कि वो जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिफोर क्राइस्ट है, यानी कि जीसस या फिर जीसस जो क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले कितने साल की बात हो रही है। तो अगर मैं बात करता हूँ 7000 BC, तो मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से 7000 पहले की बात कर रहा हूँ, 7000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यही नियोलिथिक में ही सबसे पहले, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, नियोलिथिक में ही सबसे पहले मॉडर्न मैन, जिनको कि हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, यहाँ पे अपीयर हुए। कुछ साइट के बारे में हमें पता होना चाहिए, कौन कौन सी साइट हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए बागोर ये साइट पड़ती है राजस्थान में। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि जो जानवर हैं उनको पालना स्टार्ट हुआ, बागोर में हमें ये एविडेंस मिले। देन भीमबेटका, जो भीमबेटका है ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, भोपाल के पास पड़ता है ये साइट। और ये जाना जाता है अपनी केव पेंटिंग्स के लिए। यहाँ पे हमें कुछ गुफाएं मिली और जहाँ पे हमें उनमें पेंटिंग्स देखने को मिली भीमबेटका में। आज भी हमें मिलती रहती हैं। हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा था करंट अफेयर्स में, तेलंगाना में भी कुछ ऐसी केव पेंटिंग मिली। अभी आई थिंक इंडोनेशिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट अभी पेंटिंग्स मिली। तो ऐसे भीमबेटका इंडिया में मिली। और एक याद रखिएगा, चौपानी मांडो, ये कहाँ पे है? चौपानी मांडो ये प्रयागराज, यूपी में आपको देखने को मिलेगा, यूपी के प्रयागराज में। कुछ साइट और इम्पॉर्टेंट है ये, जैसे कि बुरजा होम और गुफ कराल, ये दोनों नियोलिथिक साइट ही हैं। जैसे भीमबेटका की बात करें तो यहाँ मीज़ोलिथिक के एविडेंस भी मिले और नियोलिथिक के भी एविडेंस मिले, ठीक है। बुरजा होम और गुफ कराल ये पड़ती हैं आपकी, गुफ कराल ये पड़ती हैं जम्मू एंड कश्मीर में, J&K में है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज बुरजा होम में ह्यूमंस और डॉग्स का जो बरियल है वो एक साथ मिला। एक साथ मतलब दोनों को, जैसे ह्यूमंस को और डॉग्स का जो स्केलेटन है वो हमें एक साथ मिले। तो ऐसे पता चला कि भाई ह्यूमंस के साथ उनका जो डॉग हुआ करता था उनको भी बरी किया गया। गुफ कराल का मतलब होता है केव ऑफ पॉटर्स, केव ऑफ पॉटर्स। और ये ऐसी साइट है जहाँ पे हमें टूल्स मिले, कुछ ऐसे टूल्स मिले मेड ऑफ बोन्स, हड्डियों से बने हुए हमें कुछ औजार मिले। यही सेम चीज़ हमें चिरांद, एक साइट है चिरांद, नियोलिथिक साइट है ये भी पटना में, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ मिली। सेम चीज़ मतलब टूल्स मेड ऑफ बोन्स। इसमें हमें सिर्फ इतना ही चीज़ पढ़नी है, बस। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? तो ये है हमारी चैल्कोलिथिक साइट। अभी चैल्कोलिथिक का मतलब क्या होता है? तो लिथिक का मतलब स्टोन होता है, चैल्को का मतलब होता है कॉपर। तो ध्यान रखिएगा, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल, ये पहली धातु थी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस, फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस। तो सबसे पहले जो मेटल का यूज़ होना स्टार्ट हुआ वो कॉपर था, यानी कि तांबा था। अब ये चैल्कोलिथिक साइट है। गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, अहर बानस कल्चर इसको बोलते हैं, बिकॉज बानस हमें पता है कि एक रिवर हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था जो अरावली से निकलती है और चंबल की ट्रिब्यूटरी है वो। तो अहर बानस कल्चर, तो गणेश्वर जोधपुरा और अहर बानस कल्चर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। कयाथा और मालवा कल्चर, और कभी कभी ईरान एक होता है, ईरान कल्चर। तो कयाथा, मालवा और ईरान, ईरान खासकर तो आपको एमपी में देखने को मिलेगा और मालवा भी, ठीक है। तो ये एमपी में आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश। जॉर्वे कल्चर ये महाराष्ट्र में। अब ये कल्चर क्या है?
तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को तो सबने नाम सुना होगा जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो वो उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा पहली साइट डिस्कवर हुई थी इसलिए। तो यहाँ पे जितनी भी चैल्कोलिथिक साइट थी, जैसे मान लो यहाँ पे जितनी भी थी, तो उसमें से जॉर्वे सबसे पहली थी, तो उन सारी साइट को बोल दिया जॉर्वे कल्चर। जैसे इसमें सबसे बड़ी थी दैमाबाद, महाराष्ट्र में है, दैमाबाद सबसे बड़ी थी इनमें, जॉर्वे कल्चर में जॉर्वे पहली डिस्कवर हुई थी। तो ये नाम दे देगा, पूछ देगा किससे एसोसिएटेड है, तो चैल्कोलिथिक साइट है। अच्छा, ये चैल्कोलिथिक जब कॉपर यूज़ कर रहे थे, ये कौन सा टाइम है अगर हम बात करें, तो ध्यान रखिएगा कि ये आपका रफली मान लीजिए 2000 या फिर 3000 से लेकर 1000 BC का जो टाइम है वो है ये। अब हमने जब ज्योग्राफी पढ़ी थी तो कॉपर की मैंने आपको माइंस बताई थी, कहाँ पे, 2 इंपॉर्टेंट जगह हैं, खेतड़ी राजस्थान में यहाँ बताई थी, मलजखंड बताई थी मध्य प्रदेश में, मलजखंड, और यहाँ मध्य महाराष्ट्र में बालाघाट, बालाघाट माइंस। ये सब किससे एसोसिएटेड थी, कॉपर से। तो आप देख सकते हैं वही में, भाई ज्योग्राफी तो चेंज नहीं हुई होगी ना, जो आज से 8000 साल पहले, 10,000 साल पहले, या फिर ये हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, जैसे अभी से अगर हम बात करें कितने साल पहले की बात हो रही है, तो रफली आप ये 3000 साल पहले की मान सकते हैं, ठीक है, कि 2000 तो ये हो गया, ठीक है, जो अभी 2024 चल रहा है, और 1000 और डिक्रीज कर उसमें घटा दीजिए 1000 2000, तो लगभग 3-4 हज़ार साल पहले। तो ज्योग्राफी को चेंज होने में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो तब भी यहीं पे ही आपकी ये कॉपर की साइट हुआ करती थी, तो यहीं पे डेवलप हुआ आपका, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे ब्रॉन्ज एज में। हमने स्टोन एज देखा, हमने कॉपर एज देखा, अब हम ब्रॉन्ज एज पे आ रहे हैं, यानी कि वो ह्यूमंस जो ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे। ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, जरा कमेंट में आप बता देंगे, किसकी मिश्र धातु है ब्रॉन्ज। इसको हिंदी में कांस्य युग, इसको क्या हिंदी में बोलते हैं, ताम्र पाषाण युग, किसको, चैल्कोलिथिक को, ठीक है, और इसको कांस्य युग। अब जब हम कांस्य युग की बात करते हैं तो हम किस युग की बात कर रहे हैं, किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो 2500 से लेकर 1750 BC का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, और ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का एलॉय होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखें तो हड़प्पा ये रहा आपका, कॉपर ये लोग यहाँ से लेते थे, क्योंकि ब्रॉन्ज, हड़प्पन जो ब्रॉन्ज एज है, ब्रॉन्ज एज में हमें पढ़ना होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। समझिए इतनी चीज़, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, कॉपर नीचे से उठाते थे यहाँ से, और अफगानिस्तान में मिलता है टिन, तो कॉपर और टिन को मिला के क्या बना देते थे, ब्रॉन्ज बना देते थे ये, ठीक है। तो यहाँ यहीं से नाम पड़ा आपका ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ठीक, 2500-1750 BC, वही आपका। अब ये मेच्योर फेज लिखा हुआ क्यों, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम अर्ली फेज, मेच्योर फेज और लेट फेज में डिवाइड करते हैं। तो ये मेच्योर फेज का ही मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, रफली 2500 से 1750 या फिर 1900 तक आप कंसिडर कर सकते हो मेच्योर, ठीक है। चला तो हड़प्पन वाला 1750-1600 तक भी चला, लेकिन वो लेट हड़प्पन फेज हो गया था। तो ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है, ठीक है। अब तुमसे अर्ली पूछ ले तो बोल देना यार 2600 से लगभग चला होगा 2000 या 1900 तक, 2600 से 2000 या 1900 ऐसे बोल देना, ठीक है। या फिर 3000 से 2500 तक बोल देना, देन 2500 से लेकर 1900 तक हो जाएगा मेच्योर वाला, और 1900 से लेकर 1600 तक हो जाएगा लेट वाला। तो ये जो आप टाइम पीरियड है ये एकदम पीक वाला है, जहाँ पे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन एकदम पीक में था, ठीक है। वैसे तो इतना डीप में नहीं पूछता कि अर्ली और मेच्योर और लेट वाला, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आप और नोट कर लेंगे जरा हड़प्पन वाले में ही, कि सबसे पहले राइस एविडेंस, फर्स्ट राइस एविडेंस कहाँ से मिले, ठीक है, क्योंकि राइस एविडेंस यहीं पे मिले। फर्स्ट राइस एविडेंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें तो ये कोलदीवा ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है साइट, यहाँ से मिले, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अभी, और ये हमारी इंपॉर्टेंट IVC साइट्स हैं, तो इनको देखते हैं IVC साइट और किसने क्या किनको डिस्कवर किया। जो IVC साइट डिस्कवर हुई थी, तो इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन था, ये पूछता है आपसे। तो ध्यान रखिएगा ये कौन था, ये जॉन मार्शल था। अच्छा, फादर किसको बोलते हैं ASI का, ये बताएंगे, और ये कब स्टैब्लिश हुआ था। तो हड़प्पा पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई थी साल 1921 में, 1921 में। किसने करी थी, दयाराम साहनी जी ने करी थी। और कौन सी रिवर के किनारे है, जरा आप गेस करिए इस चीज़ को। मोहनजोदारो की बात करेंगे तो 1922 में डिस्कवर हुई। DR है यहाँ, RD कर दीजिए, राखल दास बनर्जी हो जाएगा,
ठीक है। राखलदास बनर्जी हो जाएगा। लोथल, इसमें हमें अब ईयर नहीं याद करना है, ईयर सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदारो का याद रखना है, ठीक है। और किसने डिस्कवर किया ये भी नहीं। अब इनके इंपॉर्टेंट कुछ इनके या मतलब इस साइट में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें मिली वो देखना है। हड़प्पा की अगर बात करें तो ये आपका रावी नदी के किनारे सिचुएटेड था, और मोहनजोदारो की अगर बात करें तो ये इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और पूरे हम सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए बोल देते हैं बिकॉज ये इंडस रिवर के किनारे सिचुएटेड था, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं कि मोहनजोदारो में ऐसा क्या क्या मिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मोहनजोदारो से देखने को मिली, वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट, ठीक। तो देखते हैं, तो मोहनजोदारो में ये सारी चीज़ें मिली। ये कौन है? मोदी जी नहीं है, ये एक बियर्डेड मैन हम बोलते हैं, बियर्डेड मैन, जो किससे बने हुए हैं? स्टिएटाइट। स्टिएटाइट क्या है? एक तरह का सॉफ्ट स्टोन है, पत्थर है जो उतना हार्ड नहीं होता है। ये कौन है? मेलोनी जी नहीं है, ये ब्रॉन्ज आपका स्टैचू है डांसिंग गर्ल का, ठीक है। ब्रॉन्ज स्टैचू है डांसिंग गर्ल का, और ये लोग लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करते थे, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। और सेम टेक्निक का यूज़ चोला पीरियड वाले भी करते थे अपने ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स को बनाने के लिए। तो ये डांसिंग गर्ल का स्टैचू है। ये क्या है? ये भी आपकी स्टिएटाइट की बनी हुई एक सील है। सील किसकी सील है? प्रोटो शिवा की। तो ये प्रोटो शिवा हैं, यानी ये माना जाता है कि ये एक मेडिटेशन कर रहे हैं, ये इनके हॉर्न्स हैं, सींग हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं शिव भगवान हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये आपकी स्क्रिप्ट इन्होंने कुछ लिख के रखा है पिक्चर्स के फॉर्म में, तो इसीलिए बोलते हैं कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। और ये जो टाइम पीरियड है ब्रॉन्ज एज का, इसको हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं, क्योंकि ये अब देखो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में क्या अंतर होता है। तो जो प्री हिस्ट्री है उसमें तो आप ये समझ लीजिए कि हमें जैसे कि जो हमने अभी स्टोन एज में पढ़ा, तो इन लोगों ने कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं गए थे। हड़प्पन्स की अगर बात करें तो इनकी स्क्रिप्ट थी, लेकिन हम डिसाइफर नहीं कर पाए, पता नहीं लगा पाए। इनकी पिक्टोग्राफिक टाइप स्क्रिप्ट थी। कैसी थी? पिक्चर्स के फॉर्म में थी, तो इसको हम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो हड़प्पन वालों की थी। और ये जो आप लास्ट में देख पा रहे हैं ये है गॉडेस अर्थ, गॉडेस अर्थ, जिनके वूम्ब से एक इस तरह से दिखाया गया कि किस तरह से एक पेड़ निकल के आ रहा है। तो मतलब गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के रूप में इनको पूजा जाता होगा, सो दैट उपज अच्छी हो। और ये किस चीज़ का बना हुआ है? तो टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब होता है बेक्ड अर्थ, अर्थ मतलब मिट्टी, मिट्टी को पका के उसको बोलते हैं टेराकोटा। ये क्या है जो ये खींच रहे हैं? ये है आपका, ये भाई क्या कर रहा है यहाँ पे ठीक है, तो ये है आपकी ग्रेट ग्रैनरी, ठीक है, विशाल अन्नागार, जहाँ पे ये लोग अपने ग्रेन्स को स्टोर करते थे। ये क्या है? ये ग्रेट बाथ है, विशाल स्नानागार, ठीक है। और ये किस शेप में था? ये ध्यान रखिएगा, ये रेक्टेंगुलर शेप में था, रेक्टेंगुलर शेप में था ये आपका जो इसका बेस था, किसका? ग्रेट बाथ का, ठीक है, जिसको यूज़ किया जाता होगा शायद जो रिचुअल बाथिंग होगी उसके लिए। अब ध्यान इस चीज़ का रखिएगा कि ग्रेट ग्रैनरी वहाँ पे मिली थी। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हड़प्पन साइट है, हड़प्पा की ग्रैनरी है ये कहाँ की ग्रैनरी है? हड़प्पा की ग्रैनरी है, जहाँ पे हमें 2 रोज़ में 6 ग्रेनरीज ऐसे मिली। और ध्यान ये रखना है कि इनका सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म था। ये कीवर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम रट्टा मारना है आपको, ठीक है। सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म था यहाँ पे, मतलब इस तरह से, जैसे नहीं कोई आपने देखा होगा दादी लोगों को चकिया बोलते हैं हमारे यहाँ, चकिया से वो जैसे चकिया से दरा जाता है, जैसे नहीं वो चने वगैरह हो गए तो चकिया होती है। तो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। और ये कहाँ की ग्रैनरी? हड़प्पा की। 6 रोज़ हैं, 6 रोज़ इन मतलब कि 6 ग्रैनरीज इन ईच रो, 6 ग्रैनरीज इन ईच रो हो जाएंगी, ठीक है। 6 ग्रैनरीज इन ईच रो, 2 रो हैं यहाँ पे और 6 ग्रैनरीज हैं, इन टोटल 12 हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, टाउन प्लानिंग भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ हमें हो गई। लोथल जो है ये एंशियंट पोर्ट है, या फिर एंशियंट डॉकयार्ड भी बोलते हैं, पोर्ट बोल लीजिए या फिर डॉकयार्ड। कहाँ पे है? गुजरात में प्रेजेंट है। कौन सी रिवर के किनारे है? भोगावा, इसमें रिवर ध्यान रख लीजिए, भोगावा, ठीक है। कालीबंगान ये लार्जेस्ट इंडस वाली सिविलाइजेशन साइट है इंडिया में। कालीबंगान की अगर बात करें तो कहाँ है? ये राजस्थान में है, ठीक। और यहाँ पे ब्लैक बैंगल्स मिले, ब्लैक बैंगल्स, काले काले कंगन से कंगन मिले। बनावली,
बनावली तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा। और यहाँ पे बारले के एविडेंस मिले, ठीक है, बारले के एविडेंस मिले। धौलावीरा ये भी गुजरात में ही है, ठीक है, गुजरात में। इसमें ध्यान रखिएगा कि एक जाइंट, एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है वो देखने को मिला यहाँ पे, एक जाइंट वाटर रिजर्वायर। कहाँ पे? धौलावीरा में। क्लियर? तो जहाँ भी वाटर कुछ पूछे तो आंसर धौलावीरा ही होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे टाउन प्लानिंग समझते हैं। एक चीज़ मैंने वहाँ पे स्किप करी है धौलावीरा में, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड दैट इज़ कि टाउन प्लानिंग की अगर जब हम बात करते हैं तो ये लोग अर्बन सिविलाइज थे, मतलब बहुत ही प्रॉपर टाउन प्लानिंग करके रखते थे ये लोग। तो अर्बन सिविलाइजेशन था ये, शहरी थे ये लोग। अब हमें इनकी ये कैसे पता चलता है? टाउन प्लानिंग से पता चलता है कि इन्होंने अपने पूरे एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। जो भी हड़प्पन साइड थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। जो वेस्टर्न साइड हुआ करती थी वो हायर होती थी, वेस्टर्न साइड हायर होती थी और स्मॉलर होती थी, छोटी होती थी, ऊंचाई में लोकेटेड होती थी। और यहाँ पे जो अमीर लोग हैं, जो स्पेशल लोग हैं, जो प्रीस्ट्स हैं, वो यहाँ पे रहते थे और इसको हम बोलते थे सीटाडेल। ये हो गया हायर टाउन। और ये हो गया हमारा लोअर टाउन जहाँ पे आम जनता रहती थी। ये हो गया हमारा हायर टाउन, ठीक है, हायर टाउन जो कि स्मॉलर होता था। लोअर टाउन बड़ा होता था क्योंकि यार जनता ज़्यादा होती है, ठीक है, रूलिंग क्लास थोड़े कम नंबर में होते हैं। तो सीटाडेल वेस्टर्न साइड में होता था ये। लेकिन हमारी एक साइड थी जो 2 पार्ट में नहीं 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, और एक साइड थी जिसमें सीटाडेल ही नहीं मिला। बताइए जरा वो कौन सी साइड थी जहाँ सीटाडेल नहीं मिला? जो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी वो धौलावीरा थी। डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, एंड सिटी और साइट विदाउट सीटाडेल, जहाँ पे सीटाडेल नहीं मिला। सी से सीटाडेल और सी से चनहुल, जो कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। क्लियर इतनी चीज़? ठीक, तो ये टाउन प्लानिंग हमने देख लिया। अब ये लोग ट्रेड करते थे सुमेरियंस के साथ। सुमेरियंस मतलब ये जो मेसोपोटामिया वाले हैं, जो मेसोपोटामिया वाले हैं, इनको हम सुमेरियंस भी बोलते हैं। तो इनके साथ ट्रेड करते थे। और ये कैसे पता चला? इनका ये पड़ता कहाँ पे? मेसोपोटामिया, ये सुमेरिया, ये इराक, जो मॉडर्न डे इराक है ना, वहाँ पे, ठीक है। पर्शिया तो बोलते हैं ईरान को, और मेसोपोटामिया इराक को। अब ये जो मेसोपोटामिया से हमें पता कैसे चला कि ये लोग ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वाले? क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट तो हमें पढ़ने में नहीं आई हड़प्पा वालों की, जो कि किस नेचर की थी? पिक्टोग्राफिक थी। मेसोपोटामिया वालों की पढ़ने को आई थी, और इन लोगों ने मेंशन किया कि हम मेलुहा वालों के साथ ट्रेड करते हैं, मेलुहा वालों के साथ ट्रेड करते हैं। तो वहाँ से पता चला यार मेलुहा मतलब ये हड़प्पा वालों की बात हो रही है, ठीक है। तो मेलुहा मतलब हड़प्पा। ये क्या चीज़ है लेफ्ट साइड में? इसको बोलते हैं एक है आपका जेडाइट स्टोन, ये तो हो गया आपका जेडाइट, ठीक है। और ये है आपका लैपिस लजूली, लैपिस लजूली। ये प्रेशियस स्टोन्स होते हैं। आपने मोहनजोदारो वाली मूवी में भी देखा होगा, इन पत्थरों को दिखाया गया है, ब्लू पत्थर, ठीक है। मेलुहा वाले आते हैं लेके। तो जेडाइट की जब हम बात करते हैं तो एक साइट का नाम याद रखिएगा सर, दाउजली हेडिंग। वहाँ पे जेडाइट के एविडेंसेस मिली। दाउजली जो हेडिंग है ये पता है कहाँ लोकेटेड है? दाउजली जो हेडिंग लोकेटेड है ये आपकी ब्रह्मपुत्रा जो वैली है, यानी असम साइड में, वहाँ पर लोकेटेड है ये ब्रह्मपुत्रा वैली। तो ये वहाँ पे इसके हमें एविडेंस देखने को मिले। यहाँ तक कि इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं सब हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इसका विस्तार कहाँ तक है? तो विस्तार इसका सर यहाँ तक जाता है, अफगानिस्तान तक जाता है यहाँ पे, ठीक है। अफगानिस्तान तक जाता है, यहाँ तक कि जो सुतका गैंडोर साइट है ना, वो हमें यहीं पे मिलती, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में। ईस्ट में बात करें तो यूपी तक जाता है ये, आलमगीरपुर इसकी एक ईस्टर्न मोस्ट साइट है, और मांडा जम्मू एंड कश्मीर नदर्न मोस्ट साइट है। सदर्न मोस्ट है आपकी दैमाबाद महाराष्ट्र में। यानी कि ये उत्तराखंड, यहाँ सब पे हमें नहीं मिला क्या? आपसे पूछ लेता कहाँ नहीं मिला हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उत्तराखंड वगैरह में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को नहीं मिला था। इसी स्टोन एज में एक साइट का नाम याद रखिएगा, अगर कभी पूछ ले कि प्रोटो सिटी का नाम बताओ, प्रोटो हिस्टोरिकल सिटी, तो उस सिटी का नाम है कैटल हुयुक। ये कैटल हुयुक पड़ती है तुर्की में, यानी टर्की जो देश है, जहाँ का भी आपने देखा होगा शूटर जेब में हाथ डाल के सिल्वर मेडल ले गए, है ना, तो उसी देश से
तुर्की में देखने को मिला कैटल हुयुक, एक मॉडर्न टाइप की प्रोटो सिटी, यानी कि जो प्रोटो हिस्टोरिकल हमारा पीरियड था, यानी कि जो हमारा स्टोन एज था उस समय की थी वो कैटल हुयुक। कहाँ पे? तुर्की में। क्लियर थी चीज़। अब ये मेलुहा क्या है समझ गए। जो हड़प्पा वाले उनका नाम है सिंडन। हड़प्पन सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट पीपल टू प्रोड्यूस द कॉटन, जिसको सिंडन बोला ग्रीक्स ने। बॉस्टेफिडॉन ये एक लिखने का तरीका है जहाँ पे हम राइट से लेफ्ट लिखते हैं, राइट से लेफ्ट लिखते हैं, देन लेफ्ट से राइट लिखते हैं, ऐसे राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ये बॉस्टेफिडॉन बोलते हैं। सूसा एंड उर ये दो आपके ट्रेडिंग स्टेशंस थे। ट्रेडिंग स्टेशन का मतलब ये है कि जब ये लोग आते थे, आपने मूवी चलो नहीं देखी कोई बात नहीं, तो जब ये लोग मेलुहा मतलब हड़प्पा वाले वहाँ जाते होंगे, मेसोपोटामिया वाले यहाँ आते होंगे, तो बीच में रुकने की जगह है सूसा और उर। ठीक, खत्म हो गया। आयरन एज स्टार्ट करते हैं। किसी कोई दिक्कत? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ बिल्कुल, लिखने का तरीका है वो। भैया राखी गढ़ी बताया ना मैंने, राखी गढ़ी बताया ना, काली बंगान बता दिया क्या? राखी गढ़ी ध्यान रखना, वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट इन इंडिया है राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी ये हरियाणा में है, वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट्स इन इंडिया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, और एक बिर्राना करके साइट है, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट है, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, वो भी हरियाणा में ही है। ठीक है, और ठीक, और तो कुछ नहीं है, और तो बाकी सब यहाँ पे और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आयरन एज स्टार्ट करते हैं। अब आयरन ये पूछता है कि कौन से मेटल के बारे में हड़प्पन वालों को नहीं पता था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के वालों को। तो आयरन वॉज नॉट नोन, आयरन के बारे में लोगों को नहीं पता था। वो कैसे हमें पता चला? क्योंकि टूल्स इनके सब ब्रॉन्ज के बने हुए थे, आयरन का हमें कोई टूल मिला ही नहीं। पूछता क्या घोड़े के बारे में पता था इन लोगों को? तो घोड़े के बारे में, घोड़े का एक हड्डी का एविडेंस मिला सुरकोतड़ा से, हॉर्स का एविडेंस मिला, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि घोड़े के बारे में इनको पता ही था। लेकिन वो पूछेगा हॉर्स का एविडेंस कहाँ से मिला, तो आंसर होगा आपका सुरकोतड़ा से मिला। ठीक है, आयरन एज पे आते हैं। तो जब हम आयरन एज की बात करते हैं तो हम वैदिक पीरियड को पढ़ते हैं यहाँ पे, जो वैदिक काल था। अब वैदिक पीरियड की क्या है ये? वैदिक पीरियड देखो 2500 से लेकर 1750 या फिर 1500 तक खत्म हो गया हड़प्पा। ठीक, अब ये जो वैदिक पीरियड है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक जो है वो 1500 से लेके 1000 BC तक चला। अगेन रिपीट, BC अभी लिख रहे हैं, इसका मतलब हम जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की ही बात कर रहे हैं। अभी AD जब हम आएंगे तब वो इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। और लेटर का मतलब है 1000 से लेकर 600 BC की हम बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो आयरन हमें मिला वो लेटर में डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो अब वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ने से पहले ऋग्वेद यानी वेदों के बारे में हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो जो वेद हैं इनको हम 4 पार्ट में विभाजित करते हैं। 4 पार्ट क्या होते हैं? एक तो होती है संहिता, कलेक्शन ऑफ वेदास, जिसमें कि हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद अपने 4 वेदों को पढ़ते हैं। देन हर वेद में दिया होता है ब्राह्मण, या फिर पहले ब्राह्मण से पहले हम अरण्यका पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बाद में दिए हुए ना, इसलिए तो ऑर्डर में पढ़ते हैं। तो इसके बाद दिए हुए हैं, मतलब हर वेद में दिए हुए अरण्यका। अरण्यका क्या होते हैं? अरण्यका वो होते हैं जो हर्मिट्स के द्वारा लिखे गए हैं और उनके लिए लिखे गए हैं। हर्मिट्स मतलब जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, उनके लिए। और इसके बाद जो लिखे हुए हैं ब्राह्मणास। ब्राह्मणास क्या है? जो हर वेद के अंतिम आखिरी में लिखा हुआ है, लेकिन बाद में, बहुत बाद में उपनिषद को भी ऐड कर दिया गया हर वेद के आखिर में, ऋग्वेद के आखिर में, सामवेद के, यजुर्वेद के और अथर्ववेद के। तो अगर पूछेगा आखिरी में क्या है तो उपनिषद हैं, इसीलिए इनको हम वेदांत बोलते हैं। वेदों का अंत यहीं से होता है। उपनिषद अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो ब्राह्मण्स आपको मानने, क्योंकि पहले ब्राह्मण्स ही आपके लास्ट में होते थे। तो चलिए हम सबसे पहले अब ये जो अपने संहिता हैं, संहिता मतलब कि 4 वेद, उनके बारे में पढ़ते हैं। और उसमें से सबसे पहला संहिता आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद ये सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट भी है। ये 1028 हाइम से मिलके बना हुआ। हाइम्स का मतलब एक तरह से भजन है इसमें। और टोटल 10 मंडल हैं इसमें। 10 मंडल मतलब 10 किताबें हैं इसकी। 10 किताबों से मिलकर बना है ऋग्वेद। ये
पूछता है किस मंडल में क्या है, तो पूछता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है, बताइए जल्दी से, गायत्री मंत्र किस मंडल में है। फिर पूछता है कि भगवान सोम के बारे में किस मंडल में दिया हुआ है। फिर पूछता है कि जो पुरुष शुक्ता हैं, पुरुष शुक्ता, उनके बारे में किस मंडल में लिखा हुआ है। तो गायत्री मंत्र की बात करेंगे तो थर्ड, जिसको कि विश्वामित्र ने कंपोज किया था, थर्ड में लिखा हुआ है। भगवान सोम के बारे में 9वें मंडल में लिखा हुआ है। सोम को हम प्लांट गॉड के नाम से जानते हैं और इससे एक रस बनता है, एक ड्रिंक बनती है जिसको हम बोलते हैं सोम रस, ठीक है, प्लांट से बनने वाला प्लांट गॉड, आप ऐसे लिख लो। और पुरुष शुक्ता एक ऐसा, मतलब ब्रह्मा जी से आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से इसमें लिखा हुआ है। जो पहले मैं ये लिख देता हूँ किस मंडल में, 10वें और आखिरी मंडल में, इसमें ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है। ये इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण मुंह से निकले हुए हैं, आम से क्षत्रिय निकले हुए हैं, थाई से वैश्य निकले हुए हैं और फीट से शूद्र निकले हुए हैं। तो इस तरह से पुरुष शुक्ता में मेंशन्ड है, जो कि 10th मंडल में है, 10वें मंडल में है, ठीक है। दशराजन वॉर जो है 7th मंडल में मेंशन्ड है। ये कौन सा वॉर है, ये कौन सा वॉर है, 7th जो मंडल में मेंशन्ड है। देखो ये वो कोई हड़प्पन्स के साथ ये बैटल नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं, ये थ्योरी दी जाती है कि जैसे हड़प्पा वाले हैं तो इनका अंत कहाँ से हुआ, इनका अंत किसने किया। तो ये माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से इस तरह से ट्राइब आई जिसको हम आर्यंस बोलते हैं, और हो सकता है कि उनके साथ यहाँ पे कोई डिस्प्यूट हुआ हो, कुछ लड़ाई हुई हो। लेकिन अगर हुआ होगा तो हमें बहुत सारे कटे टूटे फूटे स्केलेटन्स दिखने चाहिए, जो स्केलेटन मिले वो टूटे उटे होने चाहिए, या फिर अगर घोड़े से आए, हॉर्स से आए तो घोड़े के एविडेंस मिलने चाहिए, जो कि हमें मिले नहीं, बस एक ही जगह से एक हड्डी मिली थी सुरकोतड़ा से, तो वो भी नहीं मिला। तो हो सकता है कि अर्थक्वेक आया, हो सकता है बाढ़ आई हो। तो ये सारी थ्योरीज दी जाती हैं किस तरह से हो सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ से खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन ये जो दशराजन वॉर है ये हुआ था भरत ट्राइब, जिसको लीड कर रहे थे किंग सुदास, वर्सेस कन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स। 10 राजा एक साथ मिले हुए थे और यहां पे जीत होती है भरत ट्राइब की, ठीक है, विक्ट्री होती है। और ये ट्राइब का नाम था कुरु, ठीक है। तो यही जो कुरु वाला जो क्षेत्र है, जो हरियाणा वाले अभी प्रेजेंट हरियाणा में पड़ता है, यहीं पे हुआ ये, ठीक है, कुरु। अभी हम इसके बारे में आगे देखेंगे, तो इसको भी यहीं पे पॉज करते हैं। अभी अपने अगले वेदाओं के बारे में देखते हैं, बाकी के 3 वेद। सामवेद, इसको हम बुक ऑफ म्यूजिक के नाम से जानते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक। इसके 2 उपनिषद पाठ हैं, छंदोग्य और केन। छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद इसी का भाग हैं। यजुर्वेद की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं बुक ऑफ व्हाट, बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, यानी प्रेयर्स वगैरह लिखी हुई हैं इसमें यजुर्वेद में। और इसकी जब हम बात करते हैं तो बृहदरण्यका उपनिषद, जो कि सबसे पुराना उपनिषद है, ये जो उपनिषद है इट इज़ द ओल्डेस्ट उपनिषद, प्लस कठ उपनिषद इसका पार्ट है। अथर्ववेद है बुक ऑन मैजिकल फॉर्मूले, ठीक है, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स भी लिख के आ सकता है, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, ठीक है, वो टोना टोटका जो आप बोलते हैं, तो वो अथर्ववेद में मेंशन्ड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अथर्ववेद के कौन से उपनिषद पार्ट हैं, मांडुक्य, मुंडका नहीं, मांडुक्य उपनिषद है और महाउपनिषद, ठीक है। महाउपनिषद से ही तो हम लोगों ने लिया है क्या, वसुधैव कुटुंबकम, जो कि इस बार की G20 की थीम थी, ठीक है। और बात करें मुंडका उपनिषद से हमने क्या लिया है, तो सत्यमेव जयते लिया है उसी से। इतनी चीज़ आपको पता है कि नहीं पता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, बिकॉज मुंडका भी इसी का ही आपका पार्ट है ना, इसलिए। तो मुंडका से हम लोगों ने लिया है क्या, सत्यमेव जयते, ट्रुथ ओनली प्रिवेल्स। और महाउपनिषद से क्या लिया है, जो G20 की थीम थी, क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम। अब आगे बढ़ते हैं। वेदांग क्या होते हैं, वेदों के अंग हैं ये, वेदांत बोलते हैं उपनिषद को, ये है वेदांग,
तो ये ध्यान रखिएगा, इस पिक्चर को एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे नहीं आते हैं, तो बस ये ध्यान रखिएगा 6 वेदांग होते हैं, इस चीज़ को रट के रखिएगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं एक बार देख लीजिएगा, ये रटा हुआ होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी नहीं रटा हुआ होना चाहिए, चाहे तो 2-3 देख सकते हैं इसमें किसका मतलब क्या है। भाई सबको पता है ग्रामर, व्याकरण का मतलब ग्रामर होता है, ठीक है, ये तो सबको होता है। सबको पता है ज्योतिष का मतलब एस्ट्रोनॉमी होता है, ठीक है, और सबको तो नहीं पता होगा, लेकिन ठीक है, अब इसमें से जो नहीं पता है उनमें से आप 2-3 देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे अगर आता भी है क्वेश्चन मैचिंग में तो आप कर लेंगे। अब हम आते हैं, जो सेंट्रल एशियन ट्राइब है वो यहाँ पे आई। हमें सर कैसे पता चला कि सेंट्रल एशियन यहाँ पे एक ट्राइब आई जिसने कि यहाँ पे इस तरह से रूल करना स्टार्ट कर दिया? ये हमें सर पता चलता है कि एक तुर्की में बोघास्काई, ठीक है, बोघास्काई इंस्क्रिप्शन मिला हमें, ठीक है, तुर्की में, जहाँ पे हमें गॉड और गॉडेसेस के नाम मिले। जैसे इंद्र भगवान को हम पूजते थे, अभी तो उतना नहीं पूजे जाते हैं, लेकिन इंद्र भगवान हो गए, भगवान सूर्य हो गए, ठीक है, उषा हो गई, अदिति हो गई, सूर्य भगवान की मम्मी, तो ये सब के नाम जो है बोगास का इंस्क्रिप्शन में मिले जो तुर्की में। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ से ये लोग आए, एक कबीला चला गया यूरोप की तरफ, एक ये मिडिल ईस्ट की तरफ, और एक यहाँ इंडिया की तरफ आ गया। तो इनको हम इंडो आर्यंस बोलते हैं। सब आर्यंस सही निकले हैं। कुछ हमें ऐसे वर्ड मिलते हैं जैसे अंडर, अंदर, अंदर और अंडर का मतलब कहीं कहीं सिमिलर होता है, तो वो हमें थोड़ा पता चलता है कि हाँ हमारे ओरिजिन्स कहीं ना कहीं सेम है। तो बोगास का इंस्क्रिप्शन हो गया। आर्कटिक होम टू वेदास ये करके किताब है, किसने लिखी है ये? आर्कटिक होम टू वेदास ये लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो इससे ही पता चलता है हमें। तो ये अभी हमने दशराजन युद्ध देखा, ठीक है। और एक चीज़, जैसे मैं आपसे पूछूं कि टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है, अगर कभी पूछ ले उपनिषद की संख्या कितनी है टोटल, तो ये ध्यान रखिएगा 108 उपनिषद हैं। ये भी कभी कभी शायद पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए। खैर, तो ये कुरु है। अब धीरे धीरे ये और एक्सपैंड हुए, पंचाल बने, कुरु मतलब जो भी इनके कबीले का नाम था, ट्राइब का नाम था, उसके नाम पे उस जगह का नाम पड़ता गया। ये लोग और बटे, तो एक ट्राइब का नाम मत से पड़ा, सूरसेना, तो जगह का नाम भी ऐसे पड़ता रहा। तो ऐसे करके 16 महाजनपद आए। जन यानी ट्राइब, पद मतलब पैर, जहाँ जहाँ ट्राइब के पैर पड़ते गए वो उसका नाम पड़ता गया। वो आपस में मिलते गए, छोटे 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 मिल के 16 महाजनपद बना लिए। जनपद और जब मिल गए तो महाजनपद। कितने? 16। कैसे पता चलता है? तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जैसे कि अंगुत्तर निकाय वगैरह, तो वहाँ से पता चल जाता है कि 16 महाजनपद हुआ करते हैं। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं ये, ठीक है। ऐसे ही आपका अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत ग्रामर का टेक्स्ट है, जिसको किसने लिखा? पणिनि ने, उसमें भी हमें पता चलता है। भगवती सूत्र जो कि जैन टेक्स्ट है, वहाँ से भी पता चलता है हमें। अब यहाँ से सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि इनकी राजधानी पूछता है, कैपिटल। तो ये 16 महाजनपद है, इनकी कैपिटल पता होनी चाहिए। अंगा की चंपा है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट है, देखिएंगे आप यहाँ पे, ये अंगा है सबसे ईस्टर्न मोस्ट, चंपा। मगध ये सबसे पावरफुल महाजनपद एमर्ज हुआ, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें डिफरेंट किन डायनेस्टीज का रूल रहा। काशी, वत्स की कौसाम्बी, ठीक है, मतलब कुछ भी रिलेट करके याद कर लो आप, ठीक है। जब से काशी याद करने की जरूरत नहीं, मगध भी अभी रट जाएगी अपने आप। वत्स ऐसे याद करो, वह वत्स मौसम्बी का जूस पिया करो, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, वत्स मौसम्बी, तो कौसाम्बी वहाँ पे याद आ जाएगा आपको, ठीक है। कौशलपुर राजा हम किसको बोलते हैं? भगवान राम को। तो श्रावस्ती वाला जो क्षेत्र ईस्टर्न यूपी, जो गोंडा और ये सब जगह है, ठीक है, अयोध्या, तो वहाँ पे। सुरसेन मथुरा, पंचाल ऐचित्र कंपिल्य इसकी राजधानी, कुरु इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो इसको भी कुछ ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि इंद्र, कुरु, मतलब कुछ भी रिलेट कर लो। मत्स्य विराटनगर ऐसे याद कर लो कि विराट कोहली जो है अपनी माता का बड़ा ध्यान रखते हैं, तो मत्स्य विराटनगर। छेदी किसको बोलते हैं? वो जो सोनू सूद है, छेदी बोलते हैं। छेदी जो है बंदा अच्छा है, डोनेशन वगैरह किया था उसने कोविड के टाइम पे ना, तो बंदा अच्छा है छेदी, ऐसे करके आते छेदी बांधा। अवंती को थोड़ा सा अगर आप ये देख सकें कि कहाँ पे लोकेटेड है, मॉडर्न डे ये कहाँ पे लोकेशन पड़ती है अगर पूछ ले तो अवंती की उज्जैनी है। ये भी मगध के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट या फिर सेकंड पावरफुल महाजनपद में था। गांधार और कंबोज ये आपको एकदम देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ये देख सकते हैं गांधार और कंबोज दोनों है कि नहीं यहाँ पे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। तो गांधार की थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो भरत जी ने डेवलप करी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और कंबोज की जो राजधानी थी वो पूंछ थी, ठीक है। तो ऐसे याद करो, कम पूछा करो, कम पूछा करो, कम बोझ पूछा, ठीक है। अस्मक या फिर असक
पैठान इसकी, वज्जी वी से वैशाली और मल्ला से कुशीनारा। ठीक है, खुशी खुशी माल रिसीव कर लो, इस तरह से मतलब आप याद कर सकते हैं बस। ठीक है, तो ये हो गए। अब इसमें से सबसे पावरफुल मगध ही क्यों था? वाई मगध वॉज सो इम्पॉर्टेंट कि इसमें ही सिर्फ हम डिफरेंट डायनेस्टीज़ का रूल पढ़ेंगे, किसने किसने रूल किया सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मगध का जो लोकेशन था वो बड़ा स्ट्रैटेजिक लोकेशन था। स्ट्रैटेजिक की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लोकेटेड था गंगा और सोन रिवर के बीच में। इसकी जो कैपिटल थी, यहाँ पे आपने देखा होगा राजगिरी और बाद में पाटलिपुत्र, राजगीर जो आज का राजगीर और पाटलिपुत्र आज का पटना है, तो इनकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 5 हिल्स से जो सिचुएटेड हैं, ये आपके जो भी इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, 5 हिल से सिचुएटेड थी, तो अटैक करना काफ़ी मुश्किल था। और यहाँ से इनके लिए गंगा और सोन, और ये बड़ा फर्टाइल प्लेन था। हाथियों की संख्या बहुत थी, क्योंकि उस समय लड़ाई हाथियों से होती थी, तो हाथी बड़े नंबर में थे। प्लस जैसे मैंने बताया कि दोआब रीजन था, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, तो बड़ा फर्टाइल प्लेन था, तो ये इसलिए बड़ा समृद्ध क्षेत्र था। और अगर आपको हराना है तो आपको एकदम ईस्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि अंगा जो है ना ईस्टर्न मोस्ट, इसको कैप्चर कर लिया था इन्होंने। अभी देखते हैं उसको। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपसे पूछता हूँ, दैट इज़ कि वैदिक काल में, अर्ली वैदिक में खासकर, किसको बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना गया है? तो ध्यान रखना, जो काऊ है ना उसको अघन्य माना गया है। अघन्य, अघन्य का मतलब नॉट टू बी किल्ड, जिसको मारा नहीं जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए वॉर हुए जिनको बोला गविष्ठी। गविष्ठी क्या है? वॉर फॉर काउज, यानी गायों के लिए जो लड़ाई होती थी उसको गविष्ठी बोला गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, गायों की इंपॉर्टेंस बहुत थी काउज की, और ये धीरे धीरे बाद में लेटर वैदिक में थोड़ी सी घटती गई। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो वेमेन की कंडीशन थी वो भी बहुत बढ़िया थी अर्ली में, और वैदिक में खराब होती गई। कैसे पता चला? तो सभा और समिति 2 असेंबली हुआ करती थी। सभा कॉमन पीपल की, आम लोगों की, और समिति ब्राह्मण्स की। तो इसमें क्या है, पहले तो वेमेंस अलाउड थी, बाद में वेमेंस इसमें अलाउड नहीं थी। ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमें पता चला कि कंडीशन खराब होती गई। विदट होती थी एक तरह की रिलीजियस, धार्मिक असेंबली जो होती थी, जिसको हम बोलते हैं रिलीजियस असेंबली। ये रिलीजियस जो असेंबली है विदट, ये अर्ली में ही थी, वैदिक में लेटर वैदिक में डिसअपियर हो गई, लेटर में ख़त्म हो गई, डिसअपियर हो गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे आते हैं कि कौन सी डिफरेंट डायनेस्टीज़, यहीं पे आप पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे मॉडर्न्स में हम एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली सबसे डायनेस्टी का रूल रहा वो हरेनका डायनेस्टी थी, और इसमें जो सबसे पहले रूलर का रूल रहा वो हुआ करता था कौन? वो हुआ करता था बिम्बिसार। ठीक है, वो होता था बिम्बिसार। अब बिम्बिसार किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिम्बिसार, ध्यान रखना कि इसने एक जीवक नाम का फिजिशियन जो है, जीवक नाम का फिजिशियन सेंड भेजा था अवंती के राजा के लिए, जबकि आपस में टकराव थे काफ़ी, लेकिन फिर भी भेजा। जैसे अब हमारे मालदीव्स के साथ टकराव है, लेकिन अभी आपने देखा होगा जयशंकर किस तरह से हंसी खुशी मिल के आया मोहम्मद मुइज़्ज़ी से। ठीक है, तो मतलब वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन, और उनको जॉन्डिस हो गया था अवंती के राजा को, तो जीवक भेजा था उन्होंने बिम्बिसार ने। प्लस इन्होंने जो अंगा है, अभी बताया अंगा जिसकी कैपिटल चंपा है बंगाल में, तो उसको कैप्चर कर लिया इन्होंने, अंगा कैप्चर्ड बाय हिम। इनके बेटे थे बिम्बिसार के अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु। ठीक है, अच्छा अजात शत्रु से मुझे याद आया, अपौरुषेय क्या होता है अगर पूछ ले, व्हाट इज दिस अपौरुषेय? तो ध्यान ये रखना कि वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। ये जो वेद है इनको अपौरुषेय बोलते हैं। अपौरुषेय का मतलब होता है नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट बाय गॉड। नॉट क्रिएटेड बाय मैन, इनको भगवान ने नहीं बनाया, इनको गॉड ने, भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने इनको सुनाया है, तब इनको श्रुति बोलते हैं, और ये फर्दर ऐसे पास ऑन होती गई सुन सुन के, तो इनको श्रुति इसीलिए बोलते हैं, यानी कि पास्ड थ्रू वे ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो इनको सुनाया गया था। तो ये चीज़ क्लियर होगी। गंगा और सोन के बीच में लोकेटेड था, बड़े हाथी थे, फर्टाइल प्लेन थे। बिम्बिसार हरंका डायनेस्टी का, हरंका पहली डायनेस्टी थी, बिम्बिसार उसके पहले रूलर थे। अजातशत्रु उनके बेटे थे, और इनके बेटे थे उडाइन, और उडाइन ने ही कैपिटल शिफ्ट किया था इन्होंने। कहाँ से कहाँ? राजगीर से, फिर राजगिरी से पाटलिपुत्र। ठीक है, तो कैपिटल का शिफ्ट किया गया था उडाइन के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद
हरनका के बाद जो प्रमुख डायनेस्टी आई वो नंदा डायनेस्टी थी। ठीक है, वैसे तो एक और डायनेस्टी आई थी यहाँ पे, शिशुनागा डायनेस्टी, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। नंदा डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है इसके बाद, हरंगा के बाद। इसके फाउंडर थे महापद्मानंद। ठीक है, इसके फाउंडर थे महापद्मानंद, और इसके आखिरी रूलर थे, लास्ट रूलर, उनका नाम था धनानंद। धनानंद, इसका धनानंद का रूल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी टाइम पे ही, धनानंद के टाइम पे ही अलेक्जेंडर इन्वेडेड। अलेक्जेंडर ने इसी के टाइम पे इन्वेजन किया था। इन्वेडेड कब? 326 बीसी में इसने इंडिया में इन्वेजन किया था, और बैटल लड़ा था एक जिसको हम बैटल ऑफ हिडैप्सिस बोलते हैं। किस नदी के किनारे लड़ा गया था, कोई बताएगा? हिडैप्सिस, बैटल ऑफ हिडैप्सिस किस नदी के किनारे लड़ा गया? अब ये जो बैटल है इसमें किंग थे यहाँ पे जो रूल कर रहे थे, पोरस। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है प्रेजेंट डे का, वहाँ पे पोरस की डिफीट हुई, बट अलेक्जेंडर इंप्रेस हो गए पोरस की फाइटिंग स्किल से, और यहाँ इनको पूरा टेरिटरी देके वापस ये एक मैसेडोनियन, मैसेडोनियन का मतलब होता है कि ग्रीक जो रीजन है जहाँ पे पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो वहाँ से बिलोंग करते थे, तो वहीं पर ये वापस चले गए अपने कुछ, अभी हम देखेंगे कुछ इनके जैसे सेल्यूकस निकेटर वगैरह को छोड़ के यहाँ पे, और ये हुआ था आपका झेलम नदी के किनारे, झेलम रिवर के बैंक्स पे। क्लियर हो गई इतनी चीज़? यहाँ तक इतना चीज़ क्लियर? तो धनानंदा के टाइम पे अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था। अब धनानंदा की बारी थी हटने की। ठीक है, कैसे? धनानंदा को अब रिप्लेस किया जाता है मौर्य डायनेस्टी के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य करके एक रूलर हुए जिन्होंने की, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है, यहाँ सेल्यूकस निकेटर भी देखेंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने रिप्लेस किया नंद डायनेस्टी को, धनानंद को हराया। किसकी हेल्प लेके हराया? तो यहाँ पे इन्होंने कौटिल्य, जिनको कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, मतलब कौटिल्य प्राइम मिनिस्टर, एक तरह से प्राइम मिनिस्टर थे इनकी पूरी जो कैबिनेट थी उसमें। तो कौटिल्य, जिनको हम विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जानते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं इनके द्वारा लिखी गई किताब अर्थशास्त्र से। चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी इनके दूसरे नाम है, तो इनकी हेल्प से हराया। प्लस चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? ये सेल्यूसिड डायनेस्टी का रूलर था। सेल्यूकस जो निकेटर है ये सेल्यूसिड डायनेस्टी से बिलोंग करता था। सेल्यूसिड डायनेस्टी कहाँ पे रूल करती थी? तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है, यहाँ पे अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया था, झेलम नदी के हराया, वापस चला गया, यहाँ पे छोड़ गया था सेल्यूकस निकेटर को, जो इसका एक मिलिट्री कमांडर था, तो वो उसके नाम पे रूल करने लगा था अलेक्जेंडर के नाम पे। तो वो एक्सपैंड करना चाह रहा था, लेकिन सेल्यूकस निकेटर ने हरा दिया, और इसकी लड़की थी हेलीना करके, उससे शादी भी कर ली। एक तो हराया और उसकी लड़की से शादी भी कर ली चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब इनके बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में अर्थशास्त्र से तो पता चलता है, जो कि एक सबसे मतलब मजबूत सोर्स ऑफ एविडेंस है, लिटरेरी एविडेंस है। लेकिन इसी तरह मुद्र राक्षस है, एक मुद्र राक्षस, इस किताब में इनको कुलहीन या फिर लोअर क्लैन से बताया गया है, लोअर क्लैन से बताया गया। और ये किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने इसको लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे, लेकिन बेटे से पढ़ने से पहले एक और लिटरेरी एविडेंस है, एंड दैट इज इंडिका। ये किसने लिखी थी? इंडिका। और इसमें कितने वर्णों में इंडियन सोसाइटी को डिवाइडेड बताया गया था? तो इंडिका को लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। और मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज को भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। ये सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, तो उसका एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर का। और इंडिका में इसने बताया था कि 7 वर्णों में इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड है, जबकि डिवाइडेड कितने वर्णों में थी? 4। हमें पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन इसने बोला 7 वर्णों में डिवाइडेड थी, तो ये हमें पता होना चाहिए। बिंदुसार इसका बेटा था। बिंदुसार के बारे में बस इतना पढ़ना है कि इसने सीरिया का एक राजा था एंटियोकस I। एंटियोकस I था सीरिया का राजा, उससे मंगवाया था इसने, क्या बोल रहा था, दारू वगैरह भेज दो, कुछ फिक्स भेज दो, और फिलोसोफर भी भेज दो कुछ, तो ये मंगवाए थे बिंदुसार ने। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर? ठीक है, और इसके बाद आता है बिंदुसार का बेटा अशोक, जिसको हम अशोक द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। अब अशोक ने क्या किया यहाँ पे? अशोक ने राधा गुप्ता की हेल्प ली।
जो कि बिंदुसार के कोर्ट में थे, और अपने भाइयों को हटा के साइड करके थ्रोन पे बैठे। और थ्रोन में बैठने से 8 साल बाद, यानी 8 ईयर्स लेटर, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, वैसे 8 ईयर्स लेटर, ठीक है, 8 ईयर्स लेटर इन्होंने लड़ा कलिंग वॉर। पूछता है सवाल कि कलिंग वॉर इन्होंने आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ कोरोनेशन, कोरोनेशन का मतलब ताजपोशी लड़ा, तो 8 साल पहले ताजपोशी हुई थी कलिंग वॉर लड़ने से पहले। कलिंग वॉर की जब हम बात करते हैं तो ये हुआ था 261 बीसी में, 261 बीसी में। कलिंग जगह पड़ती है उड़ीसा में। तो ये जो बैटल इन्होंने लड़ा, तो बोलते हैं कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया और बेरी घोषा को इन्होंने रिप्लेस कर दिया धम्म घोषा से। कारण कुछ और भी थे, लेकिन छोड़ो, उसको हम डीप में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेरी घोषा को धम्म घोषा, यानी कि बेरी घोषा का मतलब होता है कॉन्केस्ट बाई वॉर, लड़के हम कॉन्कर करेंगे चीज़ों को, और धम्म घोष का मतलब होता है कॉन्केस्ट बाई लव, हार्ट, ठीक है, लोगों का दिल जीत के कॉन्केस्ट करेंगे। तो उन्होंने धम्म घोष की पॉलिसी लेके आए अशोक। और ये माना जाता है कि, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा था, लेकिन माना जाता है कि उपगुप्त के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुद्धिज़्म धर्म को अपना लिया, यहाँ पे एडॉप्टेड बुद्धिज़्म, और फिर इसका खूब प्रचार भी करवाया। कैसे प्रचार करवाया, आइए देखते हैं। तो इन्होंने चट्टानों में शिलालेख लिखे, इंस्क्रिप्शंस लिखे। पहले तो ना पता चल रहा था ये क्या लिखा है भैया, क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर एक लड़का आया एक दिन, उस लड़के का नाम था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया इसको। जो जेम्स प्रिंसेप था उसने 1837 में डिसाइफर कर लिया। डिसाइफर मतलब पता लगा लिया। उसने देखा कि ये आपकी जो लैंग्वेज यूज़ है, वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ हुई, लेकिन मोस्टली जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी इनके इंस्क्रिप्शंस में वो प्राकृत लैंग्वेज थी और ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुई थी, और भी लैंग्वेज यूज़ हुई थी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ हुआ यहाँ पे, ठीक है। संस्कृत भी यूज़ हुई, पाली भी यूज़ हुई, ब्रह्मी के अलावा खरोष्ठी स्क्रिप्ट भी यूज़ हुई, ग्रीक अरामिक स्क्रिप्ट भी यूज़ हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात हो रही। अच्छा, अब जो इनके रॉक एडिक्ट हैं, जो चट्टान में लिखवा, ये क्या लिखा हुआ है चट्टान में, क्यों लिखवाया गया, लोगों के लिए डायरेक्शन दिए गए थे कि ये करना है, ये नहीं करना है। और 14 रॉक एडिक्ट का मतलब है 14 लाइनें। अब तुम गिनने मत लग जाना कि सर 14 हैं कि नहीं, सब में 14 नहीं मिली, मैक्सिमम 14 मिली, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 14 का मतलब मैक्सिमम 14 मिली। अब किस में क्या लिखा हुआ है, सब में हमें ज़रूरत नहीं है। पहला, 7वां और 13वां ध्यान रखना है। पहला इसलिए क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें इन्होंने बोला था कि कोई जानवरों को हत्या नहीं करेगा। 7वें में लिखा था कि दूसरे धर्मों के प्रति भी आपको टॉलरेंस रखना है। और 13वां वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, और इसी में ही कलिंग वॉर के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है। और कितना उनको दुख हुआ यार, वो इतना ही दुख था तो हराने के बाद जिसका वो किंगडम था उसको लौटा देते कलिंग वॉर अगर इतना ही दुख था कि चलो भाई तुम रूल कर लो, जैसे अलेक्जेंडर पोरस को देके चला गया था। तो एक्चुअल में ये था कि अब इतनी बड़ी जो टेरिटरी थी, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने ऑक्यूपाई करी, बिंदुसार ने कुछ ऑक्यूपाई करी, कलिंग ही बचा था वो भी ऑक्यूपाई कर लिया। अब बचा था, कुछ बचा नहीं था, तो उसको बड़ी टेरिटरी को गवर्न करने के लिए उन्होंने शांति का मार्ग चुना। तो पहला, 7वां, 13वां में क्या है ये पता होना चाहिए। अब जैसे हमें रॉक एडिक्ट मिलते हैं जो जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर की है, वैसे ही हमें मिलते हैं ये पिलर एडिक्ट। खंभों में भी कुछ लिखवा के गए थे ये, खंभों में 7 लाइनें लिखवा के गए थे। और ज़्यादातर में तो 7 से कम ही थी, सिर्फ एक था, एक मात्र एक, वो है दिल्ली तोपरा का। दिल्ली तोपरा या टोपरा जो भी बोलो, उसी में ही 7वां वाला लाइन था बस, बाकी सब में वो था, ठीक है। ये क्या है भाई, ये क्या कर रहे हैं बैठ के, जो भी कर रहे हो, लेकिन इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। ये होता है शाफ्ट, दिख रहा है ना, चलो दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। ये होता है शाफ्ट, ये होता है इन्वर्टेड लोटस, सब इन्वर्टेड लोटस, ठीक है। और ये है होता है आपका अबैकस, और इसको जानवर को बोलते हैं कैपिटल। तो जितने भी इनके पिलर मिले, जितने भी पिलर मिले, तो उसमें जानवर था ऊपर, ऐसा नहीं सब में मिले, मतलब बनवाए तो उन्होंने सब में होंगे, लेकिन कुछ में टूट गए, इतने इन्वेजन्स हुए, इस्लामिक इन्वेजन ये सब हुआ, तो कुछ में नहीं बचे, टूट गए, तोड़ ले गए कोई, ठीक है। तो ये ऊपर जो जानवर बैठे होते हैं उनको कैपिटल बोलते हैं। अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड में आप जो आप देख पा रहे हैं, ये सारनाथ का पिलर एडिक्ट है, जो सारनाथ वाराणसी से मिला। ये आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसमें 4 शेर चारों डायरेक्शन में, चारों दिशाओं में देख रहे हैं, उन दिशाओं में। प्लस ये अबैकस है, और अबैकस में आप देख सकते हैं, अबैकस में आपको ये डियर मिलेगा, हॉर्स मिलेगा, ठीक है, डियर, हॉर्स, एलिफेंट और लायन। तो ये आपको मिलेगा, सॉरी
एलिफेंट नहीं, आपको बुल मिलेगा। तो ये आपको मिलेंगे यहाँ पे इस पूरे जो अबैकस है उसमें, और हर एक एनिमल सेपरेटेड है हर एक व्हील से, एक चक्र से। राइट साइड में जो देख पा रहे हैं ये बुल है, ये रखा हुआ है राष्ट्रपति भवन में, अगर कभी आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे इसको। ये है रामपुरवा से उठाया गया है, तो रामपुरवा का जो पिलर था उसे काट के यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रामपुरवा बुल, ठीक है। ऐसे ही हमारा है एक यहाँ पे लिख दें क्या, यहाँ पे लिख देते हैं लौरिया। अगर पूछ ले कहाँ पे है, लौरिया है ये, और लौरिया अराज और लौरिया नंदगढ़, ये कहाँ पे है, ये बिहार में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ है ये, बिहार में है, दिल्ली तोपरा में 7th वाला मिला है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अशोक के 14 मेजर रॉक डिक्ट हैं, 14 ये लिखे हुए हैं आपके सामने। ऐसे ही कुछ रफली माना जाता है 15 माइनर रॉक डिक्ट हैं, जो बड़े पत्थर में लिखवाए गए मेजर रॉक डिक्ट, और जो छोटे में लिखा गया माइनर। माइनर वाले इस मायने में इंपॉर्टेंट हैं कि 4 ऐसे माइनर रॉक डिक्ट मिले जहाँ पे अशोक का नाम देवनामी पियादशी अशोक लिखा हुआ मिला। नहीं तो इनको पढ़ के ये समझ नहीं आ रहा था भाई कौन लिखवा के गया ये, तो बाद में पता चला कि वहाँ पे नेम मेंशन था देवनामी, यानी कि देवों के प्रिय, ठीक है। देवनामी पियादशी मतलब खुद की प्रशंसा हो रखी है पूरी, ठीक है। देवनामी पियादशी अशोक, तो ये मेंशन था कहाँ कहाँ पे, तो ये मेंशन था मस्की, जो माइनर रॉक डिक्ट हैं ये सारे। मस्की कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी, और निट्टूर ये भी कर्नाटक में है, और आपका गुज्जर ये मध्य प्रदेश में है। तो इसमें हमें अशोक का नाम अशोक देवनामी पियादशी अशोक मिलता है, और कहीं अशोक नहीं लिखा हुआ मिला। ऑफिसर्स इनके टाइम पे कौन होते थे, तो इनके टाइम पे ऑफिसर्स हमें मिले जैसे कि भोजक एक तरह का होता था, भोजक। भोजक कौन होता था, भोजक होता था विलेज हेडमैन। किसके टाइम की बात हो रही सर, मौर्यास के टाइम पे। मैं फिर से आपको समराइज़ कर देता हूँ। हमने पढ़ा कि 16 महाजनपद थे, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मगध था, जो दिल्ली जो गंगा और सोन के बीच में सिचुएटेड था। उसमें डिफरेंट डायनेस्टीज़ का रूल रहा। सबसे पहले हरेन का, देन और भी आई लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। देन उसके बाद जो प्रमुख आई वो नंद, और नंद के बाद आई हमारी कौन सी, मौर्य। मौर्य में हमारे पहले रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य। देन उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार, जिन्होंने वो सीरिया के राजा से वो सब मंगवाए थे। और तीसरे हमारे हो गए सबसे इंपॉर्टेंट अशोक। तो अशोक के बारे में पढ़ी। अब हम इन जनरल पढ़ रहे हैं कि मौर्य के टाइम पे विलेज हेडमैन को क्या बोलते थे, तो विलेज हेडमैन को बोलते थे भोजक, ठीक। क्लियर, इतनी चीज़ को ये हो गया। और एक होता था धम्म महामत्ता, धम्म महामत्ता। ये धम्म महामत्ता कौन होता था, तो धम्म महामत्ता ध्यान रखिएगा, ये वो होता था जो ये देखता था कि लोग धम्म की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अभी धम्मा क्या है, तो धम्मा की पॉलिसी को अशोक ने लाए थे। ये बेरी घोषा को धम्म घोष से रिप्लेस किया, अभी मैंने आपको बताया। तो धम्म की पॉलिसी अशोक लेके आए, तो लोग धम्म फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इनका काम था। सानिधाता, ठीक है, एक तो समहारता और एक सन्निधाता। सन्निधाता, सीताध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, गोपा, गोपा कौन होता था। और चलो यहीं पे देखते हैं। समहारता जो होता था वो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था, कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू जा जाके इकट्ठा करेगा। सानिधाता चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, सीटीओ, अब जो कलेक्ट हो गया है उसको देखना, उसकी रक्षा करना, वो होते थे सानिधाता। सीता, सीता माता ऐसे याद कर लो, एग्रीकल्चर को देखती थी, एग्रीकल्चर। जो गोपा होते थे ये अकाउंट मेंटेन करते थे। अच्छा ये ध्यान रखना, इस टाइम पे 2 कोर्ट्स एग्जिस्ट करती थी, 2 कोर्ट एग्जिस्ट करती थी। या तो यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज वहाँ जगह नहीं है, टैक्स भी अभी देख लेंगे। तो कोर्ट्स 2 एग्जिस्ट करती थी। एक एग्जिस्ट करती थी जिसको बोलते थे धर्मस्थ न्यायालय, धर्मस्थ न्यायालय, जो कि एक तरह की कैसी कोर्ट होती थी, सिविल कोर्ट होती थी, ठीक है, धर्मस्थ न्यायालय। और एक क्रिमिनल कोर्ट होती थी। अब सिविल क्रिमिनल के बीच में क्या अंतर होता है ये पॉलिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्रिमिनल वाली कंटका शोधन न्यायालय।
इसको जो मतलब एक तरह से लीड करता था उसका नाम तो होता था व्यवहारिका, व्यवहारिका, ठीक है। और इसको जो लीड करता था वो प्रदेशिका होता था। तो ये ध्यान रखिएगा सिविल कोड और क्रिमिनल कोड कौन कौन सी होती थी, ठीक है, क्रिमिनल कोड, क्लियर। और कुछ अब टैक्सेस के बारे में देखते हैं कि इनके टाइम पे टैक्सेस कौन कौन से लगाया जाते थे इनके टाइम पे। तो टैक्स जैसे कि एक उद्रक भाग लगता था, उद्रक भाग, ये होता था इरिगेशन टैक्स, कि अगर सरकार यानी कि अगर मतलब सरकार समझ रहे हो ना, जो रूलर वगैरह हैं, तो अगर इनसे पानी लोगे, इरिगेशन करोगे तो टैक्स पड़ेगा उद्रक भाग। बाली, ये एक तरह की वॉलेंट्री ऑफरिंग हुआ करती थी कि जिसका मन हो तो दे देना आके अपनी श्रद्धा से। और एक टैक्स होता था जो हर प्रोड्यूसर को देना होता था, उसका ऐसा कुछ नाम नहीं था, मतलब हाँ नाम तो था, आई थिंक भाग बोलते, हाँ भाग बोलते थे उसको, भाग। और वो होता था 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। इसको ध्यान रखिएगा, कितना, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, 1/6 भाग देना पड़ता था। अशोक के टाइम पे वो 1/6 से 1/4 हो गया था कि 1/6 से लेके 1/4 तक जिसका जितना हो सके उतना दे दीजिए, ठीक। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अशोक ने अपने बेटा और बेटी को, अशोक के बेटे का नाम था महेंद्र और अशोक की बेटी का नाम था संघमित्रा। इनको भेजा था बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए सीलोन, यानी कि श्रीलंका। सीलोन कहाँ पे, सीलोन मतलब एंशंट जो श्रीलंका, उसको सीलोन बोलते थे। और एक चीज़ याद रखिएगा एंड दैट इज़ कि इनके टाइम पे एक पोर्ट भी एग्जिस्ट करते थे। एक तो पोर्ट होता था आपका एक था भरूच और सोपारा। नाला सोपारा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में ना, तो ये वेस्टर्न कोस्ट हो जाएंगे। और ईस्टर्न में आपका बंगाल में ताम्रलिप्ति हुआ करता था, ये ईस्ट कोस्ट हुआ करता था इनके टाइम पे, ठीक है। ख़त्म हो गया सर। अब पोस्ट मौर्य डायनेस्टी देख लेते हैं, इक्का दुक्का है। तो पोस्ट मौर्य के बाद नहीं, मौर्य के बाद कौन है, तो शुंग डायनेस्टी आई थी मौर्य के बाद। इसके फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर बृहद्रथ को हराया। ही डिफीटेड बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन, लास्ट मौर्य रूलर, इसको हराया, ठीक। इनके बेटे का नाम था अग्निमित्र, अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, जो कालिदास जी ने लिखी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, उनकी किताब मालविका अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र के लव स्टोरी पे बेस्ड थी। इन्हीं के टाइम पर पतंजलि एग्जिस्ट करते थे और पतंजलि ने लिखी थी महाभाष्य। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिंबिसार और बिंदुसारा में कंफ्यूज मत होना। बिंबिसार मगध की पहली डायनेस्टी के पहले रूलर थे, ठीक है। और बिंदुसार मौर्य डायनेस्टी, जो कि मगध की काफ़ी बाद में चौथी पांचवी डायनेस्टी होगी, तो उसके दूसरे रूलर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यानी कि बिंबिसार बहुत पहले आए थे, बिंदुसार काफ़ी बाद में। कनवा इनके शुंगा के हुआ करते थे सर्वेंट, तो इसलिए इनको जानते हैं शुंग भृत्या। पूछता है शुंग भृत्या के नाम से किसको जानते हैं, तो कनवाओं को जानते हैं। कनवा इनके सर्वेंट हुआ करते थे, बस सर्वेंट्स ऑफ शुंगा। इसके बाद एक डायनेस्टी सातवाहना, ये जो मैंने आपको बताया था अस्सक जो हुआ करता था, अस्सक या फिर असमक, एक महाजनपद था, हमने देखा था, उसकी कैपिटल प्रतिष्ठान या पैठान थी, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र वाला रीजन है, सदर्न महाराष्ट्र। यहीं पे एक डायनेस्टी आई सातवाहना डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे सिमुक। इसके सबसे बड़े रूलर थे, यानी ग्रेटेस्ट रूलर, गौतमी पुत्र सतकर्णी। और इन्होंने क्वाइंस लेड के बने हुए, जिसको हिंदी में शीशा बोलते हैं, उसके बने हुए सिक्कों की शुरुआत करी थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी से ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई फीमेल थी, मेल ही थे, लेकिन ये लोग अपनी मम्मी का नाम अपने नाम पे रखते थे, तो इसी को हम बोलते हैं मैट्रीलीनियल सोसाइटी। पैट्रियार्कियल थे, यानी इनकी बेटे के बाद बेटा ही थ्रोन पे बैठता था, लेकिन मैट्रीलीनियल थे, मतलब मम्मी का नाम अडॉप्ट करते थे ये, ठीक है। और ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, पैटर्नाइज यानी कि रिस्पेक्ट सबकी करते थे, यहाँ तक कि आजीविकाओं के लिए, अभी आजीविका सेक्टर देखेंगे, आजीविका क्या है, उनके लिए केव्स वगैरह का निर्माण करवाया। अच्छा केव से याद आया, एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे,
एंड दैट इज़ केव से याद आया, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। बराबर केव्स कहाँ पे हैं? बराबर की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं? बिहार में हैं। एक तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और जो यहाँ पे भी मैं वाइट कलर से लिख रहा हूँ, लोमस ऋषि केव्स, लोमस ऋषि केव्स, ये हैं बिहार में। ये भी नागार्जुन केव्स, नागा अर्जुनी केव्स, ये भी बिहार में है। ये सब अशोक के टाइम से एसोसिएटेड है, इसलिए यहाँ पे आके लिख रहा हूँ मैं। और एक इंस्क्रिप्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछेगा आपसे 100%, बबरू बैरात इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? तो ये शिलालेख है, राजस्थान में पड़ता है। ये भी पक्का पूछेगा, इसको रट्टा मार लेना एकदम, ठीक है। चलो, तो अभी हम आते हैं पॉटरीज ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड्स। तो यहाँ पे ये हो गया सातवाना पूरा, शिमोग, गौतमीपुत्र सतकर्णी, लेड ब्राह्मणिज्म और आजीविका सेक्ट के लिए इन्होंने केव्स वगैरह बनवाई थी। अब हम आते हैं पॉटरीज ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स। ये क्या है? ये चीज़ मुझे हर में आपको बतानी चाहिए थी कि भाई इस टाइम पे क्या पॉटरी थी, इस टाइम पे क्या पॉटरी थी, इस टाइम पे क्या थी, लेकिन मैं इसको लास्ट में समराइज़ यहाँ पे मैंने सोचा लास्ट में समराइज़ कर देंगे आपके लिए एक ही साथ ही, किस पीरियड में किस तरह की पॉटरी। अब पॉटरी क्या होता है? पॉटरी, भाई आप घर में आपकी पॉटरी रखी होगी, पॉटरी सजावट के लिए हम रखते हैं, पॉट्स रखते हैं। उस टाइम पे ग्रेन्स को स्टोर, अनाज को स्टोर करने के लिए रखा जाता होगा, पानी के लिए, जैसे आज भी घड़ों में पानी, तो पॉटरी होती है वो, ठीक है। तो पॉटरी जो है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी नियोलिथिक पीरियड में। नियोलिथिक यानी न्यू स्टोन एज। फर्स्ट टाइम हमें जो देखने को मिली पॉटरी वो नियोलिथिक एज में थी, नियोलिथिक एज में। और इसके बाद हम जैनिज़्म बुद्धिज़्म स्टार्ट करने वाले हैं, तो यानी एंशिएंट हिस्ट्री के हम अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। मतलब इसके बाद गुप्ता वाला बस बाकी है, बस फिर तो उसके बाद मेडिवल में एंटर करेंगे। तो ज़रा कमेंट में अभी बता दीजिए, जब तक मैं ये लिख रहा हूँ, कि किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं अभी, ठीक है। नियोलिथिक एज में सबसे पहले अपीयर हुई थी। अब सबसे पहले हमें इनके टाइम पे तो बहुत ही बेसिक पॉटरी थी, कोई कलर वलर नहीं करते थे। ऑकरे कलर्ड पॉटरी ध्यान रखना, जिसको OCP इन शॉर्ट हम लिख देते हैं, ऑकरे कलर्ड पॉटरी, ठीक है, OCP। देन हमें मिली ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर। देन हमें मिली पेंटेड ग्रे वेयर। किस टाइम पे कौन सी मिली ये भी इंपॉर्टेंट है, वही तो इंपॉर्टेंट है। और है हमारा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। कमेंट में देख लेता हूँ किसी कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। किस टाइम पे कौन सी पॉटरी एग्जिस्ट करती थी वो मैं लिख देता हूँ, फिर देखता हूँ, ठीक है। CDS के लिए कर सकते हैं ये लेक्चर, बिल्कुल अनुष्का पाल जी, CDS के लिए बिल्कुल कर सकते हैं लेक्चर। ऑकरे कलर जो पॉटरी है ये हमें मिलती है रफली आप हड़प्पन जो सिविलाइजेशन का टाइम है, साल 2000 से लेकर। और जो लोग अभी कंटिन्यू है प्लीज़ आखिरी तक कंटिन्यू रहिएगा, क्योंकि लेक्चर फिर बड़ा होता है तो काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है लास्ट में करने में, है ना, बाद में। तो इस वजह से एक साथ अब निपटाई दीजिए इसको। ये इसका टाइम पीरियड था रफली 1200 से लेकर 1000 BC। अब आपको पता है सर कौन सा टाइम पीरियड था? 2500 से 1750 या फिर 1500 तक हड़प्पा मान ले। 1500 से वैदिक शुरू हो गया था और 600 तक वैदिक गया था। तो यानी कि हम बोल सकते हैं वैदिक के टाइम पे कौन सी मिल रही होगी? तो लेटर वैदिक के टाइम पे मिल रही होगी पेंटेड ग्रे वेयर, ये मिल रही होगी ना, क्योंकि ये लेटर वैदिक का पीरियड है। और मतलब एक तरह से आयरन एज यहीं से स्टार्ट हो गई थी। पेंटेड ग्रे वेयर से हम बोल सकते हैं आयरन एज स्टार्ट हो गई थी। और 600 से लेकर 300 BC का जो टाइम पीरियड है वो हमारा है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अशोक ने तो 261 BC में लड़ा था ना, तो वो तो यहीं पे आएगा, ठीक है। सॉरी 261 BC तो और बाद में आएगा, तो मतलब इसी टाइम पे है समथिंग कुछ वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, समझ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ तक एंटर कर चुके हैं अभी, ठीक है। यानी कि BC वाला काम खत्म हो गया हमारा। अब हम जब गुप्ता में एंटर करेंगे तो वहाँ से AD में एंटर करेंगे, AD में एंटर करेंगे। लेकिन गुप्ताओं में आगे बढ़े उससे पहले हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को समझ लेते हैं, जो दो धर्म हिंदू धर्म से निकल के आए, क्योंकि कुछ ऐसी कुरीतियाँ हो गई थी उस समय, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन हो गया था, जिसकी वजह से इन जो धर्म है उनका जन्म हुआ। तो इस जो बुद्धिज़्म धर्म है, लॉर्ड बुद्धा आप जानते हैं, ये इसके क्या माने जाते हैं? इस धर्म के जनक माने जाते हैं। और इनका ओरिजिनल नेम क्या था? गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नेम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। तो सिद्धार्थ से ये गौतम बुद्ध कैसे बने वो देखते हैं। तो इन्होंने 29 की एज में इन्होंने अपना 29 की एज में गृह त्याग कर दिया, यानी हाउस रिनंसिएशन कर दिया इन्होंने अपना, हाउस
रिनंसिएशन इन्होंने कर दिया। इनका जन्म कब होता है, बर्थ इनका कब होता है, तो जन्म इनका होता है रफली 563 BC, यानी कि जीसस के जन्म से लगभग 500 साल पहले, 563 साल पहले। इनकी डेथ कहाँ पे होती है, इनकी डेथ होती है 483 BC में। तो ज़रा बताइए कितने साल तक ये रहे। अब आपको ये पता है जब हम BC में आगे बढ़ते हैं तो BC घटते घटते जाते हैं, है ना, इतना तो पता होगा आपको। फिर अगर हम बात करें इनकी माता और पिता का नाम, यानी इनकी मदर और फादर का नाम, तो मदर का नाम था इनका महामाया, महामाया, और फादर का नाम था इनका, फादर का नाम था इनका क्या, सुद्धोधन, सुद्धोधन। और ये बिलोंग करते थे शक गणराज्य से, ठीक है। गौतम बुद्ध जी शक क्लैन से बिलोंग करते थे, शक गणराज्य से बिलोंग करते थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनकी जो फॉस्टर मदर थी, फॉस्टर मदर मतलब इनकी मौसी, जो इनकी पहली भिक्षुनी बनी, भिक्षुनी मतलब जो भिक्षु आपको पता होगा जो बुद्धिज़्म धर्म में होता है, जिनको फॉलो करते हैं भिक्षु बोलते हैं, फीमेल्स को भिक्षुनी बोलते हैं। तो फॉस्टर मदर इनकी थी महाप्रजापति गौतमी, वही बनी थी, महाप्रजापति गौतमी जी जो है इनकी पहली वो बनी थी, इनकी फॉलोअर बनी थी, क्लियर। और बाकी तो और कुछ नहीं है यहाँ पे। डेथ कब हुई, अब यहाँ पे इनकी लाइफ से एसोसिएट कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कुछ दिन पहले क्विज़ डाली थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को करवा दी जाए। करिए जरा मैच करिए, फिर तो मैं तो आपको बताऊंगा ही कि बर्थ कहाँ पे हुआ, एनलाइटनमेंट पहला सरमन, बर्थ तो मैंने, अच्छा बर्थ भी नहीं बताया, बताओ जल्दी से मैच करो। तो जो इनका जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, तो इसका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म होता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोधि ट्री के नीचे, बोधि वृक्ष था उसके नीचे, तो इसका 2 हो जाएगा। पहला उपदेश जो इन्होंने दिया वो सारनाथ वाराणसी में दिया। और महापरिनिर्वाण, इनकी डेथ को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, जो कि कुशीनगर में हुआ, ठीक है। अब इनकी डेथ को हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। इनके जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको बोलते हैं निर्वाण। और जो उन्होंने पहला उपदेश दिया उसको बोलते हैं धर्म चक्र या फिर धम्म की पॉलिसी। कौन, अशोक, ठीक है। धम्म यानी वही धर्म को धम्म बोलते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन हो गया। और निर्वाण हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट को। निर्वाण कहाँ पे मिला वो हमने देख लिया, बोध गया में, बोधि ट्री के नीचे, ठीक। और ये पूछता है कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बर्थ को हम जन्म बोलते हैं, इसको लोटस से रिप्रेजेंट किया जाता है। निर्वाण जो है यानी कि जो ज्ञान की प्राप्ति है, क्योंकि बोधि ट्री के नीचे हुई थी तो बोधि ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन को इसको व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और डेथ को स्तूपा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम देखेंगे कि स्तूपा का पूरा आर्किटेक्चर किस तरह से होता है, बट उससे पहले ये 4 नोबल ट्रुथ्स दिए गए थे, ठीक है। 4 नोबल ट्रुथ्स दिए गए थे लॉर्ड बुद्धा के द्वारा। इन्होंने सॉरी तो 4 नोबल ट्रुथ ये रहे आपके, ठीक है। तो 4 नोबल ट्रुथ दिए गए थे गौतम बुद्ध जी के द्वारा। पहली बात उन्होंने ये बोली थी कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि जीवन दुख से भरा हुआ है, जीवन दुखों से भरा हुआ है पूरी तरह से। देयर इज अ कॉज टू सफरिंग, ये जो सफरिंग है उसका एक कारण है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया था डिजायर आर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, यानी कि जो इच्छाएं हैं वही कारण है इन दुखों का। और चौथा चीज़ उन्होंने बोला था कि इन दुखों को ख़त्म किया जा सकता है। कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इससे, जिसको हम बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ या फिर अष्टांगिका मार्ग। क्या बोलते हैं, अष्टांगिका मार्ग। पूछता है अष्टांगिका मार्ग का संबंध किस धर्म से है, 4 नोबल ट्रुथ का संबंध किस धर्म से है, तो बुद्ध धर्म से। तो उन्होंने बोला था कि सही व्यू रखो, इंटेंशन रखो, स्पीच दो, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस, तो आप दुखों से परे जा सकते हैं। क्या रटने की ज़रूरत है, रटो नहीं, इसको देख लो एक बार, ये तो आपको याद हो ही गया होगा, ये एक बार आप देख लो, ठीक है। ये गौतम बुद्ध जी की लाइफ से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट हमने सारी चीज़ें देख ली और कैसे रिप्रेजेंट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करेंगे तो इसमें हमारे आते हैं त्रिपिटक, ठीक है। वैसे तो आती जातक टेल्स भी हैं, जातक की कथाएं हैं जो कि बुद्ध की जन्म या फिर बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे में बताते हैं, ठीक है।
बुद्ध के जन्म या मतलब बुद्ध के चाइल्डहुड या फिर उनके प्रीवियस बर्थ के बारे में, ठीक है, बुद्ध प्रीवियस बर्थ, ठीक है। और एक चीज़ कि जो इन्होंने ग्रह त्याग किया तो उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ना इन्होंने हाउस रिनंसिएशन किया, तो इसको हम हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके घोड़े का नाम कंठक था, कहीं कहीं पे चन्ना भी दिया होता है, तो कहीं कहीं पे उल्टा भी दिया होता है इस तरह से कि कंठक घोड़े का नाम था और चन्ना इनके चैरियट, चैरियट आप समझते हैं जो पीछे लगा होता है जिसमें बैठा सारथी बोलते हैं जिसको, आई थिंक सॉरी सारथी तो जो रथ को चलाता है उसको बोलते हैं, तो रथ को बोलते हैं चैरियट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमारे आते हैं त्रिपितक, त्रिपितक जिसमें कि हमारे 3, पितक का मतलब होता है बास्केट, त्रि का मतलब 3, 3 बास्केट, अभिधम्म पितक, सूत पितक, और कोई बताएगा कि किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं पद पितक ये तीनों, और विनय पितक, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ इस चीज़ को क्योंकि कभी ज़्यादा पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले कि इनमें दिया क्या हुआ है, दिया क्या चीज़ हुआ है इसमें, ठीक है। तो विनय पितक में या फिर हम अभिधा में पितक में बात करेंगे तो प्रीचिंग्स दी हुई है बुद्धा की, प्रीचिंग्स मतलब वो क्या सब उनकी टीचिंग्स वगैरह। विनय पितक में सरमन्स, ठीक है, और सूत पितक में PVR, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखे हुए हैं, अरे यार ये सब मिट गया, ठीक है चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक तो जातक टेल्स, अभिधम्म पितक, सूत पितक और विनय पितक, ठीक है। तो ये अब त्रिपितक हो गए हमारे। तो वो पूछेगा त्रिपितक का संबंध किससे है, तो ये आपका बुद्धिस्ट धर्म से है त्रिपितक, ठीक है। तो ये हैं आपके प्रीचिंग्स, यानी कि बुद्ध जी क्या बोल के गए, उनके रूल्स वगैरह, रूल्स एंड कोड्स जो हमारे भिक्षु और भिक्षुनी है उनके लिए, और इसमें लिखे गए थे सरमन्स, यानी फिर जो ये बोल के गए उसको इंटरप्रेट किया गया था सूत पितक के थ्रू, तो सरमन्स वगैरह लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है। उसका इंटरप्रिटेशन है अभिधम पितक का सूत पितक, और विनय पितक में रूल्स एंड कोड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और पाली कैनन्स बोलते हैं इनको, पाली कैनन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये पाली लैंग्वेज में है, ठीक है, पाली लैंग्वेज में, ठीक है। और ये एक चीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगी देखने में, एंड दैट इज़ कि 4000 लोग कांस्टेंट हैं, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, ठीक है। आप बहुत अच्छा फील करने वाले लेक्चर के बाद, ये आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। जहाँ पे बाकी लोग रिग्रेट फील कर रहे होंगे क्यों छोड़ दिया, आप अच्छा फील कर रहे होंगे। पाली, प्राकृत और पर्शियन 3 लैंग्वेजेस अभी हमारी भारत के क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है। स्तूपा जो बुद्ध जी की डेथ को रिप्रेजेंट करता है, इसके आर्किटेक्चर से क्वेश्चन बनता है। ये जो गेटवे देख पा रहे हैं ये इसको बोलते हैं तोराना, इसको बोलते हैं तोराना। ये जो आप देख पा रहे हैं हेमिस्फेरिकल डोम, इसको बोलते हैं अंडा। ये है हर्मिका, ये है छत्र, ये है मेधी, ये जो रेलिंग दिख रही है इसको वेदिका बोलते हैं, वेदिका। और इसके अंदर जहाँ चलेंगे आप, ठीक है, वो उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, उसको बोलते हैं मेधी, ठीक है। वेदिका रेलिंग हो गई और मेधी वो प्रदक्षिणा पथ हो गया, पाथवे हो गया, ठीक। बस इम्पॉर्टेंट हमसे पूछता है स्तूपा कहाँ पे लोकेटेड है, जैसे कि केसरिया कहाँ पे है, तो केसरिया भारत का सबसे बड़ा है। वैसे तो पूरा बोरोबुडुर है, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा है, लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा है। कहाँ पे है, बिहार में ही है। धामेक कहाँ पे है, सारनाथ में है। ये थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में पूछता है, ये चीज़ सिलेंड्रिकल शेप में थोड़ा सा। सांची कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। सांची याद करो, यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल होता है, मैंने फेस्टिवल अभी पिछली क्लास स्टार्टिंग की हुई थी, कौन सा फेस्टिवल होता है, रामभर, ये भी यूपी में है, और भरहुत ये आपका एमपी में, भरूच स्तूपा, ये भी इंपॉर्टेंट है, भरूच भी पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना। सांची में चेतियागिरी विहार फेस्टिवल मैंने बताया था आपको, ठीक है। चेतियागिरी विहार फेस्टिवल, चेतियागिरी विहार फेस्टिवल यहाँ पे होता है। किस लिए होता है, क्योंकि बुद्ध जी के 2 डिसाइपल्स थे। उनका पहला जो डिसाइपल था, मतलब सबसे जो आखिर तक जो डिसाइपल बचा था, उसका नाम आनंद था। बुद्ध जी के आप अगर ओशो के वचन सुनेंगे तो उसमें भी वो काफ़ी जिक्र करते हैं उनका, आनंद का। तो आनंद उनके सबसे आखिर एक वो थे, क्या बोलते हैं, उनके शिष्य थे, ठीक है।
उनके शिष्य थे, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और चेतियागिरी विहार फेस्टिवल होता है, एक तो महामौगलेना और सरिपुत्ता, तो उनके रिलिक्स को सेलिब्रेट करने के लिए चेतियागिरी विहार फेस्टिवल होता है सांची मध्य प्रदेश में। विहार क्या होता है? तो विहार वो जगह होती है जहाँ पे प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, कौन? जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस होता है ये। और चैत्य क्या होता है? प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे ये लोग पूजा करते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। और ठीक है, ये बता दिया एमपी में। और रामभर जो है यूपी में, कहाँ पे? कुशीनारा। कुशीनारा वही जगह है जहाँ पे बुद्ध जी की डेथ हुई थी। ये चीज़ मैंने लिखी कि नहीं लिखी है? हाँ, महापरिनिर्वाण कहाँ पे मिला था इनको? तो ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण मिला था कुशीनारा में। यहाँ पे लिखते हैं डेथ कहाँ पे हुई थी? कुशीनारा या फिर कुशीनगर, या ऐसे याद कर लो कि खुशी खुशी ये अपने प्राण को त्याग दिए थे। ठीक, खत्म हो गया हमारा। और एक और चैत्य विहार मैंने आपको बता दिया है। शांति स्तूपा कहाँ पे? चैत्य विहार मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो शांति स्तूपा जो लोकेटेड है वो है आपका लद्दाख में, है ना। अच्छा, एक मोनास्ट्री है, मोनास्ट्री जिसको नेम ड्रोलिंग मोनास्ट्री बोलते हैं, और इसको हम गोल्डन टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं। गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, नेम ड्रोलिंग। ये है आपकी नेम बाइलाकुप्पे कर्नाटका में पड़ती है, ध्यान रखिएगा, बाइलाकुप्पे कर्नाटका में। इसको नेम ड्रोलिंग मोनास्ट्री बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल के नाम से। मोनास्ट्री है ये, ठीक है, बाइलाकुप्पे कर्नाटका। और शांति स्तूपा हो जाएगा आपका लद्दाख में। इसी तरह आपकी हेमिस गोम्पा मोनास्ट्री है, जहाँ पे हमने देखा था कि हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में। कितने दिन चलने वाला फेस्टिवल है ये हेमिस फेस्टिवल? तो हेमी गोम्पा मोनास्ट्री है आपकी कहाँ पे? ये भी आपकी लद्दाख में पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हेमिस है आपका 2 दिन चलने वाला फेस्टिवल। आगे बढ़ें, चलो। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ काउंसिल्स के, नहीं वो हिमाचल में सर, जो एक लोगों ने किसी ने लिखा कई गोम्पा में नहीं होता, कई गोम्पा आपकी वो हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में कई गोम्पा, ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक आपकी नाम गयाल भी है हिमाचल में, नाम गयाल भी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, दैट इज़ बुद्धिस्ट काउंसिल। कौन सी, किसके टाइम पे, कहाँ पे हुई? तो ये ध्यान रखिएगा, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये बुद्धिस्ट एरा लिखा हुआ है, ये मत याद करिएगा, ठीक है। बीसी में ध्यान रखिएगा। कितनी लिख डाली यार इन्होंने। ये थोड़ा ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये 5वीं 6वीं आपको नहीं पढ़नी है बिल्कुल, ठीक है। 5वीं 6वीं सिर्फ 4 पढ़नी होती हैं, और ये बुद्धिस्ट एरा के हिसाब से हमें साल को याद नहीं रखना होता है, बीसी में ध्यान रखना होता है। 483 बीसी ध्यान रखिएगा, 383 बीसी ध्यान रखना, नहीं 100 साल बाद। ये रफली 250 बीसी, यानी रफली अगेन 100 साल बाद। और ये आपकी एडी में हुई थी, ठीक है। रफली भाई आप 80 एडी समझ लो, 80 एडी, यानी कि जीसस के जन्म से 80 साल बाद। कहाँ पे हुई थी? राजगिरी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। लिख लो यहाँ पे, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी ये, कश्मीर में चौथी वाली। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर। किसने पैटर्नाइज किया था? पहली को अजातशत्रु, दूसरी को कालाशोक, तीसरी को अशोक, और चौथी को कनिष्क ने किया था। इसमें लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसका ना हो तो अलग से आप नोट कर लेना, ऐसे याद कर लो। एके हो गया, एके अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। उस टाइम पे रूलर, मतलब ये तो पैटर्नाइज किसने किया था, उसको लीड किसने, पैटर्नाइज का मतलब उस समय राजा कौन हुआ करता था, ठीक है। और उस काउंसिल को लीड किसने किया? तो महाकश्यप, ठीक है, देन मोग्गाली पुत्र तिस्सा, और देन रक्षिता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये तो उतना नहीं पूछता है कि किस मंक ने लीड किया था, बट किसने पैटर्नाइज किया था ये पूछता, तो ये चीज़ मत भूलिएगा। कहाँ पे हुई थी ये मत भूलिएगा, ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जैनिज़्म में। बुद्धिज़्म के बारे में देख लिया, अब जैनिज़्म के बारे में आते हैं। तो जैनिज़्म में कॉन्सेप्ट चलता है किसका? जैनिज़्म में कॉन्सेप्ट चलता है तीर्थंकर का। तीर्थंकर कौन होते हैं? वो जो जैन धर्म के गुरु होते हैं उनको तीर्थंकर बोलते हैं। टोटल 24 तीर्थंकर हुए। पहले वाले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव या फिर ऋषभनाथ। ऋषभ देव, अब इन सब के लिए कुछ ना कुछ सिंबल है, देखो तो इनका सिंबल यूज़ करते हैं बुल, और इन्हीं के बेटे हैं गोमतेश्वर बाहुबली, जिनका
स्टैच्यू कहाँ पे बना हुआ है, ज़रा बताएंगे? इनका स्टैच्यू कहाँ पे बना हुआ है? इनका स्टैच्यू वहीं पे बना हुआ है। चलो अभी मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे बना हुआ है, बिकॉज वहीं पे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें अभी पढ़नी पड़ेंगी। तो ये ऋषभ देव हो गया पहले। देन हमें फिर 23वें के बारे में पढ़ना होता है, तो ऐसे 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 काफ़ी आएंगे। आपके 23rd के बारे में पढ़ना होता है। ये हैं हमारे 23rd हैं पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ है 23वें वाले, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं सरपेंट यानी कि सांप से। और आखिरी हैं 24th, जिनको कि हम एक्चुअल फाउंडर मानते हैं जैन धर्म का। वैसे तो ऋषभ देव हैं फाउंडर, लेकिन मेन जो फैलाने का धर्म किया, प्रचार करने का काम किया, वो महावीर ने किया। किसने किया? महावीर ने। 24th और आखिरी तीर्थंकर थे, इनको रिप्रेजेंट करते हैं लायन से, ठीक है, लायंस इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके लाइफ के बारे में हमें पढ़ना है कि इनका जन्म कब हुआ, जैसे कि हमने बुद्ध के बारे में पढ़ा, बर्थ, डेथ, मदर एंड फादर। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था रफली 540 BC, उनका हुआ था 563 BC। डेथ की बात करेंगे तो 468 BC में इनकी डेथ हुई थी। मदर का नाम था इनका त्रिशला, ठीक है, त्रिशला, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी, ठीक है, लिच्छवी से बिलोंग करती थी ये, इनकी जो मम्मी थी, लेकिन इनके फादर जनात्रिका क्लैन से थे, ठीक है। तो ये भी किस क्लैन से होंगे? जनात्रिका क्लैन से होंगे महावीर, ठीक है। तो फादर की अगर बात करेंगे तो इनके फादर का नाम वही नाम था जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, सिद्धार्थ। इनका जो क्या बात करते थे, जन्म हुआ था इनका कुंडग्राम वैशाली में, कुंडग्राम नियर वैशाली में। और इनकी जो डेथ हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन, वो पावा में दिया था, वो पावा में, लेकिन इनकी जो डेथ हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़? और क्या पूछेगा यहाँ से आपसे? हाँ, ये पूछेगा कि इनकी बेटी का नाम था अनुंजा प्रियदर्शिनी, ठीक है, अनुंजा प्रियदर्शिनी। और इनके हस्बैंड थे जमाली, अनुंजा प्रियदर्शिनी के, और जमाली इनके पहले डिसाइपल बन गए महावीर के, फर्स्ट डिसाइपल। इसी तरह गौतम बुद्ध के बारे में ध्यान रखिएगा कि उनके बेटे का नाम था राहुल, ठीक है, इनके बेटे का नाम था, सन का नाम था राहुल, बेटे का नाम था इनके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये जब इन्होंने अपना गृह त्याग किया था महावीर ने 30 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 30, 30 साल की एज में जब इन्होंने किया था, तो एक मक्खाली गौसल करके थे, ठीक है, मक्खाली गौसल करके, वो भी इनके साथ गृह त्याग किए थे, इनके साथ गए थे। लेकिन बाद में कुछ विचारों में, आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस की वजह से इन्होंने अपना अलग से सेक्ट बना दिया, उसको बोलते हैं आजीविका सेक्ट, जिनके लिए केव्स बनवाई थी, गुफा बनाई थी, हमने देखा था अभी सातवाहना डायनेस्टी वालों ने, ठीक। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सारी चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आपका त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट चलता, ध्यान रखिएगा, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों में। तो यहाँ पे जैनिज़्म में त्रिरत्न किसको बोलते हैं? बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म में हम बोलते हैं त्रिरत्न KFC को, KFC, KFC मतलब राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट, ये बोलते हैं त्रिरत्न को, ठीक है, त्रिरत्न। वहीं अगर बुद्धिज़्म में बात करें, बुद्धिज़्म में त्रिरत्न अलग होते हैं, बुद्धिज़्म में त्रिरत्न अलग होते हैं। वहाँ होता है बुद्ध जी, उनका धम्म और उनका संघ, ये होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, यहाँ पे मैं इस चीज़ को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कि जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फोर्थ काउंसिल जो हुई थी बुद्धिस्ट की, इसमें जो बुद्धिज़्म है वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान जो आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे, ये वो थे आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे, जो आज श्रीलंका हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, जो यहाँ पे बुद्धिज़्म देखते हैं वो हीनयान है। चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, जो वहाँ पे बुद्धिज़्म देखते हैं वो महायान है। हमारे इंडिया में तो ये एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन
बंगाल में जो भी चीज़ जाती है वहाँ पे आपको पता है कि टोना टोटका काफ़ी होता है बंगाल में, तो वहाँ पे वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म आ गया, जिसको कि हम तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म बोलते हैं, जो ईस्ट इंडिया में डेवलप हुआ, तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, और मैंने त्रिरत्न बुद्धिज़्म में आपको बता दिया। अब मैंने पूछा था ऋषभ देव के पहले, ऋषभ देव जी के बेटे का नाम क्या था, तो गोमतेश्वर बाहुबली इनके बेटे का नाम था, जिनको लेके स्टैच्यू बना हुआ है श्रवण बेलगोला में। अब श्रवण बेलगोला हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हुआ ये था कि मगध में जब मौर्य डायनेस्टी का रूल था तो एक बहुत बड़ा फेमाइन आया, अकाल आया। और जब अकाल आया था तो यहाँ से यहाँ पे था ना मगध, तो यहाँ से एक जो कबीला है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, सो दैट कि थोड़ी सी जनता कम हो और लोग उनके साथ जाएं, तो थोड़ा सा और कम प्रेशर पड़े और जो थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें वो वहाँ के लोगों के लिए बच सकें। तो चंद्रगुप्त मौर्य निकल लिए यहाँ से, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो यहाँ से निकल लिए। कहाँ के लिए? श्रवण। किसके साथ? तो इनके साथ थे भद्रबाहु और इनके काफ़ी सारे जो है आप बोल सकते हैं फॉलोअर्स। भद्रबाहु, इनकी डेथ हो गई। सल्ले खाना इन्होंने परफॉर्म किया। सल्ले खाना क्या होता है? अपने प्राण त्याग देना बिना कुछ खाए पिए, जैसे अभी हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने वो किया था। ठीक है, विद्यासागर जी ने भी हमारे वो प्राण त्याग किए थे छत्तीसगढ़ में, आपको पता है। ठीक है, तो पूछ सकता है आपसे। तो भद्रबाहु ने इसके बाद उस कबीले को लीड किया, वापस गए यहाँ पे। जब वापस गए तो हुआ क्या कि जो लोग पहले भी ये लोग जैन धर्म को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य पूछेगा कि इस धर्म को, जैन धर्म को, ठीक है, और अशोक जो इनके पोते थे वो बुद्धिज़्म धर्म को। वापस गए तो उन्होंने देखा कि ये लोग, जो लोग वहाँ पे रह गए थे, वो कपड़े पहनने लगे, सफ़ेद वस्त्र धारण करने लगे। तो भद्रबाहु ने बोला कि वी आर नॉट दी सेम ब्रो, तो हम कपड़े नहीं पहनते, तुम कपड़े नहीं पहनते हो। तो इन्होंने फाउंड किया दिगंबर सेक्ट, यानी अंबर ही उनके वस्त्र हैं, यानी कोई वस्त्र जो धारण नहीं करते हैं। अभी आपने देखा होगा विद्यासागर जी को कोई वस्त्र धारण नहीं किए थे वो, तो वो दिगंबर सेक्ट से बिलोंग करते हैं। जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं उनको श्वेतांबर बोलते हैं। श्वेतांबर कौन होते हैं? श्वेतांबर होते हैं जो वाइट क्लॉथ्स को वो करते हैं, और इनके जो फाउंडर थे स्थूलभद्र थे। ठीक है, स्थूलभद्र। 2 जैन काउंसिल हुई थी आपकी, 2 जैन काउंसिल हुई थी। एक पहली वल्लभी गुजरात में हुई थी, दूसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। तो दूसरी वाली को लीड स्थूलभद्र ने किया था और दिगंबर ने उसको बॉयकॉट किया था। तो ध्यान है, मतलब याद रहेगा कि कहाँ पे लोग गए थे। ये लोग श्रवण बेलगोला कर्नाटका में ही गए थे, जहाँ पे महामत्स्य अभिषेक नाम का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है हर 12 साल में, गोमतेश्वर बाहुबली की स्टैच्यू पे जो ऋषभ देव के बेटे थे। ठीक है, तो श्रवण बेलगोला में गए थे, ये कर्नाटका में जो पड़ता है। जहाँ पे और कौन से फेस्टिवल पड़े थे? कुत्ती पड़ा था, कंबाला पड़ा था, करगा पड़ा था, हम्पी फेस्टिवल पड़ा था। तो ये सारे कर्नाटका के फेस्टिवल पड़े थे हम लोगों ने। कुछ दर्शंस हैं, ये जैन धर्म और बुद्ध धर्म तो हो गए। हिंदू धर्म में कुछ इस तरह से फिलॉसफीज काम करती हैं, 6 फिलॉसफी ध्यान रखना। वैशेषिका, न्याय, योग, मीमांसा, वेदांत और संख्य। पूछता है फाउंडर कौन है, तो नीचे ही लिखे हुए हैं। न्याय देते हैं गौतम गंभीर, ऐसे याद कर लो। ठीक है, न्याय कौन देता है? गौतम गंभीर देते हैं। कपिल अपना शंख बजाता रहता है हमेशा। ठीक है, और वी से वेद व्यास, वी से वेदांत। पतंजलि, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, योग पतंजलि है ना, बाबा रामदेव ने इतना फेमस कर दिया। मीमांसा और वैशेषिका याद कर लो। और ये जो वैशेषिका होती है वो फिलॉसफी है जो लॉजिक पे काम करती है। तो जो एंशंट फिजिक्स है वो वैशेषिका फिलॉसफी से निकल के आई है। तो कन्नड़ इसके प्रपाउंडर है जिन्होंने एटम के बारे में सबसे पहले बताया था, परमाणु के बारे में। ठीक है, ये कुछ स्कूल्स हैं वेदांतों के, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। जैसे आदि शंकराचार्य ने अद्वैत फिलॉसफी दी थी, ये फिलॉसफी, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। आदि शंकराचार्य का अभी स्टैच्यू कहाँ पे अनवील हुआ? पिछली वाली करंट अफेयर्स क्लास मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, जो शिवराज सिंह चौहान पूर्व चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश को, उन्होंने इसका वो किया था। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्टैच्यू ऑफ किस स्टैच्यू के नाम से जानते हैं? तो स्टैच्यू ऑफ वननेस के नाम से जानते हैं इसको। और कौन से माउंटेन्स हैं जहाँ पे एमपी के, जहाँ पे इनका स्टैच्यू का वो किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछेगा। तो ए से अद्वैत फिलॉसफी और ए दे आदि शंकराचार्य, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, और बाकी सारे मत याद करो। ए से अद्वैत और ए से आदि शंकराचार्य याद हो गया, जिसको हम फिलॉसफी ऑफ नॉन डुअलिज्म बोलते हैं। द्वैत का मतलब 2, अद्वैत का मतलब है कि एक ही, सारी चीज़ें एक ही हैं। तो इन्होंने बोला था कि जो सारा संसार चल रहा है वो एक तरह का सपना है, एक तरह की ड्रीम है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बोली। तो ध्यान रखिएगा, ए से अद्वैत और ए से आदि शंकराचार्य। ठीक है, क्लियर।
और बाकी आप उसमें से जितने भी हैं तो 2-3 और पकड़ के याद कर लो, ठीक है। बस चलो आगे बढ़ते हैं। सर यू आर रॉन्ग, राहुल इनका सन नहीं था, वो बुद्धिज़्म वाले का था सर। तो उन बुद्धिज़्म वाले का ही तो लिखा है भैया, इनकी तो अनोंजा प्रियदर्शनी लिखी है। कहाँ सो रहे हो हैं? ये क्या लिख रखे हैं? बुद्धिज़्म में तो लिख रखे हैं सिद्धार्थ। अब बार बार स्पैम किए जा रहे हो, यू आर रॉन्ग राहुल इनका सन नहीं था, बुद्धिज़्म वाले का था सर। बुद्धिज़्म वाले में तो लिख रखे हैं, थोड़ा सा देख लिया करो यार। हैं थके हम हैं कि तुम हो? बोल हम रहे हैं, देखना हमें पड़ रहा है, कॉन्टिन्यूसली लिखना हमें पड़ रहा है, थक तुम रहे हो। अब आते हैं इन्वेजन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि हमारी बस एंशिएंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म है, बस गुप्ताओं को थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्वेजन्स हुए सेंट्रल एशिया से, कुछ हमारी कबीलों ने इन्वेजन किया। कबीलों ने क्यों इन्वेजन किया? क्योंकि यार उनके भी कारण थे बेचारों के। था कुछ यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे जैसे ये चाइना है, तो यहाँ पे 4-5 छोटे छोटे कबीले थे, ठीक है, यहाँ पे इस पूरे उसमें। तो यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई थी, तो यहाँ ये लोग अब अटैक कर नहीं सकते, तो यहाँ धीरे धीरे एंटर करने लगे थे ये, ठीक है। सबसे पहले आए भारत में इंडो ग्रीक्स, इनके ग्रेटेस्ट रूलर थे मियांडर। मतलब ये 2 मिनट का है बस, ये पूरा 2 मिनट का मुश्किल से, ठीक है। तो मियांडर इनके सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे। इन्होंने हेलेनिस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, हेलेनिस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट को इंट्रोड्यूस किया था। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन्होंने इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सबसे पहले सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए थे, और सबसे पहले वो सोने के सिक्के जिसमें कि रूलर की फ़ोटो बनी हुई होती थी, तो वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। मियांडर को ही मिलिंद के नाम से जानते हैं, और इन पे एक किताब लिखी है मिलिंद पन्हो, पता है आपको मिलिंद पन्हो? उसमें दिखाया जाता है किस तरह से मियांडर नागसेन, जो कि एक बुद्धिस्ट मंक है, उनसे सवाल पूछते हैं बुद्धिज़्म को लेके, नागसेन आंसर करते हैं, जिसके बाद ये बुद्धिज़्म धर्म को अपना लेते हैं। तो ये मिलिंद पन्हो में मियांडर, जिनको मिलिंद के नाम से जानते हैं, ख़त्म। शाका इसके बाद है। शाका को हम स्काइथियंस के नाम से भी जानते हैं, शाका को स्काइथियंस के नाम से भी जानते हैं। इनके एक रूलर थे, मतलब ये इंडो ग्रीक के कंपैरिजन में ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए थे। कहाँ पे? मोस्टली वेस्टर्न इंडिया में, गुजरात, राजस्थान। और ये इस्लामिक इन्वेडर्स की तरह नहीं थे जिन्होंने इस्लाम को फोर्स किया यहाँ पे, ये पूरी तरह से हिंदुज़म में ही मिल गए थे, ठीक है। तो आज भी ये मिले हुए हैं सब। हो सकता है हम में से ही कोई हो शाका, कोई इंडो ग्रीक हो ठीक, इसको पर क्या पता। ये माना जाता है कि ये लोग जो हैं, जो राजपूत्स हैं, जो वेस्टर्न इंडिया में जो खासकर गुर्जर प्रतिहार के बाद डिसइंटीग्रेट हुए, चौहान, परमार, चंदेल, वो ये माना जाता है कि ये इंडो ग्रीक्स और ये वही हैं ये, ठीक है। तो ये जो वेस्ट राजस्थान गुजरात साइड के, लेकिन खैर तो वो हिंदुइज़म में ही मिल गए थे। तो शाका की अगर बात करें, अब ये मत बोलना कि सर आप भारतीय नहीं हो, ठीक है। इंडो ग्रीक्स हैं तो क्या हुआ, है तो भारत का ही ना, ठीक है। तो रुद्र दमन, ठीक है, रुद्र दमन। अब रुद्र दमन जो है ये इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था। सुदर्शन जो लेक था, रुद्र दमन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इन्होंने, मतलब रुद्र दमन रूलर के नाम था और ये इन्हीं के नाम पे इंस्क्रिप्शन का नाम था। तो सुदर्शन लेक को इन्होंने रिपेयर करवाया था। इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था। ये मौर्य के द्वारा बनवाया गया। तो मौर्याज ने बोला था इसको बनवाने के, चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला था बनवाने के लिए इसको, ठीक है। ये शक अब जाने जाते हैं मिलिट्री गवर्नरशिप के लिए, ठीक है। किसके लिए जाने जाते हैं? ये अपनी मिलिट्री गवर्नरशिप के लिए जाने जाते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं क्षत्रपा सिस्टम। क्षत्रपा सिस्टम क्या होता है? क्षत्रपा सिस्टम का मतलब ये होता है कि रूलर के बाद, जैसे हमने देखा कि बृहद्रथ लास्ट रूलर थे, किसने मार दिया उनको? जैसे धनानंद को किसने मारा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर बृहद्रथ को किसने मारा? पुष्यमित्र शुंग ने। तो जो गवर्नर है, ऐसे याद कर लो कि मतलब अगला रूलर वही बनेगा, उनका बेटा नहीं बनेगा। जो मिलिट्री गवर्नर होगा वही उनका अगला उत्तरदायी बनेगा। तो ये मिलिट्री गवर्नरशिप जो कि शाकाज ने इंट्रोड्यूस किया, तो इसको क्षत्रपा सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। पार्थियंस की बात करें तो इनके बाद आए थे, कुछ नहीं पढ़ना इनके बारे में, और ये मतलब सबसे ही कम एरिया में थे पार्थियंस, ठीक है। और उसके बाद कुशांस आए थे। कुशांस को ही हम येउची के नाम से जानते हैं, ठीक है। येउची, इन्होंने ही भगाया था शाका को इंडिया की तरफ। शाका
को और इंडो ग्रीक को शाका ने भगाया था। इंडो ग्रीक वर पुश्ड बाई शाका। तो इंडो ग्रीक ने सेलिसिड यहाँ पे रूल कर रहे थे ना, सेलिसिड डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, हटाया इनको, पहले तो साइड किया। शाका जब इंडो ग्रीक आ गए तो इन्होंने पार्थियंस ने पुश किया तो शाका आए, फिर कुशांस ने पुश किया, तो फिर उसके बाद लास्ट में कुशांस भी आ गया यहाँ पे। इनके फाउंडर थे कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस। विमा कडफिसेस भी एक रूलर थे, ऑल्सो नोन एज, तो ये ऑल्सो नोन एज बता दिया मैंने ये चीज़। और ग्रेटेस्ट रूलर इनके थे कनिष्क। कनिष्क ने ही शका एरा की शुरुआत करी, ठीक है, शका संवत की शुरुआत करी 78 AD में, 78 ईस्वी में। विक्रम संवत 56 BC में स्टार्ट हुआ था, जब माना जाता है कि विक्रमादित्य परमार करके एक रूलर थे तो उनकी विक्ट्री हुई थी। उसके बाद से यहाँ पे 56 BC में, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये विक्रम संवत है, मतलब जो हिंदू कैलेंडर वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो शक संवत को यूज़ करती है, ये हिंदू जो हमारे कैलेंडर होते हैं वो विक्रम संवत का यूज़ करते हैं। तो शक संवत की 78 AD में शुरुआत हुई थी, है ना, यानी जीसस के जन्म से 78। तो ये लोग कब आ रहे हैं सर, ये पता है कब आ रहे हैं, जब BC खत्म हो रहा है, AD शुरू हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि 78 AD में शक एरा की स्टार्टिंग हो रही है, तो जब ग्रीक्स आए होंगे तो कब आए होंगे, हो सकता है 1 AD में आए हो सकता है कुछ ऐसा ही 1-2 BC में आए हों, क्योंकि ऐसे ख़त्म हुआ होगा ना, जैसे कि 5 BC, 4 BC, 2 BC, 1 BC, ये BC अब जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया, तो 0 हो गया। 1 AD जीसस जी 1 साल क्या हो गया, जीसस जी 2 साल क्या हो गया, 2 AD, 3 AD। तो ये उसी टाइम की बात है जब इन लोगों ने अटैक किया, मतलब इंडिया, अटैक तो नहीं बोलेंगे, इंडिया में आई है। अब आते हैं हमारा आखिरी है ये, एंड दैट इज़ गुप्ता डायनेस्टी इन द एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। तो गुप्तास के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, क्लियर। स्टार्ट करें गुप्तास के बारे में। तो गुप्ता के फाउंडर कौन थे? फाउंडर तो माने जाते हैं इनके श्री गुप्त। और एक चीज़ यार बताना भूल गया आपको, ग्रेटेस्ट रूलर थे कनिष्क, और कनिष्क से एसोसिएटेड है एक राबाटक इंस्क्रिप्शन जो अफ़गानिस्तान में मिला था। राबाटक शिलालेख जो कहाँ पे मिला, अफ़गानिस्तान। किससे एसोसिएटेड है? कनिष्क से। और कनिष्क के टाइम पे ही सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स भी शुरुआत हुई थी, प्योर गोल्ड कॉइन्स एकदम। सबसे पहले इंडो ग्रीक, जिसमें रूलर की फ़ोटो इंस्क्राइब हो, वो भी इंडो ग्रीक, सबसे प्योर कुशान के टाइम पे ये हुए थे, ठीक है। चलिए सर एंड मैम, अभी आते हैं फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी पे। तो श्री गुप्त इसके फाउंडर थे, ठीक है, फाउंडर तो थे, लेकिन ये आप गुप्ता एम्पायर का पूरा देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनका रूल था, ठीक है। ऑलमोस्ट पूरे नॉर्दर्न इंडिया में देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके तक्षशिला से लेके यहाँ पे पूरा बांग्लादेश तक, है ना। चलो, तो अखंड भारत। चंद्रगुप्त फर्स्ट इसके मेन फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। ही इज़ कंसिडर्ड एज दी रियल फाउंडर। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसकी मेन, जैसे कि नहीं हम बोलते हैं कि 24वें तीर्थंकर को रियल फाउंडर बोलते हैं जैनिज्म का, क्योंकि उन्होंने ही प्रपाउंड किया, इस धर्म का प्रचार करवाया। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट को हम जानते हैं महाराजा धीराज के नाम से, महाराजा धीराज के नाम से जानते हैं। और कुछ नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना कि इनकी शादी हुई थी, लिच्छवी प्रिंसेस थी एक कुमार देवी थी, ये लिच्छवी प्रिंसेस थी, उनसे शादी हुई थी इनकी, ठीक। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने, इनके भाई थे जिनका नाम था क्या नाम था उनका, रामगुप्त ऐसे करके उनका नाम था। तो उनको तो पहले मारा, और उनकी विडो जो थी कुमार देवी, उनसे, सॉरी कुमार देवी बोल रहा हूँ, ध्रुव देवी, उनसे शादी करी, ठीक है। तो ध्रुव देवी इनकी वाइफ थी, ध्रुव देवी, ठीक है, इनकी वाइफ थी। और चंद्रगुप्त टाइटल जो लिए थे वो टाइटल था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य क्यों लेते थे लोग टाइटल? क्योंकि वो मैंने बताया विक्रमादित्य परमार 56 BC, तो एज अ मैटर ऑफ मतलब प्राइड होता था इसलिए, ठीक है। तो विक्रमादित्य का टाइटल लिया, क्योंकि आगे भी रूलर आए जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया, इसलिए मैंने आपको बोला, ठीक है। और इन्हीं के कोर्ट में नवरत्न हुआ करते थे, नवरत्न, और कालिदास उनमें से एक थे, ठीक है। अभी कालिदास की राइटिंग्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। या तो यहीं लिख लेते हैं, कालिदास एक थे ना, तो कालिदास के बारे में यहाँ पे राइटिंग लिख लेते हैं। जैसे कि एक तो मैंने आपको बताई थी मालविका अग्निमित्र हो जाएगी, कुमार संभवम हो जाएगी, ठीक है। और मालविका अग्निमित्र, और एक वो कौन सी थी, और एक मेघदूतम, ऋतु संहारा,
और एक लव स्टोरी और थी, वो क्या नाम थी, एक तो मालविका अग्निमित्र हो गई, एक अभिज्ञान शकुंतलम थी, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये कुछ किताबों के नाम याद रखिएगा, कालिदास ने लिखी थी, जिनको कि हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक, क्लियर। चंद्रगुप्त टू से एसोसिएटेड है मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, क्या, मेहरौली, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन, ये ध्यान रखना। चंद्रगुप्त टू ने अपनी बेटी की शादी करवाई थी, इनकी बेटी का नाम था क्या नाम था, अरे यार क्या नाम था, चंद्रगुप्त की बेटी का नाम, जिसकी शादी करवाई थी रुद्रदमन से, सॉरी रुद्रसेन दी सेकंड से, वाकाटाका डायनेस्टी के रूलर थे, ध्रुवा देवी, ठीक है, ध्रुवा देवी नाम था ना, ठीक है। तो इनकी शादी करवाई थी किससे, अभी या तो यहाँ पे जगह की कमी है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूलर डायनेस्टी हुआ करती थी, वाकाटाका डायनेस्टी, जो कि एक्चुअल में वाकाटाका डायनेस्टी, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था सातवाहना डायनेस्टी थी, उसी के फ्यूडेटरी, उसी के ही सामंत हुआ करते थे, तो वाकाटाका डायनेस्टी, ठीक है, वाकाटाका डायनेस्टी। हाँ, प्रभावती गुप्ता, ध्रुवा देवी लिख रहा हूँ, प्रभावती गुप्ता, एकदम से दिमाग से नाम चला जाता है, प्रभावती गुप्ता, ठीक है। या तो यहीं पे लिख देते हैं बिकॉज वहाँ पे जगह की थोड़ी सी कमी है। तो वाकाटाका डायनेस्टी का यहाँ पे रूल था और इसके रूलर हुआ करते थे रुद्रसेन दी सेकंड, ठीक है। तो उनसे शादी करवाई गई थी, किसकी शादी करवाई गई थी, प्रभावती गुप्ता की, प्रभावती गुप्ता की, ठीक है, रुद्रसेन सेकंड। इनकी डेथ हो जाती है रुद्रसेन सेकंड की तुरंत, जिसकी वजह से यहाँ पे अब चंद्रगुप्त सेकंड का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, क्योंकि अब प्रभावती गुप्ता ही थ्रोन पे बैठ गई, उनकी बेटी, तो इनका बढ़ जाता है। और यहाँ मतलब यहाँ पे थी वाकाटाका डायनेस्टी, यहाँ पे थे शक रूलर, तो शकों को हटा दिया पूरी तरह से इन्होंने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक है, यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया। और यहीं से हम बाद में देखेंगे कि यहाँ पे एक मैत्रक वंश की स्थापना होती है, यहीं पे ही मैत्रक, ठीक है, बाद में। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ही ट्रैवलर आया था, एक ट्रैवलर था, उस ट्रैवलर का नाम याद रखिएगा, उस ट्रैवलर का नाम था फाहीन, जो कि पहला चाइनीज़ ट्रैवलर था, फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर। समुद्र की अगर बात करें तो ये सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी बोला, किसने, वी.ए. स्मिथ ने, वी.ए. स्मिथ ने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला, क्योंकि जब इन्होंने पढ़ा प्रयाग प्रशस्ति तब इन्होंने ये बोला, प्रयाग प्रशस्ति, हाँ जी प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था इनके कोर्ट पोएट थे हरिसेन, तो उन्होंने लिखा था और वहाँ पे इन्होंने लिखा कि ये एक भी बैटल नहीं हारे हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने जो टाइटल लिए थे वो थे कविराज और सर्वराज ओछेत्ता, अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, सर्वराज ओछेत्ता का मतलब होता है नहीं सारे राजाओं को उखाड़ देने वाला, सर्वराज ओछेत्ता, और कविराज, क्योंकि ये क्वाइंस में ये वीणा बजाते हुए दर्शाए गए हैं। हमने वीणा में 3 एक्सपोनेंट पढ़े थे, एक तो एपीजे अब्दुल कलाम जी, समुद्रगुप्त और एक औरंगजेब पगलैट, वो भी वीणा बजाता था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जी जो है क्वाइन में वीणा बजाते हुए दर्शाए गए, और प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, ठीक। कुमार गुप्त की अगर बात करेंगे तो इनके टाइम पे हुन्स का अटैक हुआ था, ठीक है, हुन्स का अटैक हुआ था इनके टाइम पे सबसे पहली बार, जो कि एक सेंट्रल एशियनी ट्राइब थी, और कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी राजगिरी में, ठीक है, जो अभी मॉडर्न नालंदा का अनावरण अभी पीएम मोदी जी ने किया है। स्कंदगुप्त ने सक्सेसफुली रेजिस्टेड अटैक ऑफ हुन्स, यानी कि हुन्स को खदेड़ भगाया इन्होंने, ठीक है, ऑफ हुन्स। लेकिन इस बार अटैक की वजह से गुप्ता एम्पायर अब वीक हो गया, और अब यहाँ से कोई प्रमुख रूलर आता नहीं निकल के। इनसे एसोसिएटेड है भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त टू से एसोसिएटेड है आपका मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन, तो अभी करेंटली दिल्ली में रखा हुआ है, आपको पता होगा वो मेहरौली पिलर कुतुब मीनार के साइड में ही, ठीक है। और ये है आपका भीतरी पिलर, स्कंदगुप्त से एसोसिएटेड है। क्लियर यहाँ तक? ऑफिसर्स की अब बात कर ली, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? पहले एक बार कमेंट में बता देंगे, अगर किसी को डाउट होगा तो बताइए जल्दी से। हाँ जी, डाउट तो नहीं है ना किसी को यहाँ पे?
गुप्ता में उनने फाउंडर देख लिया, किसकी मैरिज इनकी देख ली, प्रमुख रूलर्स देख लिए, टाइटल्स कविराज इनका बता दिया, महाराजा धीराज हो गया, विक्रमादित्य इनका हो गया। ठीक। और ये मैंने, और ये कालिदास नवरत्न है। और नवरत्नों की अगर बात करेंगे तो जैसे कि एक धन्वंतरी हो जाएंगे। धन्वंतरी फिजिशियन थे, धन्वंतरी इनके कोर्ट में फिजिशियन थे। अमर सिम्हा, अमर सिम्हा एक तरह से जो क्या एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं उनको, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर थे। वरारुचि थे, वेताल भट्टा थे, शापनका थे, ध्यान रखना, ठीक है। तो धन्वंतरी क्या थे, फिजिशियन थे। अमर सिम्हा एक तरह के एस्ट्रोनॉमर थे, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अभी और एक ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि चरक और सुश्रुत के बारे में ध्यान रखिएगा, ये दो लोग के बारे में। चरक को फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन बोलते हैं हम, ठीक है। और सुश्रुत जी को फादर ऑफ इंडियन सर्जरी के नाम से जानते हैं, ठीक। अब ऑफिसर्स देख लेते हैं इनके टाइम पे, जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाया जाता था। इनका जो प्रशासन था वो भुक्तियों में डिवाइडेड था। भुक्ति का मतलब हो गया एक तरह भुक्ति, ठीक है। जैसे कि अभी आप देखते हैं कि भारत पूरा है, भारत राज्यों में बटा हुआ है। आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। तो स्टेट हैं, स्टेट में हम देखते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर डिफरेंट वहाँ पे सिटीज़ हैं, देन डिफरेंट विलेजेस हैं, इस तरह से डिवाइडेड हैं। तो ऐसे भुक्ति डिवाइडेड थे विषय में, विषय डिवाइडेड थे विठी में, और विठी डिवाइडेड थे विलेजेस में, गाँवों में। इनको हैंडल करते थे उपारिका जी के अंडर में होता था ये। विषय जो विषयपति होते थे ये नगरपति देखते थे, और वो आपके देखेंगे ग्रामिका लोग देखते थे, वो नगरपति देखते थे, ठीक है। अब क्या चीज़ है, हाँ, अब ये ध्यान रखिएगा कि इनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हुआ करते थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। कुमार अमर्त्य, और एक होता था हमारा, क्या उसको बोलते थे, अरे क्या बोलते थे उसको, महादंड नायका, ठीक है। महादंड न्याय, ठीक है, नायका। देन आपका संधि विग्राहिका, और एक है आपका नगर श्रेष्ठी। कुमार अमर्त्य जो होता था वो एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होता था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर, ध्यान रखिएगा, काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर टाइप। महादंड, दंड दे रहे हैं, ऑफिसर ऑफ जस्टिस, न्याय दे रहे हैं ना, दंड। संधि विक्रय संधि का मतलब होता है कि ट्रीटी साइन करना, यानी ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस। और ये जो होता था नगर श्रेष्ठी, ये होता था चीफ बैंकर, ठीक है, ये चीफ बैंकर होता था। और ये चीज़ ध्यान रखना, सवाल पूछता है कि हरिसेन जो कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, उन्होंने कौन सी पोस्ट होल्ड नहीं करी थी। हरिसेन के द्वारा ये पोस्ट होल्ड नहीं करी थी। हरिसेन डिड नॉट होल्ड दिस पोस्ट, यानी ये तीनों होल्ड करी थी हरिसेन ने अकेले खुद हरिसेन ने, लेकिन ये नहीं होल्ड करी थी, डिड नॉट होल्ड ये पोस्ट। कौन सी, नगर श्रेष्ठी की। टैक्सेस इनके टाइम पे जो लगते थे, भाग याद करो, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस होता था मौर्य के टाइम पे भी, अभी भी उतना ही 1/6 से लेके 1/4 हो चुका है, 1/4 ऑफ प्रोड्यूस, जितना भी प्रोड्यूस होगा उसका। भोग एक तरह से पीरियोडिक सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। तो फ्रूट्स वगैरह का पीरियोडिक सप्लाईज वगैरह। बाली क्या होता था, तो बाली एक तरह का, बाली पहले वॉलंटरी होता था, हमने देखा, अभी ऑपरेसिव हो चुका है। पहले होता था मन हो तो दे तो ठीक है, अभी क्या है, अबे नहीं दो तो पहले जाओगे, ये टाइप हो गया था अभी बाली में, ठीक है। और एक उपारिका भी होता था, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा टैक्स था। जैसे नहीं हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था सरचार्ज के बारे में, तो सरचार्ज क्या होता था कि भाई टैक्स पे टैक्स, तो वही है उपारिका, एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है। और एक वो ध्यान रखना, विष्टि वॉज अ काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती मजदूरी करवा के ये टैक्स लिया जाता था। ख़त्म हो गया सर, ये इनके टाइम पे, गुप्ताओं के टाइम पे कुछ बना हुआ आर्किटेक्चर है, ये हम देख चुके हैं, सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको टेम्पल वाली क्लास में। जल्दी से बता दो ये क्या है हमारे, ये ग्रेट बोर है, ठीक है। ये ग्रेट बोर का मतलब है जो सुअर यानी पिग के फॉर्म में विष्णु जी ने वराह रूप बोलते हैं ना इनका, वराह,
विष्णु जी का जो बोर का अवतार होता है सुअर के रूप में जी, ये गॉडेस अर्थ को प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो वो है यहाँ पे। ये क्या है, इसको बोलते हैं उदयगिरी की केव्स, उदयगिरी की पहाड़ियाँ, उदयगिरी की केव्स हैं ये मध्य प्रदेश में। ध्यान इस बात का रहे कि उदयगिरी खंडगिरी अलग होता है, वो उड़ीसा में है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उदयगिरी खंडगिरी उड़ीसा में है, उदयगिरी मध्य प्रदेश में है, जो ये गुप्ता के टाइम पे बनी थी। ये है हमारा भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर है ये, जो कि सबसे ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है भारत का, ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल। और ये है देवगढ़ का मंदिर जो ललितपुर में है, ठीक है, ललितपुर यूपी में है देवगढ़ का मंदिर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज पे। पोस्ट गुप्ता ने गुप्ता के बाद हमारी कौन सी डायनेस्टी आई थी, बस ये आखिरी है ना लिस्ट में, एंशिएंट में। अब हुआ क्या, गुप्ताज धीरे धीरे हुन्स के अटैक की वजह से वीक होने लगे। तो यहाँ पे ये जो आपका हरियाणा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पुष्यभूति एक डायनेस्टी निकल के आती है, ठीक है। पुष्यभूति जी एक रूलर थे, मतलब एक फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, तो वो आते हैं सबसे पहले। अब इस डायनेस्टी को वैवर्धन डायनेस्टी क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि पुष्यभूति के बेटे थे, इनके सन थे प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन इनके बेटे थे। और इनके प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो इतने वर्धन होंगे तो इसलिए इसको वर्धन डायनेस्टी बोल देते हैं, हर्षवर्धन। ठीक, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पोस्ट गुप्ता धीरे धीरे छोटी छोटी, अब होता क्या है भाई, इतना बड़ा गुप्ता एम्पायर है, तो जो इनके रूलर्स रहे होंगे ना गुप्ता के, मिलिट्री कमांडर के, भाई तुम यहाँ गवर्न करो, तुम यहाँ गवर्न करो, तो धीरे धीरे भाई ये अपना ऑटोनॉमी घोषित कर दी, इंडिपेंडेंस घोषित कर दिए कि हम अब अलग हैं, हमको खुद में मत जोड़िए। तो इनको लेट गुप्ता, तो ये पुष्यगुप्ता यहाँ पे, पुष्यभूति आई, ये मौखरी आया यहाँ पे आपके गौड़ प्रोविंस है, गौड़ प्रोविंस में भी राजा है, मैत्रक यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये धीरे धीरे इनका विस्तार हो जाता है और ये पूरे क्षेत्र में फैल जाते हैं। कौन, पुष्यगुप्त वाले, इसलिए इनके बारे में पढ़ रहे हैं जो फैला है। अब फैले कैसे, तो यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया में एक गौड़ प्रोविंस हुई, यहाँ का राजा था शशांक, उसकी हत्या करी हर्षवर्धन ने। इसका पूरा लंबा चौड़ा स्टोरी है कि इनकी बहन थी राजश्री, मतलब इन दोनों लोगों की बहन यानी प्रभाकर वर्धन की बेटी राजश्री। अब ये जो राजश्री हैं, इनकी शादी होती है ग्रहवर्मन से। मौखरी डायनेस्टी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस मौखरी डायनेस्टी के जो रूलर थे सबसे पावरफुल ईशान वर्मन थे, जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, ध्यान रखना। जैसे कि चंद्रगुप्त टू को देखा था, वैसे ईशान वर्मन इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। और इसी डायनेस्टी के रूलर थे ग्रहवर्मन, तो उनके साथ शादी हुई। ग्रहवर्मन को इन लोगों ने मार दिया, गौड़ प्रोविंस के राजा शशांक ने। फिर इन्होंने राज्यवर्धन बदला लेने गए तो फिर से मार दिया गया इनको, राज्यवर्धन को। तो हर्षवर्धन ने फाइनली बदला लिया गौड़ प्रोविंस के राजा शशांक को मार के। और धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रचार, मतलब एक तरह से यहाँ पे प्रसार किया, नॉट प्रसार किया, अपना एक्सटेंशन किया। हर्षवर्धन ने अपनी जो राजधानी बनाई, जो कैपिटल बनाई, दैट वॉज कौन सी थी, कन्नौज। ये मैंने इसलिए लिख रखे हैं सो दैट भाई आप भी उसको रिकॉल करो कि कैपिटल कौन सी, क्या कैपिटल थी, है ना। मेरे बोलने का इंतजार मत करो, खुद से। कोर्ट पोएट कौन था, कौन था कोर्ट पोएट जिसने कि हर्षचरित्र लिखी थी, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने क्या लिखी थी, बाणभट्ट ने इनकी बायोग्राफी लिखी थी, हर्षचरित्र। लेकिन ध्यान रखिएगा इन्होंने कौन सी किताबें लिखी थी, इन्होंने लिखी थी रत्नावली, प्रियदर्शिका, नाग नंदा, ये 3 किताबें लिखी थी। कन्नौज को कन्या बुज के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। सेकेंड चाइनीज ट्रैवलर कौन था, ह्यून सांग था, जिसको कि जुआनजांग के नाम से जानते हैं, जुआनजांग। कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा चाइनीज ट्रैवलर था जो बंगाल से होते हुए चाइना की तरफ गया था, वो वाह हीन था जो पहले पढ़े थे। ये ह्यून सांग है जो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। हर्षवर्धन किसके खिलाफ लड़े थे ये, तो हर्षवर्धन लड़े थे पुलाकेशिन II के खिलाफ। पुलाकेशिन द्वितीय के खिलाफ लड़े थे ऑन दी बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। ऐसे तो बहुत लोगों के खिलाफ लड़े, जैसे शशांक के बारे में बताया, ठीक है, लेकिन एक ये जो बैटल था इनके खिलाफ, तो वो सबसे बड़ा बैटल था,
ठीक है। जहाँ पे इनकी हार होती है और इनके जो एक हम बोल सकते हैं कि इनके जो उद्देश्य थे कि साउथ इंडिया में एक्सपेडिशन करेंगे वो नाकाम हो जाते हैं। तो ये नर्मदा रिवर आप देख पा रहे हैं जो कहाँ से निकलती ज़रा बताएंगे। ये नर्मदा रिवर है, तो इसके साउथ में जा रहे थे। तो यहाँ पे चालुक्य देख रहे हैं आप, ये जिनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो बस इन्होंने ही क्या किया, इनको हरा दिया, इनके रूलर पुलाकेशिन II ने। अब वहीं से इनका काम तमाम हो गया। तो ये जो रूल करते हैं हर्षवर्धन, ये 606 से लेकर 647 AD तक हर्षवर्धन जी का रूल रहता है। ख़त्म हो गया ये, ठीक है। अब आते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय युद्ध। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे छोटा और इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो नहीं सकता है। 1 मिनट का टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। अभी बताया कन्नौज कैपिटल थी, जिसको कन्या का बुज के नाम से जानते थे पहले। तो कैपिटल थी हर्षवर्धन की। क्यों ली थी? क्योंकि इंपॉर्टेंट था, यहीं से उत्तर पथ और दक्षिण पथ कनेक्ट होते हैं यहीं पे आके। तो ट्रेड रूट बड़ा अच्छा है, यहाँ से दोनों ट्रेड रूट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार थे वेस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में पाल डायनेस्टी थी और साउथ इंडिया में राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी। ये लोग इन द ईयर 790 AD के टाइम पे कुछ ऐसा, ये लोग यहाँ पे लड़ जाते हैं कन्नौज के लिए। क्या मतलब ऐसा नहीं कि साउथ लड़ते रहते हैं बड़े लंबे समय तक ये युद्ध चलता है। इसलिए ये नहीं पूछता है कि कब लड़े, ये पूछता है इस युद्ध में, किस युद्ध को और क्या बोलते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल को, और युद्ध किन के बीच में हुआ। तो ये समझ गया, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाली, ये रटा हुआ होना चाहिए, किसके बीच में हुआ, पक्का पूछता है। इसको हम कन्नक बुज स्ट्रगल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कन्नौज या फिर कन्नौज स्ट्रगल, क्योंकि कन्नौज के लिए ये स्ट्रगल हुआ। गुर्जर प्रतिहार के फाउंडर कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, नाग भट्ट इनके फाउंडर थे। और जब हम पाल डायनेस्टी की बात करते हैं तो इनके फाउंडर तो गोपाल थे, लेकिन जब ये हो रहा था क्या, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, तो इस समय धर्मपाल थे रूलर, धर्मपाल। और धर्मपाल ने ही ओदांतपुरी जो यूनिवर्सिटी है उसको स्टैब्लिश किया था। इन्होंने ही, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, ये क्या बोल दिया, इन्होंने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया था। ओदांतपुरी गोपाल ने, ठीक है, गोपाल ने ओदांतपुरी और धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट करी थी। इतनी बात समझ में आती है कि धर्मपाल के टाइम पे ये हो रहा था, और कुछ टाइम के लिए उन्होंने कन्नौज पे अपना स्वामित्व स्थापित करने में वो कर ली थी। लेकिन ये डिसाइसिव नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं कि इनमें तीनों में से यही पावरफुल होकर मर जाए। यही गुर्जर प्रतिहार बाद में हम पढ़ेंगे। अभी चौहान जो मोहम्मद गौरी ने अटैक किया, पृथ्वीराज चौहान, चंदेलाज जिन्होंने की खजुराहो के टेम्पल्स बनवाए, परमार्स, ठीक है, वो उनके बारे में भी देखेंगे। तो ये सब जो राजपूत डायनेस्टीज़ हैं ये गुर्जर प्रतिहार से ही माना जाता है निकल के आई, ठीक है। तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल मत भूलिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया स्टार्ट करें। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा।
चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। डांसिंग लेडी हाइट, डांसिंग लेडी अच्छा 10.5 सेंटीमीटर है भाई उसकी, लेकिन वो पूछता नहीं, वो IB में पूछा था क्वेश्चन, इसलिए नहीं बताया यहाँ पे मैंने। हिंदी कैलेंडर से क्वेश्चन गलत होते हैं उसका भी कुछ करवाओ भाई। हिंदी कैलेंडर तो यार पिछले वाले क्लास में कर चुके हैं। सौरभ मालवी सुधर जाओ, ये जो लोग लिखते रहते हो ना, मैं अवॉइड करता हूँ इन चीज़ों को कि सर शादी की बधाइयाँ और ये वो, ठीक है, तो मैं अवॉइड करता हूँ, ये ब्लॉग करना शुरू करूँगा, ठीक है। तुम लोगों की वजह से जो लोग मतलब जानते हैं कि भाई तो लोग देखते हैं कमेंट तो बोलते हैं कि भाई क्या भाई शादी वादी कर रहे हो क्या मतलब हो गई क्या, इस तरह से लिखते हैं क्या कर रहे हो सब। अभी ब्लॉग करना स्टार्ट करूँगा तो दोबारा नहीं लिखोगे। वो बोलते हैं कि हमको बताया भी नहीं तुम, तो ये वो, हम तो कमेंट देखे थे तुम्हारी यूट्यूब पे। तो अभी सुधर जाओ, नहीं तो फिर मैं ब्लॉग करूँगा फिर, और अनब्लॉग का कोई, अब मैं फिर अनब्लॉग नहीं करने वाला हूँ कि फिर तुमको कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। सर उस चैनल का एडमिन कौन था जिसने क्राइस्ट जी को पिन किया? कौन क्राइस्ट जी? हाँ चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ कुछ लिखेंगे लेट हो जाएंगे तो सर अपने बच्चों को गार्डन में घुमाने ले गए, अबे यहीं से जूता फेंक के मारेंगे। हाँ दोबारा ये सब लिखा था। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया को तो हमने अभी एंटर किया ही नहीं, तो अब हम नर्मदा से नीचे आ जाते हैं। ब्रेक ब्रेक अभी बस ये इसको ख़त्म कर लेते हैं, एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट, फिर ब्रेक दे देते हैं आपको, ठीक है। अभी कितना ही टाइम हो, 2 घंटे, 2 घंटे में ब्रेक चाहिए तुमको? हैं 2 घंटे भी कोई घंटे होते हैं? चलो तो इस पे आ जाते हैं, ठीक है, इस पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो तो ये क्या है, ये मेगालिथ है। अब माइक्रोलिथ हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, अब हम लोगों ने माइक्रोलिथ पढ़ा था, याद है आपको? तो माइक्रोलिथ मीजोलिथिक पीरियड को बोलते हैं माइक्रोलिथ, जहाँ छोटे छोटे पत्थर। मेगालिथ बड़े बड़े पत्थर, देख रहे हो कितने बड़े बड़े पत्थर। ये ग्रेव यार्ड है जहाँ पे लोग माना जाता था, साउथ इंडिया के लोग जब डेथ होती थी तो ऐसे बड़े बड़े पत्थर में अब खुद ऐसे जो है ये रख देते थे वहाँ पे। तो ये पूछता है मेगालिथ कब टाइम, कौन सा टाइम पीरियड है? तो जब नॉर्थ इंडिया में ब्रॉन्ज एज चल रहा था तो उसी समय यहाँ पे मेगालिथ कल्चर चल रहा था, साउथ इंडिया में ख़त्म बात। धीरे धीरे ये जो है थिनाइज में डेवलप हुए। थिनाई रीजन होते हैं, जैसे कि ये आपका साउथ इंडिया है तो थिनाई रीजन्स होते हैं, ये थिनाइज बोलते हैं उनको, जोग्राफिकल एरियाज़ को थिनाई बोलते हैं। इसमें धीरे धीरे कुछ हम बोल सकते हैं कि डायनेस्टीज़ निकल के आ गई। उसमें से 3 इंपॉर्टेंट थे, चेरा, चोला और पांड्या। अब ध्यान समझिएगा, अगर आप चेरा चोला पांड्या नहीं समझे तो यहाँ से आपकी साउथ इंडिया हिस्ट्री यहीं से डगमगाने लगेगी। आपके जो साउथ इंडिया के पिलर्स हैं वो वीक पड़ जाएंगे, और फिर आप चोला, पल्लव, पल्लव चोला, चालुक्य, राष्ट्रकूटा और चेरा पांड्या, सब दिमाग खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान से, तो चेरा यहाँ से निकल के आया, ये चोला और ये पांड्या। इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल थी वंजी। इनकी कैपिटल क्या थी? वंजी। अच्छा, पांड्या की क्या थी? मदुरई थी। मदुरई क्या थी? चोला की क्या थी? चोलास की कैपिटल थी तंजौर, ठीक है, इनकी कैपिटल थी तंजौर, या फिर बाद में गंगईकोंडा चोलापुरम भी बनी थी बाद में जाके। चेरा के पोर्ट पूछता है, बंदरगाह, मुजरी एंड टोंडी, ठीक है, मुजरी और टोंडी इनके पोर्ट थे, इनके बंदरगाह थे, ये बात समझ में आती है। पांड्या की जब हम बात करते हैं तो इनका जो था पोर्ट वो था कोड़कई, ठीक है, कोड़कई पोर्ट था, इनका बंदरगाह था। और चोला का देखेंगे वो पूहड़, जिसको कि हम कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पोर्ट के नाम रट लिया आपने। इनको हम किससे डिनोट करते थे सिंबल? तो चेरा को डिनोट करते थे, चीर देते थे ना ये, तो चीरते किससे हैं? बो एंड एरो से, तीर कमान मारेंगे, चीर देंगे एकदम। तो चेरा। पांड्या, अपना पांड्या है कौन? अपना पांड्या है ये क्या बोलते हैं, हार्दिक पांड्या। तो पांड्या लोग जो है मछली बहुत खाते हैं, तो फिश। और चोला जो है, चोला इनका टाइगर था एम्बलम। क्या एम्बलम था इनका? टाइगर, जो इनके फ्लैग में बना होता था। बस अभी के लिए इतनी चीज़ें, ठीक। संगम एज वो एज को कहते हैं जो ये जिस समय चेरा, चोला और पांड्या एग्जिस्ट कर रहे थे,
ठीक है। इसमें से हमारी टोटल 3 पूछता है। संगम, संगम का मतलब होता है जहाँ पे सारे पोएट्स लोग सब मिले थे, मिल के बैठे थे, तो उसी को ही हम संगम बोलते हैं। तो पूछता है आपसे कि जो तोलका पीएम करके है, तोलका पीएम करके जो टेक्स्ट है ये किस संगम में कंपोज हुआ था? तो सेकंड संगम में कंपोज हुआ था। इसको तोलका पियार जी ने कंपोज किया था, इसको बनाया था, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको एक बताई होगी इडांगो अडिगल की किताब, जिसमें कि कोवलन, माधवी और कन्नगी की स्टोरी है। उसका नाम बताइए ज़रा। इडांगो अडिगल जी की किताब, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सीलापदिकरम, ठीक है, सीलापदिकरम। और इसमें स्टोरी बताई गई है उसमें किसकी? कोवलन, उसकी वाइफ कन्नगी और एक तीसरी लेडी माधवी, है ना, जिसके प्यार में कोवलन अपना पागल हो जाता है, देन धोखा देती है, देन कोवलन फिर से कन्नगी के पास जाता है, कन्नगी एक्सेप्ट कर लेती है इनको। तो कन्नगी को हम देवी के रूप में पूछते हैं साउथ इंडिया में, खासकर केरल और तमिलनाडु के रीजन में। तो सीलापदिकरम में लिखा हुआ है। और इनकी कोवलन और माधवी की एक बेटी थी और उसका नाम था मणि में गलई, मणि में गलई। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, संगम एज। अब हम यहाँ पे आप थोड़ा सा इस डायग्राम को देखिए, बिकॉज यहाँ से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चालुक्य, वही चालुक्य जिन्होंने हमारे हर्षवर्धन जी को हराया था, ठीक है। तो ये हैं चालुक्य। चालुक्यास जो हैं, अब ये भी किसी न किसी के फ्यूडेटरी रहे होंगे, जी हाँ। तो ये फ्यूडेटरीज थे, फ्यूडेटरीज ऑफ कदम्ब ऑफ वनवासी। वनवासी जगह पड़ती है, वनवासी, ठीक है, ये जो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच का रीजन, सॉरी केरला का रीजन है वहाँ पे, तो वहाँ पे पड़ता है कदम्ब, वनवासी। वहाँ पे डायनेस्टी थी कदम्ब, तो उनके फ्यूडेटरी थे, उनके सामंत थे वनवासी, कदम्ब ऑफ वनवासी। फाउंडर कौन थे? पुलाकेशिन वन थे, पुला वन शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ग्रेटेस्ट रूलर पुला 2 थे, पुलाकेशिन 2। अब चालुक्य में क्या दिक्कत है सर, कि काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब इनकी कैपिटल क्या थी? कैपिटल भी देख लेते हैं। तो कैपिटल थी इनकी बादामी, लेकिन कहीं कहीं तुम कल्याणी लिखिए देखोगे, और हो सकता है वेंगी भी देख लो। क्यों? क्योंकि ये ध्यान रखना कि चालुक्य 3 थे, 3 चालुक्य थे, 3 चालुक्य थे, हाँ। एक तो अर्ली चालुक्यास, बाद में जो आए उनको लेटर चालुक्य बोला गया, और इन्हीं को ही वेस्टर्न चालुक्य बोला गया। और इनको बोला गया, यहाँ पे वेंगी देख रहे होंगे, यहाँ पे भी चालुक्य आए थे, इनको चालुक्य और वेंगी, मतलब आए थे का मतलब क्या हुआ? पुलाकेशिन 2 ने अपने भाई को बोल दिया था कि तुम यहाँ पे एक रूलर को हरा के कि तुम यहाँ पे अब देखो अपना, तो ये ईस्टर्न चालुक्य हो गए। क्लियर यहाँ तक बात? अब हुआ क्या? हुआ यूं कि मैंने अभी आपको बताया कि पुलाकेशिन जो 2 हैं, पुलाकेशिन 2 डिफीटेड हर्षा और टाइटल ले लिए दक्षिण पथेश्वर का। दक्षिण पथेश्वर यानी कि दक्षिण का कॉन्करर, एकदम दक्षिण के राजा हम हैं, यहाँ के हम बॉस हैं, ठीक है। तो ऐसा टाइप पुलाकेशिन 2 ने बोला। अब पुलाकेशिन 2 जी की चुल शांत नहीं हुई, वहाँ ये गए यहाँ पे पल्लव के पास, पल्लव को भी हराया इन्होंने, पल्लव्स को भी हराया पुलाकेशिन 2 जी ने, ठीक है। तो किसको हराया? नरसिम्हा वर्मन 1, इन शॉर्ट नरसिम्हा लिख रहा हूँ मैं, नरसिम्हा वर्मन 1 ऑफ पल्लव डायनेस्टी, इनको हराया। ये पल्लव कौन आ गए भाई? अब चालुक्य जहाँ थे, जहाँ चोला थे, अभी चोला बताए थे, वहीं पे ही पल्लव हैं, बस वहीं पे ही पल्लव आ गए थे। पल्लवों को सातवाहनास का फ्यूडेटरी बोला जाता है, ठीक है, सातवाहना का सामंत इनको बोलते हैं, पल्लव को। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब पुलाकेशिन 2 को भी हराएंगे, एक पल्लव वाले भी, उन पे भी आएंगे, ठीक है। अब ये चालुक्य का आर्किटेक्चर है जो हम टेम्पल वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, रिवाइज करवा देते हैं आपका, कि ये वेसरा स्टाइल में बने हुए हैं, सेंट्रल इंडिया के, ठीक है। इनको हम किस नाम से जानते हैं? ये है हमारे पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल है ये कौन सा है? हमारा अईहोल में टेम्पल बना हुआ है, हमारे अईहोल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, मतलब उसमें बहुत सारे टेम्पल हैं। तो उसमें से एक टेम्पल है ये जो देख पा रहे हैं, दुर्गा टेम्पल, जो कि कब बना था? जो कि बना था आज से 1400 साल पहले। क्वेश्चन पूछता है आज से 1400 साल पहले कौन सा चाइनीज ट्रेवलर आया? तो ह्यूनसांग। 1400 साल पहले हर्षवर्धन रूल कर रहे थे, इसे याद कर लो, ठीक है, ठीक है। 1400 साल पहले, आज से सब्ट्रैक्ट करोगे तो हर्षवर्धन रूल कर रहे थे, ह्यूनसांग उन्हीं के टाइम पे आया था। अब जब हर्षवर्धन तो
उन चले गए पुलाकेसिन 2। तो ह्यूनसांग जो जुआनजांग है वो पुलाकेसिन 2 के भी कोर्ट में गया, ठीक है। तो दुर्गा टेम्पल है ये आपका, ठीक है, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। इट इज़ वन ऑफ द अहोल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में ये आता है आपका, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ये है आपका रावण फाड़ी केव्स, ठीक है। ये कौन सा है? ये है आपका रावण फाड़ी की गुफाएं, ये भी चालुक्यास ने बनवाई, ठीक है। एक है हमारा उसका नाम है विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष, वैसे तो ये मैं आगे आपको बताता, लेकिन आगे मैं भूल ना जाऊँ इसलिए बता रहा हूँ। विरूपाक्ष 2 टेम्पल हैं। एक तो पट्टाडक्कल में है विरूपाक्ष, जिसको कि क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया, क्वीन लोक महादेवी। और एक और है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक आगे और है जो कि लक्कन दंडेश्वर ने बनवाया, तो हम्पी में है। ये बात हमें समझ में आती है कि नहीं आती है, जल्दी से बताइए। ठीक है, आगे। अब पल्लव्स कौन थे? पल्लव्स कौन थे? तो पल्लव्स जो थे वो फ्यूडेटरी ऑफ माने जाते हैं सातवाहनास। इनकी फाउंडर कौन थे इनके, और इनकी कैपिटल क्या थी, और इनके रूलर्स के बारे में। तो फाउंडर इनके थे सिम्हा विष्णु, सिम्हा विष्णु, और कैपिटल इनकी थी कांचीपुरम। और इनके जो रूलर थे नरसिम्हा वर्मन सेकंड, ध्यान से सुनना। सॉरी, एक सेकेंड, आई थिंक मैंने वहाँ पे महेंद्र वर्मन की जगह नरसिम्हा वर्मन लिख दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। महेंद्र वर्मन जी को हराया था, ठीक है। महेंद्र वर्मन जी को हराया था इन्होंने। महेंद्र वर्मन थे पल्लव के, और नरसिम्हा वर्मन जो 1 है, इन्होंने पुलाकेसिन 2 को हराया था। नरसिम्हा 1 डिफीटेड पुलाकेसिन 2। तो पुलाकेसिन 2 ने हराया था इनके फादर को, नरसिम्हा वर्मन के फादर महेंद्र वर्मन को, और फिर नरसिम्हा वर्मन 1 ने हराया पुलाकेसिन 2 को, ठीक है। और अब इन्होंने टाइटल लिया वातापी कोंडा का। वातापी कोंडा का टाइटल लिया इन्होंने। जैसे पुलाकेसिन 2 ने हर्षा को हराने के बाद दक्षिण पतेश्वर लिया था, तो इन्होंने वातापी कैपिटल थी चालुक्याज ऑफ बादामी। ये जो अर्ली चालुक्याज हैं इनको चालुक्याज ऑफ बादामी भी बोलते हैं, ठीक है। चालुक्याज ऑफ बादामी। और ये जो लेटर चालुक्याज हैं इनको हम बोलते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं चालुक्याज ऑफ कल्याणी। इनकी कैपिटल हुआ करती थी कल्याणी, ठीक है। ये लेटर चालुक्य, और ये ईस्टर्न के थी कैपिटल वंजी, और ये कांचीपुरम पल्लव की कैपिटल थी। पल्लव भी जाने जाते हैं अपने किसके लिए? अपने टेम्पल्स के लिए, ठीक है। और ये पल्लव और चालुक्याज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शांत नहीं होता, चलता रहता है। और ये जब चलता रहता है तो फिर एक रूलर थे कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन अगेन पल्लव्स को अगेन हरा देते हैं और उनको एकदम मतलब और सिकोड़ के रख देते हैं, ठीक है। पहले तो एक्सपेंशन करते हैं नरसिम्हा वर्मन 1 पुलाकेसिन 2 को हराने के बाद, लेकिन कीर्तिवर्मन फिर से डोमिनेंट हो जाते हैं। और ये माना जाता है कि किस तरह से कीर्तिवर्मन जब यहाँ से इनको हरा के वापस गए यहाँ पे, तो इन्हीं के ही फ्यूडेटरी निकल के आए। कौन? राष्ट्रकूट। यहाँ पे जो उनके अंडर में हुआ करते थे, लेकिन जब ये हरा के यहाँ से आए तो राष्ट्रकूट के जो एक रूलर थे दंतिदुर्ग, उन्होंने हरा दिया कीर्तिवर्मन को, ठीक। कीर्तिवर्मन ने बोला कि कायदे से तुम्हारे यहाँ से रेवेन्यू नहीं आ रहा है। दंतिदुर्ग ने बोला नहीं देंगे, क्या कर लोगे? बोलता अच्छा नहीं दोगे, रुको अभी आ रहे हैं। गए, हरा दिए दंतिदुर्ग ने। तो ध्यान रखिएगा दंतिदुर्ग कौन है? फाउंडर है राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। और इन्होंने कीर्तिवर्मन को हराने के बाद हिरण्यगर्भ परफॉर्म किया था। एक तरह का सेरेमनी होती है हिरण्यगर्भ। इतनी चीज़ क्लियर? ये टेम्पल्स हैं पल्लव्स के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शोर टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, शोर टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम। आपकी वराहा केव टेम्पल है ये। सर वराहा तो नाम सुना सुना लग रहा है। हाँ, विष्णु जी का जो बोर फॉर्म है, बोर अवतार है, उसको वराहा फॉर्म बोलते हैं। तो वराहा की जो केव टेम्पल है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो टेम्पल्स हैं, और ये आपका कैलाश नाथपुरम, कैलाश नाथपुरम। अब इसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है काफ़ी लोगों को कि जो कैलाश टेम्पल है वो बनवाया था राष्ट्रकूट वालों ने। राष्ट्रकूट के रूलर थे कृष्ण द प्रथम, कृष्ण द फर्स्ट। इन्होंने बनवाया था एक टेम्पल जिसको हम बोलते हैं कैलाश टेम्पल, जो कि एलोरा की गुफाओं में तुमको देखने को मिलेगा। कैलाश टेम्पल
एक ये एक मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है, यानी कि एक चट्टान को काट काट से ऊपर से नीचे काटा गया इसको, और उससे इस टेम्पल को, इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। बहुत अच्छा टेम्पल है ये। आप अगर फोटो मैंने आपको पहले तो काफ़ी बार दिखाई है टेम्पल वाली क्लास में। तो शोर टेम्पल्स अगर पूछ ले किसने बनवाए हैं, तो नरसिम्हवर्मन द्वितीय ने बनवाया है। कैलाशनाथपुरम ये भी नरसिम्ह द्वितीय ने, ठीक है। वराहा ये नरसिम्ह प्रथम ने बनवाए, ठीक है, नरसिम्ह दी प्रथम ने बनवाए। क्लियर। चलिए, राइज ऑफ चोलास, ये आखिरी टॉपिक है हमारा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे महमूद ऑफ गजनी और ये सब, ठीक है। तो उसके बाद ब्रेक ले लीजिएगा। तो चोलास पे भी पढ़ते हैं। चोला एक्चुअल में पता है हुआ यूँ, चोला को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो चोला आए थे चेरा और पांडे के टाइम पे, ये हम बात कर रहे हैं मान लीजिए 300 BC, मतलब 300-400 BC, यानी फोर्थ सेंचुरी समझ लो, 4th सेंचुरी BC। 4th सेंचुरी BC का मतलब है 400 BC के टाइम पे। इस टाइम पे जब चेरा चोला पांड्या चल रहे थे, और ये लोग चले थे रफली 300 AD तक। ये अर्ली चोलास थे, लेकिन धीरे धीरे चेरा पांड्या से लड़ने की वजह से ये वीक हो गए, और माना जाता है पल्लव ने भी इनको साइडलाइन कर दिया, तो ये साइडलाइन हो गया। लेकिन इन्होंने बोला पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये राइज हुए लेट पार्ट ऑफ 9th सेंचुरी AD, लेट 9th सेंचुरी AD। व्हेन आई से लेट 9th सेंचुरी AD, जरा कमेंट में लिख दीजिए मैं किस सालों की बात कर रहा हूँ, किस ईयर्स की बात कर रहा हूँ। फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे विजयलया। जो अर्ली चोला थे उनके फाउंडर करईकाल थे। तो अगर कभी पूछ ले करईकाल कौन फाउंडर, तो करईकाल होंगे, लेकिन उनके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है अर्ली चोलास के बारे में। ये बाद में जो चोला है, ये बोलते हैं हम वही चोला हैं जो पहले हम रूल किया करते थे। तो इन्होंने चोला को खुद बोल के खुद को इस्टेब्लिश किया यहाँ पे। विजयलया ने यहाँ पे कावेरी डेल्टा में जहाँ पे मुत्तरैयार किंगडम फ्लरिश कर रहा था। मुत्तरैयार पल्लव के फ्यूडेटरी हुआ करते थे, तो उनको हरा के ये आए और पल्लव को भी हटा दिए। तो चोला पल्लव के फ्यूडेटरी माने जाते हैं, पल्लव के सामंत माने जाते हैं। तो मुत्तरैयार को हराया, डिफीटेड मुत्तरैयार, और यहाँ पे इन्होंने टेम्पल बनवाया एंड बिल्ट टेम्पल फॉर द गॉडेस निशुम्बा सुदिनी। एक चीज़ ध्यान रखना, चलो भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, कि इन्होंने जो चोलाज इन टेम्पल बनवाए थे उसमें एक सन पेडेस्टल मिलता है बृहदेश्वर मंदिर में, सन पेडेस्टल। उसको कहाँ से उठा के लाए थे, ये सवाल सीजल 2022 में बना था। तो ध्यान रखना, चालुक्यों के टेम्पल्स उठा के लाए थे सन पेडेस्टल को, लिखाऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। तो बिल्ड टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम्बा सुदिनी के लिए एक टेम्पल बनवाया था मुत्तरैयार्स को हरा के। राजा वन एक प्रमुख रूलर थे, इन्होंने टेम्पल्स बनाए। दोनों लोगों ने वो टेम्पल्स वगैरह तो हम पढ़ चुके। तो लेट 9th सेंचुरी AD की बात जब मैं कर रहा हूँ, तो रफली 850 AD की मैं बात कर रहा हूँ, 850 AD। राजा वन का रूल था 1012 से लेके 1044 AD, ठीक है। और राजेंद्र द फर्स्ट की बात, सॉरी, ये राजेंद्र फर्स्ट का होगा ना, ये तो राजेंद्र फर्स्ट का होगा, वो उनका तो पहले होगा, 1012, ठीक है, AD से लेकर। क्या सर एग्जैक्टली हमें याद रखना? नहीं, एग्जैक्टली नहीं याद रखना, ये ध्यान रखना 9th सेंचुरी AD की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनका राइज हुआ। और राजेंद्र फर्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनकी ग्रेटेस्ट रूलर थे ये। जो महमूद ऑफ गजनवी था वो इन्हीं के टाइम का ही कंटेम्प्रेरी था, वो भी देखेंगे। इनके बारे में पता कहाँ से चलता है, तो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन है, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन है जहाँ से पता चलता है चोलास के बारे में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनके टेम्पल्स देख लेते हैं। टेम्पल्स चलो यहीं पर लिख ही लेते हैं, क्योंकि फ़ोटो तो मैंने लगाई नहीं, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं उनको। तो दोनों लोग बनाते हैं बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। ये बनाते हैं राजा वन तंजौर में, जिसको कि राजेश्वर मंदिर बोलते हैं, क्योंकि राजा ने बनवाया था। और इन्होंने बनाया था गंगई कोंडा चोलापुरम में, क्योंकि इन्होंने एक सिटी स्टैब्लिश करी थी गंगई कोंडा चोलापुरम। गंगई का मतलब है गंगा, कोंडा का मतलब कॉन्करर, यानी जो जीतता है, ठीक है। और वो चोला जिसने गंगा को जीत लिया। तो गंगा नदी को क्रॉस करके महिपाल, जो पाल डायनेस्टी के रूलर थे, उनको हरा के आए थे ये। तो गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया कहलाए जाते हैं राजेंद्र द फर्स्ट। उर और सभा क्या है? तो जैसे सभा समिति देखे थे वैदिक पीरियड के टाइम पे, तो यही वैसा ही है। ये सेटलमेंट ऑफ पेजेंट, जहाँ पे किसान लोग रहते थे, सेटलमेंट ऑफ
पेजेंट्स। और ये होता था जहाँ जो ब्राह्मण्स की असेंबली हुआ करती थी उसको बोलते थे सभा, ठीक है, ब्राह्मण्स की असेंबली। और जब सेटलमेंट उर 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 ऐसे मिल जाते थे तो मिल के नाडु बन जाता था, तमिलनाडु नाम पड़ा, ठीक है। लैंड डोनेशंस, तो लैंड डोनेशंस इनके टाइम पे कौन कौन से होते थे? तो लैंड डोनेशन इनके टाइम पे बहुत होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट भी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार मार्क लगाइएगा जरा, ठीक है। तो ये आपके देवदान, देवदान, ब्रह्मदेय, शाल भोग और पल्ली छंदम, पल्ली छंदम। तो यहाँ से क्या क्या सवाल पूछेगा, मतलब क्या डोनेशन है? तो देवदान वो लैंड होती थी जो टेम्पल्स यानी कि मंदिरों को डोनेट की जाती थी। ब्रह्मदेव वो होती थी जो कि ब्राह्मण्स को डोनेट की जाती थी। शाल भोग जो स्कूल्स को डोनेट की जाती थी। और पल्ली छंगम वो होते थे जो जैन मंक्स को, जो जैन भिक्षु होते थे उनको डोनेट की जाती थी, उसको बोलते थे हम पल्ली छंदम। अच्छा, जैन लिटरेचर ध्यान रखना, अगम कभी पूछ ले अगम क्या है, तो अगम जैन लिटरेचर होता है। जैसे त्रिपिटक हम पढ़े थे बुद्धिज्म के। टैग्स इनके टाइम पे लगते थे, ध्यान रखना, दो, वेट्टी और कदमई। वेट्टी और कदमई। वेट्टी होता था इन दी फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी, और कदमई जो होता था वो लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में होता था, ठीक है। और ये लोग उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन और बाकी चीज़ों से हमें इनकी विलेज असेंबलीज़ के बारे में पता चलता है। तो अपनी विलेज असेंबलीज़ के लिए जाने जाते थे, पूछेगा कौन सा किंगडम, तो बोल देना चालुक्य किंगडम, ठीक है। अपनी विलेज असेंबली। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ चुके हैं ये। राष्ट्रकूटा के बारे में पढ़ चुके हैं, दंतीदुर्ग फाउंडर थे, हिरण्यगर्भ परफॉर्म किए थे, वो ये है वो टेम्पल जो मैं बात कर रहा था, कैलाश मंदिर, जो राष्ट्रकूटा के कृष्णदीप फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, दंतीदुर्ग, दंतेदुर्ग थे जिन्होंने हिरण्यगर्भ परफॉर्म किया था, और कृष्णा वन थे जिन्होंने वो बनवाया था आपका, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा हो जाता है ख़त्म। अब स्टार्ट होगा मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री काफ़ी कम है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सिर्फ हमें दो सल्तनत, दिल्ली और मुग़ल के बारे में पढ़ना होता है। एंशिएंट हिस्ट्री बड़ी होती है, तो अब यहाँ से चीज़ें आसान होने वाली हैं। क्या सर? राष्ट्रकूट की कैपिटल मान्य खेत थी, ठीक है। कैपिटल इनकी मान्य खेत थी, मान्य खेत, ठीक है, जो कलबुर्गी जो जगह है वहाँ पे लोकेटेड है। चलो, तो अभी हम ले लेते हैं ब्रेक ले लें, दहिया जी बोल रहे हैं, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक नहीं होगा यार। बस बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोरिंग तो एंशंट होती है ना, समझ नहीं आता ये है वो, मेडिवल में तो मज़े ही मज़े हैं, मेडिवल में तो मज़े ही मज़े हैं, ठीक है, मज़े ही मज़े हैं। जल्दी से जो है, जिसको जो हल्का भारी होना है वो लो, और फिर स्टार्ट करते हैं मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। तुरंत तुरंत कोई भागेगा नहीं, और जो भागेगा तो तुम्हें पता है पाप लगा देते हैं अभी, ठीक है, भागना नहीं।
हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए फिर। ब्रेक ख़त्म हो गया अभी आपका, सभी लोग आ जाएंगे। मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। भाई ब्रेक ख़त्म हो गया, अभी आ जाओ। 500 लोग भाग गए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और एक लोग का कमेंट मैंने देखा, अच्छा कमेंट था। दैट इज़ कि पुलाकेशिन 2 में ध्यान रखिएगा, इनके जो कोर्ट पोएट थे और उनका नाम था रवि कृति। ठीक है, रवि कृति इनका कोर्ट पोएट का नाम था। और इनसे एसोसिएटेड है अहोल पिलर इंस्क्रिप्शन, यानी कि अहोल पिलर इंस्क्रिप्शन में रवि कृति बताते हैं किस तरह से पुलाकेशिन 2 ने हर्षवर्धन को डिफीट किया, देन महेंद्र वर्मन को डिफीट किया। ठीक है, तो अहोल पिलर इंस्क्रिप्शन रवि कृति पुलाकेशिन 2, जिस तरह से हरिसेन समुद्रगुप्त देखा था हम लोगों ने प्रयागराज। ठीक है, इस्लामिक इन्वेजन्स। तो इस्लामिक इन्वेजन्स तो सबसे पहले तो हुआ था यार मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एकदम अर्लीस्ट, चल जाओ यार। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। उसने सिंध प्रांत पे किंग दाहिर की हत्या करी थी। ठीक है, राजा जो दाहिर थे उनकी हत्या करी थी उसने। 100 रुपये भेजे हैं सर। मेरा मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश में 120 मार्क्स आ रहे हैं, बट जीके में 2 से 4 नंबर आ रहे हैं। क्या करूं जिससे एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन आ जाएं? वीरेंद्र चिल्ले जी। वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से आप जितने भी वन शॉट्स में करवा रहा हूं तो उनको अच्छे से कर डालिए। नोट्स मिल जाते हैं, आई थिंक सबके डलवा दिए गए। इकोनॉमिक्स से नहीं डाले, इकोनॉमिक्स के भी आज डलवा दूंगा क्योंकि मिले नहीं थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स के पढ़ जाएंगे तो नोट्स ना बनाइए क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो उस सही मतलब उस टाइम का इस्तेमाल करिएगा आप। और उसको जितने भी वन शॉट हैं उनको ही बार बार रिपीट करिए। काफ़ी लोग के मेरे पास ईमेल्स आते हैं कि सर कुछ लोग हमें एडवाइस दे रहे हैं फार भी कर लो, कुछ बोलते हैं PYQ कर लो, कुछ बैच बोलते हैं, कुछ वन शॉट बोलते हैं। पहले ही बोला था एक चीज़ करना लेकिन अच्छे से करना। ऐसा नहीं 2 चीज़ करने में नुकसान है, लेकिन वो तभी करना जब अच्छे से कर सको। जो लोग पहले से कर रहे हैं, जिन्होंने फार भी कर रखा है, जिन्होंने PYQ भी कर रखा है, वन शॉट ठीक है। लेकिन अगर आप लास्ट टाइम में तो आप अगर चूज़ करना चाहते तो चूज़ वन शॉट्स और उनको अच्छे से करिए। ठीक है यार, कोई 19 का रिचार्ज कर दो यार, 90% डेटा ख़त्म कर दो भाई स्टूडेंट लाइफ का। रिचार्ज कर दो। अब नंबर तो तुम लिख नहीं सकते हो, नहीं तो हम ही कर देते हैं, अब हमें क्लास भी लेनी है। चलो कोई नहीं भाई, कर दो इनका रिचार्ज। इस्लामिक इन्वेजन्स। ठीक है, तो पहला मोहम्मद बिन कासिम होता है जो कि किंग दाहिर की हत्या करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बस। अब आते हैं महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, इसको बोलते हैं इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 17 अटैक्स रहे इसके। जो पहला आक्रमण था, इसका फर्स्ट अटैक था, वो 1001 AD में था। किंग जयपाल को इसने डिफीट किया था, जो सिंध प्रांत है, जो जम्मू कश्मीर वाला जो प्रेजेंट डे रीजन है, वहाँ पे वो रूल करते थे किंग जयपाल, तो उनको डिफीट किया। ठीक है, और उन्होंने माना जाता है सुसाइड कर लिया अपने आप। 16th अटैक इसका सबसे फेमस अटैक है क्योंकि यहाँ पे सोमनाथ का जो मंदिर है, सोमनाथ जो गुजरात मंदिर उसने लूटा था। पूछता है कौन सा अटैक है, कहीं कहीं पे 17th भी लिख देता है वो, लेकिन 17th नहीं था एक्चुअल में। 17th तो वो था जब सोमनाथ का लूटा हुआ जो सामान था वो लेके जा रहा था, तो जाटों ने इसको लूट लिया, तो जाटों से बदला लेने के लिए उसने आखिरी अटैक किया था, वो था 17th। और ये कब किया था? 1025 AD में अटैक किया था, ये 1025 ईस्वी में। ये किसका समकालीन था? ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र द फर्स्ट, इनका समकालीन था। मोहम्मद गौरी आता है। अब मोहम्मद गौरी बैटल लड़ता 3 इंपॉर्टेंट, घुरिड एम्पायर से था, वो गजनवाइड एम्पायर से था, ये जो अफ़गानिस्तान के जो आसपास वाला जो एरिया पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इसने लड़ा था 1191 AD में, 1191 ईस्वी में। और ये बैटल लड़ा था इसने, दोनों ही बैटल लड़े थे इसने वर्सेस पृथ्वीराज
चौहान, जिनको हम पृथ्वीराज दी थर्ड के नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज थर्ड लिखूंगा मैं, ठीक है, चौहान तो आप जानते ही हैं। देन दूसरा हुआ था 1192 एडी में। पहले वाले में इसकी हुई थी हार और दूसरी हुई थी जीत, ठीक है। पहले में पृथ्वीराज चौहान जी की जीत हुई थी और दूसरे वाले में इसकी जीत हुई थी, गौरी वॉन। पहले वाले में पृथ्वीराज वॉन। देन 1194 में 1194 ईस्वी में बैटल ऑफ चंदावर, जहां पे राजा जयचंद को हराया था गौरी ने। और मोहम्मद गौरी जो है, ठीक है, मोहम्मद गौरी के बारे में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्या था वो चीज़, हाँ, पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में ध्यान रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, तो ये चंद्र बरदाई ने लिखी, ठीक है, चंद्र बरदाई ने लिखी। तो और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान कहाँ पे रूल कर रहे थे, चौहान डायनेस्टी का रूल कहाँ पे था, तो दिल्ली में था। लेकिन सबसे पहले पूछता है, ठीक है, सबसे पहले पूछता है कि यहाँ पे किस डायनेस्टी का रूल था दिल्ली में, तो तोमर डायनेस्टी का रूल था, ठीक है, तोमर डायनेस्टी का रूल हुआ करता था अर्लीस्ट दिल्ली में अगर पूछ लेगा। और तोमर डायनेस्टी के राजा थे आनंदपाल, ठीक है, वो यहाँ पे रूल करते थे पृथ्वीराज चौहान से पहले। एक क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद गौरी को किस फीमेल रूलर ने डिफीट किया, तो ध्यान रखिएगा क्वीन नैकी देवी ने इसको हराया था, ठीक है, क्वीन नैकी देवी ने हराया था, जो कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। वही चालुक्य डायनेस्टी या फिर सोलंकी डायनेस्टी, वेसरा स्टाइल डेवलप की थी चालुक्य ने, और चालुक्य के अंदर जो सोलंकी थे उन्होंने गुर्जर मारू स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप किया था, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो क्वीन लोक महादेवी, और एक ऐरावतेश्वर टेम्पल भी ध्यान रखना यार, जो मैंने चोला में बताना भूल गया था, वो राजा दी सेकंड ने बनवाया था, ठीक है, ऐरावतेश्वर मंदिर। और ये सबको हम ग्रेट चोला आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के नाम से। सब शिव टेम्पल्स हैं, वो शैवाइट मतलब हैं वो, ठीक है, शिव जी के टेम्पल्स हैं वो। जो हमने ब्रिक टेम्पल पढ़ा था गुप्ताज के टाइम पे, जो भीतर गांव में है कानपुर उत्तर प्रदेश में, वो आपका कृष्ण टेम्पल है, वो कृष्ण जी पे मंदिर है, ठीक। अब आते हैं यहाँ से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गौरी हरा के वापस चला जाता है गुरिड एम्पायर में, अपने स्लेव्स छोड़ जाता है यहाँ पे। एक स्लेव तो था जो यहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहा था, ये गधा, ठीक है, पगलैट, और इस पगलैट का नाम था बख्तियार खिलजी, ठीक है। इसने ही नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय किया बख्तियार खिलजी ने। और एक था टाइगर और उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कि दिल्ली सल्तनत की नींव रखी यहाँ पर। मोहम्मद गौरी तो चला गया। डायनेस्टीज दैट रूल्ड इन दिल्ली सल्तनत, तो ये कौन कौन सी डायनेस्टीज रूल करी दिल्ली सल्तनत में, ये हमसे पूछता है। तो इसको हम याद ऐसे रखते हैं, सख्त सा लौंडा, ऐसे करके याद करते हैं, सख्त सा लौंडा, ऐसे याद कर लेते हैं, बस याद करना है, दिल पे मत लेना, है ना। तो सा से हो जाएगा स्लेव डायनेस्टी, जिसको कि हम मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। तभी मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी पूछ लेता है किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, तो स्लेव डायनेस्टी से। क्यों स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट स्लेव्स ने रूल किया। देन खिलजी डायनेस्टी आती है, देन तुगलक आते हैं, देन सैयद आते हैं, एंड देन लोधी डायनेस्टी आते हैं, ठीक है, लोधी डायनेस्टी वाले आते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह से, जैसे कि डायनेस्टी, जैसे कि यूपी है, यूपी में कभी सपा का रूल, कभी भाजपा का, कभी बसपा का, इस तरह से कांग्रेस का, तो इस तरह से मतलब, या फिर इंडिया में कभी कांग्रेस का, कभी जनता पार्टी, कभी भाजपा, तो इस तरह है। तो ये दिल्ली सल्तनत में कभी स्लेव डायनेस्टी, कभी खिलजी, कभी तुगलक, इस तरह से। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक, ये बुड़बक जो है, इसका रूल स्टार्ट होता है 1206 से 1210। एक्चुअल में जो दिल्ली सल्तनत है वो स्लेव डायनेस्टी से ही शुरू हुई, और स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुई, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से ही दिल्ली सल्तनत शुरू हुई। यानी दिल्ली सल्तनत कब शुरू हुई, 1206 में शुरू हुई। तो 1206 से लेकर 1210 4 साल तक रूल रहता है इसका। इसको लाख बख्श का टाइटल मिला हुआ था, गिवर ऑफ लैक्स, लाख बख्श।
इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, कंप्लीट नहीं करवा पाया था। प्लस इसने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है ज़रा बताएंगे, राजस्थान में किस जगह में पड़ता है, तो इसका इसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था। और डाइड वाइल प्लेइंग चौगान, वाइल प्लेइंग चौगान, यानी चौगान खेलते वक्त इसकी डेथ हो गई थी। चौगान इज काइंड ऑफ पोलो, जो घुड़ सवारी जिसको बोलते हैं, घोड़े के ऊपर बैठ के जो खेला जाता है खेल, उसको बोलते हैं चौगान। ठीक है, चीज़ क्लियर। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। तो ये है कुतुब मीनार, जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। ये फ़ोटो देख लो, इसको अलाई दरवाज़ा बोलते हैं, इसको अलाउद्दीन खलजी ने बनवाया था, आगे लिखवाएंगे। ठीक है, इसको अलाई दरवाज़ा, जो कि इसका एंट्रेंस है। ये जो देख पा रहे हो कुव्वतुल इस्लाम है, इसको भी अलाउद्दीन खिलजी नहीं बनवाया था। कुव्वतुल इस्लाम, इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। अलाउद्दीन बोल दिया क्या मैंने गलती से, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसको बनवाया था। ये जो कुतुब मीनार है, इसकी टोटल हाइट पूछता है तो 72.5 या फिर 72 मीटर हाइट है इसकी। और इसमें 5 स्टोरें हैं, 5 माले हैं इसमें। कुतुबुद्दीन ने स्टार्ट करवाया, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। और ये ऊपर का जो सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हो, बिजली की वजह से टूट गया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था इसको। ठीक है, और मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे ये बेस्ड है। इल्तुतमिश जो इसका गुलाम भी था, इसका दामाद भी बना, इल्तुतमिश। ठीक है, इसका रूल कब से कब तक रहा, वो 1206 से 1210, ये 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक। इसका रूल इसलिए इंपॉर्टेंट है, कुतुब मीनार लिखना तो यार नहीं पड़ेगा ना, इसी ने कंप्लीट करवाया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि इसने क्या करवाया था, इसने तुर्काने चहलगानी, या फिर जिसको हम चहलगानी सिस्टम बोलते हैं, ये स्टार्ट करवाया था। ग्रुप ऑफ 40 टर्किश स्लेव्स होते थे ये, टर्किश मतलब तुर्कमेनिस्तान ना कि तुर्की। ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स होते थे, 40 स्लेव्स का ग्रुप होता था, ये इसने स्टार्ट करवाया था। इसने सिल्वर, टंका और कॉपर जीतल स्टार्ट करवाया था। ये कॉइन्स थे, सिक्के, सिल्वर के सिक्के को टंका बोला गया, कॉपर को जीतल। और एक चीज़, गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे, जल्दी से लिखो कमेंट में, जिसमें जिन्होंने वो भी स्टोर किया था, उन्होंने ही किया था कि रूलर की फ़ोटो बनी होती थी। सबसे प्योर कुषाण ने किए थे, है ना, कनिष्क के टाइम पे हुए थे। और सबसे ज़्यादा जब पूछता है लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो वो इंट्रोड्यूस हुए थे गुप्ता के टाइम पे, जो मैंने लिखवाना भूल गया, तो उस चीज़ को भी ऐड कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, इसने और क्या किया था, इसने इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इक्ता सिस्टम होता था एक तरह से कि आपको मिलिट्री मेंटेन करनी है, उसके एवज में आपको लैंड रेवेन्यू के राइट्स हैं, वहाँ से निकालो रेवेन्यू और तुम दो और कुछ हमें दो, तो इक्ता सिस्टम बोलते हैं उसको। इतनी चीज़ क्लियर। और वो कंप्लीट करवाया था, वो तो पता ही है हमें। इसी के टाइम पे ही ध्यान रखिएगा, इसी के टाइम पे जो चंगेज़ खान है, उसने अटैक्स किए थे। चंगेज़ खान जो मंगोलॉइड था, अटैक्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। ठीक है, अटैक्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद इसकी बेटी आती है रज़िया सुल्तान। अब होता क्या, इसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है, क्योंकि इसका कोई एबल बेटा था नहीं, बेटी थी रज़िया सुल्तान। तो बेटियों को तो आज ही जब हालत है, तो उस समय तो क्या ही होता होगा, आपको पता ही है ना। लड़कियों को, लड़की कोई थ्रोन पे बैठ जाए तो किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक रुकनुद्दीन फ़िरोज़ करके इसका बेटा था, जो इसका हाफ ब्रदर था। किसका, रज़िया सुल्तान, करने की मदर फ्रॉम अनदर, सॉरी ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। ठीक है, तो रुकनुद्दीन फ़िरोज़, रुकनुद्दीन फ़िरोज़, तो इसकी मदर का नाम था रुकनुद्दीन की शाह तुर्काना। तो शाह तुर्काना ने जो है पूरा षड्यंत्र वड़यंत्र रचा इसको मरवाने के लिए रज़िया सुल्तान, लेकिन रज़िया सुल्तान ने भड़का दिया इनके खिलाफ। जैसे बांग्लादेश में नहीं हुआ कि लोगों को भड़का दिया, अरे क्या कर रहे हैं, तुमको नौकरी में देख रहे हो और अच्छा दे रहे हैं, मारो इनको, सरकार को भगाओ इनको, हसीना को ऐसे। अब बस, और फिर पीछे जाके जैसे नहीं सीरियल से वैसा टाइप हंस रहा होगा अपना मोहम्मद यूनिस। तो खैर रुकनुद्दीन फ़िरोज़, तो ये यहाँ पे मारने का वो प्लान बनाया था, बट रज़िया सुल्तान ने भड़का के लोगों को इन्हीं को ही साइड कर दिया। अब रज़िया सुल्तान अब 1236 में तो चले गए थे, कौन, वही हमारे इल्तुतमिश। तो लगभग कुछ टाइम के लिए, नहीं 36 से 40 के बीच में थोड़े टाइम के लिए वो रहा, फिर रज़िया सुल्तान आई। तो रज़िया सुल्तान भी, बस इतना ध्यान रखना कि फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया, बस फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर ऑफ, फर्स्ट मुस्लिम
फीमेल रूलर ऑफ मिडीवल इंडिया, बस बाकी आपको ध्यान नहीं रखना, याद नहीं रखना का कुछ। देन आता है बलबन, इनके बीच में भी आते हैं बहुत लोग, हम बता दें आपको, बहराम शाह आएंगे, मसूद शाह आएंगे, नसीरुद्दीन महमूद आएंगे, लिखो देते हैं, ठीक है। लेकिन याद मत करना, बहराम शाह आएंगे, मसूद शाह आएंगे, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। धीरे धीरे थ्रोन को इंस्टेबल बनाता है बलबन, और फिर उसको बैठ के खुद स्टेबल हो जाता है वहाँ पे बलबन। ये ऐसे समझ लो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद प्रमुख तो इमीडिएटली इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश के बाद कोई मेन रूलर आया तो वो बलबन था। बलबन ने अपना रूल स्टार्ट किया 1266 से 1267 से, और इसका रूल चलता है 1287 तक, 1287 AD तक इसका रूल चलता है। क्लियर थी चीज़। अब बलबन ने क्या किया, बलबन ने सबसे पहले तो चहलगानी को हटाया साइड, ग्रुप ऑफ 40 जो स्लेव्स थे उनको रिमूव किया, क्योंकि पता था उसको कि ये फिर से मेरी पोजीशन के लिए खतरा बनेंगे, तो हटा दिया। इसने बोला कि जैसे ही हम दिख जाएं तो झुक जाया करो, ठीक है, और जैसे ही हम तुम्हारे सामने आ जाया करो तो हमारे पैर चूम लिया करो। तो सिजदा और पैबोस इसको बोला गया, इंट्रोड्यूस किया इसने बोला कि हम बड़ी रॉयल फैमिली से आते हैं, आफरा सियाब का नाम सुने हो? तो बोलते हैं हाँ सुने हैं। तो बोलते हैं बस उन्हीं के डिसेंडेंट हैं, वहीं से उतर के आ रहे हैं, उन्हीं की फैमिली से हैं, ऐसे मत समझना। जबकि थे गुलाम भाई साहब इल्तुतमिश के, देख रहे हो, आफरा सियाब के डिसेंडेंट बता रहे हैं। खुद को ये बोले थे ज़िल्ले इलाही, अभी यही नहीं बोलता है। लोग बोले अच्छा यहाँ फैमिली से है, बोलता अभी नहीं, और सुनिए, बोलता है ज़िल्ले इलाही हैं। ज़िल्ले इलाही का मतलब उन्होंने पूछा तो बोलता है शैडो ऑफ अल्लाह, अल्लाह की शैड हैं हम, ठीक है। तो ये बोला इसने। फिर ये यहीं पे नहीं रुका, इसने जो है नवरोज़ स्टार्ट किया। नवरोज़ जो कि एक पारसी फेस्टिवल होता है, उसको इसने इंट्रोड्यूस किया। तो इतने सारे काम किए बलबन ने। और बलबन बोलता यही नहीं, अभी और रुकिए, अभी और सुनिए। इसने जो है दीवान अर्ज, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश कर दिया इसने, ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट। खत्म बलबन। अब बलबन क्या हुआ, बलबन के बाद आता है कैकूबाद। बलबन के बाद कैकूबाद आया। तो कैकूबाद जो है चल नहीं पाया ज़्यादा, ऐसे लिखते हैं कुछ कैकूबाद को। तो कैकूबाद चल नहीं पाया, तो 1290 में ख़त्म ये डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। अब यहाँ से आएगी खिलजी डायनेस्टी, कि जलालुद्दीन खिलजी जो है अपनी बड़ी बड़ी आंखों में चश्मा लगा के जो है अब रूल यहाँ पे स्टार्ट करेगा। तो ये जो रूल स्टार्ट करता है 1290 से स्टार्ट करता है 1296 से। लेकिन ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं पढ़ना है इसका। हो गया, क्या हो गया, मर्डर। किसने किया? इसी के ही नेफ्यू, इसी के ही दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको साइड किया पहले तो। और अलाउद्दीन खिलजी का ध्यान रखना, अली गुरसप, ठीक है। अभी मैं आपके कमेंट्स ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, तो प्लीज़ अभी मत लिखिएगा, ठीक है। जब मैं ये ख़त्म कर लूँ, ठीक है, एटलीस्ट खिलजी ख़त्म कर लूँ, तब लिखिएगा। किसी को कुछ डाउट हो या फिर कुछ बोलना हो कि सर ये चीज़ कोई फैक्ट अगर लग रहा हो, मिस वगैरह हो गया हो, तो पूछ लेना, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी को अली गुरशप के नाम से जानते हैं। इसका रूल वो 6 साल तक रहा। ये 1296 से 1296 से लेकर 1316 तक रहा था ये, ठीक है। टेन्योर थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, एकदम रटा ना हो तो, लेकिन थोड़ा सा एक दो का बीच में। अब इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इसका रूल इस मायने में इंपॉर्टेंट है, पहले तो रिमूव्ड इक्ता सिस्टम ख़त्म किया। किसने इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। चहलगानी बलबन ने ख़त्म किया था। फिर इसने क्या किया, ये अपने मार्केट रिफॉर्म्स के लिए बहुत जाना जाता है। इसने मार्केट में रिफॉर्म्स लेके आया, और उसके लिए इसने ऑफिसर्स अपॉइंट किए, जैसे कि शहनाई मंडी, जो ग्रेन मार्केट को देखेंगे। शहनाई मंडी कौन है? जो ग्रेन मार्केट को देखेंगे, अनाज मंडी को, कि कोई ज़्यादा रेट में तो लोगों को सामान नहीं दे रहा है। और सराय आदिल ये होती है क्लोथ मार्केट, कपड़ा मार्केट, क्योंकि सैलरी कम देता था ऑफिसर्स को। ऑफिसर्स के लिए इसने दाग और चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। दाग एंड चेहरा। दाग का मतलब है कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों पे ब्रांडिंग कर दी जाएगी, ठप्पा लगा दिया जाएगा, पता चल जाए, डबल काउंटिंग का एरर ना हो जाए। और चेहरा का मतलब है हुलिया सिस्टम, बोलते हैं कि अपना आधार कार्ड टांग के रखोगे, ठीक है, सभी को बोला, ठीक है। तो दाग और चेहरा सिस्टम को इसने इंट्रोड्यूस किया।
अभी यही नहीं और सुनिए कि इसका आमिर खुसरो इसका कोर्ट पोएट था, और इसने इस आमिर खुसरो ने टाइटल दिया था इसको सिकंदर सैनी का। ठीक है, सिकंदर सैनी का टाइटल दिया किसको? अपने सिकंदर सैनी, अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन ने इसको टाइटल दिया था तूते हिंद का, यानी कि पैरट ऑफ इंडिया का। कव्वाली इंट्रोड्यूस की थी इसने, हमने फॉर्म ऑफ म्यूजिक में पढ़ा था, है कि नहीं? कव्वाली फॉर्म ऑफ इंट्रोड्यूस की थी इसने। प्लस इसका मिलिट्री कमांडर था, किसका? अलाउद्दीन का। इसका मिलिट्री कमांडर हुआ करता था, उसका नाम था मलिक काफूर, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? जिसको कि हम जानते हैं 1000 दिनारी के नाम से। 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं मलिक काफूर को, क्योंकि 1000 दिनार से इसको खरीदा था, दे के खरीदा था गुजरात में इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इस मलिक काफूर ने इसके लिए, अलाउद्दीन के लिए साउथ इंडिया में एक्सपेडिशन की है। यादव्स ऑफ देवगिरी को हराया, ककातियाज ऑफ वारंगल को हराया, पल्लवास को हराया, तो इन सब को हरा के ये आया था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खोलता है, मज़ा आ गया एकदम। ठीक है, तो ये 1296 से 1316 तक ये सारे काम होते रहते हैं। ठीक है, अब साउथ इंडिया मलिक काफूर काम कर रहा था, अलाउद्दीन मर जाता है। अब जब अलाउद्दीन मर जाता है तो मलिक काफूर, जो कि एक इनक था, ठीक है, और बेटर हाफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो ये जो है मलिक काफूर क्या करता है, इसका छोटा बेटा मलिक काफूर देखता है अलाउद्दीन खिलजी का जो बड़ा बेटा है मुबारक शाह, वो बड़ा वैसा टाइप का है, तो उसे बनती नहीं थी। तो शहाबुद्दीन ओमर, इन शॉर्ट ओमर लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा सवाल नहीं पूछता इस पर, लेकिन अगर पूछ ले तो ओमर जो है इसको थ्रोन में बैठाता है, माइनर था ये। मलिक काफूर उसके नाम पे रूल करता है। मुबारक शाह मार देता है मलिक काफूर को। मुबारक शाह पहले तो मलिक काफूर को मारता है और फिर अपने ओमार को साइड करता है, ठीक है, और अपने बेटर हाफ को लाता है मुबारक शाह, खुसरो खान जिसका नाम होता है। खुसरो खान का मुबारक शाह से वही संबंध था जो मलिक काफूर का अलाउद्दीन से था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही। ठीक, तो खुसरो खान जो है मलिक काफूर की तरह लॉयल नहीं थे अलाउद्दीन के प्रति, यानी खुसरो खान मुबारक शाह के प्रति लॉयल नहीं थे। खुसरो खान ने मुबारक शाह को साइड कर दिया और खुसरो खान को गियासुद्दीन तुगलक ने साइड कर दिया और तुगलक डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट कर दी यहाँ पे। तो ये 1296 से 1316 अलाउद्दीन तक चलता है, और ये जो कारवा है पूरा ये 4 साल तक चलता रहता है, 1296 से लेके लगभग आप मान सकते हैं कि 1316 से लेके 1320 तक, 1316 से लेके 1320, क्योंकि 1316 तक चल रहा है ना उनका, तो 1316 से 1320 तक इनका चलता है। अब आते हैं तुगलक डायनेस्टी वाले, तुगलक वाले आ जाते हैं भैया। समराइज़ कर देते हैं आपके लिए, समराइज़ कर देते हैं कि इनका हमने देखा 1206 से लेके कब तक, 1290 तक। इनका कब से देखा, 1290 से लेके 1320 तक। अब इनका देखेंगे 1320 से लेके 1414 याद कर लो, 1414, लेकिन है एक्चुअल में 1413 तक, याद करने के लिए 1414 याद कर लो, ठीक है। अब इनका यहाँ से हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इनका चलता है 1414 से लेके 1451 तक, और इनका चलता है 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक। तो भैया तुगलक जी की एंट्री है अभी, और तुगलक जी का सम्मान पूर्ण एंट्री होगी, लेकिन इन्होंने भी जलालुद्दीन खिलजी की तरह ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किया। हाँ, तुगलकाबाद जो सिटी है वो डेवलप करी थी, तुगलकाबाद जो सिटी है उसको बनाया था इन्होंने। 5 साल तक रूल रहा था, 1320 से लेकर 1325 तक। इसके बाद आता है अपना मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो रूल है वो 1325 से लेकर 1351 तक था। अब एकदम स्पेसिफिक मत याद करो, वो रेंज जो मैंने बताई थी स्लेव की, खिलजी की, तुगलक की, वो थोड़ा सा रटना, और इम्पॉर्टेंट इल्तुतमिश बलबन और अलाउद्दीन का थोड़ा सा याद रख लेना अच्छे से। अब मोहम्मद बिन तुगलक को हम एक क्या बोलते हैं, बोलते हैं इसको वाइज फूल, ठीक है, वाइज फूल के नाम से जानते हैं। क्यों ये फूल क्यों बोलते थे इसको? इसलिए बोलते थे क्योंकि प्लानिंग तो करता था लेकिन उसको ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था, तो इसलिए तुम्हें भी एग्जीक्यूट करना नहीं, तुमको भी फूल बोला जाएगा आगे आने वाले फिर 500-1000 साल बाद, है कि नहीं। तो ये काम मत करना तुम भी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें तो वाइजेस्ट फूल इसको जानते थे क्योंकि इसने कुछ ऐसा काम किया, जैसे इसने दिल्ली से दौलताबाद
जो कि देवगिरी भी हुआ करती थी, जहाँ पे यादव का रूल रहता था, दौलताबाद, ठीक है, देवगिरी। अच्छा, नईकी देवी मैंने बता दिया था गलती से, प्रभावती गुप्ता की जगह है ना, मतलब फिर मैंने करेक्ट कर दिया था, वो नाम नईकी वो निकल आया था, है ना, यही तो नईकी देवी तो निकल के आया था शायद, कौन सा एक यार कौन सा नाम निकल के आया था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कौन सी देवी मैंने बताई थी वहाँ पे, चलो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, वो तो इंपॉर्टेंट तो नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन एक स्टोरी है। खैर, दिल्ली से दौलताबाद इसने कैपिटल शिफ्ट करी। क्यों शिफ्ट करी? इसलिए क्योंकि साउथ इंडिया में ये एक्सपेडिशन करना चाहता था, साउथ इंडिया को कॉन्कर करना चाहता था। जब देखा कि यहाँ पे तो विजयनगर बहमनी एम्पायर ये फ्लरिश होने लगे, ये उत्पन्न हो गया, तो ये बैक चला गया, वापस चला गया। तो पहले तो लोगों उनसे बोला कीजिए भाई, चलो भैया दिल्ली से दौलताबाद चलो, देन बोलता भाई दौलताबाद से दिल्ली चलो। अच्छा, सेकंड सिटी ये पूछता है किसने बनाई थी, तो ध्यान रखना सिरी, जो सिरी है सेकंड एक सिटी है, उसको सिरी नाम की, उसको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और सिरी फोर्ट, सिरी किले का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अब मुझे याद आया, एंड दैट इज़ कि अलाउद्दीन ने 3 तरह के टैक्सेस लगाए थे, कर लगाए थे, ठीक है, जजिया, ठीक है, अभी मैं तुगलक, सैयद और लोधी सब खत्म कर रहा हूँ, तो फिर आखिरी में बताना अगर किसी को लगाओ कुछ पॉइंट, जैसे कि ये मैंने टैक्सेस वाला पॉइंट मिस कर दिया था, अभी तो मुझे याद आ गया, लेकिन अगर किसी को कुछ लगे पॉइंट तो ठीक है। जजिया, घरई जो कि हाउस टैक्स होता था, और चरई जो कि एक पेस्टोरल टैक्स होता था, ठीक है, जजिया जो नॉन मुस्लिम्स पे लगता था। और खम्स क्या होता था? खम्स होता था वॉर बूटी, यानी कि जो भी आप वॉर कर रहे हो उसमें, जैसे मान लो इनके अंडर में जो होते थे, कभी कुछ वॉर कर रहे हैं, तो वो अगर वॉर से कुछ कैप्चर कर रहे हैं, कुछ निकाल के ला रहे हैं, तो उसका कुछ हिस्सा रूलर को जाएगा। तो खम्स वॉज काइंड ऑफ वॉर बूटी, ठीक है। आगे बढ़े तो दिल ये किया इसने, इसका कुछ कुराचिल, ठीक है, खुराचिल एंड खुरासान एक्सपीडिशन इसने सोचा था करेंगे, वो फेल हो गया। इसने एक टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था, टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की इसने, वो फेल हो गई, ठीक है। इसने 2 गार्डनर्स को जिनका नाम था लाढ़ा एंड पीरा, लाधा और पीरा, एक बार्बर को, नाई को, एक कुक को और एक वाइन डिस्टिलर को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया। और एक राइटर हुए, उनका नाम था ज़ियाउद्दीन बरानी, उन्होंने लिखी थी तारीख़ फ़िरोज़शाही, उसमें उन्होंने बताया ये जो इसने काम किया ये मूर्खता वाला काम किया था इसने। ऐसा तारीख़ फ़िरोज़शाही में किसने बताया? ज़ियाउद्दीन बरानी ने बताया था। और ऐसे ही हमारा एक था ताबकत नसीरी, ठीक है, ताबकत ए नसीरी जो लिखी थी मिनहाज सिराज ने, किसने लिखी थी? मिनहाज ए सिराज। और उसमें इन्होंने बताया था, किसने? ताबकत नसीरी मिनहाज सिराज बताया था कि रज़िया सुल्तान वॉज मोर एबल दैन हर ब्रदर्स। पूछता है मिनहाज सिराज किसके टाइम के क्रॉनिकलर का मतलब होता है हिस्टोरियन थे, तो इल्तुतमिश के टाइम के हिस्टोरियन थे मिनहाज सिराज। तौरीख पूछता है, तावरीख क्या होता है? तो तौरीख का मतलब होता है हिस्ट्री, ठीक है, ये पूछ लेता है कभी कभी। और तवारीख का बोलते हैं कलेक्शन ऑफ हिस्ट्रीज, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही करके एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, दीवाने कोही करके एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसने स्टार्ट किया था। क्लियर? बस इतनी चीज़ें। अब आते हैं इसका कज़िन फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड था लगभग आप समझ सकते हैं 1351 से लेकर 1388 तक इसका रूल रहा था। इसने काफ़ी टैंक्स, कैनाल ये सब डेवलप किए थे, ठीक है। और इसने जो है जौनपुर, आपने सिटी का नाम सुना होगा, यूपी में पड़ती है, तो ये जौनपुर अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक जो इसका कज़िन था उसके नाम पे सिटी डेवलप करी थी फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। जौनपुर, प्रिंस जौना नाम था ना उसका, मोहम्मद बिन तुगलक का, इसलिए, ठीक है। इसने जो है कुछ डिपार्टमेंट सेटअप किए थे, जैसे कि दीवाने बंदगान जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स बोलते हैं, स्लेव्स गुलामों का डिपार्टमेंट, और दीवाने खैरात यानी कि डोनेशन जहाँ पे दिया जाता है,
बच्चियों की शादी के लिए, और इसने कुतुब मीनार के जो सबसे ऊपर वाला माला था वो इसने बनवाया था। क्लियर। अब आगे बढ़ें उस, चलो मैं आखिरी में मुझे याद दिलाना, मैं आपको बाकी के जो दीवाने वजारत, दीवाने इंशा, दीवाने रिसालत, दीवाने मुस्तखरात, दीवाने रियासत, ये लिखवा दूंगा मैं आपको आखिर में, ठीक है, कि यहीं पे लिखवा दें। चलो आखिर में लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। खिज़्र खान ये था फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। ये कौन था? फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, जी हाँ। ध्यान ये रखिएगा, ये मंगोलॉइड ओरिजिन की थी सैयद डायनेस्टी, बाकी सब टर्किश ओरिजिन के, तुर्कमेनिस्तान से। ये एकमात्र था जो कि मंगोलॉइड था। क्यों? क्योंकि तुगलक डायनेस्टी जब रूल कर रही थी तो उस समय तैमूर का आक्रमण हुआ था भारत में। तैमूर इन्वेडेड, जो कि एक मंगोलाइड था। पूछता है किसके टाइम पे इन्वेजन हुआ था, तो ये इन्वेजन हुआ था, दाढ़ी देख रहे हो कितनी शार्प है, मैं फिलिप्स का लगता है ट्रिमर यूज़ किया है। तैमूर जो है इन्वेड किया था किसके टाइम पे? महमूद शाह तुगलक। महमूद शाह तुगलक इसके टाइम पे इन्वेड किया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 1398 एडी में। और वही अपना मिलिट्री कमांडर छोड़ गया था खिज़्र खान, तो उसने सैयद डायनेस्टी बनाई यहाँ पे। सैयद के बारे में सिर्फ इतना पता होना चाहिए आपको कि ये 1414 से लेके 1451 तक थे, बाकी और कुछ नहीं, और फाउंडर खिज़्र खान था, बाकी और कुछ नहीं, बस, ठीक है। इसमें और भी रूलर्स हैं लेकिन उनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन आया लोदी डायनेस्टी, बहलोल लोदी इसका फाउंडर था। इसके बहलोल लोदी के बारे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लोदी डायनेस्टी का मैंने टाइम तो लिखवाई दिया। इसके बाद आया था सिकंदर लोदी, तो इसके रिगार्डिंग ध्यान रखना कि इसकी जो पोएम्स हैं उसको हम पोएम्स हैं उनको गुलरुखी के नाम से जानते हैं, गुलरुखी बोलते हैं। और सिकंदर गज़ करके इसने एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्टार्ट करवाई थी, सिकंदर गज़, ठीक है, मेजरमेंट की यूनिट स्टार्ट करवाई थी। और एक चीज़ पूछता है किसने इन सैयद वालों को डिसेंडेंट, मतलब एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा बोला था। तो ऐसा बोला गया था तारीख़ मुबारक शाही में। तो किस में? मुबारक शाही में, ठीक है। तारीख़ मुबारक शाही पूछता है किसने लिखी, तो तारीख़ मुबारक शाही लिखी थी यहया बिन सिरहिंदी ने। उसमें इसने बताया था कि सैयद वाले रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, यहया बिन सिरहिंदी, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक और थी यार, वो याद नहीं आ रहा है। हाँ, ध्यान रखना, एक शाहनामा किसने लिखी थी? शाहनामा जो है ना, ये गजनवी के टाइम पे लिखी गई थी। 1001 एडी में गजनवी का पहला अटैक हुआ था, उससे याद करना कि ये वही 1000 एडी के टाइम पे, यानी कि 2nd सेंचुरी एडी के टाइम पे लिखी गई थी। शाहनामा लिखी थी फिरदौसी ने। और एक हम पढ़ेंगे शाहजहाँ के टाइम पे लिखी गई पादशाहनामा, अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी वो। ये है शाहनामा जो फिरदौसी ने लिखी, ठीक। बहलोल लोदी हमें कुछ नहीं पढ़ना था, सिकंदर, और ये गुलरुखी, और ये है हमारा, ओह मैन, देख रहे हो भाई को, एटीट्यूड, इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी की अगर हम बारे में बात करें तो ये लास्ट रूलर था, ना सिर्फ लोदी डायनेस्टी का बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत का। क्यों? क्योंकि ये हराया गया था, बाबर डिफीटेड हिम, ठीक है। बाबर डिफीटेड हिम इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो यहाँ से ख़त्म हो जाता है पूरा किस्सा, ना सिर्फ लोदी डायनेस्टी का बल्कि पूरे डायनेस्टी का, पूरे दिल्ली सल्तनत का। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये लोग जाने जाते थे डबल डोम आर्किटेक्चर के लिए। कौन लोग? लोदी वाले डबल डोम आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते थे। इन्होंने एक मौत की मस्जिद भी बनवाई थी, आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते थे। इन्होंने एक बनवाई थी मौत की मस्जिद, ध्यान रखना। पूछता है किसने बनवाई, तो सिकंदर लोदी, ठीक है, या फिर इन जनरल लोदी। तो इब्राहिम लोदी के बारे में बस हमें इतना ही पढ़ना है कि भाई साहब से ख़त्म हो गई। और यहाँ पे मैं कुछ आपको वो दीवाने नहीं बता रहा, दीवाने वगैरह वो लिखवा देता हूँ, ठीक है। दीवाने वजारत पूछ लेता ना ये, वजारत, दीवाने इंशा, दीवाने रिसालत, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने रियासत। तो भाई वजारत तो होता है हमारा, वजारत कौन होता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस,
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। इंशा कौन होता है? डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस वो चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश, तो करेस्पॉन्डेंस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ चिट्ठी होता है, ठीक है। रिसालत की बात करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ अपील हो जाएगा ये। दीवाने, हाँ, रियासत जो होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो जाएगा ये। रिसालत और रियासत में डिफरेंस है। और मुफ्त खराज होता है डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स। एरियर मतलब पैसे वैसे, जैसे कि भाई तुम्हारा कितना पैसा बचा हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो ये रेवेन्यू से डील करता था, कलेक्ट वगैरह करता था रेवेन्यू को, ध्यान रखिएगा। हु कलेक्टेड रेवेन्यू, इसको किसने सेटअप किया था? इसको सेटअप किया गया था अलाउद्दीन खिलजी। बाकी डिपार्टमेंट क्लियरली हमें नहीं पता है किसने सेटअप किया। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अरीस मिलिट्री डिपार्टमेंट जो होता है बलबन, ठीक है। दीवाने डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, दीवाने बंदगान। और डिपार्टमेंट ऑफ डोनेशंस यानी दीवाने खैरात वो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। ख़त्म हो गया यहाँ से दिल्ली सल्तनत। इससे पहले कि यहाँ बाबर ने, क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराया इसको, ठीक है, वो हम शुरू करें। इससे पहले साउथ इंडिया में क्या चल रहा था वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन आते हैं मुगल्स पे, और मुगल्स से ख़त्म हो जाएगा, देन हमारा स्टार्ट होगा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। देख रहा हूँ एंशिएंट में ही टाइम लगा था। अब बता दो किसी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, मतलब कुछ लग रहा हो कि सर ये आपने मिस कर दिया, ऐसा कुछ लग रहा हो तो। वैसे तो मैंने, हाँ, इब्न बतूता के बारे में बताएंगे। ट्रैवलर लिखा है, पहला नाम लिखा है इब्न बतूता, देखो यहाँ पे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो लिख सकते हो आप कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था इब्न बतूता, नोट कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे कोई बात नहीं है, नोट कर सकते हो। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने उस चीज़ का याद नहीं है, लिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके टाइम पे इब्न बतूता आया था बगल में जूता रख के, और इसने किताब लिखी थी रिहला, ठीक है। रिहला किताब लिखी थी इसने। कहाँ से आया था? मोरक्को से, ठीक है। गॉडेस मोरक्को, ठीक है, मोरक्को। सुल्तान जहान भी टाइटल दिया था, सिकंदर सहनी भी दिया था गौरव चौधरी, सुल्तान जहान भी दिया था। सर पेट्रोल ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, पेट्रोल ख़त्म हो रहा है बेटा, तुम्हारा क्या ख़त्म हो रहा है? सर बहुत शॉर्ट में उड़ा दिए सब, तो बताओ कुछ मिस किए हों जो तुमको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, आया हो और हम ना बताए हों, बताओ ज़रा। अब तुमको क्या लगता है कि यहाँ पे हम, मतलब जो हिस्ट्री को कंप्लीट होने में 1 महीना लगता है, तो हम 1 महीने तक चलाते रहें इस लेक्चर को? बताओ तुम, बताओ। आराम से उसको करते रहें 2-3 दिन तक, ब्रेक ले लेके, फिर थोड़ी देर बोलेंगे चलो भैया 4-5 घंटे सो लेते हैं, फिर मिलते हैं क्लास में, क्यों? एस्पिरेट ने सही ऐड किया है, बिल्कुल, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सिकंदर वाला है, सिकंदर लोदी, इसने आगरा शिफ्ट करी थी कैपिटल, और आगरा सिटी को इसी ने इस्टेब्लिश किया था। दिस इज़ अ गुड पॉइंट, यस, ठीक है। आगरा सिटी इसने बनाई थी और इस कैपिटल शिफ्ट किया था। दीवाने वाली स्लाइड दिखा दीजिए, ये लो दीवाने वाली स्लाइड। चलो अब इनकी बुक्स भी बता दो, किनकी बुक्स, किनकी बुक्स भैया? चलो भाई स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर ये था आपका, यहाँ पे थी आपकी रिवर, कृष्णा रिवर, ठीक है, कृष्णा रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी थी यहाँ पे तुंगभद्रा। तो उस तुंगभद्रा के बैंक्स पर लोकेटेड था विजयनगर, और विजयनगर की जो कैपिटल थी वो थी हम्पी। हम्पी कैपिटल थी इसकी, जो कि रानी पंपा देवी पे नाम पड़ा, हम्पी पंपा, पंपा देवी। विजय का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर का मतलब क्या होता है? सिटी ऑफ विक्ट्री इसका मतलब होता है। इसको स्टैब्लिश किए थे हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का इसको स्टैब्लिश किए थे 1336 ईस्वी में, 36 एडी में। उस समय दिल्ली सल्तनत में कौन रूलर रहा होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। तभी तो साउथ इंडिया में कैपिटल शिफ्ट किया था, लेकिन देखा कि लोग आ गए तो निकल लिया यहाँ से। और इन्हीं के टाइम पे हमारा वो आ जाएगा, वो कौन? वही इब्न बतूता, ठीक है। कितनी चीज़ क्लियर? इनके जो कंटेम्प्रेरीज होते थे, इनको किस नाम से जानते थे? कोई बताएगा? इनके कंटेम्प्रेरीज इनको किस नाम से जानते थे? इनके समकालीन, के से नाम शुरू होता है वो,
और हमारे एक स्टेट पे नाम पड़ा है वो। इसमें जिस तरह से दिल्ली सल्तनत में डिफरेंट डायनेस्टीज़ रही, वैसे इसमें भी डिफरेंट इस तरह से 4 डायनेस्टीज़ हमारी रही, संगम, सुलभ, तुलुभ, अराईवीडू। तो संगम जो रही वो 1334 से लेके 1485 तक रही थी, ठीक है। सुलभ की बात करेंगे तो 1485 से लेकर 1505 तक रही, और तुलुभ की बात करेंगे तो 1505 से लेकर 1570 तक रही, और अराईवीडू की बात करेंगे तो 1570 से लेकर 1646 तक रही, ठीक है। तो ये मोटा मोटा है, एक इसका याद कर लेना, इसका याद कर लेना, बाकी तो बीच में और आखिर में तो फिट कर ही दोगे, ठीक है। तो सब मत रटना, वो वाला याद कर लेना। उनके कंटेम्प्रेरी जानते थे इनको कर्नाटक साम्राज्य मऊ के नाम से, इस नाम से इनके कंटेम्प्रेरी जानते थे। आज हम विजयनगर के नाम से जानते हैं। इसके जो सबसे प्रमुख रूलर रहे वो कृष्णदेव राय रहे। तो जो हमारे हरिहर बुक्का हैं वो किससे होंगे? हरिहर बुक्का संगम से होंगे, क्योंकि इन्होंने ही तो स्टैब्लिश करी हरिहर बुक्का, ठीक। तुलुभ डायनेस्टी के फाउंडर पूछता है तो वीर नरसिम्हा फाउंडर थे इसके, वीर नरसिम्हा, ठीक है। लेकिन इसके सबसे प्रमुख रूलर थे कृष्णदेव राय, KDR इन शॉर्ट। इनके कुछ टाइटल्स हैं, आंध्र भोज और यवन राज प्रिय। यवन राज प्रिय, यवन का मतलब होता है ग्रीक्स, प्रिय का मतलब लवर, लवर ऑफ ग्रीक्स, लवर ऑफ ग्रीक्स, ठीक है। एलिफेंट्स के लिए बहुत एलिफेंट्स को बहुत प्यार करते थे कृष्णदेव राय, और पूरा विजयनगर एम्पायर एलिफेंट्स के लिए जाना जाता है। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, ठीक है, कुछ बुक्स लिखी थी। एक तो थी हमारी अमुक्त माल्यदा, अमुक्त माल्यदा, और जाम्बवती कल्याणम, ठीक है, जाम्बवती कल्याणम। अब जो अमुक्त माल्यदा है वो तेलुगु में लिखी हुई किताब है, इट इज़ अ तेलुगु स्टेट क्राफ्ट। तेलुगु स्टेट क्राफ्ट पूछता है किस चीज़ पे किताब है, तो स्टेट क्राफ्ट पे ही है। और जाम्बवती कल्याणम जो बुक है ये संस्कृत में किताब है, ये कृष्णदेव राय। क्लियर हो गई थी चीज़। और कुछ कृष्णदेव राय, ये ध्यान रखना है इनके टाइम पे ट्रैवलर कौन आए थे। चलो पहले ट्रैवलर देख लेते हैं कि विजयनगर एम्पायर। तो इब्न बतूता तो हरिहर बुक्का के टाइम पे आए होंगे, ठीक है, हरिहर और बुक्का के टाइम पे आए होंगे। फरनाओ नुनीज जो थे ये अच्युत देवराय के टाइम पे आए थे। कुछ अपना निमोनी कुछ ट्रिक इस तरह से रिलेट करके याद कर लो, सो दैट भूलो नहीं। मैंने बना रखा है लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो बताई नहीं जाती हैं। निकोलो दी कॉन्टी की अगर बात करें तो निकोलो दी कॉन्टी, तो कॉन्टी देवराय वन, ठीक है, देवराय वन। डोमिंगो पीस एंड दुअर्ते बारबोसा, KDR, दोनों लोग कृष्णदेव राय। अब्दुल रजाक ये देवराय दी सेकेंड के टाइम पे, ठीक। ये थे हमारे इब्ने बतूता, तो मोरक्को से आए थे, ये हम आपको बता दिए हैं, मोरक्को से थे ये, ठीक है। ये फरनाओ नुनीस थे पोर्तुगीज़। निकोलो दी कॉन्टी थे इटली से, और डोमिंगो पीस एंड दुअर्ते बारबोसा ये भी थे पोर्चुगीज़, और ये थे हमारे पर्शियन ट्रैवलर थे, ठीक है, पर्शिया से आए थे, प्रिंस ऑफ पर्शिया थे ये। विरूपाक्ष टेम्पल बनवाया था लक्कन, इन्हीं के टाइम पे बनवाया गया था, लक्कन दंडेशन ने बनवाया था, जो कि एक चीफ्टेन थे। चीफ्टेन का मतलब होता है ये काइंड ऑफ अमर नायक थे। अमर नायक कौन होते थे इनके टाइम पे? तो अमर नायक होते थे इनके टाइम पे कौन, जल्दी से बताओ। नगालपुरम नाम की एक सिटी बनाई थी KDR जी ने अपनी मम्मी के नाम पे। किसके नाम पे? मदर के नेम पे। और अनंत राज सागर लेक भी इन्होंने बनवाया था KDR जी ने। ध्यान रखिएगा कि जो आपका विजयनगर एम्पायर था वो स्टेप्ड टैंक के लिए फेमस था, ठीक है, स्टेप्ड टैंक। अभी मैं जब कलिंजर के फोर्ट में गया था तो वहाँ पे भी ऐसे स्टेप्ड टैंक देखने को मिले थे, ऐसे स्टेप्ड टैंक के लिए, ठीक है। अमर नायक होते थे इनके टाइम पे मिलिट्री कमांडर, ठीक है। जैसे कि हमने इक्ता सिस्टम देखा था तो कुछ वैसा टाइप ही सिस्टम था यहाँ पे साउथ इंडिया में अमर नायक्स का, ठीक है, KDR। एंड दिस विजयनगर एम्पायर एंडेड विद द बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसको कि हम बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं, बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी। इसके साथ ही ख़त्म हो गया। ये होता है 1556 AD में, 1556 ईस्वी में ये युद्ध होता है, जहाँ पे विजयनगर एम्पायर को बीजापुर
अहमदनगर और गोलकोंडा की कलेक्टिव फोर्सेस ने हरा दिया इनको, ठीक है, इनको हरा दिया। किनको? कलेक्टिवली विजयनगर एम्पायर वालों को। विजयनगर में उस समय तुलुव डायनेस्टी के रूलर रूल कर रहे थे जिनका नाम था सदाशिव राय। ये पपेट रूलर थे। इनके जो प्राइम मिनिस्टर टाइप थे अली रामा राय, वो एक्चुअल में रूल कर रहे थे, अली रामा राय, ठीक है। तो ये हार गए इनसे। बैटल ऑफ तालीकोटा में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछता है कि लास्ट रूलर कौन थे विजयनगर एम्पायर के, तो सदाशिव राय। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होंगे तो ऑप्शन में होंगे आपके, क्योंकि आप एक चीज़ को नोटिस करिए, अराईवीडू डायनेस्टी मैंने कहाँ तक लिखवाई है, 1570। अभी देखो 1565 में तो 1570 तक तो तुलुव खत्म हो गई, अराईवीडू तो अभी भी चल रही थी। तो एक छोटे से एरिया में लोग चलते रहे, प्रोफाउंड नहीं थे। तो श्रीरंगदी थर्ड, ध्यान रखिएगा, श्रीरंगदी थर्ड, ये कुछ टाइम, मतलब जो अराईवीडू डायनेस्टी है वो रूल, अराईवीडू डायनेस्टी चलती रही कुछ टाइम के लिए। तो श्रीरंग थर्ड लास्ट थे, और तालीकोटा में जो हारे थे वो सदाशिव राय थे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बहमानी किंगडम। जो ये बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा है, ये कौन है वो हमें यहीं से पता चलेगा। तो बहमानी किंगडम 1347 में बनता है, 1347 AD में बनता है। अलाउद्दीन बहमान शाह, अलाउद्दीन बहमान शाह इसको बनाते हैं। और ये कहाँ पे था? ये था, ध्यान रखना, ये था हमारी कृष्णा रिवर, इसके नीचे था पूरा विजयनगर और इसके ऊपर था बहमानीज, यानी कि कंटेम्प्रेरीज थे, एक दूसरे के समकालीन थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और उनकी कैपिटल मैंने बता दी थी, हम्पी थी। इनकी कैपिटल थी बिदर्ग। पहले गुलबर्ग थी, बाद में बिदर्ग थी। तो पूछता है कि कैपिटल शिफ्ट किसने करी, पूछता है कि कैपिटल किसने शिफ्ट करी गुलबर्ग से बिदर्ग, पूछेगा तुमसे। लेकिन तुम बता देना उसको, क्या बता देना कि अहमद अली शाह ने करी थी, अहमद शाह ने करी थी, अहमद अली शाह, ठीक है। अहमद शाह याद कर लो बस, अहमद अली शाह, उसने गुलबर्ग से बिदर को कैपिटल शिफ्ट किया था। पूछता है यहाँ पे कौन एक रूलर था जिसको जालिम के नाम से जानते थे, क्योंकि वो जालिम लोशन, ओहो बैटरी डाउन हो गई, रुको रुको रुको, ठीक है। तो जालिम लोशन लगाता था वो, उसका नाम था हुमायूं शाह, ठीक है। ये वो बाबर का बेटा हुमायूं नहीं है, ये दूसरा है, हुमायूं शाह था उसका नाम, जालिम। और इस जालिम ने, इसको जालिम टाइटल मिला था, इस जालिम ने एक टाइटल दिया था मालिके तो तुज़र का। क्या दिया था? मालिक को तुज़र। ये किसको टाइटल दिया था पूछता ही है। तो ये पहली बात, तो इसका मतलब क्या होता है, तो तुम ये मत बोलना, तुमसे मतलब बताना पड़ेगा तुमको। महमूद गवान को टाइटल दिया था। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि क्या मतलब क्या होता है इसको, तो मतलब होता है इसका चीफ ऑफ मर्चेंट, चीफ ऑफ मर्चेंट, क्या समझे। तो महमूद गवान को टाइटल दिया था हुमायूं शाह ने, जिसको खुद जालिम के नाम से जाना जाता था। इनके टाइम पे, बहमानीज के टाइम पे, प्रोविंस को क्या बोला जाता था? वॉट वर प्रोविंसेस कॉल्ड एज? तो प्रोविंसेस वर कॉल्ड एज तरफ, तरफ। और इनको जो गवर्न करते थे उनको तरफदार बोला जाता था। अब ये बहमानी एम्पायर 5 छोटे 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 किंगडम्स में बट गया। उनका नाम क्या था? बेरार, अहमदनगर, बिदर, बीजापुर और अहमदनगर और गोलकोंडा। बेरार, अहमदनगर, बिदर, बीजापुर और गोलकोंडा 5 किंगडम्स में बट गया, ठीक। अब इसी में से बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा बैग ने मिलके अटैक कर दिया था KDR, मतलब वहाँ पे तुलुव डायनेस्टी पे, मतलब विजयनगर एम्पायर पे, उनको ख़त्म कर दिया, ठीक। ये सब किसने बनवाई? ये हैदराबाद की 4 मीनार है, ये हैदराबाद की 4 मीनार है। और ये है क्या? ये है गोल गुम्बज, गोल, गोल्ड नहीं गोल है ये, ठीक है, गोल गुम्बज है ये। भारत का सबसे बड़ा डोम आर्किटेक्चर है ये गोल गुम्बज। इसको बनवाया था आदिल शाही डायनेस्टी के आदिल शाह। आदिल शाही डायनेस्टी कहाँ पे थी? ये बीजापुर में थी, बीजापुर में रूल कर रहे थे। आदिल शाह फाउंडर थे और आदिल शाही डायनेस्टी का नाम था। और यह 4 मीनार किसने बनवाई थी? कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी ये कहाँ पे थे? ये गोलकोंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी चला रहे थे ये गोलकोंडा में, ठीक, क्लियर। गोलकोंडा का किला जो है, गोलकोंडा फोर्ट, वो ककातियाज और वारंगल जिसके फ्यूडेटरी ये थे, ठीक है। लिखवाया था ना मैंने, ये नहीं लिखा है क्या? लिखा तो होगा यार,
यहाँ पे हेडिंग नहीं लिखी क्या? चलो ध्यान रखना, ये किसके फ्यूडेटरी थे, सामंत किसके थे ये? फ्यूडेटरीज ऑफ ककातियास थे ये। कौन? विजयनगर वाले। ठीक है। विरूपाक्ष टेम्पल इन्होंने बनवाया था, ये लिखवा दिया होगा मैंने, ये तो लिखवाया होगा हाँ, लक्कन गंडेशा ने। और तो कुछ नहीं है, टाइटल बता दिए हैं, आंध्र भोज, यवन राजप्रिया, दोनों किताब बता दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से मुगल डायनेस्टी शुरू करते हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? कुछ लग रहा हो मिस विस तो नहीं कर दिया हो ऐसा कुछ? क्या ये डाउट था? एक सेकंड उसको ऊपर करो। रियासत तो कॉमर्स है ना, रियासत रिलीजन से नहीं है यार, रियासत रिलीजन से नहीं है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ना ना ना, वो तो मैंने कॉमर्स लिखवाया होगा ना, उसी से ही है। कॉमर्स लिखा होगा ना मैंने, ठीक है। स्टार्ट करें। एक चीज़ ध्यान रखना, आमिर खुसरो ने एक किताब लिखी थी, कल यूपी पुलिस के पेपर में पूछी गई, तुगलकनामा। ठीक है, तुगलकनामा ध्यान रखना, वो आमिर खुसरो ने किताब लिखी थी, कल यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया था वो। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से मुगल डायनेस्टी। तो हमने देखा किस तरह से इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। एक सेकंड ठीक है। तो इब्राहिम लोदी को हराया था, सॉरी इब्राहिम लोदी, हाँ इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। तो बाबर के कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, वो हम पहले देख लेते हैं, लेकिन बाबर के बारे में पढ़ते हैं। तो बाबर जो है 12 साल की उम्र में था, 12 साल का बच्चा था ये बाबर। अभी तो दाढ़ी वाड़ी निकला है, लेकिन 12 साल का था जब फरगना के थ्रोन पे बैठा था ये। ठीक है, फरगना के थ्रोन पे बैठा था ये, जो कि उज़्बेकिस्तान में, लेकिन उज़्बेक्स ने इसको भगा दिया वहाँ से, निकलो यहाँ से। ठीक है, दिल टूट गया बेचारे का। इसका ओरिजिनल नेम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ये वो बाबर। ठीक है, तो ज़हीरुद्दीन ध्यान रखना, ये वो बीच में होगा, बहुत कुछ सारी और चीज़ें होंगी। तो बाबर, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ये बाबर। ठीक, बैटल्स ऑफ बाबर। तो बैटल्स जो इसने लड़े वो 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स थे, जिनको कि हम जानते हैं ऐसे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत। फिर बैटल ऑफ खानवा, पहले पानी पिया फिर खाना खाएगा, फिर क्या करेगा? फिर थोड़ा चंदा लेगा, इकट्ठा करेगा लोगों से। क्यों? घर जाना है उसको, घाघरा पहनकर घर जाना है। ठीक, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, 1527, 1528, 1529। अब ये तो देख चुके हैं कि, और सब सारे जीता इसने। पहला बैटल ऑफ पानीपत में से किसको हराया वो देख चुके हैं, तो नहीं लिखवाएंगे। यहाँ पे इसने सबसे पहले ध्यान रखना गन पाउडर का यूज़ किया था, और तुगलमा फॉर्मेशन का यहाँ पे यूज़ हुआ था। एक तुगलमा फॉर्मेशन होता है कि बीच से वो करके अटैक करके साइड से घेर के अटैक कर देना। तो इब्राहिम लोदी को हराया यहाँ पे। यहाँ पे इसने हराया था किसको? यहाँ पे हराया था राणा सांगा को, जो कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत रूलर थे। चंदेरी में हराया था, चंदा लिया था मेदिनी से, राय ली थी इससे, मेदिनी राय से राय ली थी इसने कि घर जाना चाहिए कि नहीं, उसने बोला चले जाओ। तो घाघरा में हराया इसने अफगान्स को। ठीक है, तो बैक टू बैक इसने लड़े, 4 बैटल लड़े। अब 1530 में मर गया ये, 1530 एंड डाइड। कहाँ पे इसकी कब्र? काबुल अफ़गानिस्तान में पाई जाती है आजकल। ठीक है, काबुल अफ़गानिस्तान में। पहले लेकिन ध्यान रखियो 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 रखियो, ठीक है, पहले इसको यहाँ बरी नहीं किया गया था। ठीक है, पहले इसको
फिर ठीक है, पहले इसको यहाँ पे बरी नहीं किया गया था। पहले इसको कहाँ पे बरी किया गया था, ध्यान रखिएगा। पहले इसको आगरा में बरी किया गया था। फर्स्ट ही वॉज बरीड इन आगरा, और उसके बाद काबुल में बरी किया गया था। पहले आगरा, देन ठीक है काबुल में। तो ये पूछता है सवाल। अब आते हैं हुमायूं। हुमायूं की किस्मत थोड़ी ठीक ना थी। 1530 तक तो चले बाबर, इनका टाइम पीरियड याद होना चाहिए। 1526 से लेकर 30 तक तो चले बाबर। अब हुमायूं जो इनके बेटे आए, उनका कुछ यूं सिस्टम था। 1530 से लेकर 40 और फिर 1555 से लेकर 56, तो बीच में एक साल कहाँ गया अभी देखेंगे। हुमायूं का जो ओरिजिनल नेम था वो था मिर्ज़ा नसीरुद्दीन बैग। मिर्ज़ा नसीरुद्दीन बैग। ये तो मतलब कुछ वर्ड थे, अभी और भी आगे काफ़ी लंबा चलेगा ये लेकिन इतने में हमारा सवाल हो जाएगा। मिर्ज़ा नसीरुद्दीन बैग। हुमायूं के 3 और भाई थे, अस्कर, हिंडल और कामरान। तो पूछता है कि हुमायूं ने अपना जो एम्पायर है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया। तो 4 पार्ट में। एक पार्ट अपने पास रखेगा, एक पार्ट अपने पास रखेगा और बाकी के 3 पार्ट अपने भाइयों को देगा। तो अस्कर, हिंडल, कामरान, तो 4 पार्ट में इसने डिवाइड किया अपने एम्पायर को। ठीक है, चलिए। हुमायूं को शेर शाह सूरी से काफ़ी, शेर शाह सूरी जो कि एक अफ़गान था, एक अफ़गान ज़मींदार का बेटा था जो बिहार के सासाराम में उधर रीजन में रूल कर रहा था, काफ़ी अटैक झेलना पड़ा। शेर शाह सूरी से इससे 2 बैटल हुए। शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं 2 बैटल हुए और दोनों में शेर शाह सूरी की जीत हुई। पहला तो हुआ था बैटल ऑफ चौसा और दूसरा हुआ बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको बैटल ऑफ बिलीग्राम के नाम से जानते हैं। चौसा या बिलीग्राम। तो चौसा हुआ 1539 1539 ईस्वी में और कन्नौज हुआ 1540 ईस्वी में। दोनों में शेर शाह वॉन। भाई साहब को भागना पड़ गया ईरान में। ईरान में की सफ़ाविद डायनेस्टी थी, वहाँ पे जाके इन्होंने शरण ली। जब शरण ले ली तो हुमायूं नामा किसने लिखी? ये लिखी थी इनकी जो बहन थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अच्छा, ये बाबर की भी कोई बायोग्राफी थी क्या? हाँ, इसने खुद लिखी थी, यानी ऑटोबायोग्राफी होगी वो। तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी लिखी थी टर्किश लैंग्वेज में। बाद में पर्शियन में कन्वर्ट किया गया था इसको बाबरनामा के अंडर में। अकबर के टाइम पे अबुल फजल ने किया था उसको बाबरनामा। ठीक है, अब हम यहाँ पे शेर शाह सूरी को ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। काहे? क्योंकि उसने हुमायूं को हराया। अब हुमायूं को हराया इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि जीटी रोड बिल्ड करी, जो कहाँ से कहाँ, बांग्लादेश की चिटगांग से काबुल अफगानिस्तान तक जाती है, लेकिन इंडिया में अगर बात करें तो कोलकाता से लेकर अमृतसर तक जाती है। और ये जो नेशनल हाईवे 1 है उसी को बोलते हैं जीटी रोड, NH1। ठीक है, जो आज का नेशनल हाईवे नंबर 1 है। इस जीटी रोड में इसने सराइस बनवाए थे। सराई क्या होता है? वॉइस तो आ रही है ना? ठीक है, सराई क्या होते हैं? सराई होते हैं आपके जहाँ पे रुका जाता है। सराई बनवाए थे जहाँ पे रुका जाता है उसके लिए। ठीक है, उसके लिए मतलब समझ रहे हो ना। शेर शाह सूरी की अगर बात करेंगे तो इसने बहुत ही तगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया था, जिसको कि अकबर ने अडॉप्ट किया था। और कुछ तो है, कुछ तो है दया। इसकी जो डेथ है वो कलिंजर फोर्ट में हुई थी, जहाँ पर भी मैं गया था। मैं तुम्हें रोज़ बताऊँगा, हर लेक्चर में बताऊँगा, क्योंकि मैं कभी कभी तो जाता हूँ तो मैं तुम्हें रोज़ बताऊँगा, है ना। अब ध्यान रखना, हाँ अब ध्यान रखना, हाँ रुकने के लिए। और एक ध्यान रखना, किसने एक वो चलाई थी रुपया। ठीक है, रुपया इसने करेंसी चलाई थी। इसका क्या था, कलिंजर का जो फोर्ट था, कलिंजर का जो किला था, इसकी दीवार बहुत मोटी है। क्योंकि मैं गया था ना, मैं देख के आया था भाई बहुत मोटी थी वो दीवार। ठीक है, और मतलब काफ़ी बढ़िया किला है, लेकिन उतना डेवलप नहीं किया गया उसको। मतलब उसके आसपास के रीजन है, जैसे नीचे उतरोगे ऐसा लगेगा कहाँ आदिवासी इलाकों में आ गया, जबकि उतना है नहीं। ठीक है, चलो। तो ये माना जाता है कि इसने यहाँ पे इसने ग्रेनाइट, मतलब इसने तोड़वाने के लिए भिगवाया और वो वापस जो है इसी के पास ही
आके गिर गया इसके पास और भाई साहब इंजर्ड हो गया और डेथ हो गई इनकी वहीं पे। ठीक है, तो खैर अब जिसने भी फेंका होगा ठीक है, तो मतलब इतनी मोटी थी, वो लौट के आ गया और वहीं पे इनकी डेथ हो गई। और जब ये बात हुमायूं को पता चला, आंखें उसकी चमक गईं और वो वापस आ गया 1555 में, और उसने इनके हुमायूं इसके शेर शाह के बेटों को हराया और 1556 में इसने यहाँ पे ये मतलब फिर से आ गया। हुमायूं जो है इसने दीन पनाह करके एक सिटी इस्टेब्लिश करी थी, ये ध्यान रखिएगा। दीन पनाह जो है इसने सिटी को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और एक सेकंड रुको यार, शेर शाह सूरी ने भी एक फ़ोर्ट बनवाया था, याद नहीं आ रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी में मैंने शायद लिखवा नहीं, अलाई दरवाज़ा बता तो दिया था मैंने, लेकिन वो याद मतलब नोट कर लेना। एक तो हौज़ खास बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाई दरवाज़ा बनाया था, और सिरी फोर्ट। इसने भी एक कौन सा फोर्ट था यार, नाम याद नहीं आ रहा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट तो नहीं था, लेकिन छुटकू सा कोई पोर्ट था। ठीक है, पोर्ट बोलो फोर्ट। ठीक है, तो वो बनवाया था इसने शेर शाह सूरी ने। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जब इसकी डेथ हो जाती है, तो शायद अगर इसकी मतलब वहाँ पे कलिंजर फोर्ट में डेथ ना हुई होती, जहाँ पे मैं गया था अभी कुछ टाइम पहले, तो ये बच जाता और शायद मुग़ल डायनेस्टी कभी इस्टेब्लिश ना हो पाती। और हो सकता है कि कलिंजर फोर्ट का कुछ, जहाँ भी मैं गया था, कुछ और ही उसका आज जो भी होती। ठीक है, काफ़ी पुराना मतलब फोर्ट है वो, जाना ज़रूर जहाँ पर अभी मैं गया था। ठीक है, अकबर पे आते हैं अभी। तो अकबर का ओरिजिनल नेम क्या था? तो अकबर का नाम था जलालुद सरस। एक सेकेंड, अभी वही सारी होगी। ठीक है, तो अकबर के बारे में पढ़ते हैं। तो अकबर का ओरिजिनल नेम क्या था? इसका नाम था पुराना किला। हाँ, पुराना किला बनवाया था सासाराम बिहार में ही, जहाँ पे इसकी कब्र है। ठीक है, सासाराम बिहार में इसने पुराना किला, ठीक है सॉरी, पुराना किला सासाराम में नहीं बनवाया था। आई अगेन टेक माई वर्ड्स बैक, पुराना किला इसने दिल्ली में बनवाया था। अब मुझे वो पिक्चर याद है एग्जैक्टली। ठीक है, दिल्ली में बनवाया था इसने। चलो भाई, तो अभी कलिंजर फोर्ट जहाँ पर मैं गया था उससे भी हम लोग निकलते हैं और आते हैं अकबर फोर्ट पे, अकबर पे। ठीक है, तो अकबर का ओरिजिनल नेम क्या था? तो इसका ओरिजिनल नेम था अबुल फतेह जलालुद्दीन ये वो बाबर। ठीक है, जलालुद्दीन ये वो बाबर। ठीक है, अब अकबर के बारे में ध्यान ये रखना कि ये 13 साल का था जब हुमायूं की सीढ़ियों से, लाइब्रेरी की स्टेयर से गिरने की वजह से डेथ हो गई थी। ठीक है, ये लाइब्रेरी की स्टेयर से गिर गया था बेचारा। ठीक है, तो अब आए हमारे अकबर जी 13 साल की उम्र में। ठीक है, ये इन्होंने सबसे पहले बैटल लड़ा, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध था ये। 1556 में हुआ था तालीकोटा, 1565 में ये हुआ था। ये 13 साल के थे, छोटे थे बहुत, तो ये तो ऑब्वियस बात लड़ नहीं सकते हैं। तो इनकी फोर्सेस को लीड कर रहे थे बैरम खान, जो इनके संरक्षक थे एक तरह से। बैरम खान वर्सेस हुआ था ये वॉर हेमू, जो अफ़गानी फोर्सेस को लीड कर रहे थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो यहाँ पे इनकी डिफीट होती है हेमू की, बैरम खान जीतते हैं, यानी अकबर जीतते हैं, और अकबर धीरे धीरे बड़े होते हैं, बैरम खान को साइड करते हैं, बोलते हैं चच्चा तुम निकलो, अब हम रूल करेंगे कायदे से। तो ये रूल पे बैठते हैं। ठीक, अब अकबर लैंड रेवेन्यू, पहले बात ध्यान रखना, अकबर ने किसका एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्ट किया? लिखा होगा यहाँ पे मैंने, अकबर अडॉप्टेड एक्सेप्टेड या फिर अडॉप्टेड नॉट एक्सेप्टेड, अडॉप्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किसका? जल्दी से बताओ, अभी मैंने बताया था आपको। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम अकबर लाए थे, जिसको जब्ती और दहसाला बोलते हैं। तो इनके टाइम पे नवरत्न एग्जिस्ट करते थे। केडीआर जो भी हमने पढ़ा था, उनके टाइम पे अष्ट दिग्गज, क्या कौन? अष्ट दिग्गज, वो एग्जिस्ट करते थे, ध्यान रखिएगा। तोलका पीएम मैंने बताया था, वो तमिल टेक्स्ट था, तोलका पीएम सेकंड संगम में। ठीक है, तेलुगु टेक्स्ट मैंने बताया था अमुक्तमाल्यदा, केडीआर के टाइम पे। ठीक है, तो तेलुगु पोएट्स हुआ करते थे अष्ट दिग्गज केडीआर के टाइम पे। इनके टाइम पे नवरत्न होते थे, जैसे हमारे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे भी। तो उसमें से तानसेन थे, सॉरी तानसेन बोल रहा हूँ, उसमें से टोडरमल थे जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। टोडरमल इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो लेके आए थे इसको फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक, तो जब्ती और दहसाला, दहसाला का मतलब होता है 10 साल। 10 साल के बेसिस पे क्या किया जाएगा? 10 साल के लैंड आपकी कितना प्रोडक्टिव है वो चेक किया जाएगा, और उस हिसाब से आपका रेवेन्यू डिसाइड किया जाएगा कि आप कितना दोगे। ठीक है, तो 4 कैटेगरी में लैंड को डिवाइड किया, पुलाज,
परौती, चाचर और बंजर। ठीक। पोलाज जो है ये, इसको कभी फैलो नहीं छोड़ा जाता था, मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ लैंड। इसको 1 से 2 साल के लिए फैलो यानी खाली छोड़ दिया जाता था, इसको 3 से 4 साल के लिए, और इसको मोर देन 5 ईयर्स बंजर हो चुकी है ये। अकबरनामा को किसने लिखा था? इसी की एक नवरत्न अबुल फजल ने, और अबुल फजल ने ही बाबरनामा लिखी थी, तुजुक बाबरी को, जो टर्किश में थी, जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी, उसको पर्शियन में कन्वर्ट किया था। बाबरनामा जो थी वो 3 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड थी, 3 वॉल्यूम्स। पहला जो है वो अकबर के एंसेस्टर्स यानी उसके पूर्वजों के बारे में बताता है, दूसरा अकबर के रेन के बारे में बताता है कि इसके टाइम पे क्या क्या हुआ, और तीसरा इसके एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन कैसा क्या था उसके बारे में बताता है, थर्ड इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। और जो हमारी ऐन अकबरी है उस पूछता है कि ऐन अकबरी अकबरनामा का कौन सा वॉल्यूम है, तो बोल देना तीसरा वॉल्यूम है ऐन अकबरी। ठीक। दीन इलाही नाम का एक इसने नया रिलीजन स्टैब्लिश किया, न्यू रिलीजन, जिसको कि सिर्फ एक ही बंदे ने अडॉप्ट किया। ठीक है, वो था कौन, मतलब जो अकबर के अलावा बीरबल ने अडॉप्ट किया था इसको। ये सारे धर्मों का मिश्रण था लेकिन चल नहीं पाया। इबादत खाना ये ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था जहाँ पे अकबर ट्रांसलेशन करवाया करता था, महाभारत को ट्रांसलेट कर दो, हैं पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा ने लिखी उसको ट्रांसलेट कर दो, सब ट्रांसलेट कर रख दो, उसको ट्रांसलेट कर दो महाभारत को। तो पूछता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, महाभारत को, लगता है पान खा रखे हैं बाबर, महाभारत को और रामायण को किसने कन्वर्ट किया था? तो महाभारत को ध्यान रखिएगा, इसको पर्शियन में कन्वर्ट करने का काम किया था अब्दुल कादिर बदौनी और अबुल फजल ने। बदौनी प्लस अबुल फजल ने, और इसका नाम क्या रखा गया? रज़्मनामा। पर्शियन में जो कन्वर्ट किया गया था रज़्मनामा टाइटल के अंडर किया गया था, और रामायण को ट्रांसलेट किया था इन्होंने, अब्दुल कादिर बदौनी ने सिर्फ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसका एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्ट किया? तो शेर शाह सूरी का अडॉप्ट किया था। मनसबदारी सिस्टम क्या होता? जैसे इक्ता था, जैसे कि अमर नायक था, वैसे ही कि इसमें मनसब अलॉट की जाती थी। मनसब होता है, मनसब का मतलब होता है रैंक। तो भैया आपके जितने जट और सवार हैं, जट मतलब आर्मी पर्सन और सवार मतलब घुड़सवार, उसके बेसिस पे आपको रैंक दी जाएगी। तो मिनिमम रैंक 10 होती थी। अभी पूछा था CHSL पेपर में कितनी होती है मिनिमम रैंक, तो 10 होती है, और मैक्सिमम तो 10,000 तक गई, और जो मैक्सिमम थी वो जहांगीर जो इसका बेटा था उसके लिए रिजर्व थी। 7,000 की पोस्ट पे हिंदू रूलर जो मान सिंह थे वो बैठे थे। मान सिंह, अब ये मान सिंह कौन थे? मान सिंह ऑफ अंबेर थे, जिन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल फोर्सेस को लीड किया था। 1576 में, 1576 में युद्ध हुआ था, जहाँ पे महाराणा प्रताप के अगेंस्ट में ये युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप के अगेंस्ट में ये युद्ध हुआ था। तो मतलब मुगल फोर्सेस कौन लीड कर रहा था? मान सिंह लीड कर रहे थे। ठीक है, अंबेर के राजा थे। 7,000 का इनका मनसब मिला हुआ था। कब आया था ये मनसबदारी सिस्टम? 1571 में आया था, 1571 में आया था। अकबर ने क्या क्या बनवाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी नाम की एक सिटी डेवलप करी थी। क्यों? बेटा नहीं हो रहा था तो एक शेख सलीम चिश्ती ने बोल दिया जाओ बेटा होगा, जहांगीर हो गया, तो बनवा दिया उनकी याद में। 1575 में बनवा दिया, ले बुलंद दरवाज़ा खड़ा कर दिया। बुलंद दरवाज़ा इज़ एन एंट्रेंस टू दी, जो ये मॉस्क है ना, क्या कौन सी वो है मस्जिद? जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद का एंट्रेंस है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा ये तब बनाए थे जब गुजरात में इनको विक्ट्री मिल गई थी। ठीक है, आफ्टर गुजरात विक्ट्री, आफ्टर गुजरात विक्ट्री बनवाए थे ये। क्लियर? और फतेहपुर सीकरी ठीक है वहीं पे है। ठीक है, ख़त्म हो गया जहांगीर। और एक और पंचमहल बनवाए थे, पंचमहल। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में ही बना हुआ है ये पंचमहल। कुछ छूटा तो नहीं अकबर के रिगार्डिंग? ठीक है, इनकी वाइफ थी जिनको जोधाबाई के नाम से जानते हैं, जो कछवा प्रिंस थी। ठीक है, डिस्प्यूट तो रहता ही यार कि जोधाबाई, कोई बोलता है कि जहांगीर की वाइफ थी। ठीक है, लेकिन कुछ मतलब इनका नाम रख दिया गया था, क्या नाम था यार वो, अरे क्या नाम रखा गया था वो मुस्लिम नेम, अरे यार, मरियम उज़ ज़मानी। ठीक है, मरियम उज़ ज़मानी,
ये नाम रखा गया था अकबर की वाइफ का। जो कोई बोलता जोधा बाई थी, मतलब ये तो हिंदू प्रिंस जो थे कछवा, जो मेवाड़ के जो सॉरी मारवाड़ के जो कछवा रूलर थे, कछवा रूलर, उनकी बेटी थी हैं, ठीक है। उन्हीं से शादी हुई थी अकबर की, और उन्हीं से ही बेटे हुए थे जहांगीर, उन्हीं से ही, ठीक है। तो जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं। कोई चीज़, कोई किसी का डाउट तो नहीं अकबर में? और अभी जैसे 3.2 आई थिंक लोग हैं, और ये 3 हो जाएंगे मुझे पता है, लेकिन ये 3 से नीचे नहीं जाने चाहिए, नहीं तो फिर भाई मेरा मनोबल डाउन हो जाएगा ना। एडमिट कार्ड स्टेटस आउट, अच्छा हर का भाई अकबर का भाई। भाई ठीक है, तो लो हो गया आउट तो हो गया, रुक जाओ थोड़ा, हैं? तुम तो एकदम रुक ही नहीं रहे हो। क्या उल्टा बोल दिया बैटल ऑफ तालीकोटा? क्या क्या उल्टा बोल दिया? एक सेकंड, उल्टा लिखवा दिए क्या? बिल्कुल यार, उल्टा ही तो लिखवाए हैं। अब खुद ही सोचो आप, ठीक है। हुमायूं मर गया 1555 में, ठीक है। 1555 में हुमायूं मर गया, 1556 में होगा ना ये। शायद मैंने ताली कोटा को मैंने 1556 लिख दिया, तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेंगे, मैं जल्दी से इसको करेक्ट करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा ये, ठीक है। हाँ उल्टा हो गया यार ये तो, ठीक है। 1565 ऐसे याद करेंगे, 1555 में हुमायूं मरा तो 1556 में होगा वो, ठीक है। चलिए जहांगीर पे आते हैं। तो जहांगीर का ओरिजिनल नेम क्या था? मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग, ठीक है। बस इसके बाद ख़त्म। जहांगीर शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब के बाद मॉडर्न हिस्ट्री, बस मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हिस्ट्री। घर जाना, सब मौज करना अपना, है। ख़त्म हो जाएगा अभी 2 बजे में ख़त्म करता हूँ अभी, ठीक है। 1 घंटा लगेगा मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है। मिर्ज़ा नूरुद्दीन बैग ये थे, ठीक है। हाँ जी, तो मिर्ज़ा नूरुद्दीन जो बैग थे वो जहांगीर का ओरिजिनल नेम था। 1605 से लेकर 1627 तक रूल रहा था। हुआ क्या था कि इनका जो लास्ट एक्सपीडिशन था अकबर का, वो खंडेश था। खंडेश वही जो साउथ इंडिया में बरार अहमदनगर देख रहे थे वहीं पे ही, ठीक है। तो खंडेश को ये अपने अंडर में किया 1601 में, 1601 में जहांगीर ने रिवोल्ट कर दिया इनके अगेंस्ट, अकबर के अगेंस्ट। तो जहांगीर को अकबर को भाग के जाना पड़ा ऊपर मतलब दिल्ली में, और फिर जहांगीर के रिवोल्ट को कर्ब करना पड़ा, लेकिन अकबर वहीं पे डेथ हो गई अकबर की। तो जहांगीर जो है ये मैरी कर लेता है मेहरुन्निसा को, मेहरुन्निसा जो कि एक अफ़गान की विडो थी, उससे मैरी कर ली और उसी को टाइटल दे दिया नूरजहाँ, ठीक है। इसकी और भी वाइफ थी, जैसे कि एक जगत गोसाई थी। जगत गोसाई से ही शाहजहाँ हुआ था जहांगीर का लड़का, ठीक है। यानी कि जहांगीर की भी मम्मी हिंदू थी और शाहजहाँ की भी मम्मी हिंदू थी, ठीक है। पापा इनके मुस्लिम थे, खैर वो तो पता ही आपको। किल्ड सिख गुरु, तो किस सिख गुरु को उसने मरवाया? तो गुरु अर्जन देव की इसने हत्या करवा दी। क्यों हत्या करवा दी? जो 5वें सिख गुरु थे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को कंपोज करना स्टार्ट किया था, क्योंकि इन्होंने शरण दे दी थी खुसरो खान को, जो कि इसका रिबेलियस विद्रोह कर रहा था जहांगीर का लड़का, इस जहांगीर के खिलाफ, जबकि खुद विद्रोही था अपने बाप के खिलाफ, है ना। तो खुसरो खान ने किया, गुरु अर्जन देव जी ने शरण दी तो उनको मरवा डाला इसने। डैश ऑफ मेवाड़ एक्सेप्टेड द सुजरेनिटी ऑफ जहांगीर, तो किसने एक्सेप्ट कर ली थी? तो ये राजा अमर सिंह थे। अभी मैंने आपको बताया कि बैटल ऑफ खानवा हुआ, पढ़ा हम लोगों ने 1527 में, राणा सांगा लड़े, बाबर का पोता अकबर और राणा सांगा जी के जो पोते थे उनका नाम था महाराणा प्रताप। तो उन्होंने भी आपस में बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा, यानी कि मेवाड़ के जो राजा थे सिसोदिया राजपूत रूलर और मुगल्स के बीच में एकदम टसल चलती रहती थी। यहाँ तक कि मेवाड़ ने बोला था सिसोदिया राजपूत ने कि अगर किसी राजपूत ने अपनी बेटियों को हराम में भेजा, मुगल्स की हराम मतलब जहाँ पे फीमेल्स को रखा जाता है, तो उसके साथ वो रिलेशन तोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ तक था उन्होंने बोल रखा था। जैसे कि कछवा प्रिंस ने बोला था तो उनसे रिलेशंस तोड़ दिया अकबर, है ना। और तो इस तरह से ये था। तो अमर सिंह ने जो है सुजरेनिटी एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जहांगीर ने बोला हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे, अमर सिंह जी ने बोला ठीक है आपस में अटैक नहीं करेंगे और मिल बांट के रहेंगे, ठीक है। दोनों लोगों का लॉस होता है इससे। विलियम हॉकिंस जो है ये 1608 में विजिट करता है और 1615 में 1615 में थॉमस रो विजिट करता है,
ठीक है, इनके कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में, और इनको ये ट्रेडिंग राइट्स दे देते हैं। इन्हीं के टाइम पे ही एक ट्रैवलर आता है जिसको बोलते हैं टैवर्नियर। टैवर्नियर जो है ना, ये 6 बार भारत में आता है, 6 टाइम्स इंडिया में आता है, और इसकी किताब है, ध्यान रखना, ट्रैवल्स इन इंडिया। ट्रैवल्स इन इंडिया नाम की किताब है। और इसके बाद आता है इसका बेटा शाहजहां। शाहजहां की अगर बात करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसने मोती मस्जिद बनवाई थी, बिल्ट मोती मस्जिद इन लाहौर फोर्ट, जो लाहौर का किला है वहाँ पे इसने मोती मस्जिद बनवाई थी। ये चीज़ क्लियर। और शाहजहाँ की अगर बात करें तो आपको पता है इसने ताज महल बनवाया, इसने दीवाने आम दीवाने ख़ास बनवाया, दीवाने आम आगरा के पास, दीवाने ख़ास दिल्ली में ख़ास लोगों के लिए। इसने जो है मोती मस्जिद बनवाया आगरा में, मोती मस्जिद बनवाई इसने आगरा में। और इसी की के बारे में ही लिखा पादशाह नामा में किसने, अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक, क्लियर। और इसी के टाइम पे एक सॉरी टैवर्नियर, ध्यान रखना यार, टैवर्नियर थोड़ा देर से आएगा क्योंकि टैवर्नियर तो इनके टाइम पे भी गया था ना, औरंगज़ेब के यहाँ पे भी, तो ये ध्यान रखना टैवर्नियर इसके टाइम पे होगा। टैवर्नियर टैवर्नियर जो 6 बार आया, जिसने कि ट्रैवल्स इन इंडिया लिखा, ठीक है, ट्रैवल्स इन इंडिया, वो इसके टाइम पे आया था शायद। बर्नियर भी था, लेकिन बर्नियर कोर्ट फिजिशियन था, अभी हम देखेंगे दारा शिकोह के कोर्ट में। शाहजहाँ ने ही पीकॉक थ्रोन, जिसमें कि आपका कोहिनूर जड़ा हुआ था, ठीक है, पीकॉक थ्रोन इसने बनवा के रखा था। अब शाहजहाँ चाहता था कि, और इसके समय ट्रैवलर्स कौन सा है, ट्रैवलर मैंने आपको बता दिए, बर्नियर ट्रैवलर, वॉर ऑफ सक्सेशन होने लगा, तबीयत जब ख़राब होने लगी तो ये चाहता था शाहजहाँ कि दारा शिकोह उसका बड़ा बेटा रूलर बने, लेकिन उसका जो छोटा बेटा है औरंगज़ेब, वो चाहता था कि वो रूलर बने। तो इनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है, बैटल ऑफ धर्मत होता है, बैटल ऑफ सामूगढ़ होता है, जिसमें कि जीत होती है औरंगज़ेब की 1658 1658 में ये बैटल होते हैं। तो औरंगज़ेब अब आएगा यहाँ पे 1658, देख रहे हो कैसे पढ़ रहा है ये। इसको जिंदा पीर का टाइटल दिया था किसी ने, किसने दिया था, मिला नहीं आज तक, नहीं तो बहुत मारते उसको, जिंदा पीर। अभी देखना है इसकी हरकतें, ठीक है। तो ये था औरंगज़ेब अभी आ गया 1658। ये लास्ट इम्पॉर्टेंट मुग़ल रूलर है, इम्पॉर्टेंट बोलो क्योंकि इसने जो हरकतें करी उसकी वजह से ये डिक्लाइन का कारण बन गया मुग़ल पूरे एम्पायर का। क्या किया इसने ये किया कि ये ऊपर तो रहा मतलब नॉर्थ इंडिया में, उसके बाद ये साउथ इंडिया में गया, और साउथ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज जी बैठे हुए थे, तो उनके साथ डायरेक्ट इसका टसल रहा, ठीक है। और उनको वो कभी भेद नहीं पाया, अगर हम देखें तो, ठीक है। मराठास के बारे में पढ़ते हैं तो ये चीज़ें औरंगज़ेब ने, ध्यान रखना, फतवाए आलमगीरी लिखी थी कि सबको इस्लाम फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, फतवाए आलमगीरी। अच्छा, मैंने तानसेन के बारे में आपको नहीं बताया ना, एक सेकंड रुकिएगा। और एक ध्यान रखना, इसके टाइम पे निकोलो मनुक्की भी आया था, इटालियन ट्रैवलर, निकोलो मनुक्की, ठीक है, इटालियन ट्रैवलर था। और ये जो बर्नियर था, टैवर्नियर और बर्नियर दोनों ही फ्रांस से आए थे। तो बर्नियर जो था ये फिजिशियन था इसके कोर्ट में, दारा शिकोह। अब दारा शिकोह तो नहीं रहा फिर, तो उसके बाद ये औरंगज़ेब के कोर्ट में चला गया। तानसेन के बारे में यहाँ पे लिखना, अकबर के वाले में यहाँ पे लिख देते हैं कि तानसेन के बारे में कल स्टैटिक जी के वाले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। तानसेन का नाम मियाँ टाइटल अकबर ने दिया था। रामतनु पांडे इसका ओरिजिनल नेम था, इनका ओरिजिनल नेम था तानसेन जी का। तानसेन जी ने ध्रुपद कंपोज किए थे इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए। ये पहले राजा रामचंद्र जो ग्वालियर के थे उनके कोर्ट में थे। रीवा या फिर ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हैं, ये रीवा या फिर ग्वालियर घराने से, ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता हैं। इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। ओरिजिनल नेम तो मैंने बता ही दिया, इनका ओरिजिनल नेम रामतनु पांडे था, रामतनु पांडे, ठीक, क्लियर। तो औरंगज़ेब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एग्जीक्यूटेड सिख गुरु, किस सिख गुरु को इसने मरवाया था, तो इसने मरवाया था 9th गुरु गुरु तेग बहादुर।
गुरु तेग बहादुर को मरवाया था। क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म को खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जबरन जो धर्म परिवर्तन करवा रहा था औरंगज़ेब कश्मीरी पंडितों का, उसका विरोध कर रहे थे, इसलिए। मुहतासिब इसने अपॉइंट कर रखे थे, रिलीजियस ऑफिसर थे एक तरह के, कि भाई देखना है कि सब इस्लाम को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रोट इसने क्या लिखा मैंने वो लिखवा दिया आपको, ठीक है। ये फतवाए आलमगीर इसने लिखी थी। और ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी 1665 में, जहाँ पे इसने राजा जय सिंह को भेजा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जाओ, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जाओ और उनसे ट्रीटी साइन करवा लो। और मतलब ये ऐसा प्लान, लेकिन प्लान था कि उनको बंदी बना लेना, ट्रीटी के बहाने बुलाना, बंदी बना लेना। बना लिए इसने बंदी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज कोई ऐसे वैसे तो थे ही नहीं, निकल लिए वो 1676 में, 1674 में। अब इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। 1674 में वो निकल के अपना खुद का अलग मतलब कोरोनेशन कर लिए, ताजपोशी कर लिए रायगढ़ के किले में, उनके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो रूल है 1658 से 1707 तक रहा। क्यों ये कारण बन गया? क्योंकि ये अपने जीवन के काफ़ी तकरीबन 17 साल ये साउथ इंडिया में ही रहा, दिल्ली कभी वापस गया ही नहीं और यहीं मर गया ये, ठीक है, यहीं पे मर गया, कभी वापस जा ही नहीं पाया। तो वो दिल्ली जो थी वो इंस्टेबल हो गई पूरी तरह से, ठीक है, वो पूरी तरह से इंस्टेबल हो गई। एक बीबी का मकबरा, ध्यान रखना, बीबी, और ये जहाँ मरा था उस जगह को औरंगाबाद बोलते हैं, और वो बीबी का जो मकबरा है वो वहीं पे बना हुआ है औरंगाबाद में, जो आज संभाजी नगर हो चुका है। क्यों हो चुका है अब ये देखेंगे वो भी। तो बीबी का मकबरा बनवाया था इसके बेटे आज़म शाह ने अपनी मम्मी के लिए, यानी कि औरंगज़ेब की वाइफ के लिए। इसको हम मिनी ताज के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल ताजमहल की तरह है, लेकिन ताजमहल की तरह ख्याति नहीं मिली इसको। लेटर मुगल्स के बारे में आते हैं। अब ये मैंने ये क्यों बना रखा है, ये स्पोर्ट्स ये क्या है? तो लेटर मुगल्स के विकेट जो है बैक टू बैक, आपने देखा होगा क्रिकेट में खट 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 विकेट गिरते रहते हैं, तो बस वैसे खट 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 विकेट गिरते रहे। तो हमें नहीं पढ़ना है कि वो कौन से किसके विकेट गिरे, बस ध्यान रखना है कि फारूक सियार के बारे में, कि ये सैयद ब्रदर हुआ करते थे जो किंग मेकर कहलाते थे, जैसे हमारा डोनाल्ड लू है आज के ज़माने में, तो वैसे टाइप है। तो फारूक सियार को थ्रोन पे बैठा है, ठीक है, सैयद ब्रदर्स, और सैयद ब्रदर्स ने इसको मरवा डाला। सैयद ब्रदर जिसका मन होता था उसको बिठाते थे, जिसका मन होता था उसको हटाते थे। अब क्यों सैयद ब्रदर्स इतने पावरफुल हो गए कि मुगलों को ही बिठा रहे हैं, हटा रहे हैं? कैसे? औरंगज़ेब हमारे रहे 17 साल वहाँ पे, पूरा ना तो साउथ इंडिया तो गया इनके हाथ से, नहीं ऑक्यूपाई कर पाया छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से, और अपना जो दिल्ली था वो भी खो दिया इन्होंने, और पूरी तरह से इंस्टेबल हो गया, खट 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 विकेट गिरे। ऐसे ही एक आया मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, ऐसे ही आया एक मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला टाइटल था, क्योंकि रंगीनियत बहुत पसंद थी ना भाई को, ठीक है। अब ये मोहम्मद शाह जो रंगीला है, इसके टाइम पे नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया 1739 में। नादिर शाह इन्वेडेड, और वो सब कोहिनूर और पिकॉक थ्रोन सब लूट के ले गया वो 1739 में, ठीक है। तो इस तरह से विकेट गिरते रहे। ये क्या है? ये है आपका चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, जो कि किसने डेवलप किया? मुगल्स ने डेवलप किया। ऐसे चार बाग निकल आते हैं, ठीक है। और ये हुमायूं का मकबरा है जो कि दिल्ली में ही है। बाबर का मकबरा काबुल अफ़गानिस्तान में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां और अकबर का कहाँ पे? आगरा में, और हुमायूं का तो मैंने बता दिया दिल्ली में, ठीक है। जहांगीर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बाबर अफ़गानिस्तान, उसका बेटा हुमायूं दिल्ली में, जहांगीर अगेन लाहौर, वापस चले जाओ भारत से बाहर, जहांगीर का बेटा सॉरी अकबर तो भूल ही गए, अकबर का आगरा में, देन जहांगीर का लाहौर में, देन शाहजहां का आगरा में, और औरंगज़ेब का औरंगाबाद में, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो चार बगिया आपका हुमायूंस टूम भाई है, दिल्ली में सिचुएटेड है। देख रहे हो क्रिकेट खेल रहे हैं लड़के ये ठीक है, अंपायर जी खड़े हैं। तो ये हुमायूंस टूम भाई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, और मराठा के बारे में देखते हैं। देन हमारा ख़त्म हो गया, देन यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। अब चलो भाई हम भी जा रहे हैं, तुमसे बोला था 3000 से नीचे मत जाना, लेकिन अब तुम लोग जा रहे हो, तुम भी चलते हैं, ठीक है। थैंक यू। पढ़ना मॉडर्न हिस्ट्री का 1 शॉट पढ़ा हुआ है, तो आप वहीं से देख सकते हो, ठीक है।
क्या चीज़? दीवाने दीवाने रिसालत। तो दीवाने रिसालत तो मैंने क्या बताया? दीवाने रिसालत में मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स क्या बताया होगा ना? क्या बताया मैंने? क्या दीवाने रिसालत तो फॉरेन अफेयर्स बताया होगा। फॉरेन अफेयर्स और अपील वगैरह को देखता है वो। अपील भी होता है, फॉरेन अफेयर्स को देखता है। चलो, तो अभी स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। नहीं नहीं, अब जा रहे हैं, अब तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। बस ये मराठा पढ़ा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद अपना वन शॉट तो पढ़ा ही हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। चलो भाई, तो मराठा के बारे में अगर बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज जिसके फाउंडर थे। छत्रपति शिवाजी महाराज। ट्रीटी ऑफ पुरंदर मैंने बता दिया 1665 वाली, एक और हुई थी 1674 में, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1674 में इन्होंने अपना कोरोनेशन किया रायगढ़ के किले में, जब वो वहाँ से मतलब वापस आए, है ना, जेल से छूट के, मतलब छोड़ा नहीं था उन्होंने, अपने आप ही आए। तो कोरोनेशन किया इन्होंने रायगढ़ के किले में। इनका जो जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था इनका, वो शिवनेरी के किले में हुआ था। शिवनेरी के फोर्ट में हुआ था। इनकी मम्मी का नाम था, माता जी का नाम था शाहजी भोसले। सॉरी, इनके फादर का नाम था शाहजी भोसले और इनकी मम्मी भोसले, और इनकी मम्मी का नाम था क्या? जीजाबाई, ठीक है, जीजाबाई नाम था। इनके टीचर का नाम था रामदास, जो इनके रिलीजियस टीचर थे, ठीक है। अब इन्होंने कुछ लोगों को हराया, ठीक है। जैसे एक बैटल ऑफ प्रतापगढ़ होगा, ठीक है। प्रतापगढ़ का जो युद्ध होता है ये होता है 1659 में, 1659 में। इसमें अफजल खान था एक, तेजू बन रहा था बहुत ज़्यादा। आदिल शाही अभी डायनेस्टी बता रहे थे, बीजापुर में जो रूल कर रही थी, ठीक है। तो आदिल शाह का मिलिट्री कमांडर था। आदिल शाह ने इसको अपॉइंट कर रखा था सिर्फ शिवाजी को ही हराने के लिए, क्योंकि आदिल शाह को लग रहा था कि जो इस्लाम धर्म का प्रचार है वो रोक रहे हैं ये शिवाजी महाराज, तो उन थ्रेट हैं इस्लाम धर्म के लिए। तो इसलिए अफजल खान को अलग से अपॉइंट कर रखा था। अफजल खान वॉज ऑलमोस्ट डबल ऑफ साइज़ ऑफ शिवाजी, डबल से भी ज़्यादा ही होगा शिवाजी। तेजू बनना था। शिवाजी सिर्फ बॉडी से ही नहीं, बल्कि बॉडी से ज़्यादा तो दिमाग से तेज़ थे वो। तो ये इसको जो है नगाह करके होता है एक एग्जैक्टली, तो आई थिंक स्पेलिंग्स ठीक नहीं होगी शायद, लेकिन ऐसे ही होता है, इस तरह से होता है। आपने देखा होगा, आप में से काफ़ी लोगों ने, इस तरह से होता है। तो ये क्या था, अफजल खान ने बुलाया, ठीक है, ऐसे बहाने से, जैसे नहीं पहले जयसिंह ने बुलाया था। उसको किसने अपॉइंट किया था? जयसिंह को औरंगजेब ने। वैसे आदिल शाह ने अफजल खान को अपॉइंट कर रखा, तो बुलाया, आओ टी करते हैं, और मारने के पर्पज़ से। तो जैसे ही मारने का वो किया तो उनको नगाह हाथ में रखे हुए थे, अंदर से पूरा इंटेस्टाइन, लिवर और पैनक्रियाज सब निकाल लिए उसका, ठीक है, अफजल खान का, और वहीं पे उसको मार डाले। तेज बनना था ना। ऐसे ही ध्यान रखना, ही डिफीटेड शाइस्ता खान। तो शिवाजी को पता था इसकी हरकतें, कि क्या हरकत कर सकता है ये, तो इसलिए पहले से ही वो तैयारी के साथ गए थे, और अपना वो एक स्टील आर्मर पहन के गए थे कि कुछ होगा भी नहीं। तो जैसे ही उसने मारा, चाकू लगा नहीं उनके, और फिर उसके बाद जो नगाह दी। और अभी आई थिंक ये ब्रिटेन के म्यूज़ियम में रखा हुआ था, जो चोर बाज़ार भी कहलाती है, तो उससे अभी हम शायद ले आए हैं, या फिर लाने की बात चल रही थी, तो शायद अभी ले आए होंगे। और इनके टाइम पे मतलब इनकी कोर्ट में अष्ट प्रधान हुआ करते थे, ठीक है, अष्ट प्रधान। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। और पेशवाशिप यहाँ से ओरिजिनेट होती है, यहीं पे ही मराठास में ही। अभी हम मराठा ट्रीटी देखेंगे, एंग्लो मराठा ट्रीटी, जो कि हम वैसे बैटल्स की अलग से क्लास कर चुके, उसमें भी देख चुके, लेकिन फिर से यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो पहले पेशवा अगर पूछ ले तो बालाजी विश्वनाथ। ख़त्म हो गया आपका पूरा मेडाइवल हिस्ट्री, ठीक। अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 1-2 मिनट का, एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर देते हैं, बस 1 घंटे का। और कौन बोल रहा था ये कि आज तो मौत का खेल होगा और ये 5-4 बजे तक जाएगा ये वो, ठीक है। वहीं बायोलॉजी भी होगी साथ साथ ठीक है। तो अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। बस मॉडर्न हिस्ट्री के बाद कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो बस उसके बाद छुट्टी फिर।
3 बजे से पहले नहीं होगा। हाँ ठीक नहीं होगा तो यहाँ पे क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो यहाँ पे? काम ही आएगा। ठीक है, वहाँ पे मज़े आएंगे जब पेपर दे रहे होगे तो। शिवांगी ने सही बताया है, वही मैं समझ रहा था। चौथ और सरदेश मुखी दो टैक्स याद रखना, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चौथ जो लेवी होता था, चौथ, चौथ मतलब 4 भाग, 1/4 ऑफ प्रोड्यूस। और सरदेश मुखी, सरदेश मुखी वॉज एडिशनल लेवी, एडिशनल जो टैक्स पड़ता था। एडिशनल, एडिशनल लिख के नहीं रहा है। ठीक है, लंच करने नहीं जा रहे हैं। मम्मी से बोला था, मम्मी से बोला आज मम्मी लंबी क्लास है, नाश्ता थोड़ा ठीक ठाक बनाना। बोलते कितने बजे तक चलेगा? हमने कहा होता है 3 बजे तक। 3 बजे तक? बोलती रोटी खा जाना आके। यार रोटी कहाँ खाएंगे, टाइम लग जाएगा तो, क्योंकि मैं धीरे धीरे बहुत खाता हूँ। तो मैंने बोला कि बच्चों से बोल देना, लड़कों से बोल देना कि वो भी खा ले, तुम भी खा लेना आके। क्या समझते हो? चलो इधर 2 मिनट का ब्रेक है मैक्सिमम, और ये मैं सोच रहा रोटी वोटी खाने जा रहे हैं, बस 2 मिनट का ब्रेक है मैक्सिमम। जो सर आप आ गए तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन से फोर्ट गए थे। अच्छा, चलिए भाई, थैंक यू।
हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए फिर। बताइए, आ जाओ अभी सभी लोग। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। हाँ जी, 25 को है मेरा। अच्छा सर जी, नहा लिए, अब ड्रेस पहन रहे हैं जी। नहा लिए, ड्रेस पहन रहे हैं और खाना भी खा लिए, है ना, सब कुछ कर लिया। चलो भैया, चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। तो डिफरेंट यूरोपियन पावर्स है, अभी हमने देखा ब्रिटिशर्स है सबसे पहले। जहांगीर के कोर्ट में नाम बताइए जल्दी से दोनों का। तो दोनों का नाम क्या था, वो जो दोनों लड़के आए थे? एक का नाम था थॉमस रो, पहले आया था विलियम हॉकिंस हेक्टर शिप लेके। 5 करोड़ का, सॉरी 7 करोड़ का सवाल पूछा गया था शायद। 5 करोड़ का, 7 करोड़ का? 7 करोड़ का था। आपने मीम नहीं देखा वो 7 करोड़? वो प्रश्न नहीं था किस शिप से आया था ये इंडिया, तो हेक्टर शिप था वो। ठीक है, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन, तो सबसे पहले इंडिया में आए थे पोर्चुगीज़। ठीक है, पोर्चुगीज़ आई है। देन इसके बाद कौन आए? देन इसके बाद आते हैं डच लोग, भैया लोग। देन इसके बाद आते हैं अंग्रेज लोग आते हैं। देन इसके बाद आते हैं फ्रेंच। देन आते हैं डैनिश, डेनमार्क वाले, लेकिन डेनिश उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले आए भी पोर्चुगीज़ थे, सबसे बाद में गए भी पोर्चुगीज़ थे। क्या आपको ये बात पता है? नहीं पता तो भी पता चल गई। ठीक है, एक सभी लोग एक डीप ब्रीथ ले लेंगे, बिकॉज अब यहाँ पे हमारे लिए मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एंशियंट मेडाइवल और मॉडर्न, इसी से आपने देखा होगा कि मैंने एंशियंट मेडाइवल पूरी ख़त्म भी कर दी, जो देखा अपने टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा हमें। ठीक है, क्योंकि मेन हमारा है ये वाला पार्ट। ठीक है, मॉडर्न, तो इसमें एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए अब। ठीक, चलिए। तो पोर्चुगीज़ सबसे पहले आए थे, डच, देन इंग्लिश, देन फ्रेंच आए थे। और ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश जो है ना, अंग्रेज, ये पावरफुल यहाँ से एमर्ज हुए। यानी कि यहाँ से अब जो है अंग्रेज जो है पावरफुल एमर्ज हुए। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अब इन लोगों का एक्चुअल में डोमिनेंस स्टार्ट होता है। एक एक करके साइड करते जाते हैं सबको। पोर्चुगीज़ को बैटल ऑफ स्वाली में साइड करते हैं। बैटल ऑफ स्वाली ये होता है 1612 में, और इनको हटा के ये अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं अंग्रेज भैया लोग 1613 में। समझे आप? वैसे तो 1608 में मसूलीपट्टनम में सेटअप कर लेते हैं फैक्ट्री, लेकिन परमानेंट वाली 1613 में सेटअप करते हैं। अब होता है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, प्रिल्यूड टू दी बैटल। मतलब ये बैटल क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो ये बैटल का कारण ये है कि देखिए, अभी मुगल्स वीक होने लगे थे, तो मुगल्स के अंडर में यहाँ पे अवध था, यहाँ पे आपका बंगाल था, और यहाँ हैदराबाद था। तो ये 3 बड़े प्रोविंस हुआ करते थे जो कि इंडिपेंडेंट हो गए। जब इंडिपेंडेंट हो गए तो फर्स्ट नवाब हुआ बंगाल का,
फर्स्ट नवाब बंगाल का हुआ मुर्शिद कुली खान, ठीक है, मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान, ठीक है, जिसका एक्चुअल में नाम था सूर्य नारायण मिश्रा, लेकिन वो बन गए मुर्शिद कुली खान, ठीक है। औरंगज़ेब ने अपॉइंट किया था, औरंगज़ेब तो नहीं रहे अब, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया अभी धीरे धीरे। अब एक ऐसे ही एक और हमारे अली वर्दी खान, और अली वर्दी खान के बाद आए इनके पोते, उनका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने बुलाया ब्रिटिशर और फ्रांसीसियों को, इधर आओ बेटा, सुना है तुम यहाँ पे ट्रेडिंग फ्री राइट करते हो, तो बोलते हैं हाँ। हुआ क्या था एक्चुअल में, 1717 की बात है, 1717 को फारूक सियार, पढ़ा था अभी फारूक सियार औरंगज़ेब के बाद, तो 1717 में एक फरमान जारी कर दिया था फारूक सियार ने। फारूक सियार की एक बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, तो अंग्रेज एक ठीक कर दिया। फारूक सियार इतना खुश, कुछ पूछो नहीं, बोलते हैं फ्री में ट्रेड करो, 3000 रुपया दे दिया करो, आराम से ट्रेड करो, कुछ तुमको टोल देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चिल्लपो नहीं होगी, बस आराम से तुम ट्रेड करते रहो यहाँ पे। सिराजुद्दौला बोलते हैं देखो पहले हम मुग़ल के अंडर में रहा करते थे, ठीक, तो तब तक तो ठीक था, अब हम इंडिपेंडेंट है, तो बेटा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो ट्रेड फ्री राइट है तुम अभी एंजॉय कर रहे हो, अब नहीं रहेंगे, देना शुरू कर देना। ब्रिटिशर बोलते नहीं देंगे, तो माना जाता है कि काल कोठरी में बंद कर दिए काफ़ी अंग्रेज़ों को। तो ब्लैक होल ट्रेजिडी काल कोठरी की घटना हो गई, एक काल कोठरी की घटना हो गई, तो इसकी वजह से जो है बैटल ऑफ प्लेसी हुआ। अब कैसे हुआ, ऐसे हुआ कि बैटल ऑफ प्लेसी में रॉबर्ट क्लाइव ने एक काम किया कि मीर जाफ़र जो इसका मिलिट्री कमांडर था सिराजुद्दौला का, क्योंकि सिराजुद्दौला की उम्र बहुत कम थी, 22-23 साल, ठीक है, तो मीर जाफ़र को अपनी साइड में लिया और बोला कि तुमको नवाब बनाएंगे, हमारी मदद करो। तो मदद कर दी, सिराजुद्दौला के खिलाफ हुआ, जीत गया। कौन जीत गया? रॉबर्ट क्लाइव। इस टाइम पे मुग़ल एम्परर कौन था? इस टाइम पे मुग़ल हुआ करता था आलमगीर दी सेकेंड, ठीक है, और कौन लीड किया ब्रिटिश फोर्सेस को? रॉबर्ट क्लाइव। अब मीर जाफ़र बन गए। मीर जाफ़र थोड़ा ढंग के नहीं हो रहे थे, ढंग के मतलब साबित नहीं हो रहे थे, तो हुआ ये कि इस बार ब्रिटिशर्स ने बोला कि मीर कासिम बेटा जो इसका दामाद था कि तुम बनोगे क्या? तो बोलता है ठीक है बन जाएंगे, बनने में क्या है, तो बन गया। लेकिन मीर कासिम इंडिपेंडेंस चाहता था पूरी तरह से, वो नहीं चाहता था कि वो ब्रिटिशर्स के अंडर में रहे, तो इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने अलायंस फौज किया, एक अलायंस बनाया। किसके साथ? इसने बनाया एक शाह आलम सेकंड, जो उस समय का मुग़ल रूलर था, वो भी पूरा परेशान थे मुग़ल से भी इनसे, और एक था यहाँ पे कौन, एक था यहाँ पे शुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला तो मर गया वो बैटल ऑफ प्लासी में, शुजाउद्दौला ये अवध के नवाब थे, अवध के नवाब थे। मिल गया, मिल बैठेंगे तीन यार, तो ऐसे ऐसे उन्होंने देख लिया हुआ एक है ना एडवर्टाइज, लेकिन हार गई है। अब इसमें जो है हेक्टर मुनरो जो है ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहे थे, हरा दिया। मीर कासिम को बुलाया जाए, बेटा मीर कासिम इधर आओ जरा, क्या हरकत की हो तुम, ये है फिर शाह आलम टू, क्यों तुम तो बड़े हो, मुग़ल हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग घर के, तुम ये हरकतें कर रहे हो, आ चलो इलाहाबाद ट्रीटी साइन कर लो चल के। तो 1765 में 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी हुई। ये दोनों बैटल कब हुए? बैटल ऑफ प्लेसी हुआ 1757 में, 1757 में, और ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ ये 1764 में हुआ, 1764 में। अगले साल ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है यहाँ पे, यहीं से ही डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट होती है बंगाल। और रिचार्ज भी कर लेता हूँ क्योंकि बीच में ख़त्म होने के चांस रहते हैं, क्योंकि 1.5 GB वाला है ना, तो उड़ जाएगा। रुकना एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। रुकना एक सेकेंड, ठीक है, रिचार्ज कर लेते हैं। ठीक है, अभी आई थिंक वॉइस सब आ रही होगी, एक बार कंफर्म करना, ठीक है। हाँ जी, अभी मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया, आई थिंक अभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वाईफाई चला गया था, ठीक है। 50% बच्चे भाग जाने तो भाई, अब इनको छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि भाई रुक जाओ और ये इतना घंटा नहीं, जाओ इसी तैसी कराओ, जिसको पढ़ना है पढ़ो, ठीक है।
अभी सही है ना? जी, ठीक है, चला गया था। ठीक है, 50% बच्चे भाग चलो ठीक। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट ना, ऑल राइट। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मैंने शायद यहाँ तक हो गया था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आई थिंक ये सब बता दिया था मैंने कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ था, बक्सर का जब युद्ध हुआ था। ठीक है, जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद ये ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और इससे ही डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है। दीवानी फंक्शंस और निज़ामत फंक्शंस यहाँ से निकल के आते हैं, और इस डुअल गवर्नमेंट को एंड किया जाता है, एंडेड बाई वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लाइव शुरू करता है इसको। ठीक है, स्टार्टेड बाई रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और वॉरेन जो हेस्टिंग्स है, वो उसको ख़त्म कर देता है 1772 में, 1772। और इसी के बारे में हमें पता है कि ये क्या था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। पहला गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये हम पढ़ चुके हैं। वैसे एक एक्ट पे मैं अलग से क्लास लेने वाला हूँ, रिकॉर्डेड टाइप की अपलोड कर दूंगा जब सारे वन शॉट खत्म हो जाएंगे तब, किस एक्ट से क्या हुआ था। ठीक है, एंग्लो माइसोर वॉर, प्रिल्यूड टू दी बैटल यहाँ पे नहीं देखने वाले डिटेल में। एंग्लो माइसोर वॉर कब और कैसे क्या हुए थे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि सब हम वॉर पहले ही देख चुके हैं। तो पहला वाला हुआ था 1767 से लेकर 67 से लेकर 69 के बीच में। जो दूसरा हुआ था वो 1780 से लेकर 84 के बीच में हुआ था। जो तीसरा वाला हुआ था वो 1790 से लेकर 1790 से लेकर 92 के बीच में हुआ था। और जो फोर्थ वाला हुआ था, ठीक है, फोर्थ वाला हो ही नहीं पाया था क्योंकि यहाँ पे डेथ हो गई थी टीपू सुल्तान की। ये ख़त्म हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास से, ये ख़त्म हुआ था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से, और ये ख़त्म हुआ था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम से। ठीक है, सेरिंगपट्टम। यहाँ पे मैसूर फोर्सेस को लीड कर रहे थे हैदर अली। देन दूसरे वाले में आते आते हैदर अली की डेथ हो जाती है, तो हैदर अली के बेटे हैदर प्लस टीपू सुल्तान लीड करते हैं। यहाँ पे टीपू सुल्तान थे, और चौथे वाले में तो कोई मतलब ट्रीटी क्या ही होती है, चौथा में डेथ ही हो जाती है इनकी। ठीक है, चौथे में डेथ हो जाती है 1799 में, तो कोई ट्रीटी नहीं होती है, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। ठीक है, डेथ ऑफ टीपू। ठीक है, तो शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है इनको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान को। अरे यार यहाँ पे तो सब लिखा हुआ है यार, फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अब मराठा देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मराठा वॉर, तो मराठा की बात करें तो 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था। किस ट्रीटी से ख़त्म हुआ था ये मैं आपको बता चुका हूँ, जल्दी से आप बताएंगे कौन सी संधि से ख़त्म हुआ था, ये ट्रीटी कौन सी थी। मज़ा आ गया सर, मेरा 26 को एग्ज़ाम में टाइम मिल गया। अच्छा, बढ़िया है। हाँ, 1803 से लेकर 1805 के बीच में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, और 1817 से लेकर 1818 के बीच में तीसरा वाला। ये ख़त्म हुआ था सालबाई की ट्रीटी से। ठीक है, ये ख़त्म हुआ था आपका सलबाई की ट्रीटी से। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से ख़त्म हो जाता है। आप में से कोई ये पूछ भी रहा था, बाजीराव दी सेकेंड, ये लास्ट पेशवा थे, इनको बिठूर कानपुर में डिपोर्ट कर दिया जाता है, और इन्होंने ही इन्होंने ही सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म होने से पहले सन 1802 में एक ट्रीटी साइन करी थी, अगर आपको याद हो, ट्रीटी ऑफ बसाइन। इस पे सवाल भी आ चुका है कि मराठा के साइड से किसने ट्रीटी साइन करी थी, तो बाजीराव दी सेकेंड ने ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन करी थी। ठीक है सर, यहाँ पे मैंने बंगाल के नवाब बता दिए हैं। ठीक है, अगर अवध के एक लोग पूछ रहे हैं तो फर्स्ट नवाब ऑफ अवध और हैदराबाद, चलो दोनों ही लिख लो, अवध के भी लिख लो और हैदराबाद के भी लिख लो। ठीक है, चलो तो अवध के जब हम बात करेंगे तो ये सादत अली खान हो जाएंगे। ठीक है, सादत अली खान, और हैदराबाद के हो जाएंगे निज़ामुल मुल्क असफ़ जा, निज़ामुल मुल्क असफ़ जा भी के नाम से जानते हैं इनको। ठीक है, असफ़ जा। ठीक, चलो भाई, ये हो गए हमारे। अब सब्सिडियरी अलायंस देखते हैं, ये सब्सिडियरी अलायंस क्या चीज़ है। तो ये 1798 में 1798 वेलेज़ली लेके आता है। वैसे कॉन्सेप्ट तो फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्ले ने रखा था, लेकिन वेलेज़ली जो है इसको यूज़ किया अच्छे से इंडिया में 1798 में, कि इसके ये देख सकते हो कि एक इंडियन रूलर को रखा जाएगा कोर्ट में, और ठीक है,
और तुम अपनी आर्मी हटा दो। रूलर से बोला गया कि अगर तुम साइन कर लोगे तो तुम्हें अपनी आर्मी हटानी पड़ेगी, हमारी रखनी पड़ेगी, एक हमारा रेजिडेंट, एक आदमी तुम्हारे कोर्ट में हमेशा रहेगा, और उसके बदले हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे बाकियों से। तो ये था, ठीक है। तो पहला ये कौन बना था इसको एक्सेप्ट करने वाला? तो फर्स्ट बना था हैदराबाद, ठीक है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया था 1798 1798 में। मैसूर ने अडॉप्ट किया था 1799 में, 1799 में, क्योंकि 1799 में डेथ हो गई थी ना टीपू सुल्तान की। तो इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे वुडयार डायनेस्टी को बिठा दिया और उससे बोल दिया कि अब तुम इसको साइन कर दो क्योंकि हमने तुमको बिठाया यहाँ पे। और अवध ने 1801 में, अवध ने 1801 में। ऐसे ही एक वेलेस्ली जो से लेके आया, ऐसे ही हमारा एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया। कौन? ये लेके आया था डलहौजी, ठीक है। डलहौजी लेके आया था इसको 1848 के टाइम पे। तो इसको किसने किसने अडॉप्ट किया था? तो सतारा ने अडॉप्ट किया, ठीक है। सतारा, संबलपुर और जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सब ने इसको वो किया, एक्सेप्ट किया। सतारा 1848, संबलपुर और जैतपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। ध्यान रखना, अवध को डलहौजी ने बोला था इट इज़ लाइक चेरी विच इज़ जस्ट गोइंग टू बी ड्रॉप्ड इन दी ब्रिटिशर्स माउथ, यानी कि वो एक चेरी है जो बस ब्रिटिशर्स के मुंह में गिरने वाली है। और वो इसके टेन्योर के अंत तक आते तक तो वो सही भी साबित हो गया। 1856 में अवध को इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, मिस गवर्नमेंट के रूल में, ठीक है, कि तुम गवर्न नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मिस गवर्नमेंट, यहाँ पे तुम ढंग से गवर्न नहीं कर पा रहे हो, इसलिए हम यहाँ पे शासन करेंगे। वही बफरिंग वैसा तो नहीं हो रहा, लैग तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं मोबाइल के उससे चला रहा हूँ तो लैग नहीं हो रहा होगा इससे शायद, ठीक है। तो उसको अंडर में ले लिया। डलहौजी के टाइम पे और क्या क्या पढ़ा था जो मैंने आपको क्लास करवाई थी? तो 1853 में इसके टाइम पे पहली ट्रेन सेवा शुरू हुई थी बॉम्बे से थाने के बीच में, याद आया आपको? इसी के टाइम पे ही पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई थी भारत में, पोस्टल सर्विस। इसी के टाइम पे ही वुड्स डिस्पैच आया था भारत में। वुड्स डिस्पैच क्या था? वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था, 1854 में, जिसको कि हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से जानते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो मैकुलेज मिनट ने दी थी उसका विरोध किया था इसने, कि जो मैकुलेज मिनट, तो मैकुलेज मिनट कब आया था? तो ध्यान रखना, वो विलियम बेंटिक के टाइम पे आया था 1835 में, मैकुलेज मिनट, ठीक है। मैकुलेज मिनट आया था 1835 में, 1835 में। और इस मैकुलेज मिनट ने क्या बोला था कि जो टॉप के हैं, जो ऊपर हैं, उनको पढ़ाओ और नीचे वालों को मत, नीचे वालों को अपने आप वो धीरे धीरे वो ट्रांसफ़र हो जाएगी एजुकेशन। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी ये, ठीक है। विलियम बेंटिक के टाइम पे आया था मैकुलेज मिनट। थॉमस बेबिंगटन मैकुले जो पहला लॉ कमीशन बना था देश का, उसका चेयरमैन था ये। तो ये थ्योरी दी थी इसने, जिसको कि गलत बोल दिया था किसने? वुड्स डिस्पैच ने, जो कि डलहौजी के टाइम पे आया था। इसने बोला था भाई नहीं, लोकल लैंग्वेज, लोकल में तो नीचे लेवल पे तो वर्नाकुलर्स में ही बच्चों को एजुकेशन दी जाए, ऊपर में आप इंग्लिश वाले दे सकते हो, ठीक है। तो मैकुलेज मिनट ने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था, इसने हमारा उसको प्रमोट किया था, वर्नाकुलर्स को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम 1857 के मूवमेंट को देखेंगे। 1856 तक हो गया। 1857 की क्रांति से पहले कुछ छोटे छोटे क्रांतियाँ हुई थी, इनके बारे में पता होना चाहिए। सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, जिसमें कि सन्यासियों ने विरोध कर दिया था। ईयर नहीं पूछता इसमें ये पूछता है इसको किसने अपनी नॉवेल में कवर किया था। तो इसको बंकिम चंद्र चैटर्जी ने अपनी नॉवेल आनंद मठ में कवर किया था। इसको आनंद मठ में इसको कवरेज दी थी। पाइका विद्रोह जो है 1817 में हुआ था, 17 में हुआ था। जगबंधु विद्याधर इसके लीडर थे, जगबंधु विद्याधर। ये क्या था? ये रूलर थे वहाँ के, और पाइका उनके अंडर में जो सिपाही वगैरह हुआ करते थे वो। तो ये उड़ीसा में हुआ था, ये 1817 में उड़ीसा में। और कूका मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये हुआ था 1849 में, 1849 में। इसको लीड किया था बाबा राम सिंह, या फिर उनको हम बोलते हैं सतगुरु राम सिंह जी के नाम से। सतगुरु राम सिंह इसके लीडर थे, ठीक है। और ये किस सेक्ट से बिलोंग करते थे? तो नामधारी सेक्ट से ये बिलोंग करते थे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
इंडिगो रिवोल्ट भी हुआ था, लेकिन ये प्री 1857 नहीं है, ये हुआ था 1861 में, 1859 में हुआ था ये, ठीक है। 1859 से 61 तक चला था ये, तो 1859 के टाइम पे हुआ था, पोस्ट 1857 है ये। इम्पॉर्टेंट बहुत है क्योंकि ये इंडिगो यानी नील की खेती के विरोध में था। नादिया जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे था। और इसको लीड किसने किया था? तो इसको लीड किया था सिद्धू और कन्हू, जो दो भाई थे संथाल ट्राइब से, उन्होंने लीड की। क्या लिख दिया यार मैंने, ये देख रहे हो मेरा दिमाग कहाँ काम कर रहा है। पढ़ा ये रहा हूँ लेकिन दिमाग में यहाँ से संथाल चालू हो गया। खैर कोई नहीं। तो नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसको लीड किसने किया था? दिगंबर और विष्णु बिश्वास ने, ठीक है। दिगंबर और विष्णु बिश्वास ने इसको लीड किया था। फिर पूछता है कि इसको कवरेज किसने दी थी? तो ध्यान रखिएगा, दीन बंधु मित्रा थे, दीन बंधु मित्रा। तो उन्होंने इसको अपने नील दर्पण में कवरेज दी थी, नील दर्पण। और हिंदू पैट्रियट करके एक पत्रिका थी, उसमें एच.सी. मुखर्जी इनका ये था, उसमें इन्होंने कवरेज दी थी इसको। ध्यान रखिएगा, पूछता है। मुंडा प्राइजिंग ये 1999 में हुई थी। बिरसा मुंडा जी, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी कब होती है जरा बताएंगे आप? तो जहाँ पे अभी पीएम मोदी ने विजिट किया था इनके गांव उलीहाटू, पूछेगा आपसे, उलीहाटू गांव इनका है, जहाँ पे पहले प्रधानमंत्री बने मोदी जी, जो उनके गांव में गए थे, ठीक है। और ये किसके खिलाफ था? ये दीकूस के खिलाफ था। दीकू कौन हुआ करते थे? दीकू जो बाहरी लोग होते थे, आउटसाइडर, चाहे वो इंडियन जमींदार हों चाहे ब्रिटिशर्स हों, सबको दीकू बोलते थे ये लोग। और संथाल की बात करें तो ये है प्री इंडिपेंडेंस, प्री 1857, 1855 में, 1857 से 2 साल पहले हुआ। इसको सिद्धू और कन्हू दो ब्रदर्स ने लीड किया। हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जो कैग के चेयरमैन और ILO के एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किए गए हैं, वो भी संथाल ट्राइब से ही बिलोंग करते हैं। 15 नवंबर को इनका जन्म दिवस होता है, 15 नवंबर को, ठीक। अब हम आएंगे 1857 की क्रांति देखेंगे। इसके कई सारे कारण थे और इसका तात्कालिक कारण पूछता है, तो तात्कालिक कारण यानी कि इमीडिएट कॉज था यूज़ ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, यानी कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, जिसमें कि बीफ, गाय का मांस, पोर्क, सुअर का मांस, उसको यूज़ करने की अफवाहें थी, जिसको लेके सिपाहियों ने बोला कि हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मुंह से निकालना होता था कार्ट्रिज को, इसलिए। तो ऐसे ही हमारे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे मंगल पांडे जी। उन्होंने शूट कर दिया अपने ऑफिसर पे, फांसी हो गई उनको 8 अप्रैल 1857 को। बाकी लोगों ने भी मना कर दिया, उनको जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाल दिया गया तो उनके कुछ बाकी साथियों जिनको नहीं डाला गया तो उन्होंने उनको हटा के 10 मई को फॉर्मली लॉन्च कर दिया। कब लॉन्च कर दिया? ठीक है, 10 मई को लॉन्च कर दिया 1857 को, 10 मई ऑफ 1857 को लॉन्च कर दिया फाइनली, ठीक है। तो इकोनॉमिक रीजंस थे, ठीक है, पॉलिटिकल भी रीजंस थे, मिलिट्री भी रीजंस थे। मिलिट्री मैंने आपको तात्कालिक कारण बताया, और कुछ ये रीजंस थे कि उनको ये बोला जा रहा था कि आपको भारत से बाहर भी भेजा जा सकता है, और उस समय ये बिलीव हुआ करता था कि अगर आप भारत से बाहर गए तो आप अपने धर्म को खो देंगे, आप अपने धर्म को लूज़ कर देंगे, तो इसलिए वो नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि लीडर्स कौन हुआ करते थे वॉर के, मतलब लीडर्स किसने किया। तो तात्कालिक कारण आपको पता होना चाहिए यूज़ ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस था, यानी कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, और बाकी और भी रीजंस थे कि ढंग का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। जो अंग्रेजी सिपाही थे उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था, जो बाकी इंडिया के थे उनको नहीं मिल रहा था। इसीलिए इसको हम सीपॉय म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, सीपॉय म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, सिपाही विद्रोह। अब कौन लीड कर रहा था, कहाँ से, ये हम देख लेते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो कभी कभी क्या, यही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है क्वेश्चन। दिल्ली से, अब दिल्ली से 2 लोग आते हैं, एक तो बहादुर शाह जफ़र पूछेगा तुमसे, बहादुर शाह जफ़र जो कि आखिरी मुग़ल रूलर था, ये आखिरी मुग़ल शासक यही था, जिसको कि रंगून में डिपोर्ट कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये पपेट रूलर था। इसकी जगह पे लीड कर रहा था इसका जनरल भक्त खान,
ठीक है, जनरल भक्त खान, ये बूढ़ा हो गया था तो ये ढंग से रूल मतलब क्या ही लीड कर रहा होगा ये। तो लेकिन सिपाही बोल रहे थे कि हम अब मुगल्स की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, ना कि ब्रिटिशर्स की। कानपुर से लीड कर रहे थे बाजीराव टू, जो पेशवा बताए थे, तो उन्हीं पेशवा के अडॉप्टेड सन थे। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यही तो था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यही था कि आपका अगर अडॉप्टेड सन है तो वो आपके किंगडम को एक्वायर नहीं कर सकता है। ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि हम करेंगे फिर, ठीक है। कानपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे नाना साहिब, और इनके जाने के बाद तांतिया टोपे, ठीक है। लखनऊ, ठीक है, इनके जाने के बाद तांतिया टोपे। लखनऊ से बेगम साहिबा थी, बेगम हज़रत महल, ठीक है, बेगम हज़रत महल। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ठीक। और बिहार से कुंवर सिंह। और बरेली से अगर पूछ ले तो खान बहादुर, ठीक है, अगर पूछ ले तो बरेली से, वैसे तो मैचिंग में ही पूछता है, खान बहादुर। अच्छा, कार्नेटिक वाले वॉर नहीं देखे क्या अपन ने? क्यों कार्नेटिक वॉर नहीं देखे क्या अपन ने? चलो भी कार्नेटिक वॉर भी लिखवा देंगे, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ होगी। अब किसने कहाँ से सप्रेस किया? तो दिल्ली से जॉन निकोलसन, ध्यान रखना, सबसे नहीं याद, हर जगह से नहीं याद रखना, एक तो यहाँ से याद करना। कानपुर से और लखनऊ से कैंपबेल ने सप्रेस किया, कॉलिन कैंपबेल इसका नाम था, घंटा याद करो, कॉलिन कैंपबेल, ठीक है, कैंपबेल ने इसको सप्रेस किया। और झांसी से इसको सप्रेस किया था ह्यू रोज ने। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? इनका ओरिजिनल नेम था मणिकर्णिका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। और कॉजेज ऑफ फेलियर क्या थे? वॉज नॉट एन ऑल इंडिया मूवमेंट, यानी सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक कन्फाइंड था और सिर्फ सिपाहियों और कुछ और लोगों तक सिर्फ सीमित था। कोई एक कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी जिसके खिलाफ लड़ रहे हो, बस सब अपने अपने कारण की वजह से, जैसे रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर वाले नाना साहब तो अपने जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से इसको थ्रोन में बैठना था, अपनी पावर को फिर से वो रिस्टोर करना था। तो ये छोटे छोटे कारण थे। कुंवर सिंह एक ज़मींदार थे, तो इस वजह से सबके अपने अपने कारण थे। कॉमन कॉज नहीं था, ऑल इंडिया नहीं था, और सब हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से पार्टिसिपेशन नहीं था। कमेंट्री क्या थी रिवोल्ट में? कमेंट्री किसने करी? तो सिर्फ वी डी सावरकर की। ध्यान रखना, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था। क्या बोला था? इसको बोला गया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया था इसको, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और जो आरसी मजूमदार थे, इन्होंने क्या बोला था? आरसी मजूमदार ने इसको बोला था कि ना तो ये पहला इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मतलब इसको ना तो ये पहला कोई वॉर है, ना तो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इन्होंने बोला था, ठीक है, वी डी सावरकर ने। और ध्यान रखना यहाँ पे एक आरसी दत्त, इनसे कंफ्यूज मत कर देना। इन्होंने एक किताब लिखी थी, मैंने नाश्ता वाली पीडीएफ में आपको बताई भी थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। और एस एन सेन ने बोला था ये एक लीडरलेस मूवमेंट है, ठीक है। पूछता नहीं उतना, लेकिन ठीक है, अगर पूछ लो लीडरलेस मूवमेंट बोला था, वी डी सावरकर वाला पूछता है, ठीक है। चलिए, तो सर एंड मैम, इस समय वो कौन था? वो मतलब गवर्नर जनरल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल कौन था इस समय? कैनिंग था। अब इसका आफ्टर मैथ क्या था? आफ्टर मैथ के लिए तो यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी, बिकॉज जगह है नहीं। कीप इंसर्ट टक 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 टक, ठीक। आफ्टर मैथ ये था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ फेंका गया यहाँ से। इंडियंस ने तो नहीं उखाड़ फेंका, लेकिन ब्रिटिशर्स ने खुद ही उखाड़ फेंक दिया। आपको पता है, वैसे तो जैसे अभी मैंने बताया, एक एक्ट की अलग से क्लास करेंगे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश्ड, इसको एबॉलिश कर दिया गया वो पूरी तरह से यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से इसने डुअल जो कंट्रोल चलता था, डुअल कंट्रोल मतलब एक बोर्ड ऑफ गवर्नर हुआ करता था और एक कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, उसको हटा दिया यहाँ से। फिर इसने क्या किया? अब गवर्नर जनरल को बोल दिया कि तुम ही वॉइस रॉय हो गए। तो पहला वॉइस रॉय कौन बन गया? बताइए जल्दी से, कौन बन गया होगा? और यहाँ से
एक पील आयोग का, पील कमीशन का गठन किया गया कि तुम देखो कि इंडियन आर्मी में कितने ब्रिटिशर और कितने इंडियन होने चाहिए। तो पील कमीशन ने बोला कि भाई इसमें इंडियंस कम होने चाहिए, ब्रिटिशर्स ज़्यादा होने चाहिए। तो इंडियंस की संख्या जो है इसकी रिकमेंडेशन पे घटा दी गई इंडिया की आर्मी में, ठीक है। वॉइस रॉय पहला कौन बन गया? कैनिंग बन गया। और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएट किया गया जो कि एक ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, इंडियन अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल दे दी गई। 15 मेंबर्ड काउंसिल, 15 मेंबर की इसको काउंसिल दे दी गई जिसको असिस्ट करेगी इसके मैटर्स पे। और इसी को हम बोलते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन। क्वींस प्रोक्लेमेशन। इस समय क्वीन कौन थी? इस समय क्वीन थी रानी विक्टोरिया, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया थी। आपको लगे हाथ यहाँ पे आप कार्नेटिक वॉर्स भी जैसे मैंने बताया बता देते हैं, बिकॉज वहाँ पे बताए नहीं थे आई थिंक, ठीक है। तो कार्नेटिक वॉर्स जिससे कि इन्होंने फ्रांसीसियों को यहाँ से उखाड़ फेंका, फ्रांसीसियों को, ठीक है। तो 3 हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हुआ था 1746 से 48 के बीच में, दूसरा हुआ था 1749 से 54 के बीच में, 59 से 59 के बीच में, सॉरी 49 से 54 के बीच में, ठीक है। और तीसरा हुआ था दैट वाज डिसाइसिव और आखिरी था 1757 से 63, ठीक है। ये ख़त्म हुआ था एक्सला चैपल से ख़त्म हुआ था। और ये जो है ऑस्ट्रिया में जो वॉर हो रहा था उसको लेके यहाँ पे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से शुरू हुआ था। ये ख़त्म हुआ था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से, और ये ख़त्म हुआ था ट्रीटी ऑफ पेरिस से। और इसी का ही पार्ट था बैटल ऑफ वंडवासी, जिसको बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश बोलते हैं, जो हुआ था 1760 में, 1760 में। इसमें विक्ट्री होती है इस बैटल में किसकी? ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिशर्स की। और कौन लीड कर रहा था ब्रिटिश फोर्सेस को? आयर कूट लीड कर रहा था। हमने पढ़ा था कूट ने कूट दिया किसको? काउंट दी लैली को। लैली कौन था? ये एक फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था, और फ्रांसीसियों को समेट कर रख दिया, सिर्फ पौंडीचेरी इनको दे दिया कि यहाँ पे टिके रहो। जैसे पोर्तुगीज़ को बोला तुम गोवा वगैरह और दादरा नगर दमन हवेली में रुके रहो और यहाँ से फिर निकल लेना। तभी हम बोलते हैं पोर्चुगीज़ जो हैं फर्स्ट वन टू कम और फर्स्ट वन टू गो थे इंडिया से। इनको भगाया गया था ऑपरेशन विजय के थ्रू। कब कंडक्ट किया गया था ज़रा बताएंगे? अंग्रेज़ तो चले गए थे 1947 में, 1947 में, लेकिन पोर्चुगीज़ 1960s में गए थे जब इनको ऑपरेशन विजय के थ्रू भगाया गया था गोवा से। डिफरेंट तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपसे पूछता है, जैसे कि ज़मींदारी, जैसे कि रैयतवाड़ी, और जैसे कि महालवाड़ी। इसमें पूछता है कि कौन लाया, कब लाया और कहाँ लाया। 3 सवाल बनते हैं इसमें। 1793 में आया, 1793 में आया, 1820 में आया और 1822 में आया। कहाँ आया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो साइड है वहाँ पे आया। ये कहाँ पे आया? मद्रास वाली साइड में आया। ये कहाँ पे आया? ये पंजाब और NWFP और वेस्टर्न यूपी में आया। ये कौन लाया? कॉर्नवाली आंटी लाई। कॉर्नवालिस, जिनको कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं, ओनली गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ठीक है, ओनली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे जो कि इंडिया में जिनकी कब्र बनी हुई है, ठीक है, मिर्ज़ापुर में। और कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट चलाया गया था ब्रिटेन में जब वो वापस गया था, क्योंकि उसने बहुत करप्शन किया था यहाँ पे। रैयतवाड़ी जो था इसको लाया था मुनरो एंड रीड, और महालवाड़ी को लाया था होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी ऑप्शन में होगा या विलियम बेंटिक ऑप्शन में होगा, ठीक। रैयतवाड़ी जो था ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड था। ज़मींदारी कोई परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त। और इसमें सनसेट क्लॉज था कि सनसेट होने तक आपको पूरा देना होगा। ज़मींदारी हेरिडेटरी थी यहाँ पे, यानी कि आप हमें पैसा जमा करते रहो और आपका बच्चा को ज़मींदारी राइट मिल जाएंगे, वो ज़मींदार बन जाएगा, आपका बच्चा बस हमें सूरज ढलने से पहले पैसे भिजवा दिया करो। यहाँ पे रैयत यानी कि पेजेंट्स से डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट किया जाता था। और महाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि जो गाँवों का समूह है उनसे पैसा कलेक्ट किया जाता था महालवाड़ी के थ्रू। क्लियर इतनी चीज़?
ठीक। और पहला जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट हुआ था वो था वॉरेन हेस्टिंग, जो पहला ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। क्लियर है इतनी चीज़? आगे बढ़ें। एसोसिएशंस फॉर्म बिफोर कांग्रेस। तो हम कांग्रेस, जैसे हमने पढ़ा 1857 का रिवोल्ट, अब उससे पहले 1857 रिवोल्ट से पहले क्या क्या चीज़ें हुई वो हमने देखा। उसी तरह कांग्रेस के बनने से पहले क्या क्या बना वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। कौन बनाता कौन बनाता है इसको, जल्दी बताओ। 1866 कौन, किसने बनाया? और ये बनता है 1867, या फिर कहीं कहीं पे आपको 1870 भी देखने को मिलेगा। इंडियन लीग, पहले देख लेते हैं किसने बनवाया। इसको बनवाया दादा भाई नौरोजी। अब इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं मतलब बहुत सारी भी नहीं, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। पूना सार्वजनिक सभा, एमजी रानडे, एमजी महादेव गोविंद रानडे। इंडियन लीग 1875, किसने बना इसको इंडियन लीग को? शिशिर कुमार घोष, ठीक है। शिशिर कुमार घोष। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 1876, किसने बनाया इसको? इसको बनाया आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट पूछा गया ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन किसने बनाया? 1885 में बनाया गया, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और मद्रास महाजन सभा, ये भी 1884 में बनता है, 1800, ठीक है। बाकी ये पूछता नहीं है क्योंकि बड़े लंबे लंबे नाम है ना, इसलिए नहीं पूछता है। MGP याद रखना, जो भी 3 लोग हैं साउथ इंडिया के 3, और उनके पहला जो लेटर है वो M, एक का G और एक से P से। अगर पूछेगा तो आराम से हो जाएगा, वैसे नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो, क्योंकि उनका नाम ऐसा कुछ है, M विद्याचरलू विद्या, ऐसा मतलब ऐसा बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम है, ठीक है। तो M फिर एक ऐसे G विद्याभर, इस तरह बस लंबे से चौड़े से नाम है, तो MGP याद रखना बस शॉर्ट में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, कैसा फर्स्ट सेशन हुआ, क्या सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ जी, लेकिन उससे पहले हम दादा भाई जी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। दादा भाई लिखते हैं यहाँ पे, और इनके बारे में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना वो तो पढ़ लिए, ठीक। ये एक पत्रिका निकाले थे पारसी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि खुद पारसी कम्युनिटी से थे। रस्त गुफ्तार, पारसी न्यू ईयर क्या मनाते हैं? नवरोज़। और उसको हम और किस नाम से जानते हैं, ज़रा ये बताओ, नवरोज़ को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो इनके प्रॉफिट हैं ज़ोरास्टर, उनके बर्थडे को ये लोग किस रूप में मनाते हैं? पारसी कम्युनिटी वाले। ये पहले ब्रिटिश इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पहले इंडियन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में के मेंबर थे, लेकिन इंडियन थे पहले। इन्होंने एक किताब लिखी थी बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है पावर्टी या फिर पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये जो किताब है इसमें ये ड्रेन थ्योरी की बात करते हैं, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया की वेल्थ को यहाँ से ड्रेन किया, लूटा। दादा भाई नौरोजी जी के रिगार्डिंग और क्या याद रखना है कि इन्होंने कांग्रेस के 3 सेशंस को लीड किया, कांग्रेस के 3 अधिवेशंस की इन्होंने अध्यक्षता करी। दूसरा वाला भी हम देखते हैं, उसकी भी अध्यक्षता इन्होंने करी, ठीक है। और मैंने पूछा था फेस्टिवल कौन सा मनाते हैं, तो खरदोद साल मनाते हैं, खरदोद साल, ठीक है। खरदोद साल, ये भी ध्यान रखिएगा खरदोद साल के बारे में। और तो कुछ पटेटी बोलते हैं नवरुस को, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक। चलिए जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन 1885, फाउंडर्स A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको कि फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, भारत में पक्षी विज्ञान का पिता बोलते हैं इसको, A.O. ह्यूम को, ठीक है। यहाँ पे एक सिविल सर्वेंट था। फर्स्ट सेशन कब हुआ? 1885 में, 1855 में। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था ये सेशन, ये अधिवेशन। और ये जो है इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? वोमेश
चंद्र बैनर्जी ने करी थी। पहले तो ये सेशन होने वाला था कहाँ पे, ये होने वाला तो सूरत में, लेकिन वहाँ पे फिर अकाल आ गया, तो उसकी वजह से वहाँ पे ना होके ये हो गया आपका बॉम्बे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो दूसरा हुआ था सेकंड सेशन वो 1886 में हुआ था। दादा भाई नवरोजी जी प्रिसाइड किए थे। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था ये। ठीक, तीसरा वाला जो हुआ था थर्ड, ये 1887 में हुआ था, 1887 में। और ये किसने प्रिसाइड किया था, ये पहले हमारे मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था मद्रास में। और जो चौथा वाला हुआ था 14th, ये 1888 में हुआ था। और भाई साहब इसको डिसाइड किया था बदरुद्दीन किसने, जॉर्ज ह्यूलन, जो कि पहला ब्रिटिशर था जिसने कि कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था। और ये इलाहाबाद में हुआ था। पहला सेशन जो किसी विमेन ने प्रिसाइड किया कांग्रेस का, ये अगर तुमसे पूछ ले तो तुम क्या बोलोगे? और एक चीज़ ध्यान रखना, चलो भी मैं लिखवाता हूँ। ठीक है, वो क्या बोलोगे? अच्छा जगह नहीं है यहाँ पे ना, यहाँ पे लिख देते हैं। नेशनल जो सॉन्ग है वो कांग्रेस के पहले किस सेशन में गाया गया, नेशनल एंथम कब गाया गया ये बता देंगे। ठीक है, और एनी बेसेंट इसकी पहली विमेन प्रेसिडेंट थी, ध्यान रखिएंगे सर। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन, कानपुर सेशन को प्रिसाइड किया था। उन्होंने 1917 के कैलकाटा सेशन को प्रिसाइड किया था। सॉन्ग की बात करेंगे तो 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, और 1911 में ये एंथम गाया गया था। दोनों ही कैलकाटा के सेशन थे ये। थ्योरी दी गई थी सेफ्टी वॉल थ्योरी। ठीक है, और ये दी गई थी लाला लाजपत राय, LLR। इतना तो याद रहेगा ना, LLR शॉर्ट में मैंने किसको लिखा है, लाला लाजपत राय जी को लिखा है। इनके बारे में भी हम और देखेंगे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये दी थी RP दत्त ने। ठीक है, RP दत्त, RC दत्त अलग हैं जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है, और ये दी थी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही एक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। किस साल बनाई थी, कोई बताएगा? कब बनाई थी? 1905 में, 1905 में। ठीक है, अब करते हैं बंगाल का विभाजन, बंगाल का पार्टीशन। कब होता है ये? तो बंगाल का जो विभाजन होता है, स्प्रेड ऑफ मूवमेंट, ठीक है, पहले तो लिख देते हैं कि जुलाई में अनाउंस हुआ था। ठीक, और हुआ कब क्या था, एनफोर्स कब किया गया था, लागू कब किया गया था? अक्टूबर में, 16 अक्टूबर वॉज द डेट। बंगाल को वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, तो बंगाल ये हुआ करता था। आज का वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल हो गया था तब का, और ईस्ट बंगाल में आ गया था आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो ये पूरा जो बांग्लादेश है, बंगाल है, बिहार, उड़ीसा, सब वेस्ट बंगाल में ही आता था। तो इसको डिवाइड कर दिया गया। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? तो कर्जन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जिसने कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ बिल भी पास किया था। ठीक है, अच्छा जल्दी से बताएंगे, आर्म्स एक्ट किसने पास किया था? आर्म्स एक्ट किसने पास किया था? और वर्नैकुलर प्रेस एक्ट किसने पास किया था? गवर्नर वाली क्लास में तो ऐसे अलग से करवाया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम कर रहे हैं तो करेंगे ही। 1878, 1878 में किसने पास करवाया था दोनों को? इसको पास करवाया था लिटन ने। लिटन ने पास करवाया था सर इसको। ठीक है, 1878 में। और इसको रिपील कब किया गया था? रिपील कब किया गया था? तो दोनों को रिपील किया गया था 1882 में। किसके टाइम पे? रिपन के टाइम पे। और रिपन के टाइम पे और क्या क्या हुआ था? रिपन के टाइम पे ही इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, विच इज़ द इमीडिएट रीज़न ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, जो भी कांग्रेस देख के आ रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़, कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था, इसको 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। ठीक है,
दूसरे वाले को तो लगभग 434 लोगों ने वो अटेम्प्ट किया था, लेकिन पहले वाले को पूछता है, दूसरे वाले को तो बहुत लोगों ने किया था, इसको 72 डेलीगेट्स ने किया था, ठीक है, 72 हो रहे हैं। चलो भाई, तो यहाँ पे ध्यान रखना, बंगाल पार्टीशन किसने करवाया था? कर्जन ने। तो रिपन के टाइम पे ही इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, इसी के टाइम पे ही पहला फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, इसी के टाइम पे ही हंटर एजुकेशन कमीशन आया था, ठीक है, इसी के टाइम पे ही पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था, पहली पूर्ण जनगणना हुई थी रिपन के टाइम पे ही। रिपन के टाइम पे ही ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कुछ नहीं हुआ तब। रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और पहला इनकम्प्लीट सेंसस किसके टाइम पे हुआ था, और फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको बोलते हैं? मूवमेंट अब स्प्रेड होता है, मूवमेंट डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट हमारा पार्ट्स ऑफ इंडिया नहीं पहुंचता है, क्योंकि अब यहाँ पे कांग्रेस में डिवीजन हो जाता है। सर पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। गांधी जी ने एकमात्र सेशन प्रिसाइड किया था, वो 1924 का था, जो कि बेलगांव कर्नाटका में हुआ था। वो भी अभी कर लेंगे जब स्वराज पार्टी करेंगे वहाँ पे, तो ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अब किस तरह से मूवमेंट स्प्रेड होता है ये अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लोग एक दूसरे को राखी बांधे, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे थे अवनींद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने भारत माता का पोर्ट्रे बनाया, ठीक है। अवनींद्र नाथ टैगोर जी ने क्या किया, इन्होंने भारत माता का पोर्ट्रे बनाया, और यहाँ पे वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अमार सोनार बांग्ला ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया। आवर गोल्डन बंगाल जो कि आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, हो सकता है इसको भी चेंज कर डालें ये, ठीक है। इसी टाइम पे ब्रिटिशर्स से कि हम ब्रिटिशर्स के अधीन नहीं हैं, ठीक है, हम अलग हैं, तो स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, मतलब कि हम खुद पे डिपेंडेंट है, तुम पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद चीज़ें कर सकते हैं, तो स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी यहाँ पे जो है बनाई गई, किसके द्वारा? V.O. चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और क्या ध्यान रखेंगे कि किसने कहाँ से लीड किया, अगर पूछ लेगा तो ध्यान रखेंगे कि पूना वगैरह से, पूना एंड बॉम्बे से बाल गंगाधर तिलक ने लीड किया। बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ये चाहते थे कि मूवमेंट स्प्रेड हो बाकी जगहों में भी, तो तिलक जी ने यहाँ पे तिलक स्वराज फंड एक बनाया, तिलक स्वराज फंड बनाया, पैसा कलेक्ट किया। गणपति महोत्सव, गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया, ध्यान रखना गणपति फेस्टिवल किसने ऑर्गेनाइज़ किया था इस टाइम पे? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। क्वेश्चन पूछता है, दिल्ली से सैयद हैदर रज़ा ने लीड किया था, पंजाब से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने लीड किया था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, 2 सेशन हुए थे कांग्रेस के इसी टाइम पे ही, इम्पॉर्टेंट। एक तो बनारस का हुआ था 1905 में, और कांग्रेस का हुआ था, कलकत्ता का हुआ था 1906 में। इसको लीड किया था गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी 1905 में। और इसको प्रिसाइड किया गया था दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो नौरोजी जी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था, जैसे मैंने बताया कांग्रेस के 3 सेशन ये प्रिसाइड किए थे, और इसमें 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे, 4 रेजोल्यूशंस वर अडॉप्टेड, ठीक है। वो 4 रेजोल्यूशन किस चीज़ को लेके थे? तो 4 रेजोल्यूशन थे, एक तो स्वदेशी को लेके, ठीक है, बॉयकॉट करना है, स्वदेशी अपनाना है, बॉयकॉट करना बाहरी चीज़ों का, स्वराज लेके रहना है, स्वराज मतलब आपको अपना राज होना चाहिए, और नेशनल एजुकेशन को लेके यहाँ पे एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। क्लियर? तो ये 4 रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस में। और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी तो नौरोजी जी की रिगार्डिंग देख ली है। अब मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट हो गया। क्यों?
हुआ यूं कि एक नरम दल था, ये नरम दल था, और ये गरम दल था। तो ये बोल रहे थे नरम दल वाले, यार इसको लिमिटेड रखो बंगाल तक। ये बोल रहे थे नहीं, पैन इंडिया बनाओ इसको। ये बिलीव करते थे पी यानी कि प्रेयर पिटिशन और ये सब पी आते रहो बस, ठीक है। और ये क्या थे, ये बोलते थे कि विद्रोह करो, ठीक है। वायलेंस पे बिलीव करते थे ये, कि इनको भगाओ यहाँ से। ये बोलते थे अभी एकदम से नहीं भाग जाएंगे, पहले हमें मोमेंटम बनाना पड़ेगा, ये वो प्रेयर पिटिशन करेंगे उनके सामने, तो उनको दुखी नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये अपर मिडिल क्लास तक सीमित रहे और ये जन जन तक इनकी वॉइस गई। इसकी वजह से अब इन्होंने बोला वी आर नॉट दी सेम ब्रो, और 1907 में स्प्लिट हो गया। 1907 में सूरत सेशन में कांग्रेस में स्प्लिट हो गया, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए। इसको प्रिसाइड किसने किया था? रास बिहारी घोष ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और 1906 में इसी टाइम पे ही हमारी मुस्लिम लीग नाम की एक पार्टी बन जाती है, ठीक है। मुस्लिम लीग नाम की एक पार्टी बन जाती है। कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश। अभी पूछा था मैंने, पहला इनकम्प्लीट सेंसस किसके टाइम पे हुआ था? मेयो के टाइम पे। और मेयो एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या कर दी गई थी। किसने करी थी? शेर अफगान ने करी थी, जब वो अंडमान निकोबार में गया था तब, ठीक है। तो ढाका में फॉर्म हुआ था, और किसने फॉर्म किया था? नवाब वहाँ के सलीमुल्ला थे, सलीमुल्ला और आगा खां जो थे, उन्होंने इसको फॉर्म किया था 1906 में, 1906 में, ठीक है। क्लियर है। और इसीलिए मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था एंटी पार्टीशन मूवमेंट में। इनको लग रहा था कि क्योंकि वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स, और इसमें सक्सेसफुल हो गए थे। अब एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ख़त्म भी हो गया। 1911 में सरकार ने अनाउंस किया कि पार्टीशन जो हमने किया था हमसे गलती हो गई, अब हम उसको फिर से एक कर रहे हैं बंगाल को, और हम अब कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं। कैपिटल शिफ्ट का भी अनाउंसमेंट कर डाला, और इन्होंने बोला कि अब हम कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली वॉज एसोसिएटेड विद द ग्लोरी ऑफ मुस्लिम ड्यू टू मुगल्स। लेकिन मुस्लिम्स अभी अपीज़ हुए नहीं, उनको ज़्यादा मज़ा आया नहीं। ये जो दिल्ली दरबार हुआ था, ध्यान रखना, ये हार्डिंगे सेकंड के टाइम पे हुआ था। पहला वाला जो दिल्ली दरबार हुआ था वो लिटन के टाइम पे हुआ था 1877 में, 1877 में। तो नई कैपिटल अनाउंस हो गई, बट कैपिटल शिफ्ट एक्चुअल में हुआ कब था? 1912 में। अनाउंसमेंट 1911 में हुई थी। और ये दिल्ली दरबार क्यों होता था? कोरोनेशन होता था, नया राजा रानी बनती थी वहाँ पे ब्रिटेन में, तो उसका कोरोनेशन के लिए। तो इस समय किंग जॉर्ज 5 बना था नया राजा, तो इसके लिए ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। क्लियर। तो अब यहाँ पे आते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से। बट होता क्या है अब यहाँ पे? चलो आगे आई थिंक आएगा, ठीक है। आगे आएगा हमारा वो सेशन आएगा कांग्रेस का, ठीक है। 1916 वाला कांग्रेस का लखनऊ सेशन, तो वहीं पे देखेंगे इसको, ठीक है। अभी नहीं लिखते हैं, आई थिंक मैंने आगे लिख रखा होगा इस पर, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पे आते हैं। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो ये 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, उसी को बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये एक्ट आया था, जब ये अधिवेशन आया था, तो उस समय मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था। किस एक्ट से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन क्रिएट की गई थी जरा बताएंगे? और मिंटो जो होता था, मिंटो उस समय वॉइस रॉय हुआ करता था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये क्यों इतना फेमस है? क्योंकि सबसे पहली बार इसने सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रथा शुरू करी। सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन जिसको बोलते हैं, किसके लिए लाया था? मुस्लिम्स के लिए। नहीं, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं, ठीक है। और एक वॉइस रॉय जो होगा, इसने बोला वो एक वन इंडियन जो है, एक भारतीय, वो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बन सकता है। और वो पहले बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एक थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, वो पहले इंडियन थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बने। और इसी ने बोला था कि अब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें इसका नंबर बढ़ाया जाएगा, इसको एक्सपैंड किया जाएगा, ऐसे बोला था। वैसे हम, जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं एक्ट की अलग से क्लास करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ पे आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती हैं इसी बीच में, जैसे कि अनुशीलन समिति बनाई जाती है। प्रमोद मिट्टर थे, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं।
कई सारी अनुशीलन समितियां बनती हैं, लेकिन जैसे एक बनती है जिसको बनाते हैं जतेंद्र नाथ बैनर्जी बनाते हैं, ठीक है, और बरिंद्र कुमार घोष, प्रमोद मिट्टर, ये सब बनाते हैं, बरिंद्र घोष, ठीक। अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी केस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, 1908 में हुई थी, जहाँ पे अलीपुर, यहाँ पे एक मुजफ्फरपुर का जो मजिस्ट्रेट हुआ था किंग्सफोर्ड, तो उस पर हमला किए ये लोग, कौन, प्रफुल्ल चाकी और खुर्दीराम बोस, लेकिन वो बच निकला, ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ। तो प्रफुल्ल चाकी जी ने तो सुसाइड कर लिया और खुर्दीराम बोस जी को फांसी दे दी गई, खुर्दीराम बोस। तो इसी को बोलते हैं अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी केस। इसमें अरबिंदो घोष जी भी फंसे थे, लेकिन उनको गिल्टी यहाँ पे नहीं प्रूव किया गया और उनको बरी कर दिया गया अरबिंदो घोष जी को, ठीक है। लेकिन प्रफुल्ल चाकी, खुर्दीराम बोस, किंग्सफोर्ड, 1908 अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी केस, ये ध्यान रखना है। रामोसी पेजेंट फोर्स बनाई जाती है 1879 में, वासुदेव बलवंत फड़के बनाते हैं, तो इन शॉर्ट फड़के याद रखेंगे, वासुदेव बलवंत फड़के। कहाँ बनाते हैं, महाराष्ट्र में बनाते हैं, ठीक है। चाम्पेकर नहीं, ठीक है, चापेकर ब्रदर्स जो हैं क्या करते हैं, चापेकर ब्रदर्स यहाँ पर रैंड जो प्लेग कमिश्नर होता है पूना का, ठीक है, प्लेग कमिश्नर होता है ये पूना का, तो उसकी हत्या करते हैं, क्योंकि ये प्लेग कमिश्नर इसके रहते वक्त वहाँ पे बहुत प्लेग मतलब और फैल रहा था बहुत ज़्यादा। तो 1897 में रांड जी ने जो है चापेकर की हत्या कर दी, ठीक है, 1897 में। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पे ये और देखते हैं। मित्र मेला को 1899 में 1899 में बनाया गया था। किसने बनाया था इसको, सावरकर जो बंधु थे, सावरकर ब्रदर्स ने, ठीक है, वीडी सावरकर और जीडी सावरकर। और अभिनव भारत सोसाइटी ये बनी थी 1904 में, ठीक है। एक्चुअल में जो मित्र मेला बना था, मित्र मेला बाद में उसी को रीनेम कर दिया था इन लोगों ने, अभिनव भारत सोसाइटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, प्लेग कमिश्नर, क्लियर, 1904 में ध्यान रखिएगा, ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी। ये अभी इंडिया होम रूल भी पूछा है अभी रिसेंट एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना। ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं अब्रॉड में, ठीक है, जो अब्रॉड में बनी। तो ये लंदन में बनी, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनाई, ठीक है। और बर्लिन कमेटी की बात करेंगे तो ये कब बनती है, 1905 में, 1905 में, इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस। बर्लिन कमेटी की बात करेंगे तो 1915 में बनती है और इसको वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय बनाते हैं, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है, बर्लिन में बनती है ये। अब आते हैं गदर प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से थोड़ा सा कायदे से देख लेना, ठीक है। गदर प्रोग्राम, तो गदर एक पार्टी बनती है जिसका हेडक्वार्टर होता है सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, फ्रांसिस्को यूएस में। इसको कौन बनाते हैं, लाला हर दयाल सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना, भाई परमानंद बरकतुल्ला, ये लोग बनाते हैं। लेकिन ये ऑप्शन में होंगे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, दो नाम अच्छे से याद करना, बाकी बताए दे रहा हूँ, भाई परमानंद और बरकतुल्ला। इनसे एसोसिएटेड एक इंसिडेंस है, उसको बोलते हैं कोमागाटा मारू इंसिडेंट, कोमागाटा मारू इंसिडेंट। ये 1884 में होता है, 1884 में। और इस इंसिडेंट में क्या होता है, एक शिप जाता है फ्रॉम हांगकांग, वो फिर हांगकांग से सिंगापुर, सिंगापुर से फिर वो जाता है वैंकूवर कनाडा में। और वैंकूवर में क्या होता है, वैंकूवर में इन लोगों को डिपोर्ट करने से मना कर दिया जाता है, ठीक है। ये बैक टू यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी विद्रोह होता है इस चीज़ को लेके, तो उसी को कोमगाटा मारू। तो कोमगाटा मारू एक शिप का नाम है, एक ये जहाज़ का नाम है, ठीक है। और इसी टाइम पे ये एक एक्ट पास हुआ था, कब, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार मैं, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये व्हाट एम आई राइटिंग, ठीक है, 1914, 1884 लिख रहा हूँ यार, कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। गदर पार्टी 1913 में बनी थी, ठीक है, 1913। अब इसके बाद 1 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, ये आंखें थोड़ी सी पता नहीं अजीब सी हो रही हैं, ठीक है। तो कोमगाटा मारू 1914 और गदर प्रोग्राम 1913, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1915 में। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ये पास हुआ था 1915 में, 1915 में।
ठीक है। 1915 से 1916 में आ गया। बस 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। होम रूल लीग, इंडिया होम रूल लीग अलग है, और इंडिया जो अभी हमने देखा इंडिया हाउस 1905 में श्याम जी कृष्णा वर्मा जी ने बनाया, और होम रूल लीग अलग है। आयरलैंड में ही ऐसे होम रूल लीग बनी, और उसी की तर्ज पे ही यहाँ पे 2 होम रूल लीग बनती हैं। एक तो हमारे बनाते हैं बाल गंगाधर तिलक जी, जब ये जेल से छूट के आते हैं, जेल से, जी हाँ, तो इनको वैलेंटाइन चिरोल नाम का आदमी, उसने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था कि जो भारत में अशांति हो रही है उसके जनक यही है, ठीक है। जिसकी वजह से इनको मतलब केस वेस हुआ इन पे, और ये इनको जेल वगैरह भी हुई, तो बाद में जब छूट के आया जेल से ये, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे मैंने आपको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पढ़ा है, इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें हम लाल बाल पाल का ट्रायो पढ़ते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसमें अगर हम बात करें तो हमारे दादा भाई नौरोजी हो गए, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, आनंद मोहन बोस हो गए, ठीक है, वोमेश चंद्र बनर्जी हो गए। तो जो बुजुर्ग टाइप के लोग थे वो मॉडरेट में थे, और नए जो लोग थे लाल बाल पाल, जैसे ये सब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो ये इसमें थे, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी की, तो इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, और इनके कुछ न्यूज़पेपर हैं जैसे कि जो इन्होंने चलाए थे मराठा और केसरी, ठीक है, मराठा और केसरी इनके न्यूज़पेपर्स हैं। तो मराठा इन्होंने चलाया था इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, और केसरी इन्होंने चलाया था मराठी लैंग्वेज में, ठीक। होम रूल लीग की अगर बात करें तो एक इन्होंने बनाया था जिसका हेडक्वार्टर पूना में था, और एक और, दोनों ही 1916 में बनी थी। एक बनाया था एनी बेसेंट ने, और एनी बेसेंट ने ही ये बोला था कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं वो अपने फ़ायदे के लिए रूल कर रहे हैं, ना कि इंडिया वालों के भले के लिए। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, किसने बोली थी, एनी बेसेंट ने बोली थी। इनका जो हेडक्वार्टर था वो मद्रास में था इनका, ठीक है, और ये बाद में बना था, बना 1916 में ही था, और ब्रांचेस इनकी ज़्यादा थी एनी बेसेंट जी की। एनी बेसेंट के बारे में पहली इंडियन फीमेल, मतलब पहली फीमेल कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी, वो हम देख चुके हैं 1917 का कांग्रेस के सेशन में, ठीक है। और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ 2 इनकी पत्रिकाएं हैं, न्यू इंडिया और कॉमन व्हील करके 2 पत्रिकाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। लखनऊ सेशन होता है कांग्रेस का, ये सेशन होता है 1916 में। अब हमने, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने, AC मजूमदार जी ने प्रिसाइड किया था। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस सेशन में ही, ये जो लखनऊ का सेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें ही एक्सट्रीमिस्ट और कांग्रेस का रीयूनियन हो गया था। तो एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया गया था उस सेशन में, सूरत 1907, और यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट को वापस ले लिया गया। तो एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स का रीयूनियन हो चुका था। और प्लस ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पे एक जॉइंट पैक्ट प्रस्तुत किया गया था,
जॉइंट पैक्ट का मतलब क्या है? जॉइंट पैक्ट का मतलब है जॉइंट डिमांड रखी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग ने यहाँ पे जॉइंट डिमांड रखी, जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जिनमें से कुछ डिमांड्स को माना गया। ठीक है। अल हिलाल ये न्यूज़पेपर किसने लिखा? तो मौलाना आज़ाद ने लिखा। मौलाना आज़ाद की किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, क्या आपको पता है? अब हम इन बुक्स एंड ऑथर्स का एक अलग से लेक्चर करेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम। और कॉमरेड जो लिखी है वो मोहम्मद अली ने लिखी है। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कॉमरेड वाली, ये थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, और इनकी किताब इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मौलाना आज़ाद की है, अल हिलाल, और इंडिया विंस फ्रीडम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, जो हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म की जब हम बात करेंगे तो ये 1909 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसी को ये मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस समय मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी था, चेल्मसफोर्ड वॉइस रॉय था। सेक्रेटरी हमने पता है 1858 के एक्ट से ये पोजीशन को क्रिएट किया गया था। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, यानी कि जो पृथक निर्वाचन है, सेपरेट इलेक्टोरेट, उसको और एक्सटेंड किया गया था। पहले सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था 1909 के एक्ट से, अब इसमें एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस, इन सबको भी दिया गया। इट इंट्रोड्यूस्ड डायर्किन प्रोविंसेस, इंट्रोड्यूस्ड डेयार्की। डेयार्की क्या है? द्वैध शासन है, द्वैध शासन है प्रोविंसेस में। इसका डायर्की का मतलब क्या होता है? देखो, 7th शेड्यूल पढ़ाया था मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, है ना। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगा। तो इसी तरह था कि यहाँ पे जो लिस्ट थी वो लिस्ट थी आपकी फेडरल और प्रोविंशियल लिस्ट में, दो लिस्ट डिवाइडेड थी, और जो प्रोविंशियल लिस्ट थी उसको फर्दर रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में बांट दिया गया। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में उसको बांट दिया गया, प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स थे उनको। तो इसलिए उसी को हम डायरेक्टली बोलते हैं। रिजर्व रखे गए गवर्नर के लिए, जिसके लिए वो बिल्कुल भी आंसरेबल नहीं था, और ट्रांसफर्ड में थोड़े से कम इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्ट डाल दिए गए जिसके लिए वो आंसरेबल था। तो यही बोलते हैं डायरेक्ट इन प्रोविंसेस को। ठीक है, और इसने जो है इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म इन सेंटर, सेंटर में द्विसदनीय विधानमंडल लाया, बाई कैमरलिज्म इन सेंटर। ये चीज़ क्लियर। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे एमर्जेंस ऑफ गांधी। यहाँ से अब गांधीयन एरा स्टार्ट होता है। ठीक है, 1915 से। अरे यार, हाँ जी, 1919 होगा। ठीक है, स्टैटिक जीके के नोट्स नहीं मिलेंगे क्या? भाई हर चीज़ के नोट्स चाहिए हैं। कूका मूवमेंट कहाँ हुआ था लावण्य? पंजाब में हुआ था, बताया तो था आपको, नामधारी सेक्ट। कूका मूवमेंट पंजाब में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोडसे के बारे में पीछे भी कौन सी डेट गलत लिखे हैं? 1916 होम रूल लीग, 1913 गदर, 1915, 1914 बर्लिन, 1915, कुछ भी मत लिख दो। ठीक है, कुछ भी बस लिख दो, पीछे गलत मारा है कभी। कौन सा गलत डेट लिखा है? एक ही गलती से भी गलत क्या हुआ एकदम से, आंखें बोला मैंने 1919 ही था, गलती से 1909 लिख दिया। अब पीछे भी आपने लिखी है, कुछ भी बस बोल दो। बता रही वहीं से निकाल के फिर मारेंगे कमेंट से अगर कुछ भी लिखा तो। ठीक है, क्या गलत लिखा है? हैं? बैक मत करो सर, डर लगता है। क्यों क्यों डर क्या लगता है भाई? चलो घसीटो सर इनको, घसीटते हैं। लेक्चर खत्म हो जाए फिर उनके घसीटा कार्यक्रम शुरू करते हैं इनको, घसीटे आराम बनाते हैं। एमरजेंस ऑफ गांधी। तो गांधी का एमरजेंस कब हुआ? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने हलचल मचा रखी थी, वहाँ पे भी गांधी गांधी हो रखी थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था वहाँ पे इन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस का, एक सेकंड रुकना यार, मैं देख लेता हूँ ये वाईफाई आया है कि नहीं आया, क्योंकि नेट
90% ख़त्म दिखा रहा है, उन्होंने रिचार्ज तो कर लिया है। और नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे, नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे, ठीक है। कब किए थे? 1894 में, 1894 में। इन्होंने फार्म्स डेवलप किए, 2 फार्म, फीनिक्स फार्म और टॉलस्टॉय फार्म। और यहीं पे इन्होंने इंडियन ओपिनियन करके एक पत्रिका चलाई थी, इंडियन ओपिनियन करके इन्होंने एक पत्रिका चलाई थी। अब आते हैं गांधी इन इंडिया। गांधी जी अब इंडिया में एकदम वो करेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी ठीक है ना? 90, हाँ। 5G अनलिमिटेड यूज़ करो, ठीक है, अनलिमिटेड ही है, 5G अनलिमिटेड यूज़ करो। चलो, तो गांधी इन इंडिया, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद और खेड़ा। तो गांधी जी का अराइवल होता है 9 जनवरी 1915 में, 1915 को, जिस दिन हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस या फिर NRI डे मनाते हैं, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। जब गांधी जी वापस आए तो इनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको थोड़ा सा भारत भ्रमण करने के लिए बोला, उसके बाद मूवमेंट में एंटर करने के लिए बोला। तो बैक टू बैक इन्होंने 3 मूवमेंट किए, चंपारण 1917 1917 में, और ये दोनों किए 1918 में। ये था आपका तिनकठिया सिस्टम के विरुद्ध था ये, और इसमें गांधी जी को इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ला जी ने, और यहाँ पे माना जाता है अनुसुईया साराभाई ने, क्योंकि ये मिल वर्कर्स ने कर रखा था कि भाई हमारा जो प्लेग बोनस है उसको विथड्रॉ मत करो, और जो बढ़ा हुआ इनकम मिल रहा था उसको और मतलब बढ़ा के दो। यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह था, वॉज रिगार्डिंग दी लैंड रेवेन्यू। ब्रिटिशर्स बोल रहे थे, पेजेंट्स बोल रहे थे, किसान बोल रहे थे कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है, टैक्स माफ़ किया जाए, लेकिन वो बोल रहे थे नहीं, अच्छी हुई है, पूरा टैक्स देना पड़ेगा, लैंड रेवेन्यू जितना आता है वो देना पड़ेगा। ये खेड़ा सत्याग्रह था। और यहाँ पे हमारे और भी लोग थे, जिसमें कि हमारे सरदार पटेल भी जी थे, ठीक है। सरदार पटेल जी के रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा, 1928 में इन्होंने बरदौली सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था, और वहीं पे इनको सरदार का टाइटल दिया था। यहाँ पे जो वेमेंस ने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में, उन्होंने ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत, असहयोग आंदोलन और खिलाफत। खिलाफत आंदोलन शुरू होता है 1919 में, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। 1914 से लेके 1914 से लेके 1980 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। जब ये ख़त्म होता है तो तुर्की वाली साइड जो है वो हार जाती है, ब्रिटिश वाली साइड जीत जाती है। तुर्की में ही खलीफा बैठते थे मुस्लिम्स के, तो वो उनको हटा दिया, डिसमेंटल कर दिया ब्रिटिशर्स ने। इसको लेके मुस्लिम्स हर जगह चिढ़ गए, इंडिया के भी मुस्लिम्स चिढ़ गए, जिन्होंने ब्रिटिशर्स से खिलाफ यहाँ पे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे उन्होंने चलाया। किसने स्टार्ट किया? हु स्टार्टेड इट? तो मौलाना अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था। तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, तो यानी कि अली ब्रदर्स ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। तो खिलाफत समझिए 1919 में। अब हुआ यूँ कि एक रॉलेट एक्ट आया, जिसको कि हम एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट के नाम से जानते हैं। एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट है ये, 1919 में आता है, जिसके तहत नो अपील, नो वकील, नो दलील के तहत सीधे 2 साल जेल में डाला जाएगा। इस सिर्फ अगर ये ब्रिटिशर्स को लगा कि आप एंटी ब्रिटिशर्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, आपको जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए, अगर उनको सिर्फ ये शक भी हुआ तो भी। तो 1919 में आया था, और इसको क्योंकि सिडनी रॉलेट लाया था इस एक्ट को, इसलिए इसका नाम पड़ गया, उसने बनाया था इसको, इस एक्ट को, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट। और इसको गांधी जी ने बोला था ब्लैक एक्ट। किसने बोला था ब्लैक एक्ट? तो ब्लैक एक्ट बोला था गांधी जी ने, ठीक है सर, गांधी जी ने बोल दिया ब्लैक एक्ट। उसके बाद अब हुआ इसके खिलाफ प्रोटेस्ट। रॉलेट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया 1919 में, और जब ये ऑर्गेनाइज हुआ तो 2 लोगों की अरेस्ट हो गई, सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो उन लोगों की अरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए सैफुद्दीन किचलू प्लस डॉक्टर सत्यपाल जी की अरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए, प्लस क्योंकि वो बैसाखी का भी दिन था। बैसाखी किस दिन मनाते हैं, किस चीज़ के फॉर्मेशन के दिन मनाते हैं, ज़रा बताएंगे। बैसाखी 13 अप्रैल को क्या था? बैसाखी का दिन भी था, तो इसलिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। कहाँ पे? जलियांवाला बाग में, 13 अप्रैल 1919 को। जो जनरल E.M. डायर था, माइकल ओडायर नहीं, जनरल E.M. डायर, उसने गोली चलाने के निर्देश दे दिए, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। देन इसका बदला लेते हैं कौन? बदला लेते हैं हमारे उधम सिंह।
जो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम रखे गए जाते हैं। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम रख के जाते हैं वहाँ पे और इसको मार के आते हैं। इसको नहीं, ये मर चुका होता है। माइकल ओडायर को मार के आते हैं, माइकल ओडायर को मार के आते हैं, जो उस समय यहीं पे था इंडिया में और प्रशंसा कर रहा था ईएम डायर की करतूतों की। अब बैसाखी का दिन हम मनाते हैं जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, और होला मोहल्ला होली के दिन, ठीक है। और दिवाली के टाइम पे सिख लोग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ज़रा ये बताएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, जलियांवाला बाग। अब आफ्टर मैथ ये था कि गांधी जी ने अपना टाइटल वापस कर दिया था, कौन सा ज़रा बताएंगे। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन सा अपना टाइटल वापस कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, तो गांधी जी ने वापस किया था केसरे हिंद की उपाधि, जो उन्होंने बोर वॉर्स के टाइम पे एक्वायर करी थी, बोर वॉर्स जो हुए थे उस टाइम पे। और इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। ये इनको टाइटल मिली थी बोर वॉर्स के टाइम पे, अंग्रेजों ने दी थी। और नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वापस कर दिया। और गांधी जी ने अब ये सही मौका देखा एक, ठीक है चलो, तो अभी देखते हैं इसके बारे में। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट क्या है, तो एक हमारे गुरुद्वारा के कुछ करप्ट महंत थे, करप्ट महंत लोग थे, उन्होंने इस डायर को सिख की उपाधि दे दी, ठीक है, सिख की उपाधि दे दी, करप्ट थे। तो उनके खिलाफ इस गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट को चलाया गया 1919 में। इनको भगाओ यहाँ से, 1919 और 1920 के टाइम पे ये लोग यहाँ पे देख रहे हो, डायर ने इतनी गंदी हरकत करतूत की, और ये जो यहाँ पे सिख गुरुद्वारे में बैठे हुए हैं ये उसको सिख की उपाधि दे रहे हैं, तो इनको हटाओ जल्दी से जल्दी। तो ये काम हुआ था। खिलाफत इशू मैंने बता दिया तुम्हें। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ये 1920 में शुरू होता है। अब देखो पूरा क्रोनोलॉजी समझिए आप। 1919 में क्या होता है, रॉलेट एक्ट आता है, जिसको हम अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट बोलते हैं। 1919 में ब्लैक एक्ट बोला गांधी जी ने कि 2 साल की जेल हो जाएगी अगर तुमने कोई भी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी करी। रॉलेट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गांधी जी ने उसके अगेंस्ट में, ठीक, ऑल इंडिया मूवमेंट बनाया। लेकिन सैफुद्दीन कुचली और डॉक्टर सत्यपाल की अरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए और बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए लोग इकट्ठा हुए, और ईएम डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया। तो गांधी जी ने अब इसको सही मौका देखा कि अब लॉन्च करते हैं एक ऑल इंडिया टाइप का मूवमेंट, और उसको मर्ज कर देते हैं इसके साथ, खिलाफत के साथ, सो दैट एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ से निकल के आ जाए। तो 1920 में इसको लॉन्च करते हैं, या ठीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को। अब स्प्रेड ऑफ मूवमेंट को देखते हैं कि ये जो मूवमेंट है, ठीक है, और स्टैटिक जीके के नोट्स आई थिंक आ चुके हैं, देखते हैं अगर ठीक होते हैं तो फिर उनको अपलोड करवाते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ से आया। सर किसने दिया था, अरूर सिंह करके था एक, उसने दिया था, अरूर सिंह एक था, उसी ने टाइटल दिया था सिख का उसको, ठीक है, डायर को। स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट अभी देखते हैं। तो और ये चीज़ कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये कांग्रेस के कौन से सेशन में एंडोर्स किया गया था, देखो इसको अप्रूव तो कैलकाटा सेशन में कर दिया गया था जो 1920 का ही हुआ था, लेकिन 1920 में ही एक और सेशन हुआ था जो नागपुर में हुआ था। नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था इसमें इसको एंडोर्स किया गया था कि भाई ठीक है इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अब स्प्रेड किस तरह से होता है ये मूवमेंट, तो स्प्रेड इस तरह से होता है कि इसी टाइम पे ही एका मूवमेंट शुरू होता है यूपी में। इसी टाइम पे ही ध्यान रखना मालाबार अपराइजिंग भी शुरू होती है। मालाबार रीजन कहाँ पड़ता है, मालाबार कोर्स मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था, जल्दी से बताइए ज़रा। हाँ, मालाबार जो अपराइजिंग है वो कहाँ पे, जिसको मप्पिला अपराइजिंग के नाम से भी जानते हैं। तो एका मूवमेंट 1921 में यूपी उत्तर प्रदेश में, और मालाबार अपराइजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1921-22 के टाइम पे ये भी होती है। ये होता है मालाबार केरला में। ये किसके खिलाफ था, हिंदू ज़मींदार के खिलाफ था ये, ठीक है। ये है आपका मालाबार कोस्ट, तो यहाँ पे हुआ था ये मालाबार अपराइजिंग, ठीक है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम होने लगा था धीरे धीरे, क्योंकि मुस्लिम पेजेंट्स थे और हिंदू ज़मींदार थे, तो इसलिए फिर गांधी जी ने बैकआउट कर लिया यहाँ से, क्योंकि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया था, जबकि पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हिंदू प्लस मुस्लिम के उसमें थ्योरी पे बेस्ड था। अब यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया गोरखपुर में, गोरखपुर का एक गाँव था चौरी चौरा, यहाँ पे 4 फरवरी को एक ऐसी घटना हो गई कि गांधी जी को इस पूरे मूवमेंट को वापस लेना पड़ा। 4 फरवरी 1922 को घटना हो गई जहाँ पे पुलिस वालों को जिंदा जला डाला गया एक पुलिस स्टेशन के अंदर। तो गांधी जी ने
किसने चला दिया? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो गांधी जी ने वॉयलेंस का हवाला देते हुए इसको कैंसिल कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, और यहाँ से बोला कि हमको इस कर्तव्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इनको जेल में डाला गया और यहाँ से अब इसका वापस ले लिया गया असहयोग आंदोलन को वॉयलेंस की वजह से। यहाँ से अब स्वराज्य का मैच हुआ ये कि यहाँ से एक बात निकल के आई भाई, एंड दैट वाज कि अब गांधी जी तो चले गए जेल में, तो अब हम जो चीज़ें अभी करते आ रहे थे, क्या करते आ रहे थे? हम चीज़ों का बॉयकॉट कर रहे थे, और उसमें बॉयकॉट ऑफ काउंसिल भी था कि काउंसिल में एंट्री नहीं लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे और काउंसिल में नहीं जाएंगे हम लोग। तो अब इसको कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, क्या करना है, इस बात को लेकर काफ़ी संशय था। तो एक सेक्ट जिसने बोला कि अब कोई चेंज मत करो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, यानी कि अभी बॉयकॉट कंटिन्यू रखे, तो उनको नो चेंजर बोला गया, ठीक है। और जिन्होंने बोला कि नहीं यार अब हमें एंट्री लेना चाहिए, इलेक्शन में लड़ना चाहिए, तो उनको प्रो चेंजर्स बोला गया। गांधी जी पहले तो प्रो चेंजर्स के खिलाफ थे जब जेल में थे वो, लेकिन बाद में ठीक है उन एग्री कर गया कि चलो ठीक है, ठीक है। तो एक तरह से डिवीज़न हो गया फिर से कांग्रेस में ही डिवीज़न हो गया 1923 के, क्योंकि 1922 में, आप क्रोनोलॉजी समझते चलिए, 1922 में चौरी चौरा हुआ, 1923 में ये घटना हो रही है कि गया जो सेशन हुआ, गया अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें इन दोनों लोगों ने बोला कि यार वी आर नॉट द सेम ब्रो। लेकिन ये कांग्रेस में ऐसा सूरत की तरह डिवीजन नहीं था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। यहाँ पे अभी भी ये दोनों लोग एक साथ ही काम कर रहे थे। तो प्रो चेंजर्स ने अपनी एक अलग से स्वराज पार्टी, या फिर उसी को हम बोलते हैं ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं। ये फाउंडर कौन थे इसके? फाउंडर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फाउंडर थे CR दास, जिसके पहले प्रेसिडेंट बने, और मोतीलाल नेहरू, ये इसके पहले प्रेसिडेंट थे। ये पार्टी बन गई, ठीक है। और अजमल खान भी प्रो चेंजर साइड में ही थे, अगर कभी पूछ ले तो, ठीक है। लेकिन ये प्रेसिडेंट थे, ये सेक्रेटरी थे, और ये साइड में चाय वाय पिलाते थे, ठीक है, अजमल खान, ठीक है। और इसके बाद स्वराजिस्ट में भी डिवीज़न हो गया, ठीक है, रेस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट, लेकिन ये फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, रेस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नो चेंजर जो लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे? ये लोग तो काउंसिल के लिए चुनाव लड़ रहे थे, और इनका ये टारगेट था कि वी विल एंड और मेंड दी काउंसिल, या तो हम काउंसिल को ख़त्म कर देंगे या उसमें कुछ बदलाव लेके आएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। नो चेंजर्स क्या कर रहे थे? ये कंस्ट्रक्टिव वर्क जो पहले चल रहा था, आश्रम बनाना, स्कूल कॉलेज बनाना, ये सब काम जो है ये नो चेंजर्स वाले अभी परफॉर्म करते चले आ रहे थे। अब होता क्या है, CPI पार्टी भी बन जाती है 1920, वही का टाइम चल रहा है। 1920 में कौन बनाता है इस पार्टी को? मणिंद्र नाथ रॉय बनाते हैं, MN रॉय, और इसको फॉर्मलाइज कर देते हैं कानपुर में आके 1925 में। बोलते हैं वहाँ पे तो पढ़ाई हो रही है GK की, परमार से पढ़ा रहे हैं, तो ये फॉर्मलाइज करते हैं चल के। तो 1925 में कानपुर में फॉर्मलाइज होती है, लेकिन बनती 1920 में है। ताशकंद उज़्बेकिस्तान में बनती है, ये ताशकंद उज़्बेकिस्तान में बनती है। और AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी बनती है 1920 में। कौन फाउंड करता है? तो इसको दीवान चमन लाल भी थे एक, लेकिन मेन जो इसमें थे वो थे नारायण मल्हर जोशी, नारायण मल्हर, ठीक है, नारायण मल्हर जोशी, ये मेन इसके फाउंडर थे। और इसमें लाला लाजपत राय भी थे, LLR, ध्यान रखिएगा। तो AITUC की जब हम बात करते हैं तो नारायण मल्हर जोशी, लाला लाजपत राय और दीवान चमन लाल 1920 में। और कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस होता है 1924 में। इसमें कौन इन्वॉल्व था? शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, ठीक है, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता का नाम याद रखिएगा, और ईयर याद रखिएगा 1924 में। अब डिफरेंट कास्ट मूवमेंट भी चलते हैं इस समय। कास्ट मूवमेंट आप समझते हैं ना, यानी कि जो जाति को लेके, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलता है, ये साउथ इंडिया में चलता है 1924 में। कौन चलाता है? EV रामास्वामी नयकर 1924 में चलाते हैं ये। जस्टिस पार्टी की बात करेंगे 1925 में बनती है ये। और महद सत्याग्रह 1927 1927 में। इसको कौन स्टार्ट करते हैं? भीमराव अंबेडकर जी स्टार्ट करते हैं। भीमराव अंबेडकर भी अपना एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट करते हैं 1930 में। 1930 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट किस टेम्पल से स्टार्ट करते हैं जरा बताइए? मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुका हूँ, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट 1924 में, जस्टिस पार्टी बनती है 1925 में, महासत्याग्रह 1927 में, और टेम्पल एंट्री मूवमेंट नासिक का काला राम मंदिर है वहाँ से स्टार्ट होती है। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान। और अच्छा एक चीज़ बताइएगा आप, चलो आगे देखेंगे, ठीक है। तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये कब बनी और किसने बनाई? तो ये 1924 में बनी। किसने बनाई? तो इसको बनाया किसने? HRA की बात हो रही ना, तो इसको सचिन सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ये सब लोग इसको बनाते हैं। कहाँ पे? कानपुर में। और ये लोग एक इंसिडेंट को अंजाम देते हैं साल 1925 में। सब क्रोनोलॉजी में है, देख रहे हो, 1924 के बाद 1925 इन लोगों ने अंजाम दिया, जहाँ पे काकोरी, जो कि लखनऊ के पास जगह पड़ती है, वहाँ पे एक ट्रेन में जिसमें असलहा जा रहा था, आर्मरी जा रही थी, उसको लूटा इन्होंने, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कौन इन्वॉल्व थे, तो HRA के लोग इन्वॉल्व थे, जैसे रोशन सिंह इन्वॉल्व होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल जी इन्वॉल्व होंगे, राजेंद्र लहिरी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, राजेंद्र लहिरी लोग, तो ये सब लोग ही इन्वॉल्व थे, HRA वाले लोग ही। मतलब इंसिडेंट कब हुआ था, एकदम क्रोनोलॉजी दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। देन इसके बाद 1925 में कुछ लोग भाग निकले, कुछ लोगों को फांसी की सज़ा हो गई, तो 1925 में HSRA बनती है, मतलब उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, वो थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको कौन बनाता है? इसको बनाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, प्लस भगत सिंह, प्लस राजगुरु थापड़ जी इसमें होते हैं, ठीक है, राजगुरु सुखदेव थापड़, तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसके फॉर्मेशन पे। अब ये पार्टी क्या क्या करती है, तो ये इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन करती है, जैसे कि सॉन्डर्स की हत्या करी जाती है। सॉन्डर्स कौन था ये? तो एक्चुअल में साइमन कमीशन, अभी हम देखेंगे, साइमन कमीशन भारत आया था, एक कमीशन था, तो उसी के विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। जब विरोध कर रहे थे तो एक जेम्स स्कॉट करके था, उसने उनकी लाठी चार्ज से हत्या कर दी थी, तो उसी को मारना चाहते थे भगत सिंह लोग, लेकिन गलती से सॉन्डर्स मर गया। तो सॉन्डर्स की हत्या होती है 1928 में, 1928 में, ठीक है। और जिसकी वजह से इसी को हम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जानते हैं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। और इसी चीज़ की वजह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सज़ा होती है। कब? 23 मार्च 1931 को, जिस दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं, मार्टायर्स डे। ये लोग CLA, दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें बॉम्ब फेंकते हैं ये CLA में 1929 में, 1929 में ये बॉम्ब फेंकते हैं। किस लिए? किस बिल के खिलाफ? पब्लिक सेफ्टी बिल पास ना हो जो 1928 में आया था, उसके खिलाफ ये बम फेंकते हैं वहाँ पे, किसी को मारने के लिए नहीं, टू मेक दी डेफ हेयर, बहरे हो गए, अंग्रेजों को सुनाई पड़े कि उनकी आवाज़ क्या है, वो उसलिए सिर्फ बॉम्ब फेंका था, मारने के लिए नहीं किसी को, वो मतलब डेंजरस बॉम्ब नहीं था इतना, ठीक है। तो सॉन्डर्स की मर्डर और बॉम्ब इन CLA। इसके बाद होता है, क्रोनोलॉजी देखते रहिए, 1924 HRA बनी, 1925 चिटगांग काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई, 1928 में, 1928 में लिखवाया हुआ ना मैंने, अरे यार 1925 लिख दिया क्या, 1928 में 4 साल बाद, ठीक है, 1928 में, और तो कोई डेट नहीं हुई, ठीक है, 1928 में, 1928 में HSRA बनती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 4 साल बाद। और उसके बाद जो है 1928 में सॉन्डर्स की हत्या की जाती है और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, केंद्रीय विधानसभा में बॉम्ब फेंका जाता है, ठीक है, हाँ जी, क्लियर, टू मेक द डेफ हेयर। अब आते हैं चिटगांव आर्मरी रेड। चिटगांव कहाँ पड़ता है? तो चिटगांव आज के बांग्लादेश में पड़ता है, चितगांव बोलते हैं उसको। ये 1930 में होती है घटना, ठीक है। तो 1929 तक घटनाएं देख ली, 1930 में होती है। फांसी इन लोग को 1931 में होती है, 23 मार्च को। तो इसमें जो लीडर थे वो सूर्य सेन थे, जिनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वहाँ पे एक टीचर थे। तो चिटगांव की आर्मरी थी, आर्मरी मतलब जहाँ पे असलहा रखा होता है, तो
तो उस पर अटैक किया इन लोगों ने। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ पे फीमेल्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी रहा, जैसे कि प्रीति लता वड्डेदार हो गई, ठीक है, सुनीता चंडेरी हो गई, बीना घोष हो गई, एक और नाम याद नहीं आ रहा। तो ये सारी लोग इन्वॉल्व थी, प्रीति लता वड्डेदार, सुनीता घोष, सुनीता चंडेरी, बीना घोष, ये लोग इनकी हेल्प कर रही थी सूर्यसेन जी की। तो 1930 में, और इनके बाद इनको भी फांसी दे दी जाती है। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब ये किताब किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा किसने लिखी, जल्दी से बताइए। और ये सभा किसने बनाई? तो ये भगवती चरण वोहरा जी ने लिखी है किताब। और पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन 1927 में भगत सिंह जी ने किया था, ठीक है। तो भगत सिंह जी ने पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया। अब साइमन को बुलाते हैं भारत। साइमन भारत आया क्यों था? तो 1919 में अभी हमने पढ़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चिलफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड, किसी को कॉल आई, रुकना एक सेकंड। तो उसको मॉन्टेग्यू, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, मॉन्टेग्यू चिलफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। और उसमें एक प्रोविज़न था, प्रोविज़न ये था कि 10 साल बाद एक कमीशन बैठेगा, ठीक है, चलो कोई नहीं, 10 साल बाद एक कमीशन बैठेगा और एक कमीशन वो देखेगा कि किस तरह से मॉन्टेग्यू चिलफोर्ड रिफॉर्म्स में जो जो हुआ, क्या वो सही में एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। तो वो 10 साल नहीं 9 साल बाद ही बन गया कमीशन 1927 में। और ये इंडिया आया 1928 में, 1928 में। और इसका कायदे से कड़ा विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि इट वॉज 7 मेंबर थे इसमें, ऑल वाइट, सारे अंग्रेज थे इसमें। तो भाई इंडियंस का वो भला करने आ रहे हो और इंडियन ही नहीं है। तो साइमन गो बैक के नारे लगे और इसी दौरान ही हमारे लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज से हत्या होती है, डेथ होती है। इसके रेस्पॉन्स पे क्या हुआ? इसके रेस्पॉन्स में ये हुआ कि मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में कांग्रेस वालों ने कमेटी का गठन किया। मोतीलाल नेहरू जी की चेयरमैनशिप में कांग्रेस वालों ने एक कमेटी का गठन किया और इसने प्रेजेंट की नेहरू रिपोर्ट। और इनको देख के कांग्रेस वालों को तो जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट दे दिए। जिन्ना ने 14 पॉइंट लपक के दे दिए कि हम भी देंगे 14 पॉइंट्स। तो 14 पॉइंट्स दिए जिन्ना ने, रेस्पॉन्स टू साइमन कमीशन, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में आती है। किसके नाम पे है नेहरू रिपोर्ट? तो ये मोतीलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे ना उस कमेटी के, जिसने कि इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। अब हम आते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट रिवोल्ट पे, दैट इज CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये क्या, इरविन्स डिक्लेरेशन। तो एक्चुअल में इरविन का एक डिक्लेरेशन आता है 1929 में, और उसको लेके 1929 में दिल्ली मैनिफेस्टो कांग्रेस प्रेजेंट करती है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ध्यान रखना कब आता है, ठीक है। होता ये है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी लोग बोल रहे थे कि यार हमें पूर्ण स्वराज की अब मांग रखनी चाहिए, बहुत हो गया, ठीक है। तो कांग्रेस वाले बोल रहे थे नहीं यार, अब इनको थोड़ा सा टाइम देते हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर देखते हैं, अभी डोमिनेंस स्टेटस की मांग करते हैं। तो इरविन से इन लोगों ने बोला, गांधी जी लोगों ने, कांग्रेस वालों ने, कि देखो यार ऐसा ऐसा है, मान लो डिमांड। इरविन बोलता है जाओ यार, नहीं मानेंगे, ठीक है, फेंक दिया। अल्टीमेटम दिया कांग्रेस वालों ने दिल्ली मैनिफेस्टो करके, ठीक है। वो भी बहुत ही मतलब इरविन ने हल्के में लिया उसको। तो अब कांग्रेस वाले हल्के में नहीं थे, अब कांग्रेस वाले सीरियस हो गए। तो लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का 1929 में। 1929 में ये अधिवेशन होता है जिसको प्रिसाइड करते हैं जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें बोला गया कि अब हमारा गोल रहेगा पूर्ण स्वराज। याद रखिए स्वराज वहाँ पे अडॉप्ट किया था, कैलकाटा सेशन 1906। ये पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब डोमिनेंस स्टेटस नहीं खेलेंगे, ठीक है। डोमिनेंस स्टेटस का मतलब होता है कि मतलब रूल तो ब्रिटिशर्स के नाम पे रहेगा, लेकिन सरकार रहेगी भारतीयों की सरकार रहेगी, वही चलाएंगे, लेकिन नाम उनके नाम पे रहेगा। लेकिन अब ये बोले नहीं, अब तो डोमिनेंस छोड़ो, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये गोल डिक्लेयर हुआ पहला। दूसरा ये कि यहाँ पे
लाहौर सेशन ऑफ जो कांग्रेस था, यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को ये बोला गया कि हम अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और तीसरा ये कि यहाँ पे जो रावी रिवर है उसके तट पे फ्लैग की होस्टिंग करी गई, यानी कि झंडा हा फहराया हा गया हा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर? गोल अब पूर्ण स्वराज होगा। और एंड द लास्ट एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम अब यहाँ पे CDM लॉन्च करने वाले हैं। CDM लॉन्च करेंगे और ये 5वां पॉइंट की जो पहली RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसको बॉयकॉट करेंगे। गोलमेज सम्मेलन होने वाली थी साल के अंत में 1930 में, पहली गोलमेज सम्मेलन लंदन में, उसको इन लोगों ने बोला हम बॉयकॉट करेंगे। और यहाँ से अब लॉन्च हुआ गांधी जी का दांडी मार्च, जिसके साथ ही CDM दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो गांधी जी ने क्या किया, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी मार्च तक के लिए मार्च निकाला। कब? ये निकाला इन्होंने 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये मार्च चलता है। तो कितने दिन हो गए जरा बताओ जल्दी से। और 78 लोगों के साथ, 78 डेलीगेट्स के साथ इन्होंने ये मार्च निकाला अपने। ठीक, और इन्होंने सॉल्ट लॉ को वॉयलेट किया, कि नमक कानून के खिलाफ था, क्योंकि नमक हर किसी के यूज़ में था, तो इसलिए नमक एक कॉमन चीज़ थी, तो इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से दांडी मार्च की इस तरह से शुरुआत होती है। अब दांडी मार्च जो है ये फैलता है, रैयतवाड़ी जो एरियाज़ थे वहाँ पे सभी ने बोला, ये मैंने आपको बताया था ना, रैयतवाड़ी रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड था, ये तो मैंने आपको बताया होगा। तो यहाँ पे सभी ने बोला कि टैक्स मत पे करें, टैक्स हम लोग नहीं पे करेंगे, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कोई टैक्स नहीं भरेगा यहाँ पे। ज़मींदारी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बोला गया कि नो चौकीदार टैक्स कैंपेन। तो चौकीदार टैक्स वहाँ पे लगता था, तो चौकीदार टैक्स नहीं देंगे वहाँ पे, नो चौकीदार टैक्स कैंपेन लागू हुआ। सेंट्रल प्रोविंस पे CP में बोला गया कि फॉरेस्ट लॉस को डिफाई करेंगे, डिफाइंस ऑफ फॉरेस्ट लॉस, या फिर उनको वॉयलेट करेंगे फॉरेस्ट लॉस को। ठीक है, फॉरेस्ट लॉस को हम वॉयलेट करेंगे, उनका पालन नहीं करेंगे। ठीक, अब CDM और डिफरेंट प्लेसेस पे कैसे फैला, डिफरेंट प्लेसेस, जैसे तमिलनाडु में किसने लीड किया, तो तमिलनाडु में C राजगोपालाचारी जी ने लीड किया, C राजगोपालाचारी। मालाबार में किसने लीड किया, तो मालाबार में के केलप्पन, जिन्होंने वैकोम सत्याग्रह चलाया था, टेम्पल एंट्री मूवमेंट के भी एक मेन लीडर रहे थे ये, और TP केशव साउथ इंडिया में। ठीक है, तो मालाबार रीजन में इन्होंने वैकोम सत्याग्रह भी चलाया था गांधी जी की सत्याग्रह की लाइंस पे। ठीक है, और उड़ीसा में ध्यान रखिएगा गोपाल बंधु जी ने लीड किया था, गोपाल बंधु चौधरी। बिहार में अंबिका कांत सिन्हा ने नाखस पॉन्ड को साइट चूज़ किया था कि नाखस पॉन्ड में हम सॉल्ट का वॉल्यूशन करेंगे। बिहार तो एक कोस्टल स्टेट तो है नहीं, तो सॉल्ट तो यहाँ मिलता नहीं है, तो ऐसे नाम का मतलब एक वो किया था, है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, नाम का मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करी थी। ठीक है, धारसाना में सरोजनी नायडू जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, और साथ ही साथ ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये कांग्रेस मतलब भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। पेशावर से, और एक चीज़ हाँ मैं बताना भूल गया, 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये बेलगांव कर्नाटका में हुआ था, बेलगांव कर्नाटका में हुआ था। और इट वाज द ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाय गांधी जी। ठीक है, पेशावर की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। पेशावर या तो लिख के आएगा या NWFP लिख के आएगा। इसमें यह ध्यान रखना है आपको कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसको लीड किया था, गफ्फार खान ने। इनको हम फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। ठीक है, रेड शर्ट मूवमेंट अपनी एक एसोसिएशन बना के, जिसको बोलते हैं खुदाई खिदमतगार, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था, खुदाई खिदमतगार। और मणिपुर और नागालैंड में रानी गैदिन लियू, ये जेल में बंद रही थी भारत की आज़ादी तक, जब भारत आज़ाद हुआ था तब इनको निकलवाया गया था। ठीक है, चीज़ है क्लियर है।
और मोबिलाइजेशन प्रभात फेरी, वानर सेना, मंजरी सेना, ये सब इनका ऑर्गेनाइजेशन करवाया गया था। इस तरह से ये मोबिलाइज करवाया गया था मासेस को। गांधी इरविन पैक्ट, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, ये 1931 में अब साइन होता है। देखो 1929 में लाहौर सेशन हुआ, 1930 में सीडीएम लॉन्च हुआ और 1931 में इरविन अब झुक गया। झुकता है दुनिया, बोलते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो इरविन ने भी झुका लिया, सॉरी गांधी जी ने झुका लिया, कांग्रेस ने झुका लिया अभी। तो इरविन अभी झुक गया। इरविन बोलता है ठीक है, आते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट होता है। क्या पैक्ट होता है? गांधी जी बोलते हैं कि ठीक, इरविन गांधी जी एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, हम सीडीएम को सस्पेंड कर देंगे और जो अगली आरटीसी या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें हिस्सा लेंगे, जो सेकंड वाली होने वाली। पहली तो ख़त्म हो गई थी, तो ये लोग नहीं गए। तो इरविन पे प्रेशर पड़ा, यार इरविन क्या कर रहे हैं यार, बुलाओ उनको भी, मेन तो कांग्रेस पार्टी, वही नहीं आ रहे तो फिर कैसे चलेगा। तो फिर अभी उठे कि मेरी हालत देखोगे ना तुम एकदम पचक चुका है, ठीक है। तो ये है ना। और इरविन ने क्या माना? इरविन ने क्या माना गांधी जी ने जब कुछ बोला होगा? तो गांधी जी ने बोला था कि जिनकी भी प्रॉपर्टी एक्वायर वो सीज़ करी गई है, उनको प्रॉपर्टी उनकी वापस करी जाए। प्लस लोगों को सॉल्ट बनाने की, पर्सनल यूज़ के लिए सॉल्ट बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की राइट मिलनी चाहिए। गांधी जी ने यह भी बोला कि जहाँ जहाँ पुलिस ने एक्सेस की वहाँ पे इंक्वायरी एक बैठनी चाहिए, जो इरविन मना कर दिया। और गांधी जी ने बोला कि ये ऐसा बोला जाता है कि बोला गांधी जी ने कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी की फांसी टाली जाए, और इरविन नहीं माना, वो ऐसा बोला जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, गांधी जी ने बोला ही नहीं था ऐसा। खैर, कराची रेजोल्यूशन होता है। जैसे लाहौर सेशन के बाद अब 1931 में कराची होता है। इसके प्रेसिडेंट होते हैं सरदार पटेल जी, इसको प्रेसाइड करते हैं अधिवेशन को। इसमें क्या होता है? इसमें गांधी इरविन पैक्ट, जिसको दिल्ली पैक्ट बोलते हैं, इसको एंडोर्स किया गया। एंडोर्स मतलब कि हाँ ठीक है, कांग्रेस के सभी लोग इसको मतलब इस पर ठप्पा लगाते हैं कि ठीक है, एक गांधी इरविन पैक्ट करके इसको हम एंडोर्स करते हैं। प्लस 2 रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए। 2 रेजोल्यूशंस वो किस चीज़ को लेके थे? एक तो फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार, और यहीं से ही कहीं ना कहीं डीपीएसपी का ओरिजिन भी होता है कराची रेजोल्यूशन के, इसी चीज़ से, और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके। एंड ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे और क्या होता है, और हाँ, पूर्ण स्वराज का मतलब सबसे पहले बताया जाता है। तो गोल ऑफ पूर्ण स्वराज, इसी को बोलते हैं रीइटरेटेड। रीइटरेटेड का मतलब है कि सबसे पहले इसका मतलब बताया गया कि इसका मतलब क्या होगा फॉर दी मासेस। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पढ़ते हैं तो टोटल 3 होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पहली वाली में तो पार्टिसिपेट नहीं किया इन लोगों ने, दूसरी वाली होती है और तीसरी वाली होती है। तीनों कहाँ पे होती हैं? तीनों होती हैं लंदन में। पहली वाली होती है 1930 में, 1930 में, 1930 में। दूसरी वाली होती है 1931 में, और तीसरी वाली होती है 1932 में। ओनली आरटीसी इन विच कांग्रेस पार्टिसिपेटेड, इन विच कांग्रेस पार्टिसिपेटेड। और कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था यहाँ पे? कांग्रेस का नेतृत्व किया था गांधी जी ने। तो एकमात्र आरटीसी थे जिसमें कि गांधी मतलब कांग्रेस या फिर गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। जब गांधी जी वापस आए, इनकी डिमांड नहीं मानी गई। डिमांड वही थी पूर्ण स्वराज, ठीक है, और इन लोगों ने नहीं मानी। तो फिर जब ये वापस आए गांधी जी यहाँ पे, तो जब वापस आए तो फिर से इनको जेल में डाल दिया गया, और ये यरवदा जेल पूना में बंद कर दिया गया, क्योंकि फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने वाले थे। तो अंबेडकर जी तीनों में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। अंबेडकर जी पार्टिसिपेटेड इन ऑल आरटीसीज। तो ये वहाँ पे डिमांड रख के आए थे कि कुछ करिए दलित्स के लिए, कुछ करिए इनके लिए भी। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर था रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया कि ठीक है, यहाँ पे हम सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं। वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1909 में सबसे पहली बार शुरू हुआ था मुस्लिम्स के लिए, तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट हम देते हैं अब किसको? दलित्स को, ठीक है। ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको दिया गया। इसी को बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। इसी को क्या बोलते हैं? कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। और ये चीज़ जो है गांधी जी को पसंद नहीं आई, ठीक है। हमको कब मिलेगी आज़ादी क्लास से? जिस दिन अभी भारत को आज़ादी मिल जाएगी ना, जैसे ही भारत को आज़ादी मिलती है तो तुमको भी क्लास से आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट अनाउंस होते हैं, लेकिन गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं। वो फास्ट एंड टू डेथ में चले जाते हैं यरवदा जेल पूना में।
तो यरवदा जेल पूना में ही पूना पैक्ट साइन होता है गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। गांधी जी बोलते हैं जगह, अम्बेडकर जी बोलते हैं जगह है, गांधी जी बोलते हैं जगह नहीं है, वो बोलते जगह है, बोलते जगह नहीं है। तो फाइनली जो है इनके बीच में एक वो होता है जिसके थ्रू कम्युनल अवार्ड को यानी सेपरेट इलेक्टोरेट को वापस किया जाता है, इसको कैंसिल किया जाता है। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो सीट रिजर्व थी उनको बढ़ाया जाता है, उनको एक्सटेंड किया जाता है। ये पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में यरवदा जेल पूना में साइन होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, यरवदा जेल पूना में। अब गांधी जी और अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी में कुछ डिफरेंसेस थे, जैसे कि ये हरिजन शब्द इन्होंने ही कॉइन किया था, जिससे कि अम्बेडकर जी चिढ़ते थे कि सिर्फ नाम रखने से नहीं हो जाएगा हरि के जन। तो हरिजन नाम का एक वीकली इन्होंने चलाया, हरिजन सेवक संघ, ठीक है, हरिजन सेवक संघ बनाया गांधी जी ने। कब बनाया इन्होंने? 1932 में। इसी को ही बोलते हैं एंटी अनटचेबिलिटी लीग, एंटी अनटचेबिलिटी लीग। और इंडियन ओपिनियन कहाँ पे स्टार्ट किए थे गांधी जी? इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में शुरू किए थे। और गांधी जी का एक और ध्यान रखना, यंग इंडिया, ठीक है, गांधी जी का एक और याद रखिएगा, यंग इंडिया, ये भी गांधी जी का ही है। अंबेडकर जी की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन स्टार्ट किया था। इनकी ऑटोबायोग्राफी और किताबों के नाम लिखो कमेंट में जल्दी से। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 1942 में, और बहिष्कृत हितकरणी सभा, हितकरणी सभा कब? 1924 में, 1924 में बना था, ठीक है। अब ये एक एक्ट आया था 1935 का, ये पढ़ते हैं और उसके बाद ख़त्म की ओर आ चुके हैं, बिकॉज इसके बाद अब क्विट इंडिया मूवमेंट ही करवाना है, भारत छोड़ो आंदोलन और ख़त्म सब, ठीक है। हाँ, मूक नायक ध्यान रखना, इन्होंने चलाया था मूक नायक। और वेटिंग फॉर अ वीज़ा, एनिलेशन ऑफ कास्ट, ये किताबों वाले चैप्टर में करेंगे। वेटिंग फॉर अ वीज़ा, एनिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, बुद्धा एंड इस धम्मा, ये अम्बेडकर जी की कुछ राइटिंग्स हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ें फिर। ये एक्ट जो है 1919 वाले एक्ट का एकदम उल्टा है। हमने भारत के संविधान में जब पॉलिटी पढ़ी थी तो वहाँ सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था कि भारत का जो संविधान का जो ज़्यादा स्ट्रक्चरल पार्ट है, यानी कि जो संरचनात्मक ढांचा है, वो हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया है। ये हमने चीज़ मैंने आपको बताई थी। और ये भी मैंने बताया था कि ज़्यादातर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ज़्यादातर हमारे जो संविधान का हिस्सा है, वो हमने इसी एक्ट से लिया है। और 1919 का जस्ट उल्टा ही है। 1919 वाला डायरकी लाया था प्रोविंसेस से, इसने डायरकी लाया कहाँ पे? सेंटर में। और इसने क्या किया? एबॉलिश कर दिया, एबॉलिश्ड डायरकी इन प्रोविंसेस, यानी सब उल्टा कर दिया। 1919 का जो एक्ट था मॉन्टेग्यू चेल्मफोर्ड रिफॉर्म, वो बाई कैमरलिज्म लाया था सेंटर में, ये बाई कैमरलिज्म लाया प्रोविंसेस में, सारी प्रोविंसेस में नहीं, 11 में से 6 प्रोविंसेस में लाया। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही, जो कभी एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया क्योंकि प्रोविंसेस एग्री की नहीं इसमें, इसलिए नहीं आ पाया, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है 1935 के एक्ट से। और इसने जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोजीशन है उसको भी ख़त्म कर दिया अब यहाँ से। सॉरी, जो काउंसिल्स थे 5 जो काउंसिल हुआ करती थी उनको ख़त्म कर दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1947 में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो 15 मेंबर की काउंसिल थी उसको ख़त्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अबॉलिश कर दिया डायरकी, सेंटर को डायरकी दे दी, बाई कैमरलिज्म लाया प्रोविंसेस में, ऑल इंडिया फेडरेशन स्टैब की बात कही। इलेक्शन एंड कांग्रेस की परफॉर्मेंस, तो इलेक्शंस होते हैं 1935 के एक्ट के में इलेक्शन का प्रोविजन था, तो 1937 में इलेक्शन होते हैं। कांग्रेस यहाँ पे मेजॉरिटी निकाल के लाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कांग्रेस यहाँ पे मेजॉरिटी निकाल के लाती है। इलेक्शन कब हुए थे? 1937 में हुए थे, 1937 में हुए थे। अब यहाँ पे सॉरी हाँ 1937 के टाइम पे हुए थे, ठीक है। चलो भाई, अभी आते हैं हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन में। कांग्रेस में कुछ यहाँ पे बवाल हो गया था। बवाल ऐसा हो गया था, हरिपुरी पड़ता है गुजरात में, त्रिपुरी एमपी में। ये जो कांग्रेस का सेशन था, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। गांधी जी इनके वर्किंग से नाखुश थे। त्रिपुरी में फिर से चुनाव होते हैं तो इस बार फिर से सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, लेकिन कुछ हो जाता है। पट्टा भी सीतारामैया जो थे वो खड़े किए जाते हैं गांधी जी की तरफ से। गांधी जी इनको सपोर्ट दिखाते हैं, बोलते हैं कि इनकी हार मेरी हार होगी तो इनको वोट देना, लेकिन बोस जी जीत गए, गांधी जी हार गए। तो गांधी जी ने इसको अपना पर्सनल डिफीट कैसे लिया? बोस जी ने जब देखा कि यार ये मतलब
हमारी वजह से इतना सब हो रहा है, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, कांग्रेस से ही रिज़ाइंड, ठीक है। आफ्टर द त्रिपुरी सेशन बोस रिज़ाइंड और उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। खुद की पार्टी बना ली उन्होंने 1939 में, 1939 विद इन दी कांग्रेस ये बनाई थी। और एक नेशनल प्लानिंग कमेटी भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनी थी, बोस जी ने बनाई थी, लेकिन पहले चेयरमैन इसके नेहरू थे, नेशनल प्लानिंग कमेटी के, ठीक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है कब? 1939 में, 1939 में, और चलता है 45 तक। जब ये चला तो उस समय लिलिथगो हुआ करता था वॉइस रॉय इंडिया में। उसने बिना इंडियंस से पूछे, बिना कांग्रेस से पूछे ये बोल दिया कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ हैं, ब्रिटेन के साथ हैं इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कांग्रेस ने बोला भैया कहाँ से, पूछे हो किसी से? तो कांग्रेस ने इसके प्रोटेस्ट में रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, रिज़ाइन कर दिया इसके प्रोटेस्ट में, ठीक है। कहाँ से? मिनिस्ट्रीज से रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन किया मैंने आपको लॉजिक बताया, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियंस क्योंकि सपोर्ट कर नहीं रहे थे ब्रिटिशर्स का, तो इसके लिए ब्रिटिशर्स का सपोर्ट, इंडियंस का सपोर्ट लेने के लिए वॉइस रॉय पे प्रेशर डाला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि यार सपोर्ट लो। तो अगस्त एक ऑफ़र भेजा गया वहाँ से 1940 में, किस इस तरह से जो है तुमको डोमिनियन स्टेटस देंगे और वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मतलब मेजॉरिटी होगी इंडियंस की, और कमांडर इन चीफ को और वॉइस रॉय को छोड़ के सारे इंडियंस हुई होंगे वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ये बोला गया, ठीक है। लेकिन ये रिजेक्ट कर दिया गया और इसके रिस्पॉन्स में इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया गया। पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? इंडिविजुअल सत्याग्रह मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो आचार्य विनोबा भावे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, और दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसमें बोला गया कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं पकड़ेंगे तो हम दिल्ली चलो मूवमेंट भी यहीं से शुरू कर देंगे। तो ये ध्यान रखना, अगस्त ऑफर के रिस्पांस में इंडिविजुअल आता है। अब आता है क्रिप्स मिशन 1942 में, 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स लेके आता है इसको। कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स इसको लेके आता है। और जब ये लेके आता है 1942 में, तो ये बात करता है डोमिनियन स्टेटस देने की। डोमिनियन स्टेटस का मतलब बता चुका हूँ, और अभी तो गोल कांग्रेस का पूर्ण स्वराज था। डोमिनियन स्टेटस वॉज डेड एज डोर नेल। कांग्रेस से कहना था डोमिनियन स्टेटस वॉज डेड एज डोर नेल। अब वो डेड हो चुका है, रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। और रिजेक्ट करने के बाद जैसे अगस्त ऑफर को रिजेक्ट करके इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया, वैसे इसको रिजेक्ट करके 1942 में, 1942 में लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें कि गांधी जी ने नारा दिया डू और डाई जी का। कुछ नारे ध्यान रखना, जैसे कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो हो गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ठीक है। ये सब किसने दिए थे? और जय हिंद, ये सब किसने दिए थे बताइए जल्दी से। तो ये सब दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने, जिनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे। अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च होता है। यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप की जाती हैं, समानांतर सरकारें, जैसे कि एक तामलुक में, एक सतारा में, एक बलिया में। तो बलिया में सेटअप की जाती चिट्टू पांडे जी के द्वारा, चिट्टू पांडे। सतारा में जो है प्रति सरकार, ठीक है, प्रति सरकार आती है। और तामलुक में आती है जातीय सरकार। तामलुक कहाँ? महाराष्ट्र में। प्रति सरकार ये कहाँ पे? सॉरी, सतारा, तामलुक जातीय सरकार। तामलुक आती है आपके वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और ये आती है आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। बलिया तो आपको पता है उत्तर प्रदेश है ना, बलिया का ही गांव है वो। कौन सा बलिया गांव जिससे पंचायत मूवी बनी है? CR फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो होता क्या है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में पहले दिन ही सबकी अरेस्ट हो जाती है, तो ये लीडरलेस मूवमेंट बन जाता है। अभी आपने सुना होगा दिल्ली में वो लाइब्रेरी में पानी भर गई, कुछ बच्चों की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो कुछ हमारे कोचिंग के लोग बोल रहे थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट भी तो लीडरलेस मूवमेंट था। ऐसे कुछ कोचिंग वाले, आपने सुना कुछ कोचिंग के संस्थापक ऐसे बोले। तो भैया ये इसलिए लीडरलेस मूवमेंट था क्योंकि यहाँ पे लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया था। ऐसा नहीं कि वो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते थे,
ठीक है। तो वो पार्टिसिपेट तो करना चाहते थे, जेल में डाल दिया गया था उनको। ठीक है, तो इसी टाइम पे ही ध्यान रखिएगा कि उषा मेहता जी ने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था। उषा मेहता जी ने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था। ठीक है, अब आ जाते हैं CR फॉर्मूला आया था 1944 में। ये क्या फॉर्मूला है ये? तो एक्चुअल में ये CR राजगोपालाचारी, ठीक है, C राजगोपालाचारी का फॉर्मूला था कि किस तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक पैक्ट साइन कर लो। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की दूरियां घटाने के लिए ये हुआ था, लेकिन चल नहीं पाया। लियाकत देसाई प्रधानमंत्री पहला पाकिस्तान का, ठीक है, लियाकत अली खान, ठीक है, लियाकत अली खान और भूलाभाई देसाई। लियाकत अली खान और भूलाभाई देसाई जो है ये पैक्ट लेके आए, ये भी नहीं चल पाया। ये सब पूछता नहीं आता, लेकिन ध्यान रखना ये क्या थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दूरियां को हटाने के लिए थे ये। ठीक है, देन आया वेवल प्लान 1945। इसको डिस्कस करने के लिए एक शिमला एग्रीमेंट हुआ, या फिर शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, नॉट एग्रीमेंट, शिमला कॉन्फ्रेंस। सभी लोग जेल में बंद थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सारे सब, गांधी जी सब, तो इन सबको निकाला गया और शिमला में बुलाया गया। आओ शिमला मिलते हैं, डिस्कस करते हैं वेवल प्लान को। ये भी फेल हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना शिमला कॉन्फ्रेंस, ये वेवल उस समय वॉइस हुआ करता था, तो वेवल प्लान लाया था, तो उसको डिस्कस करने के लिए सबको जेल से छोड़ा गया था, तो यहाँ पे वो हुआ था। ठीक है, एक सेकेंड को, वॉलिनी कहाँ गई भैया हमारी? ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? बस ख़त्म ही है बस। ठीक है, आईने ट्रायल करवाते हैं, कैबिनेट मिशन, बस 2 मिनट का और बचा है। ठीक है, आईने ट्रायल्स की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स हुए थे 1942 में, 1942 में। इंडियन नेशनल आर्मी जो है, अरे क्या बोलो, इंडियन नेशनल आर्मी जो है बनी थी 1942 में। इसको बनाया था, ध्यान रखना, कैप्टन मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह ने, जो जापान में इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर थे, बिकॉज जापान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इंडियन आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में, मतलब इंडियन आर्मी को भेजा जा रहा था लड़ने के लिए, तो उसमें इंडियन थे, तो उनको पकड़ के रख लिया गया जापान के दौरे। तो मोहन सिंह है, उन्होंने बोला देखो यार, हम भी तुम्हारे ही सपोर्ट करते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती हमसे तो लड़वाया जा रहा है, तो ऐसा करो, छोड़ दो हमारे भाइयों को, हम एक बनाएंगे एक सेना, ठीक है, और उसको यूज़ करेंगे तुम्हारे सपोर्ट के लिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही लड़ेंगे। तो वो वैसे बनी प्रिजनर ऑफ वॉर से इंडियन नेशनल आर्मी। देन इसको लीड किया रास बिहारी बोस ने। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, रास बिहारी घोष अलग थे जिन्होंने 1907 का सूरत सेशन प्रिसाइड किया था, ये रास बिहारी बोस हैं। फिर उसके बाद आते हैं इसमें सुभाष चंद्र बोस, नेताजी हमारे, ठीक है, ये जर्मनी वगैरह जाते हैं, हिटलर से मिल के आते हैं, ऑरलैंडो मोजाट्टा का नाम रख के, ठीक है, तो ये सब वहाँ पे जाते हैं। और इन्होंने इस इंडियन नेशनल आर्मी में एक रानी लक्ष्मीबाई, एक फ़ीमेल रेजिमेंट को एक फॉर्म किया, रानी लक्ष्मी बाई रेजिमेंट को इन्होंने बनाया, जो कि एक फ़ीमेल रेजिमेंट थी। तो इसको इन्होंने बनाया था। ये कहाँ पे बनी थी? तो जापान में ये बनी थी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। और बस ठीक है। अब ये क्या हुआ कि जब इंडिया आज़ाद हो गया, आज़ाद होने को है, तो इंडियन, मतलब जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया 1945 में, तो इन लोगों को वहाँ से लाया गया, इन आईएनए वालों को, क्यों भाई तुम हमारे खिलाफ ही लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स ने बोला। तो आईएनए ट्रायल्स किए गए, यानी कि जो इनका ट्रायल चलाया गया रेड फोर्ट में, पहला जो ट्रायल चलाया गया कि आ जाओ ज़रा, इनको ब्रिटिशर्स ने बोला आ जाओ तुम लोग, सभी लोग तुमके खिलाफ, अब तुम्हारे खिलाफ अभी हम ट्रायल चलाएंगे। तो जब ट्रायल चलाया गया, किसके खिलाफ? शुरू में 3 ऑफिसर्स बुलाए गए। एक तो थे हमारे प्रेम सहगल, दूसरे थे गुरबख्श सिंह ढिल्लन, गुरबख्श सिंह ढिल्लन जी,
और तीसरे थे हमारे शाह नवाज़ खान, शाह नवाज़ खान। तो इन लोगों को बुलाया गया और इनके खिलाफ ट्रायल हुए, लेकिन 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 कुछ हो नहीं पाया। क्यों? हुआ ये भी था कि इन लोग, चलो अभी ये देख लो, ठीक है। हुआ ये कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, भूला भाई देसाई हो गए, देसाई लियाकत पैटर, तेज बहादुर सप्रू हो गए, इन सब लोगों ने वकालत करी इनकी। और ये एक हिंदू, सिख और मुस्लिम थे, तो भारत भी जुड़ गया। और अब ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि यार हमारा आखिरी का समय चल रहा है, तो काहे को फालतू में टेंशन लें, छोड़ दिया गया इनको। आईनी ट्रायल्स नहीं किए फिर इनके। कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में, आपको ही पता है, पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स था और पैथिक लॉरेंस था। ये पॉलिटी में बता चुका हूँ मैं आपको। और लॉरेंस इसका क्या था, चेयरमैन था। इसने बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बनाई जाएगी इस तरह से, उसके हिसाब से हमारी देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया। और ज़रा बताएंगे किसने सबसे पहली बार बोला था, किसने सबसे पहली बार बोला था कि एक ऐसी बननी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और उसमें किसी का दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। किसने बोला था? और एक चीज़ ध्यान रखना, RIN म्यूटनी कब हुई थी? रॉयल इंडियन नेवी एक शिप था, उसमें इस शिप में जो इंडियंस थे उन्होंने लिख दिया था गो बैक ब्रिटिशर्स, तो इनके खिलाफ वो हुआ था 1946 में, ठीक है। RIN म्यूटनी हुई थी 1946 में। ये चीज़ ध्यान रखने का, ईयर आपसे मैच करवा सकता है। RIN म्यूटनी 1946 ख़त्म हो गया हमारा। अब बस ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाला बच रहा है, इसको भी बस 5-6 आपके वो हैं, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, उसको कर लेते हैं, बस ख़त्म करते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकना जरा, ठीक है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं अभी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स पढ़ेंगे। कोई लिख रहा था विजयनगर, भैया विजयनगर हो चुका है सब ये, ठीक है। आप लेट हैं, विजयनगर सब पढ़ चुके हैं। ऐसा थोड़ी ना कि खाना वाना खाओ के सो के आओगे बढ़िया और बोलते हो कि विजयनगर पढ़ाओ। शुरू करते हैं। ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो ब्रह्मो समाज बनता है 1828 में, 1828 में। कौन बनाता है? राजा राम मोहन रॉय बनाते हैं। इनको राजा का टाइटल किसने दिया था, ज़रा बताएंगे? ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। रिफॉर्मिस्ट के मतलब है कि ये सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहते थे, जैसे कि सती प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे, और पॉलीथीज़म का मतलब होता है कि बहुत सारे भगवानों की पूजा करना, उसको ख़त्म करना चाहते थे ये, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे। इसका प्रिकर्सर जो था वो 1814 में राजा राम मोहन रॉय ने ही आत्मीय सभा बनाई थी, और उस आत्मीय सभा जो बनी थी 1814-15 में, वही बाद में ब्रह्मो समाज। तो पूछता है ब्रह्मो समाज का प्रिकर्सर क्या था, तो 1814 में बनी आत्मीय सभा थी। राजा का टाइटल इनको अकबर द सेकंड ने दिया था, और इनकी कुछ किताबें हैं जैसे कि गिफ्ट टू मोनोथीज़म, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, संबद कामुदी और मिरातुल अखबार, जो पारसी कम्युनिटी के लिए निकाले थे, मिरातुल अखबार, ठीक है। और इनको हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में जानते हैं, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस बोलते हैं राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है।
और ध्यान रखना, इसका अपोज करने के लिए एक धर्म सभा का गठन किया गया था 1830 में। धर्म सभा जो बनी थी वो 1830 में बनी थी, 1830 में। राधाकांत देव इसको बनाए थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, धर्म सभा किसके अपोजिशन के लिए बनी थी पूछता है आपसे, तो ब्रह्मो समाज के अपोजिशन के लिए बनी थी, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज, आर्य समाज बनता है सन 1875 में, 1875 में। कौन बनाता है इसको? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये चीज़ मैंने बता दी है कि जो सती प्रथा ख़त्म हुई थी उसको सती प्रथा 1829 में ख़त्म हुई थी। विलियम बेंटिक जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसके टाइम पे ख़त्म हुई थी, तो उसमें इनके बहुत एफर्ट्स थे, राजा राम मोहन रॉय जी के। आर्य समाज की अगर बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ये इसको शुरू करते हैं। इनका जो मूल नाम था वो मूल शंकर था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इन्होंने बोला था गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने बोला था भारत भारतीयों के लिए, यानी कि इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए यानी कि इंडिया फॉर इंडियंस बोला इन्होंने। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश करके एक किताब लिखी, सत्यार्थ प्रकाश करके एक इन्होंने किताब लिखी। आर्य समाज की जो पहली यूनिट है वो बॉम्बे में बनी थी और बाद में इसका हेडक्वार्टर लाहौर शिफ्ट कर दिया गया था। इतनी चीज़ समझ में आती है आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बनाया। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया, शुद्धि मूवमेंट चलाया। किसके लिए चलाया? तो जो लोग दूसरे धर्म में चले गए, हिंदू धर्म से किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, तो उनके लिए इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया, जिसको प्योरिफिकेशन मूवमेंट बोलते हैं, ठीक। प्रार्थना समाज 1875 में ये बना। प्रार्थना समाज बनता है 1867 में, 1867 में। कौन बनाता है इसको? आत्माराम पंडुरंग, आत्माराम पंडुरंग बनाते हैं। और बाद में इसको MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे भी ज्वाइन करते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। पूना सार्वजनिक सभा इन्होंने 1867 या फिर 1870 में बनाई थी। और ये भी सेम फिलॉसफी पे काम करती थी जिस पे भी ब्रह्मो समाज काम करता था। परमहंस मंडली ये 1840 में बनी थी, ठीक है। कहीं कभी कभी SSC 1849 भी लिख देता है इसको, ठीक है। परमहंस मंडली इसको बनाया था दादोबा पंडुरंग ने, दादोबा पंडुरंग ने। ये बनी कहाँ थी? चाहे परमहंस मंडली हो चाहे प्रार्थना समाज हो, ये जो महाराष्ट्र रीजन है ना वहाँ पे बनी थी। ये महाराष्ट्र का जो रीजन है वहाँ बनी थी। रामकृष्ण मूवमेंट, तो रामकृष्ण मूवमेंट जो है, रामकृष्ण मूवमेंट चला था, ठीक है। ये फर्स्ट में 1897 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर सेटअप हुआ था बेलूर मठ में। किसने बनवाया था इसको? स्वामी विवेकानंद जी। जरा बताएंगे कि इनका जन्म और इनकी डेथ कब हुई थी? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी कब हुआ था? जल्दी से बताओ। और डेथ कब हुई थी? 4 जुलाई। कब? 39 साल ये जिए थे। अब जरा बताओ इनका जन्म कब हुआ होगा, हैं? तुम्हारी मैथ्स भी टेस्ट करते हैं। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है। नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है। और इनके जो गुरु का नाम था वो क्या था? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। और इनका जो मूल नाम था, रामकृष्ण परमहंस जी का जो ओरिजिनल नेम था, जो मूल नाम था, वो गंगाधर चट्टोपाध्याय था, ठीक है। गंगाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है, चट्टोपाध्याय था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1863 में हुआ था, 1863 में हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर?
और शिकागो में स्पीच कब दी थी स्वामी विवेकानंद जी ने? 1893 में दी थी। इनकी किताब ध्यान रखना, कर्म योग राजयोग, ठीक है, कर्म योग राजयोग। और इनका मेमोरियल कहाँ पे? रॉक मेमोरियल इनके नाम पे, जहाँ पे इन्होंने मेडिटेट किया था, जहाँ पे भी मोदी जी भी मेडिटेट किए थे, ये तमिलनाडु में है, ठीक है, रॉक मेमोरियल इनका। लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज लोक हितवादी? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। और कोई? देव समाज, ओहो देव समाज, देव 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 देव, हाँ ठीक है, देव शिव नारायण अग्निहोत्री, कानपुर से थे ये, IIT रुड़की में पढ़े थे, शिव नारायण अग्निहोत्री। देव वो नहीं अपना सुनील सेट्टी, देव तुम कहाँ जा रहे हो देव, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री वो देव नहीं है, देवों का समाज है शिव नारायण अग्निहोत्री। ये क्या हो गया? देव से वेद हो गया, कोई नहीं। वेद समाज जो है, जो वेद समाज है ना, हाँ हाँ हाँ, इसको हम बोलते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं इसको। इसका कहाँ पे सेटअप हुआ था? ये मद्रास में सेटअप हुआ था। किसने किया था? ये किया था केशव चंद्र सेन प्लस श्रीधरलू नायडू, श्रीधरलू नायडू, ठीक। सेवा सदन, ये बहराम जी मालाबारी, ठीक है, BM मालाबारी, BM मालाबारी जी इसको करते हैं, ठीक है, सेवा सदन को। और इन्होंने जो है चाइल्ड मैरिज के लिए काम किया था, मतलब चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम किया था, ठीक है। विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने काम किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ था? हाँ, ये विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ था? तो एक्ट ये पास हुआ था डलहौजी के टाइम पे, 1856 में, 1856 में पास हुआ था। और इसमें मेन एफर्ट किसके थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, ठीक है। किसके थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी बनते हैं, अगर आपको पता होगा। विडो रीमैरिज एसोसिएशन एक 1853 में बना था, ध्यान रखिएगा। विष्णु शास्त्री पंडित जी ने बनाया था इसको। एक MG राणा डे ने भी बनाया था, वो दूसरा था। ये है आपका, वो यार नहीं आया, वही मैं सोच रहा हूँ, एक हमारा ज्योतिबा फूले वाला। क्यों ज्योतिबा फूले वाला नहीं आया अभी तक? रखा तो था मैंने यार। चलो कोई नहीं, आगे नहीं आएगा तो देख लेंगे। नहीं है, ओके, रुकना ज़रा, ठीक है, बिकॉज वो तो इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं। वो क्या है? सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज है ये। इसको बनाया गया था 1873 में, 1873 में, ज्योतिराव फूले, फिर ज्योतिबा फूले, ठीक है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये गार्डनर कम्युनिटी से थे, माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने जो डिप्रेस क्लासेस थे उनके लिए काम किया था ज्योतिबा फूले ने। इनके 2 किताबें हैं, गुलामगिरी एंड सार्वजनिक सत्य धर्म। किस लैंग्वेज में लिखी होंगी इन्होंने? और एक चीज़ यार मैंने यहाँ पे मिस कर दी है, दैट इज़ ब्रह्मो समाज, जगह मिसिंग है। ये ध्यान रखना आपको कि तत्वबोधिनी सभा, इसको मर्ज कर दिया था किसने? तत्वबोधिनी सभा। ये 1839 में बनाई गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो पापा थे, देवेंद्र नाथ टैगोर,
देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसको बनाया था और मर्ज कर दिया था उन्होंने ब्रह्मो समाज से। इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली थी बंगाली लैंग्वेज में, और इन्होंने ही अलाउ किया था केशव चंद्र सेन, जिनको भी हम देख रहे थे वेद समाज में, जिन्होंने श्रीधरलू नायडू के साथ वेद समाज बनाया मद्रास में। तो केशव चंद्र सेन जो हैं इनको भी एंट्री करवाई, लेकिन केशव चंद्र सेन से ही बाद में लड़ाई हो गई इनकी। तो देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ब्रह्मो समाज लेके चले गए और केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 में ये फूट डली थी। ठीक है, तो यहाँ पे थे हम लोग। ठीक है, और इनकी वाइफ थी सावित्री बाई फूले। इनको फर्स्ट फीमेल टीचर कंसिडर करते हैं, फर्स्ट फीमेल जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी। फर्स्ट फीमेल ऑटोबायोग्राफी का नाम आप बता सकते हैं किसने लिखी? राज सुंदरी देवी ने लिखी थी वो, राज सुंदरी देवी, नाम बता सकते हैं आप? पहली फीमेल ऑटोबायोग्राफी लिखी थी इन्होंने बंगाली लैंग्वेज में। चलिए, टेम्पल एंट्री मूवमेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 1924 में ईवी रामास्वामी नायकर ने स्टार्ट किया था साउथ इंडिया में, और 1930 में, और एक हाँ ये ध्यान रखिएगा, SNDP मूवमेंट है, श्री नारायण धर्म परिपालन योजना, ठीक है इसको बोलते हैं, और या फिर SNDP मूवमेंट बोलते हैं इसको। श्री नारायण गुरु ने चलाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मद्रास रीजन में। ठीक है, श्री कितना बाकी, बस ख़त्म ही हो गया यार। मुश्किल अगर 5 मिनट से ज़्यादा लग जाए तो बोलना, 5 मिनट में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है, अमर जीवन, ठीक है अमर जीवन सही है। अमर जीवन का ऑटोबायोग्राफी का नाम है, ध्यान रखिएगा, मैं लिख ही देता हूँ नहीं तो आ जाएगा क्वेश्चन तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अमर जीवन पूछा जा सकता है। चलिए ख़त्म ही हो गया बस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ध्यान रखना, ये MG रानाडे और रघुनाथ राव ने बनाया। MG रानाडे प्लस रघुनाथ राव जी ने इसको बनाया। कब? 1887 में, 1887 में बनाया था। और थियोसॉफिकल मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो HP ब्लावत्स्की और MS ऑलकॉट, ये कहाँ पे बना था? न्यूयॉर्क में बना था, न्यूयॉर्क में बना था। कब बना था? 1875 में बना था, 1875 में। 1882 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया था मद्रास में, और जब शिफ्ट किया गया था तो एनी बेसेंट जी ने इसकी चेयरमैनशिप ले ली थी, एनी बेसेंट जी ने। ठीक है, चलिए ख़त्म हो गए। और एक 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 एक, एक वो छूट रहा है, यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, यहाँ यहीं पे लिखता हूँ मैं, यंग बंगाल मूवमेंट। ये चला था लेट 1820s के टाइम पे, 1829 के टाइम पे मान सकते हो, लेट 1820s या फिर अर्ली 1830s। इसको चलाया था हेनरी विवियन डोरोजियो, जो कि एक हिंदू कॉलेज में थे प्रेसिडेंट, मतलब एक टीचर थे, लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाया था। हिंदू कॉलेज कब सेटअप हुआ था ज़रा बताना? 2 हिंदू कॉलेज पढ़ाए थे आपको, बस आखिरी के 2 हैं फरेजी और वहाबी, जो मुस्लिम से जुड़े हुए हैं। तो फरेजी की अगर बात करें तो फरेजी को हाजी शरीयतुल्लाह ने चलाया था, हाजी शरियतुल्लाह 1818 में, दैट इज़ 1818 में। और वहाबी को चलाया था किसने? वहाबी को चलाया था सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी ने। और आखिरी है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसको 1875 में 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था। अलीगढ़ मूवमेंट चलाया गया था, किसके द्वारा? किसके द्वारा चलाया गया था? सर सैयद अहमद और खान, सर सैयद अहमद खान जी ने इसको चलाया था। ये बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया 1920 में, 1920 में। और इसकी पहली विमेन वाइस चांसलर का नाम बताइए, फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर जो अभी बनी है। तो ये कौन बनी है अभी? नाइमा खातून, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नाइमा खातून। ठीक है, और हिंदू कॉलेज, हाँ जी, हिंदू कॉलेज 1791 बनारस, जोनाथन डंकन, जिसको कि संस्कृत कॉलेज भी बोलते हैं,
और 1817 में राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर के साथ मिलके, ठीक है, हिंदू कॉलेज बनाया था। कुछ और किसी को लग रहा हो छूट गया है तो बता सकता है। थक गया नहीं? बताओ तो और करवा दें क्लास, थके नहीं हम। और कुछ बाकी हो रहा तो बताओ। अंगूठा चाहे भले आज टूट जाए, लेकिन क्लास नहीं रुकेगी आज। तुम बताओ, तुम बस एक बार बोल दो कुछ अगर बच रहा हो। ब्रेन में लैक्टिक एसिड बन गया। ये सही था गुरु। लैक्टिक एसिड से याद है, कल फिजिक्स की क्लास होगी, वन शॉट, ठीक है, वो हम PYQ से करेंगे। जो भी रिसेंट में 2024-2023 में जितने भी क्वेश्चंस आए फिजिक्स में पूछे गए उसके थ्रू करेंगे, सो दैट टारगेटेड हिट करें हम लोग। और परसों करेंगे बायोलॉजी का, और सारे वन शॉट ख़त्म 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 ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। ख़त्म कि नहीं? आज हिस्ट्री कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, पॉलिटी कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, स्टैटिक कर लिया, कल फिजिक्स कर लेंगे, परसों बायो, सब ख़त्म। सर रज़िया वाला वापस पढ़ा दो PPT के साथ। क्या बात कर रहे हैं मोमो जी? एनवायरमेंट इकोलॉजी, हाँ, पनाडा हरीश। निखिल आर्या लिख रहे हैं भगवान आपको सोनी सी बहू दे। अबे क्या लिख रहा है? बहू नहीं। कुछ और लिखना था। भक्ति एंड सूफ़ी, उससे यार क्वेश्चन आते नहीं है भक्ति सूफ़ी से। बाकी जो आपका आदि, वो मैंने द्वैत फिलोसफी का चार्ट लगाया था, वो भक्ति मूवमेंट वाला ही चार्ट था, ठीक है, तो वही आपको पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आते नहीं हैं। 100 रुपये किसने भेज दी भाई? प्यारे सर, योगेश लिखते हैं, रघुवंशी साहब, प्यारे सर CHSL मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, GK 2.0 एंड PYQ 4.0 कर लिया, रिवीजन कैसे करूँ? CHSL मेंस के बाद UPSC के लिए बैच लाएंगे प्लीज़। UPSC के लिए कहाँ से लाएंगे? SSC वाला तो देख रहे हो कितना टाइम नहीं मिलता। और मेंस रिवाइज़ कैसे करें? रिवाइज़ करने के लिए यार कोई प्रोसेस थोड़ी ना होता है, बस रिवीजन करो, मतलब आगे मत बढ़ो। माइंड में क्यूरियोसिटी उठती है कि आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें और पढ़ें, लेकिन पिछला जब रिवीजन ना हो, अगर रिवीजन में दिक्कत होती तो कोई फ्रेंड की हेल्प ले लो, या फिर कोई छोटा भाई बहन है उसकी हेल्प ले लो, तो वो आपकी हेल्प कर देगा आपके रिवीजन में। कि आप याद करो, उससे बोलो पूछो, तो उससे मोनोटोनस नहीं होता। रिवीजन क्या होता है? मोनोटोनस हो जाता है ना। चलो भाई, टेम्पल एंट्री मूवमेंट बता तो दिए साउथ इंडिया में सर, मतलब ये नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते हैं, अम्बेडकर जी 1927, कहीं कहीं 1930 लिखा रहता है, ठीक है। और KP केशव साउथ इंडिया में स्टार्ट किए थे, EV रामास्वामी नायकर, KP केशव और श्री नारायण गुरु भी थे जिन्होंने SNDP मूवमेंट चलाया, श्री नारायण धर्म परिपालन। थैंक यू मानसी जी। मोहित पाठक सर गाना सुना दो। क्यों नहीं बेटा मोहित, तुम सिलेक्शन ले आओ, तुमको अलग से गाना कोने में ले जाके सुनाएंगे। मतलब सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे तुमको, चिंता क्यों कर रहे हो? सिलेक्शन लेके आओ तुम। भाई बहन नहीं हेल्प करते हैं, लड़ने लगते, मार कुटाई हो जाती। बात तो सही है यार, बात तो सही है, मार कुटाई हो जाती है, लेकिन बोला करो यार, ठीक है। अभी मार कुटाई वाला दिन नहीं है ना। गोल मेज सम्मेलन हो चुके हैं भैया, तुम लोग बीच बीच में उठ के आ रहे हो और ऐसे फेंक रहे हो। गोल मेज सम्मेलन ये देखते हैं करवाया कि नहीं करवाया है, सब हो चुका है। और सो के उठ के आओगे, नाश्ता खाना वाना खा के, तो कहाँ से होगा सब? डांस, अरे डांस करके भी दिखाएंगे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी सारी जो इच्छाएं पूरी की जाएंगी, बस तुम सिलेक्शन लेके आओ, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब फॉर्म हुई थी? ये चलिए क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये मैं आपको करवाया था उसमें गवर्नर जनरल वाले क्लास में, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए, लावड़ी भी करेंगे, तुम चिंता, लावड़ी भी करेंगे, लेजिम भी करेंगे हम। ठीक है, वंगाला भी करेंगे, सब कुछ करेंगे हम, तुम चिंता ना करो तुम्हारे लिए। देखनी डांस भी करेंगे, घूमर डांस भी करेंगे, झूमर भी करेंगे, तुम कथक कली यहाँ तक कि तुम्हारे लिए कर देंगे। और तुम बताओ, भरतनाट्यम कर देंगे तुम्हारे लिए। चलो भाई, तो धन्यवाद सभी को। रशियन, अच्छा हाँ,
बस इसी बात की तो कमी थी। बिहार दरोगा के लिए बैच, भाई बैच वैच अभी नहीं, ये सब इनफ है आपके लिए जो भी हो रहा है ना। कल मिलते हैं यार, सुबह 10 बजे करेंगे यार अब, ठीक है, क्योंकि फिज़िक्स का बहुत छोटा सा होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो सुबह 10 बजे से स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स वाला, है ना। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। आप जुड़े, हमें अच्छा लगा। आप कल भी जुड़ें, हमें और अच्छा लगेगा। धन्यवाद।